हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई 2025 का एक क्वेश्चन। इन द सर्किट 3 आइडियल सेल, आइडियल सेल का मतलब है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, ऑफ ईएमएफ V और 2V आर कनेक्टेड टू अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड अनदर रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2R एज शोन द फिगर। In the steady state, the potential difference between P and Q and potential difference across capacitor C। तो इस स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है? इन स्टेडी स्टेट नो करंट फ्लो थ्रू द कैपेसिटर। दैट मीन्स जब स्टेडी स्टेट ऑब्टेन हो जाती है ना, दैट मीन्स कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, तो कैपेसिटर में करंट कंडक्ट नहीं करती है। पहली बात। अब सबसे पहले इसमें हमें करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीट करना चाहिए। देखो, कैपेसिटर में करंट कंडक्ट नहीं करती तो ये सेल तो करंट ड्रॉ नहीं करेगा। अब ये वाला करेगा और ये भी कर सकता है, लेकिन अगर ये करंट ड्रॉ करेगा तो उसमें करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी, और ये करेगा तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। तो एक ही सिंगल वायर में दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं होती है। इसीलिए ये ज्यादा वोल्टेज की बैटरी है, ये कम वोल्टेज की बैटरी है, इसीलिए ये करंट ड्रॉ करेगी, तो ये करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। और इसमें तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि कैपेसिटर में करंट कंडक्ट नहीं करता है, तो ये करंट ऐसे चलेगा, ऐसे। सबसे पहला पॉइंट। अब इस करंट की वैल्यू हमने लेट करी है, क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, तो आप इस करंट की वैल्यू को निकाल लो। अब करंट की वैल्यू कैसे निकालें? किरचॉफ्स लॉ से निकाल लो। जैसे पी पॉइंट से शुरू करो और पी पॉइंट पर ही वापस आ जाओ, चाहे क्लॉकवाइज चल लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चल लो। इस लूप में लगा दो। जैसे यहाँ पे डाल देता हूं मैं एम एन के आर, कुछ भी डाल दो, या आर के एल, ऐसे। तो क्लोज लूप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्लॉकवाइज चल रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो। तो क्लोज लूप पी एम एन क्यू के एल पी, इस वाले क्लोज लूप में चल रहे हैं और ऐसे ही घूम रहे हैं जैसे चलाया है, ठीक है नहीं? ऐसे घूम रहे हैं, तो पी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट से स्टार्ट करें उस पॉइंट का पोटेंशियल लिख दो वीपी। अब ऐसे चलो, यहाँ पे पहुंचे, ये देखो ये नेगेटिव टर्मिनल है, दैट मीन्स लो पोटेंशियल, और ये हाई पोटेंशियल। तो जब हम यहाँ से यहाँ आए इस पॉइंट पर, तो पोटेंशियल बढ़ा है घटा। तो देखो यहाँ से जब हम चल रहे हैं तो लो से हाई चल रहे हैं, तो पोटेंशियल बढ़ा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इस वाले पॉइंट से 2 वोल्ट ज्यादा है, तो ये देखो, ये तो पी पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल पी पॉइंट से 2 वोल्ट ज्यादा है, तो प्लस के 2 वी, वोल्ट नहीं है 2 वी है ये। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जो हो गया वीपी प्लस 2 वी, इस पॉइंट का पोटेंशियल। अब चलो आगे चलो, अब ऐसे चलें, तो करंट की डायरेक्शन जो होती है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है, तो ये प्लस और ये माइनस। तो अब हम यहां से जब यहां आएंगे तो हाई से लो चल रहे हैं, तो पोटेंशियल घट रहा है तो माइनस, क्योंकि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चल रहे हैं। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो इस पॉइंट से कम होगा। कितना कम होगा? तो इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखें तो 2IR कम होगा। ये कैसे लिख दिया? V बराबर आई आर, वी बराबर कितना होता है? I इंटू आर। तो करंट कितनी है इसमें? I, और रजिस्टेंस कितना है? 2R, तो I इंटू 2R, तो ऐसे लिख दिया। अब ये जो पूरा आ गया यहाँ से यहाँ तक, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल है ना? चलें आगे बढ़ें, फिर यहाँ से हम ऐसे चले, यहाँ आ गए और यहाँ आए, तो यहाँ से जब हम यहाँ आएंगे तो देखो करंट फ्लो कर रही है ऐसे, तो ये करंट फ्लो करती है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो फिर पोटेंशियल घट रहा है, तो माइनस। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल इस वाले पॉइंट के पोटेंशियल से कितना कम है, तो कितना कम है वो लिख लें। तो कितना कम हो गया? IR और कम हो गया, तो I इंटू आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब यहाँ से जब हम यहाँ आए तो ये प्लस है और ये माइनस है, फिर पोटेंशियल घट रहा है। देखो हाई से लो चल रहे हैं, इसमें करंट की डायरेक्शन से चेक नहीं करते बैटरी में, है ना? टर्मिनल से चेक करते हैं, ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल। तो जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आए तो फिर पोटेंशियल घट गया। कितना घट गया? V, तो माइनस के V। हम वापस कहां पे आ गए? पी पॉइंट पर, तो ये पूरा पी पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा इक्वल टू पी। अब यहीं आके रुक गए तो इक्वल टू वीपी लिख दें, तो वीपी से वीपी कट गया, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 2V माइनस के 2IR माइनस के IR माइनस के V बराबर 0। कुछ बच्चे जो होते हैं वो ऐसे लिखते हैं इसको इक्वल टू 0 लगा के, तो ये ज़्यादा बेटर तरीका होता है, ठीक है? ये समझ में आया होगा। अच्छा, इसे सॉल्व कर लो, यहाँ से I निकाल लो। देखो 2V में से V सब्ट्रैक्ट करेंगे तो V बचा, और ये 2IR और IR 3IR हो गया, माइनस के 3IR इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको इस साइड में ले जाएं तो 3IR प्लस का हो जाएगा इक्वल टू V। तो यहाँ से I निकालें तो V अपॉन 3R आएगा। लेकिन I की वैल्यू नहीं पूछी, लेकिन गिवन नहीं थी तो हमने निकाल ली। इससे क्या फायदा होगा? अब हमसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। देखो P और Q के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, तो P से चलो और Q पर स्टॉप कर दो। तो या तो नीचे वाले पास से चलो ऐसे, या ऊपर वाले पास से। सर इस वाले पास से क्यों नहीं चल रहे भाई? अगर इस वाले पास से चलोगे तो इस पर कितना चार्ज है वो पता ही नहीं है। ये फुली चार्ज हो गया, लेकिन इस पर चार्ज है कितना, कुछ में गिवन ही नहीं है।
इसीलिए इस पास से नहीं चल सकते आप, या तो नीचे वाले पास से चल के आओ या ऊपर वाले पास से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो मैं ऊपर वाले पास से चल के चल रहा हूं, आप नीचे वाले पास से चल के देख सकते हो। तो पाथ PLKQ इस वाले पास से चल रहे हैं और P से चलना शुरू कर रहे हैं, तो VP लिख दिया, P पॉइंट का पोटेंशियल। अब चले ऐसा डर, यहां आ गई, यहां से जब यहां आएंगे तो देखो यहां से जब यहां आ रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, लो से हाई चल रहे हैं। तो यहां पे आने पर इस पॉइंट का पोटेंशियल P वाले पॉइंट से पोटेंशियल से ज्यादा हुआ, कितना V, तो प्लस का V, ये लिख दिया प्लस का V, ठीक है। अब यहां से जब यहां आएंगे तो लो से हाई चल रहे हैं, और लो से हाई चल रहे हैं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है इससे ज्यादा होगा, कितना ज्यादा हो जाएगा, I इंटू आर। तो फिर लिख देंगे हम प्लस का I इंटू आर, और यहां आके स्टॉप हो जाओ। तो इस पॉइंट का एक ही बात है ये, तो इक्वल टू कितना, VQ। भाई इसकी यहां से यहां तक तो कुछ है ही नहीं है ना, कोई डिवाइस कोई एलिमेंट है कहाँ, तो ये और ये पॉइंट सेम है, तो VQ। अब बस वैल्यू पुट करनी है, तो V, अच्छा एक बात तो पक्का है कि Q पॉइंट का पोटेंशियल P से ज्यादा होगा, क्योंकि देखो ये हाई से जुड़ा हुआ है और ये लो से जुड़ा हुआ है। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर अपने आप समझ में आएगा। VP प्लस V प्लस I की वैल्यू पुट करो, V/3R इंटू आर इक्वल टू VQ। R से R कट गया, है ना। अब यहां से इस VP को इधर ले जाओ, इस साइड में VP को इधर लेके आएंगे तो क्या लिख सकते हैं, VQ माइनस VP इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे और इसको ऐसे रहने दें, तो कितना है V प्लस V/3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 एलसीएम लेंगे तो 3V प्लस V, दैट मीन्स 4V/3। तो VQ माइनस VP, देखो ये, लेकिन अगर आपने क्या निकाला होता, VP माइनस VQ निकाला होता, तो ये वैल्यू आ रही होती माइनस के 4V/3। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस माइनस। ये प्लस माइनस क्या बता रहा है, जरा समझाता हूं। देखो ये तो ये प्लस आ रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है VP माइनस VQ की वैल्यू, अगले पेज में बताता हूं, एक पेज ले लेता हूं, एक पेज खाली पेज नहीं है कोई तेरा। VQ माइनस VP की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, दैट मीन्स VQ इज ग्रेटर देन VP। भाई VQ माइनस VP अगर पॉजिटिव आ रहा है तो VQ बड़ा होगा या VP, किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो Q पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा P पॉइंट से। अब जब Q पॉइंट का पोटेंशियल P पॉइंट से ज्यादा है तो VP माइनस VQ करोगे, ज्यादा किसका पोटेंशियल है, Q का, तो नेगेटिव आएगा, उसमें कौन सा कंसेप्ट है ना। तो कोई बात नहीं, कैसे भी लिख लो। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं इस वाले पॉइंट को कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट, तो ये VQ क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट Q, और VP क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हो गया बिटवीन पॉइंट P एंड Q। कितना आया, 4V/3। एक आंसर ये हो गया बेटा आपका, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया आपका, एक फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पूछा हमसे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C। देखो कैपेसिटर C के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, तो यहां पे एक पॉइंट डाल लेते हैं, जैसे यहां डाल देता हूं मैं, क्या डालूं, A डाल देता हूं। ए डाल रखा है कहीं, नहीं डाला, ए डाल देता हूं ये। अब जानते हो अगर आप Q और A पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, वही कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि इस कैपेसिटर की एक प्लेट A से कनेक्टेड है डायरेक्ट, और C की दूसरी प्लेट, कैपेसिटर की दूसरी प्लेट Q से कनेक्टेड है। तो A पॉइंट और Q पॉइंट के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही C कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब पर हम यहां से यहां नहीं चल सकते क्योंकि इसका चार्ज नहीं पता हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो ऊपर वाले पास से चलना पड़ेगा ऐसे, या फिर नीचे वाले पास से, किसी से भी चल लो, आप करके देखना सेम ही आंसर आएगा, है ना। तो नाउ सेकंड पार्ट में हम कर रहे हैं, हम ऊपर वाले पास चल रहे हैं कैसे, तो हम शुरुआत कर रहे हैं A पॉइंट से, तो VA और ऐसे चले, तो ये प्लस है और ये माइनस है। तो जब हम यहां से यहां आएंगे तो हाई से लो चल रहे हैं, तो पोटेंशियल घटेगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल A पॉइंट के पोटेंशियल से कम होगा, कितना कम हो जाएगा, V तो कम हो रहा है, ठीक है। अब हम यहां से यहां आ रहे हैं तो लो से हाई चल रहे हैं, तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल P पॉइंट से ज्यादा हुआ, कितना ज्यादा हो जाएगा, प्लस का V। लो से हाई चल रहे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है। अब यहां से यहां आ रहे हैं तो फिर लो से हाई चल रहे हैं, फिर पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो कितना हो गया, IR बढ़ गया। फिर वापस यहीं पर आ गए Q पॉइंट पर, तो बराबर Q पॉइंट का पोटेंशियल हो गया ये, है ना। अब देखो V से तो V कैंसिल हो गया, अब हमें निकालना है, इसको इधर ले जाओ, तो VQ माइनस VA इक्वल टू कितना हो गया, I इंटू आर। अब ये क्या है, ये VQ तो पोटेंशियल एट पॉइंट Q है और VA पोटेंशियल एट पॉइंट A है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया पूरा के पूरा। इस पूरे को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड A, I इंटू आर। तो I की वैल्यू तुमने निकाल रखी थी कितनी, V/3R,
तो V/3R यहाँ पुट कर दो, V/3R इंटू आर, आर से आर कैंसिल हो गया, तो V/3 आया। लेकिन आपको नहीं लगता है कि अगर ये Q और A पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो कैपेसिटर की ये वाली प्लेट डायरेक्ट Q से कनेक्टेड है और कैपेसिटर की ये वाली प्लेट A से कनेक्टेड है, इसीलिए ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है यही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C भी है। इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C कितना हुआ, V/3। तो एक आंसर ये है और एक आंसर ये है आपका। A cell of EMF E internal resistance small r is connected with variable external resistance capital R and voltmeter showing the potential drop V across R. Obtain the relationship between V, E, capital R and small r. ठीक है, तो एक फिगर बना लीजिए। सबसे पहले एक सेल बना लीजिए आप, इसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है और इसे किसी वेरिएबल रजिस्टर से हमने जोड़ दिया है। इसके अक्रॉस एक वोल्टमीटर लग रहा है जिसकी रीडिंग आपकी V है। तो देखो ये सेल करंट ड्रॉ करेगा I ऐसे, तो इस I की वैल्यू कितनी होती है, टोटल करंट I इज इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, इसीलिए टोटल रेजिस्टेंस R प्लस स्मॉल r। एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर R, और इसी को हम रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर भी बोलेंगे, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। V इक्वल टू I इंटू R, I की वैल्यू पुट कर दो, V इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R। इसको चाहो तो ऐसे लिख दो, V बराबर E अपॉन R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R। सोचो ये कहाँ जाएगा, ऊपर आएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E1 प्लस स्मॉल r ओवर कैपिटल R, या तो ये रिलेशन लिख दो ऐसे, ठीक है नहीं। अच्छा, कई किताबों में ऐसे नहीं दे रखा होता है तो बच्चे कहते हैं गलत कर दिया, ऐसे नहीं होगा। तो देखो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, V इसका सब मल्टीप्लाई कर दो, VR प्लस V स्मॉल r इज इक्वल टू E इंटू कैपिटल R। यहाँ से V स्मॉल r इसको इधर ले आओ, E कैपिटल R माइनस V इंटू कैपिटल R। देखो मैंने इसका सब मल्टीप्लाई किया तो ये लिख लिया, इस वाले को मैं इस साइड में ले आया हूँ और R कैपिटल कॉमन ले लिया है, तो E माइनस V और R कॉमन ले लिया, ये V इंटू R, तो स्मॉल r निकाल लो, E माइनस V अपॉन V इंटू कैपिटल R। तो R इज इक्वल टू E V माइनस 1 कैपिटल R, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, एक ही बात है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा आपका। सेकंड बी, ड्रॉ द शेप ऑफ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल एज द फंक्शन ऑफ करंट I drawn from it. How can determine the EMF of the cell and its internal resistance from this graph? ठीक है, तो देखो हम जानते हैं कि अगर कोई सेल है वो डिस्चार्ज हो रहा हो, इसका EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, एक रजिस्टर लगा के R, इस सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है और सेल डिस्चार्ज हो रहा है। तो इस वाले केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल V इज इक्वल टू E माइनस IR होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू माइनस के RI प्लस का E, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो V, इसको मैंने ऐसे लिख दिया है, माइनस का तो यही है, और E प्लस का, इसकी कंपेयरिंग कर दो आप द इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन Y इक्वल टू mx प्लस C से। तो देखो यहाँ पर हम पहले ग्राफ बनाना चाह रहे हैं करंट और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल में। तो देखो y की कंपेयरिंग हम कर रहे हैं, y एक्सिस की कंपेयरिंग कर रहे हैं हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल से, और x एक्सिस जहां हम लिखते हैं वहां हमने I लिखा है करंट एक्सिस, और जहां हम y एक्सिस लिखते हैं वहां पे हमने लिखा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक्सिस। तो कंपेयरिंग करेंगे तो स्लोप जो आएगा इसका, स्लोप m ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्लोप tan थीटा, ये आ रहा है माइनस के R। तो इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे स्लोप जो है वो नेगेटिव है और इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है, ये स्लोप होता है, ये माइनस के R है, और वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट आपका वो सेल के EMF के बराबर है। देखो C EMF के बराबर है, तो वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और स्लोप नेगेटिव है। तो अगर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है तो हम स्लोप मेजर कर लें, तो स्लोप को मेजर करके हम इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन कर सकते हैं, और सेल का EMF मेजर करना है तो वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू मेजर कर लें, उससे हम सेल का EMF कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए इसका जो ग्राफ आएगा, देखो वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और स्लोप नेगेटिव है, तो कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा बेटा। यहाँ पे आपका ये वाई इंटरसेप्ट हो गया, V की वैल्यू E हो गई है ना,
जब आई देखो इस वाले पॉइंट पर आई कितना है, इस वाले पॉइंट पर 0, तो आई 0 रखोगे तो वी ई के बराबर होगा। इफ आई 0 एट पॉइंट ए, ये ए पॉइंट डाल देता हूँ, एट पॉइंट अगर हम ए की बात करें तो आई 0 वी के बराबर, वी ई के बराबर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल ईएमएफ के बराबर होगा। ये मैक्सिमम होगा ओपन सर्किट में होगा ऐसा केस, काई करंट जब 0 हो गई है ना। और इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव है, टेन थीटा वो माइनस के आर के बराबर है, ये थीटा है और कांस्टेंट है, इंटरेक्शंस कांस्टेंट मान सकते हो फॉर अ केस इंस्टेंट पर, तो ये आपका कांस्टेंट ग्राफ आया ऐसे है ना। तो ये इसका सेकंड आंसर हो गया, ठीक है। एल्स ईच ऑफ ईएमएफ ई बट इंटरनल रेजिस्टेंस 2R, 3R एंड 6R आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ रजिस्टर R. Obtain the expression for current flowing in the circuit and terminal potential difference across the equivalent cell. ठीक सोल्यूशन। देखो पहले हमें 3 सेल कनेक्ट करने हैं पैरेलल में, कुछ नहीं बोला है तो हेल्पिंग कंडीशन में करते हैं। दैट मीन्स सेल सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में करंट निकालें, एंटी क्लॉकवाइज निकालें तो तीनों ही एंटी क्लॉकवाइज निकालें ऐसे। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2R है और इसका 3R है और इसका 6R है, लेकिन ईएमएफ सेम है ऐसे, और ये कनेक्टेड है आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इन सबको कनेक्ट किया गया है किससे, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से। तो इन सबको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से हम कनेक्ट कर देते हैं। अब इन सब का कॉम्बिनेशन करके एक सेल बन जाएगा। देखो सभी ये एंटी क्लॉकवाइज करंट निकाल रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज और ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो इन सब का कॉम्बिनेशन करके जब एक सेल बनेगा तो उसका ईएमएफ है ई इक्विवेलेंट और इंटरनल रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट है ना। और ये भी एंटी क्लॉकवाइज करंट ड्रॉ करेगा सर्किट में, तो ये सर्किट ऐसे बन जाएगा। ये सर्किट इसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं आर है ना। अब ये करंट ड्रॉ कर रहा है, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, दोनों यहाँ तीनों करंट मिलकर टोटल करंट हो जाएगी आई। तो ये आई करंट हो गई ऐसे। हमसे एक तो यही आई पूछ रहा है कि आई कितना होगा, और दूसरा पूछ रहा है कि जो कंबाइंड सिस्टम बन गया उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इक्विवेलेंट सेल। तो इक्विवेलेंट सेल ये हो गया, तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, वी की वैल्यू कितनी है, एक क्वेश्चन में ये पूछा है। चलो आओ करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर सेल जो हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगते हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो होता है E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 एंड डैश अगर n सेल कनेक्टेड है तो EN/RN डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश अगर n सेल के लिए लिखा है मैंने। लेकिन ये कंडीशन तब सही है जब सारे सेल एक ही दिशा में करंट ड्रॉ करें एंटी क्लॉकवाइज, तब प्लस प्लस आएगा सब में। ये फॉर्मूला होता है। अगर 3 सेल है तो 3 सेल के लिए यहाँ तक लिख लीजिए, तो 3 ही सेल हैं। यहाँ पे ई इक्विवेलेंट निकालें हम सबसे पहले, एंड सभी इंटरनल रेजिस्टेंस तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो हमें याद है, ये होता है R1 भाई 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 तो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो 1/R2 प्लस 1/R3 एंड n सेल हैं तो इसमें डेड कर चले जाओ। ठीक है, तो पहले तो ये निकाल लेते हैं। ईएमएफ सबके इक्वल है, इसीलिए ई और पहले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है 2R प्लस ई दूसरे सेल का है 3R प्लस E/अपॉन तीसरे सेल का है 6R डिवाइडेड बाई 1/2R प्लस 1/3R प्लस 1/6R। सोचो इसमें से E कॉमन ले लें ऊपर में से, तो 1/2R प्लस 1/3R प्लस 1/6R डिवाइडेड बाई 1/2R प्लस 1/3R प्लस 1/6R। ये इससे ये कैंसिल हो गया, तो E इक्विवेलेंट आ गया हमारा कितना E। तो एक तो E इक्विवेलेंट आया, लेकिन आंसर नहीं है, ये पूछा नहीं है। E इक्विवेलेंट E आ गया। R इक्विवेलेंट निकालें तो इस वाले फॉर्मूले से निकाल लें, एंड 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/3R प्लस 1/6R। 6R एलसीएम ले लें तो यहाँ 3 यहाँ 2 और यहाँ 1, तो ऊपर भी 6 और नीचे भी 6R, ये 1/R इक्विवेलेंट हो गया। तो R इक्विवेलेंट आ गया आपका R, 6 से 6 कैंसिल हो गया इतना, तो ये भी निकाल लिया। तो करंट कितनी होगी, तो देखो I पूछ रहा है हमसे सबसे पहले, तो बताओ I का फॉर्मूला क्या होता है। टोटल करंट जो होती है उसका फॉर्मूला हमें ये ऐसे याद होना चाहिए, टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, है ना, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब मेरे को बताओ ये रेजिस्टेंस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस देखें तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर और स्मॉल आर किस कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, सीरीज में या पैरेलल में। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन था सर, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अब पैरेलल में मत फंसना, चेक करो कि इसमें करंट सेम फ्लो कर रही है, जो करंट इसमें है वही करंट इसमें है, तो ये कनेक्टेड ऑन सीरीज कॉम्बिनेशन, ये और ये सीरीज में है क्योंकि करंट डिवाइड ही नहीं हुई। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होती है और मीट करती है ना, तो ये और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, गलती मत करना यहाँ। इसलिए ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस देखें तो ये और ये आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू तो हो गई ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। एक आंसर तो हमारा यही है भाई। दूसरा हमसे क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पर, दूसरा हमसे एक पेज ले लूँ,
दूसरा हमसे पार्ट पूछा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इक्विवेलेंट ऑफ सेल। तो देखो V का जो नेम है इसमें V, एक्चुअल में आप यहां चाहो तो 2 पॉइंट डाल लो A और B। इसको ऐसे पढ़ना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट का होता है। अब इन 2 पॉइंटों से इस R का एक एंड डायरेक्टली कनेक्टेड है और R का दूसरा एंड B से कनेक्टेड है डायरेक्टली, बीच में कुछ है नहीं, इसीलिए इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। अच्छा, सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो डायरेक्टली पॉइंट A से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल भी डायरेक्टली B से कनेक्टेड, इंटरलाइजेशन सेल के अंदर होता है, इसीलिए इसका तीसरा नाम हम ये भी लिख सकते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल E इक्विवेलेंट। अगर ये वाली बात करें, ये वाले फॉर्मूले से सोचें तो V बराबर लिखना चाहिए E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, क्योंकि इस सेल का ये कंबाइंड सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, सारी चीजें कंबाइंड सेल के लेंगे, ये फॉर्मूला होता है। या फिर अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R से करें तो आप ये भी लिख सकते हैं I इंटू आर, अगर क्योंकि V की वैल्यू, इस V का नाम ये भी है और ये भी है, अगर इसके हिसाब से सोचें तो ये करना चाहिए और इसके हिसाब से सोचें तो ये करना चाहिए, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। इससे कर लेते हैं पहले, E माइनस आई की वैल्यू हमने निकाली अभी, ये रही E, थोड़ा सा ये I की वैल्यू निकाली, ये रही, दिख रही है, और ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। E कितना था, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और ये इंटरलेशंस में निकाला मैंने, R इक्विवेलेंट R आया था, तो यहाँ से E कॉमन ले लो और 1 माइनस आर अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो जाएगा, और E यहाँ से कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r माइनस स्मॉल r, इसे कैंसिल हो गया, तो E कैपिटल R ओवर R प्लस स्मॉल r, ये V आया। आप यहाँ से भी कर सकते थे V, कैसे, V बराबर डायरेक्टली आई आर कर सकते थे, सब इक्वल हैं ये इस केस में, है ना। I की वैल्यू कितनी, ये लो R प्लस स्मॉल r और कैपिटल R का मल्टीप्लाई है, ये सेम ही तो आ रहा है, लेकिन हमसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इक्विवेलेंट सेल बोला, तो आप चाहो तो इससे कर लो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। एक आंसर आपका ये वाला है, ठीक है, और एक आंसर आपका ये करंट पूछा था। अ सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 12 ओम एंड सप्लाई 0.25 एम्पियर करंट। व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंक्रीज्ड बाई, पे ध्यान दें, 4 ओम एंड द करंट रिड्यूस टू 0.2 एम्पियर, कैलकुलेट द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, सोल्यूशन, 2 केस हैं इसके अंदर। केस फर्स्ट, पहले एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है हमारे पास, R1 लिख लेते हैं 12 ओम, और उसको एक सेल से कनेक्ट कर रहे हैं, और सेल का ईएमएफ E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और ये सेल इसमें करंट सप्लाई कर रहा है I1 इक्वल टू 0.25 एम्पियर। तो पहले यहाँ पे कर लेते हैं, देखो टोटल करंट का जो फॉर्मूला होता है, टोटल करंट इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखो इस सर्किट में टोटल करंट तो I1 है और टोटल ईएमएफ है E, और देखो ये रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस और कैपिटल R1, ये दोनों सीरीज में, क्योंकि करंट सेम है, इसमें भी I1 है और यहाँ पर भी I1 है, ऐसे गई करंट I1 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 I1, तो करंट सेम है, और करंट सेम है तो कैपिटल R1 और स्मॉल r आर कनेक्टेड इन सीरीज, और सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस लिखते हैं R1 प्लस R2, तो R1 तो 12 ओम है और R2 आपका स्मॉल r है, और I1 हमें दे रखा है यहाँ पे कितना, 0.25 इक्वल टू E अपॉन 12 प्लस R। यहाँ से आप चाहो तो E की वैल्यू निकाल लो, इसके से मल्टीप्लाई, तो 0.25 12 प्लस R, इक्वेशन 1। सेकेंड केस में कहा कि व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड बाई, इस पे ध्यान दें, इंक्रीज बाई 4 ओम, तो 12 ओम तो था ही पहले से, 4 ओम और बढ़ गया है, ये कह रहा है, इसीलिए टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस हो गया 12 प्लस 4, तो 16 ओम हो गया। अब 16 ओम रेजिस्टेंस हो गया, सेल वही कनेक्ट किया है, और सेल की ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, चेंज नहीं होगी, ईएमएफ और R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, करंट से इंडिपेंडेंट होता है, तो E और R रहेगा, बस केवल करंट जो आपका रेजिस्टेंस बढ़ा, तो ये जो सेल करंट सप्लाई करेगा इस रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस बढ़ गया है तो करंट घट जाएगी, तो पहले 0.2 एम्पियर थी, 0.25 थी, अब कितनी हो गई है, 0.2 एम्पियर रह गई। अब देखो यहाँ उसने रिड्यूस टू लगाया, रिड्यूस टू मतलब इतना बची है, 0.2 एम्पियर रह गई है, और यहाँ पे लगाया था इंक्रीज बाई 4 ओम, तो 12 ओम तो था पहले से, 4 ओम और बढ़ गया है ना। अगर यहाँ पे 2 लिख रहा होता, फिर यहाँ पे लिख रहा होता 16, ऐसा लिखता व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इंक्रीज टू 16 ओम, तो फिर वो 16 ओम ही होता है ना। इंक्रीज बाई कह रहा है तो पहले जो था उसमें 4 और जोड़ना है, रिड्यूस टू कह रहा है तो ये थोड़ी 0.25 में से 0.2 उठा देंगे, रिड्यूस टू मतलब इतना बच गया 0.2 एम्पियर,
ठीक है, इस बात पर ध्यान दीजिए। अब फिर सेम फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए अगेन। तो I2 टोटल करंट कितनी है आपकी 0.2 डायरेक्ट लिख देता हूँ। टोटल EMF तो E ही है, और ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस अगेन कनेक्टेड इन सीरीज, तो 16 प्लस R। इसके से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो E की वैल्यू फिर यहाँ से निकाल लो 0.2 16 प्लस R, इक्वेशन नंबर 2। अब ये भी E है और ये भी E है, देखो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से इक्वेट कर दे दोनों को। तो ये 0.25 12 प्लस R, और ये 0.2 16 प्लस R। अब देखो यहाँ पे अगर 20 कर लें तो कोई दिक्कत तो है नहीं, 0.20, तो पॉइंट से ये पॉइंट जाएगा, 20 भी तो कर लिया। तो ये 5 से काट दिया कितनी बार 5, और ये 5 से काट दिया 4, है ना। तो ये 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 12 पंजा 16 प्लस 5R इक्वल टू 64 जा लिखेंगे, 16 4 जा 64 और 4R। इस 4R को आप इस साइड में ले आओगे तो 5R माइनस 4R, और इस 60 को इस साइड में ले जाओ तो 64 माइनस के 60। तो यहाँ से आप देखोगे तो R की वैल्यू, ये तो R बचा और इसमें से घटाएंगे तो 4 ओम आ गया। तो R की वैल्यू 4 ओम हो गई। एक इनमें से किसी एक इक्वेशन में, किसी भी एक इक्वेशन में अगर आप R की वैल्यू पुट कर दोगे तो दूसरी निकल आएगी। सेकंड इक्वेशन पुट कर देता हूँ, E की वैल्यू निकल आएगी 0.2 और 16 प्लस R की वैल्यू 0.4 ओम। 16 और 4 20 होते हैं, तो 0.2 इंटू 20, और इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, फिर पॉइंट लगेगा यहाँ, तो 4 वोल्ट ही आ गया सीधा सीधा। तो E की वैल्यू 4 वोल्ट हो गई। तो 4 वोल्ट और 4 ओम इंटररेजिस्टेंस हो गया। चेक कर लीजिए एक बार। हाउ द बैलेंसिंग कंडीशन गेट इफेक्टेड इफ यू आर इंटरचेंजिंग द गैल्वेनोमीटर एंड द सेल इन द व्हीटस्टोन ब्रिज। सॉल्यूशन। तो देखो पहले बैलेंसिंग कंडीशन क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज की, वो लिख लेते हैं। फिर उसमें क्या इफेक्ट पड़ रहा है सेल और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को इंटरचेंज करने से, वो देखेंगे। तो हमने एक पहले ये P ओम रेजिस्टेंस है, ये Q ओम, और ये R ओम, और ये S ओम, और यहाँ लगा हुआ है हमारा ये गैल्वेनोमीटर, और एक डायगोनल में लगा हुआ है आपका गैल्वेनोमीटर और दूसरे डायगोनल में लगा हुआ है सेल। ये यहाँ एक की भी होती है और यहाँ पे भी एक की होती है, ऐसे। अब इसे क्लोज कर दें, फिर इसे क्लोज कर दें। तो अगर इसमें कोई करंट ना जाए, IG 0 हो, इफ अगर IG इक्वल टू 0 है, देन तो इसका मल्टीप्लाई P और S का मल्टीप्लाई, अपोजिट वाले रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स प्रोडक्ट कह सकते हो, R और Q इक्वल होता है। ये कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग कंडीशन, बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा, बहुत से इसको ऐसे लिखते हैं कि P ऊपर, जो ऊपर वाला पार्ट है ना, जैसे ये वाला पार्ट, ये वाली आर्म जो है P और Q, इसका रेशियो लिखते हैं, P और Q का रेशियो। तो इसको नीचे ले आओ इक्वल टू, और जो नीचे वाली आर्म है उसका इसका रेशियो लिखते हैं। तो देखो इसको इसके नीचे ले आओगे, इसको इसके नीचे लाओगे, भाई Q को नीचे ले आए और S को इधर ले आओ, R/S, एक ही बात तो है ना। तो ये होती है कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर IG 0 हो तो ये। अब क्वेश्चन में कह रहा है अगर हम इसकी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, तो करके देखते हैं। ये ऐसे था, ये P ओम रेजिस्टेंस था, ये Q ओम, ये R ओम, और ये S ओम। अब इस डायग्राम में लग रहा था गैल्वेनोमीटर, उसे इस डायग्राम में लगा दो गैल्वेनोमीटर को, और सेल लग रहा था इस डायग्राम में, उसे इस डायग्राम में कनेक्ट कर दो, है ना। तो ये आपका नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव, ऐसे। ये सेल का EMF E। तो बैलेंसिंग पॉइंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब भी अगर देखोगे तो इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट इक्वल रहेगा। इफ अगर IG फिर 0 है, देन P और S का प्रोडक्ट और Q और R का प्रोडक्ट, अपोजिट वाले का प्रोडक्ट अभी भी इक्वल रहेगा। देखो अब जैसे हम इसमें सोच रहे थे ना, क्या ऊपर वाली आर्म इन दोनों का रेशियो, नीचे वाली आर्म इन दोनों का रेशियो बराबर होता है जब IG 0 बराबर होता है। तो इसको घुमा लो आप, इसको ऐसे, ऊपर वाली आर्म मतलब इन दोनों का रेशियो, दैट मीन्स R और Q ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये ऊपर वाली आर्म आ रही है ऐसे नहीं, तो R और P का रेशियो, तो R और P देखो, P को नीचे ले आओ, तो R और P का रेशियो है ना, और नीचे वाली आर्म का रेशियो ऐसे। भाई करंट ऐसे चल रही है तो करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रही है ऐसे। इसमें करंट ऐसे चल रही थी, P से Q गई थी तो P और Q का रेशियो देखा था, और यहाँ पे R और S का रेशियो देखा था। ऐसे इसमें करंट जा रही है तो R और P का रेशियो देखेंगे और S और Q का रेशियो देखेंगे। तो S और Q का रेशियो देखें तो जब इसको इधर लेके आया तो S अपॉन Q ही तो होगा,
तो देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसमें भी, तो इसीलिए इनको इंटरचेंज करने से बैलेंसिंग पॉइंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अभी भी आपका आई जी उसमें जीरो ही होगा। ठीक है ना, आई जी जीरो होना ही बैलेंसिंग पॉइंट कंडीशन होती है। द बैलेंसिंग कंडीशन तो लिख देंगे इसमें ऐसे, बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ अ Wheatstone bridge remain unaffected if the position of the galvanometer and the cell are interchanged. Using the Kirchhoff's rule in the given circuit, determine the current I2 in the arm EF. ये EF आर्म डायग्राम दे रखा है और इसमें I2 की वैल्यू हमसे पूछी है। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द अननोन रजिस्टर R, और ये अननोन रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये पूछा है, और R की वैल्यू भी पूछी है कि R कितना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, एक फिगर दे रखा है। तो देखो सबसे पहले हमें सर्किट डायग्राम में करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक है, और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करते समय एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जितनी करंट लीव कर रही है, नेगेटिव में उतनी ही करंट एंटर करनी चाहिए। पहली बात, जितनी पॉजिटिव से लीव करे नेगेटिव में उतनी ही एंटर करनी चाहिए। दूसरी, सिंगल वायर में एक ही करंट का एक ही मैग्नीट्यूड में करंट फ्लो होना चाहिए। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए सिंगल वायर में, और एक ही मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। बस करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करने में यही दो बात इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब यहां से करंट आ रही है, देखो कितनी 0.5 एम्पियर। तो यहां पे दोनों मीट करके इधर करंट जाएंगी, ये I2 इधर से आ रही है, इधर से 0.5 आ रही है, तो ये I3 लेट कर लेता हूं। और चाहो तो इस जगह पर KCL लगा लो आप, किरचॉफ करंट लॉ एट जंक्शन ई पर। तो एट जंक्शन ई पर आप KCL लगा रहे हो, किरचॉफ करंट लॉ। देखो ये जंक्शन के टूवर्ड्स आने वाली करंट है और ये भी जंक्शन के टूवर्ड्स आने वाली करंट है। तो जंक्शन में एंटर करने वाली करंट का सम, तो एंटर कौन कौन सी कर रही है, 0.5 कर रही है और I2 कर रही है। और जंक्शन से लीव करने वाली करंट का सम, तो एक ही करंट लीव कर रही है ओनली, का सम होता है वैसे तो इक्वल होता है। इसको हम किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं, या फिर जंक्शन पर मीट करने वाली ऑल करंट का एलजेब्रिक सम नहीं एलजेब्रिक, उसमें प्लस माइनस दोनों होते हैं, का सम 0 होता है। उससे कर लो या ऐसे कर लो, इक्वेशन 1 हो गई। अब ये I3 की वैल्यू यहां से I3 आ रहा है ऐसे। अब देखो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट I2 लीव कर रहा था, तो नेगेटिव में भी I2 ही एंटर करना चाहिए। यहां से I3 आया, तो अब I3 यहां दो पार्टों में डिवाइड होगा, तो इसमें I2 जाएगा और ऊपर कितना जाएगा 0.5 एम्पियर, क्योंकि इसके पॉजिटिव टर्मिनल से 0.5 लीव कर रहा था, तो एंटर भी 0.5 एम्पियर ही करेगा। देखो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे सर्किट में हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब सोचो अगर हमें I2 निकालना है, तो इस लूप को देखो, इस वाले क्लोज लूप को, इस वाले को, इस लूप में केवल यही वाली करंट अननोन है, तो बस एक बार किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दो और निकल आएगा I2। तो नाउ क्लोज पाथ AEFBA, इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर रहे हैं। और कैसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, इसमें एरो बना दो। ए से चलना स्टार्ट कर रहा हूं मैं, मान लो, तो ए का पोटेंशियल लिखो VA। ठीक है, अब यहां से चल रहे डर ऐसे, ठीक है, यहां तक आ गए। देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव। तो जब हम यहां से यहां आएंगे, तो यहां से जब इधर आ रहे हैं, तो हाई से ये पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चल रहे हैं, तो पोटेंशियल घट रहा है। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है, इस वाले पॉइंट के पोटेंशियल से 4 वोल्ट कम होगा, तो माइनस का 4 वोल्ट, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया। अब देखो करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करती है, तो ये हाई पोटेंशियल होगा, ये लो पोटेंशियल होगा। और हम चल ऐसे रहे हैं, तो हम यहां से जब यहां आएंगे, तो यहां से जब हम यहां आ रहे हैं, तो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल चल रहे हैं, तो पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इससे ज्यादा होगा, कितना, करंट इनटू रेजिस्टेंस 2I2 के बराबर। ये जानते हो, ये पूरा इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया, एफ पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। एफ पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो इस पॉइंट से 2I2 ज्यादा होगा, तो 2I2 ज्यादा कर दिया मैंने। फिर यहां से हम यहां आ गए, अब करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। तो हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं ऐसे, तो हाई से लो चल रहे हैं, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो इस पॉइंट के पोटेंशियल से कम होगा। तो कम कितना हो गया, कम, करंट इसमें जा रही है 0.5 एम्पियर, तो I इंटू आर, तो 2 इंटू 0.5, ये I इंटू आर लिखा है, ये भी I इंटू आर लिखा था। ठीक है, तो ये तक आ गए। अब यहां से जब यहां है, तो करंट की डायरेक्शन से नहीं चेक करते, टर्मिनल से चेक करते हैं, नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो हम लो से हाई चल रहे हैं और वापस ए पॉइंट पर आ गए, तो वापस आ गए, तो यहां से जब यहां आए, तो पोटेंशियल घटा बढ़ा, लो से हाई चले तो पोटेंशियल बढ़ा, 3 वोल्ट बढ़ गया। फिर वापस ए पॉइंट पर आ गए, तो बराबर ए पॉइंट का पोटेंशियल।
तो वी ए से देखो ये वी ए कट गया। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वैसे स्टार्ट कर देते हैं और पीछे यहाँ पे जीरो लगा देते हैं। अब वैसे कर लो, एक ही बात है। इतनी बात समझ में आया? अच्छा, अब सॉल्व कर लो इसको बस केवल। तो -k4 प्लस के 2i2 और ये हो जाएगा -1 और ये प्लस के 3 इक्वल टू 0। कुछ बच्चे सीधे ऐसे लगाते हैं या जीरो लिखते हैं, वैसे लिख सकते हो आप। ठीक है, तो देखो एक बात बताओ, ये -k5 तो 2i2 -k5 प्लस के 3 इक्वल टू 0। तो 2i2 -k2 इक्वल टू 0। तो i2 इक्वल टू 2। तो i2 की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। एक आंसर तो यही हो गया। ठीक है ना, क्वेश्चन में i2 इन द आर्म EF, तो i2 फाइंड आउट कर लिया। दूसरा पूछ रहा है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ नॉन रजिस्टर R। तो देखो R का अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो R का एक एंड किससे जुड़ा हुआ है, पॉइंट E से डायरेक्टली। इसका R के रेजिस्टेंस के बीच में कुछ है नहीं है, और R का एक एंड डायरेक्टली पॉइंट E से कनेक्टेड है और दूसरा एंड डायरेक्टली F से। तो E और F का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही R का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो E और F के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। तो नाउ हम पाथ चुन रहे हैं, कोई सा भी पाथ चुन सकते हो आप। ये वाला पाथ चुन सकते हो E से F जाने का, आप डायरेक्ट चले जाओ E से F यहाँ तक, कोई सा भी पाथ ले सकते हो, दोनों से आंसर एक ही आएगा। मैं पाथ यही वाला ले रहा हूँ, इसे मैं यहाँ पे कोई पॉइंट डाल देता हूँ M। मैंने लिख रहा है पाथ EMF, ये वाले पाथ से चल रहे हैं ऐसे। तो मैं स्टार्ट किया E से, तो VE यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख लिया। अब हाई से लो चल रहे हैं तो पोटेंशियल घट रहा है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इससे 4 वोल्ट कम होगा, तो -4, क्योंकि हाई से लो पोटेंशियल चले। अब लो से हाई चल रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इस वाले पॉइंट से 2 इंटू I2 के बराबर ज्यादा होगा। तो प्लस, लो से आई पोटेंशियल बढ़ रहा है तो प्लस के 2i2 कितना बढ़ गया, V2 किसके बराबर हो गया, ये F पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। हम यहाँ पे तो पहुंच गए, तो ये इक्वल टू F पॉइंट का पोटेंशियल हो गया पूरा। अब सॉल्व कर लो, VE -4 प्लस के 2i2 की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर इक्वल टू VF। तो VE माइनस के, देखो ये -4 है और ये प्लस के 2 है, तो -2 बचा इक्वल टू VF। तो VE माइनस VF इक्वल टू 2 वोल्ट। ये क्या चीज है, VE क्या था, VE E पॉइंट का पोटेंशियल था और VF F पॉइंट का पोटेंशियल था। तो ये पोटेंशियल में डिफरेंस हो गया ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट E एंड F 2 वोल्ट। अब सोचो इस R का एक एंड डायरेक्टली इस E से नहीं है कनेक्टेड है, और इस R का दूसरा एंड डायरेक्टली F से कनेक्टेड है, इसीलिए इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर R भी कह सकते हैं, 2 वोल्ट। और ये हमसे पूछा है, तो दूसरा आंसर ये वाला हो गया। सेकंड आंसर ये हो गया आपका, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अननोन रजिस्टर R पूछ रहा था, जो कि 2 वोल्ट हो गया। तीसरा R की वैल्यू पूछ रहा है। अब सोच के बताइए I3 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, यहां से I3 निकाल सकते हैं 0.5, और I2 की वैल्यू अभी हमने निकाली 1 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर, तो 1.5 एम्पियर हो गई आपकी I3 की वैल्यू। अगर हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए R का, सॉरी अगर R का हमें पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है R के क्रॉस उतना है, तो इसीलिए नाउ बस इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R, ये हमें कितना निकल के आया, 2 वोल्ट। ये R का पोटेंशियल डिफरेंस है, सारी चीजें R की, V बराबर IR, लेकिन R का पोटेंशियल डिफरेंस है तो सारी चीजें R की लिखनी है। तो करंट R में फ्लो करने वाला I3 और रेजिस्टेंस कितना R इक्वल टू 2। ये V बराबर IR लगाया है, जब R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है तो R में ही फ्लो करने वाले करंट, R का ही रेजिस्टेंस और R का ही पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से R की वैल्यू निकल आएगी ना, I3 की वैल्यू रखी है मैं कितनी, 1.5 निकाल ली हमने, ये 1.5 एम्पियर। तो इसीलिए मल्टीप्लाइड बाई R इक्वल टू 2, पॉइंट से हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, है ना। तो इसके से मल्टीप्लाई कर लो तो R इक्वल टू 20/15, दैट मीन्स 4/3 ओम। ये इसका R की वैल्यू हो गई। A potential difference V is applied across a conductor of length L and cross-sectional area A. How will the drift velocity of electron and current density be affected if the another identical conductor of same material were connected in series with the first conductor? Justify your answer. ठीक है, solution देखो, पहले हम केस 1 ले लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है ये, और इसकी लेंथ दे रखी है कैपिटल L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें दे रखा है A, और इसके एंड के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाइड किया है V। ठीक है, तो इस कंडक्टिंग वायर का कुछ रेजिस्टेंस तो हो गई, तो रेजिस्टेंस R बराबर रो L/A होता है, लेंथ L बना रखी है तो बना लो ये। तो इसमें करंट जो फ्लो करेगी उसकी वैल्यू भी निकाल लो। करंट जो फ्लो करती है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करती है, और ये इलेक्ट्रॉन है और ये ड्रिफ्ट करता है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, इसकी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है VD, और करंट ऐसे फ्लो करेगी इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में। तो करंट इज इक्वल टू लिखें तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड V किया है और रेजिस्टेंस R है, तो करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, V बराबर IR होता है, वहां से लिखा है I बराबर V अपॉन R। ठीक है, ये तो फर्स्ट केस हो गया आपका।
और करंट की वैल्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी और लिख लें तो I बराबर NEA/VD ये होता है। तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखें VD इज इक्वल टू I अपॉन NEA। अच्छा, इसमें I तो करंट है, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, N क्या है? N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। 1 मीटर की वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ध्यान रखना। और E आपका फंडामेंटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ये फर्स्ट केस हो गया आपका, ये पूरा डाटा फर्स्ट केस में आ गया। सेकंड केस में आ जाओ, ठीक है। अच्छा, करंट डेंसिटी और लिख लो, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख ली, ऐसे ही करंट डेंसिटी जो लिखते हैं J इक्वल टू करंट अपॉन नॉर्मल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखते हैं A, ठीक है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ये आपका करंट डेंसिटी हो गई। अब सेकंड केस में कहा है कि अगर ये कंडक्टर आपका जो है जिसकी लेंथ L है, ठीक, इसके साथ एक अनदर आइडेंटिकल मतलब उसकी भी लेंथ L ही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका भी A है और मटेरियल भी सेम है। जानते हो मटेरियल सेम दैट मीन्स रेजिस्टिविटी सेम। तो आपको नहीं लगता कि इनका रेजिस्टेंस भी फिर सेम होगा, रो लेंथ एरिया क्रॉस सेक्शन, और इसका भी रेजिस्टेंस फिर यही होगा रो L अपॉन A। मटेरियल सेम इसीलिए रेजिस्टिविटी सेम, और आइडेंटिकल वर्ड यूज किया, अनदर आइडेंटिकल कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल, और सीरीज में कनेक्ट करने की कहा है तो सीरीज में लगा दिया मैंने, देखो ये। और इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस ही लगाया है, ये बोला नहीं, पर नहीं बोला है तो ये करना पड़ेगा हमें कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड हियर। अब इस पूरे को अगर हम कंबाइंड करके एक बना लें तो देखो ये बताओ करंट में इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो ये रेजिस्टेंस चेंज हो गया है। ये और ये किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज में। तो सीरीज में इसका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस R है, और सीरीज कॉम्बिनेशन जब हम करते हैं तो रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 होता है। तो जब इसका रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस R, तो सीरीज कॉम्बिनेशन करने के बाद आप चाहो तो एक और डायग्राम बना सकते हो ऐसे कि कंबाइंड कर दिया भाई आप दोनों को आपने, तो एरिया पोर्शन में तो चेंज आया नहीं, लंबाई डबल हो गई है 2L, मटेरियल वही है, रेजिस्टेंस भी डबल हो गया है 2R। तो अगर रेजिस्टेंस निकालोगे इसे R डैश कहते हो, ऐसे भी कर सकते थे R डैश बराबर रेजिस्टिविटी रो, लंबाई 2L और एरिया पोर्शन A। तो पहले कितना था रो L अपॉन A, तो डबल ही तो हो गया R डैश 2R हो गया। देखो है, यहाँ पे सीरीज कर लो, ये R और ये R, तो दोनों को सीरीज को मिल करके 2R। पोटेंशियल डिफरेंस वही है V, ऐसे करंट में चेंज आएगा पक्का I डैश, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया है तो करंट घटनी चाहिए। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो पूछ रहा है हमसे, VD डैश हो गया नहीं, और करंट डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा है वो भी पूछ रहा है। पहले करंट कितना हो गया वो बताओ, तो I डैश लिखें करंट पर, I डैश पे इफेक्ट देखें तो I डैश क्या होता है V अपॉन R, तो V में तो चेंज आया नहीं है, रेजिस्टेंस में चेंज आया, R डैश लिख लो, तो लिख सकते हैं V अपॉन 2R। और पहले ये V अपॉन R क्या था आपका I, तो अब नया करंट जो हो गया है I डैश ये आधा हो गया बेटा, तो करंट घट गया, रेजिस्टेंस डबल हो गया तो करंट घट गई। तो इसीलिए नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करें, अगर हम नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालें, एक पेज ले लेता हूं, यहां कर देता हूं, है ना। तो देखो इसीलिए इस वाले सिचुएशन को ले लो, इस सिनेरियो को, इस वाले को, नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखो VD डैश इक्वल टू करंट चेंज हुआ है, हाँ I डैश, N चेंज हुआ है क्या कि सर देखो लंबाई बढ़ गई, N चेंज होना चाहिए। ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई सा भी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ले लो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मटेरियल सेम है, इसीलिए ये कैसा रहेगा N कांस्टेंट रहेगा, तो N में कोई चेंज नहीं आया, और E में तो कोई चेंज है ही नहीं है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि आइडेंटिकल वायर थे, केवल लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ है, तो एरिया ऑफ पोर्शन में कोई चेंज नहीं है। तो इस I डैश में चेंज होने की वजह से करंट आधी हो गई है, तो I/2 NEA हो गया है। I डैश की वैल्यू पुट कर दी मैंने I/2, तो इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू है VD, तो नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो VD हो जाएगी ये VD/2 हो जाएगी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओरिजिनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हाफ हो जाएगी। एक आंसर तो ये है। एंड करंट डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो करंट नई करंट डेंसिटी देखें J डैश, तो करंट आधा हुआ है I डैश, और एरिया पोर्शन में कोई चेंज नहीं है, तो करंट आधा हो गया ना I/2 और डिवाइड बाई A। तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम कितना ओरिजिनल करंट डेंसिटी, तो J/2। तो नई करंट डेंसिटी जो होगी वो ओरिजिनल करंट डेंसिटी की हाफ हो गई, देखो इसमें, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आधी और करंट डेंसिटी भी आधी। The current I1 in a wire is getting divided in 2 wire with current I2 and I3 at a junction in a circuit. The current in the 3 wire are related by I1 equal to I2 plus I3. State the fundamental law from which this relation is derived or explain the validation of the law of conservation of energy in Kirchhoff's voltage law. चलो करते हैं, पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन, इसका फर्स्ट पार्ट का लिखते हैं A। मान लेते हैं कि मान लो कि इधर से एक वायर है ये, और यहाँ पे करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, ये एक कंप्लीट सर्किट का पार्ट है ना। ये मान लो कि ये जो सर्किट डायग्राम बनाया है ये कंप्लीट सर्किट है, उसका एक पार्ट हमने निकाल लिया है। इधर से I1 जा रही है, यहाँ आके जंक्शन पे जाके करंट 2 पार्ट में डिवाइड हुई है, I2 और I3। अब हमसे पूछ रहा है कि जो रिलेशन आया है ये I1 अगर 2 पार्ट में डिवाइड हुई I2 प्लस I3,
है ना। स्टेट द फंडामेंटल लॉ फ्रॉम विच दिस रिलेशन इज ड्राइव्ड, उस लॉ को लिखिए जिस रिलेशन से ये ड्राइव हुआ है, जिस लॉ से ये ड्राइव हुआ है, ये रिलेशन ड्राइव हुआ है। तो लिखेंगे दिस रिलेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम किरचॉफ करंट लॉ KCL, है ना। अब इसको स्टेट भी करना है, मतलब लिखना है। पहले तो बता दिया हमने कि इस रिलेशन को किस लॉ से ड्राइव किया है, तो किरचॉफ करंट लॉ से ड्राइव किया है। अब स्टेट द फंडामेंटल लॉ तो लिखना है, तो लिखेंगे इट states that the algebraic sum of all current meeting a junction is 0। तो देखो ये आपका जंक्शन हो गया। अब जंक्शन के टूवर्ड्स आने वाली करंट का साइन हम पॉजिटिव मान लेते हैं और जंक्शन से दूर जाने वाली करंट को हम नेगेटिव एज्यूम कर लें। तो लॉ के हिसाब से लिखें द एल्जेब्रिक सम, मतलब एल्जेब्रिक का मतलब क्या होता है, जिसमें प्लस और माइनस दोनों हो और सम करना है। ऑल करंट्स मीटिंग अ जंक्शन इज 0, तो ये जंक्शन हो गया। तो इस जंक्शन पर मीट करने वाली ऑल करंट का सम, दैट मींस ये तो पॉजिटिव माना है और ये नेगेटिव I2 माइनस I3, इन तीनों का सम 0 है ना। ऐसे लिख सकते हो समेशन ऑफ I इक्वल टू 0 दैट इज। तो यहां से लिख सकते हो I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। इसमें ये भी लिख सकते थे जंक्शन के टूवर्ड्स आने वाली करंट का सम, फिर एल्जेब्रिक में लगाना, जंक्शन के टूवर्ड्स आने वाली करंट का सम इक्वल होता है जंक्शन से अवे जाने वाली करंट का सम के। ऐसे तो जंक्शन के टूवर्ड्स आने वाली करंट केवल I1 है और दूर जाने वाली करंट I2 और I3 है। तो ये देखो ये प्रूफ हो गया, इस लॉ से लिखा है। और इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जितना जंक्शन के टूवर्ड्स चार्ज आएगा उतना ही जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका फर्स्ट पॉइंट। तो एक पॉइंट तो आप ये लिख सकते हो इसमें। फिर दूसरा है बी वाला पार्ट, अगर हम देखें सेकंड बी, एक्सप्लेन द वैलिडेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ ही लिखना पड़ेगा सबसे पहले। तो पहले किरचॉफ वोल्टेज लॉ को एक्सप्लेन कर दो आप, इसे शॉर्ट फॉर्म में KVL बोलते हैं, ये लिख दो पहले। तो आपको लॉ तो याद होगा, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज अराउंड अ क्लोज लूप, कोई भी क्लोज लूप बनाए इन अ सर्किट 0 इज 0, ये दैट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज 0। ठीक है, अब इसमें ये लिख लिया पहले पॉइंट। अब इसको एक्सप्लेन करना है और ये कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है ये बताना है हमें। पहले तो लॉ लिख दिया हमने, अब इसमें पहला पॉइंट बताता हूं पहले, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, इज डिफाइंड एज द एक्सटर्नल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसका फॉर्मूला था फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस पूरा, इज इक्वल टू W इनिशियल टू फाइनल एक्सटर्नल वर्डन पर यूनिट चार्ज। तो इसको क्या रीड करोगे आप, एक्सटर्नल वर्डन पर यूनिट चार्ज, ये पोटेंशियल डिफरेंस है पूरा। इसको क्या बोल रहे हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस। ये होता है फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का, है ना। अच्छा, पहले तो ये बात समझ में आई, क्यों डेफिनेशन लिखी भी बताता हूं, पहले पॉइंट समझ में आया। दूसरा बी, जानते हो जब किसी क्लोज पाथ में आप जहां से चलते हो वहीं वापस आ जाते हो। जैसे एक सर्किट डायग्राम बना देता हूं मैं यहाँ, जैसे मैंने एक सेल बना दिया और यहाँ एक रेजिस्टेंस बना लिया और फिर यहाँ एक और सेल बना दिया और यहाँ एक रेजिस्टेंस बना दिया। ऐसे इस सेल का EMF E1, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये E2, और मान लिया कि E2 इज ग्रेटर देन E1। तो यहाँ से करंट चलेगी ऐसे, E2 बड़ा माना है तो इस करंट ऐसे चलेगी और वापस यहीं आ जाएगी, इस A पॉइंट चली वापस A पॉइंट पर ही आ गई, ऐसे घूमते हुए, ऐसे घूम रहे हैं, है ना। तो किरचॉफ से जब लॉ लगाते हैं आप, तो जैसे A पॉइंट पे से शुरू हुए आप तो VA लिखा,
ऐसे चले डर, हाई से लो चले, हाई से लो चले तो पोटेंशियल घट रहा है तो माइनस लिखा E1, फिर +2 माइनस चल रहे हो, हाई से लो चल रहे हो, फिर पोटेंशियल घटा तो करंट फ्लो कर रही है I, तो I इंटू R1, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है ना। हाई से लो चले तो पोटेंशियल घट रहा है, फिर यहाँ आ गए, फिर हम हाई से लो चल रहे हैं, फिर पोटेंशियल घट रहा है तो -I इंटू R2 करंट आई है। यहाँ चल रहे हैं तो लो से हाई चल रहे हैं तो फिर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो प्लस का E2, और इसी जगह पर आगे वापस तो भी ये इसे काट दिया तो लिखते हैं माइनस का E1 माइनस IR1 माइनस IR2 प्लस E2, ये देखो 0 आ रहा है, ये सबका सम कितना आया 0 है ना। तो ये तो बोल रहा है यहाँ पे तो एल्जेब्रिक सम मतलब प्लस माइनस दोनों होगा ऑफ ऑल वोल्टेज अराउंड अ क्लोज लूप, तो क्लोज लूप तो है ही है, इन अ सर्किट 0 इतना। अब इसे एक्सप्लेन करना है कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर कैसे बेस्ड है ना। तो पहले तो इतना समझ में आया आपको, अब आगे लिखता हूं जरा समझो। मूविंग अ यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम, ये जो मूविंग चार्ज होता है ये वाला, यहाँ पे क्या लिखते हैं मूविंग चार्ज लिखते हैं, तो मूविंग यूनिट चार्ज अराउंड द कंप्लीट क्लोज लूप मीन्स returning to starting potential। जैसे हम यहां से चले थे ए पॉइंट पर और वापस वहीं पर आ गए तो रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग पोटेंशियल दैट इज। अब सोचो अगर यहां से इनिशियल पॉइंट कौन है इसमें ए और फाइनल पॉइंट कौन है ए, क्योंकि ए से चल रहे हैं और ए पे वापस आ रहे हैं तो इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है, और वर्क डन निकाले हम यहाँ पे कंप्लीट साइकिल में एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया वर्क डन यहां से निकाल सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई कर लो तो Q0 V फाइनल माइनस V इनिशियल, और इस वाली कंडीशन में लिखे हैं तो यूनिट चार्ज है मूविंग यूनिट चार्ज तो 1 लिख लिया, और ए से चले और ए पे वापस आ गए तो VA माइनस VA, तो ये कट गया तो कितना आया वर्क डन 0। तो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया वर्क डन 0 है ना, और इतनी बात समझ में आई। और एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया वर्क डन अगर 0 है तो दैट इज आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस का वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। और यहाँ पे जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, लेकिन जानते हो जब कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना आ रहा हो है ना, दैट मींस विदाउट एनी एक्सेलरेशन, डेफिनेशन देखना आप इसकी, तो उसमें लिखते हैं कि इस मूविंग चार्ज को इतना स्लोली चलाते हैं जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना आए, दैट मींस एक्सेलरेशन 0 रहे चार्ज पार्टिकल मूविंग चार्ज पार्टिकल का। तो उस वाली सिचुएशन में वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स बराबर होते हैं, बस साइन का अंतर होता है ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ किससे वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं ना वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, तो एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन और वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0, तो W एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस के W इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसी से ये लिखा है। अब W एक्सटर्नल अगर 0 है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी, W एक्सटर्नल अगर 0 है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी 0 होगी, ठीक है। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 है तो द नेट पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, द नेट पोटेंशियल एनर्जी चेंज फॉर दिस चार्ज मस्ट बी 0। तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा भाई, चेंज इन पोटेंशियल 0 है, दैट मीन्स देयरफॉर द सम ऑफ energy gains from sources and energy losses across components, जैसे पंखा है कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंपोनेंट्स हो सकता है, कंपोनेंट्स अराउंड द लूप, क्लोज लूप लिख दो, मस्ट बी 0, मस्ट बी 0 है ना, चेंज 0 है ना तो 0 है ये, और यही लिख सकते हैं हम वैलिडेशन
of the principle of energy conservation. Electric current is passed through a circuit containing two wires, same material, connected in parallel. If the length and radii of the wire are in the ratio of 3:2 and 2:3, then the ratio of current passed through the wire will be. Solution. पहले डायग्राम बना लेते हैं. हमारे पास दो वायर हैं, उनकी लेंथ का रेशियो दे रखा है ये 3:2. तो लेंथ का रेशियो 3:2 है और उसका रेशियो 2:3 है. तो ये ऐसे है, ये पहला वायर है और ये दूसरा वायर है, ऐसे. इसकी लेंथ L1 मान लेते हैं और रेडियस R1 मान लेते हैं. इसकी रेडियस R2 और लेंथ L2, और इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देते हैं. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट तो डिवाइड होगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है. पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंट होता है? करंट और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है. तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, लेकिन यहाँ से जब करंट आएगी तो दो पार्ट में डिवाइड होगी, इसमें I1 और इसमें I2. तो यही हमसे पूछा है कि I1 I2 का रेशियो कितना है. ठीक है. अच्छा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखें वायर का, तो A1 = पाई R1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसका इस वाले वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखें तो पाई R2 का स्क्वायर लिख सकते हैं. और हमें गिवन क्या है? L1/L2, ये हमें रखा है 3:2, एंड रेडियाई का रेशियो R1/R2, ये 2/3. ठीक है. तो I1/I2 निकाल लो. तो देखो V बराबर क्या होता है? IR. तो I = कितना होगा? V/R. तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है ना दोनों वायर के, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है. तो I1 लिखें, I1 लिख रहे हो तो पहले वायर का, सारी चीजें पहले वायर की, तो पोटेंशियल डिफरेंस पहले वायर का और रेजिस्टेंस पहले वायर का, और पहले वाली वायर करंट हो गई है, डिवाइड बाई. सेकंड वायर का लिख रहे हो तो सारी चीजें सेकंड करंट वायर की, पोटेंशियल डिफरेंस V और रेजिस्टेंस R2. पोटेंशियल डिफरेंस सेम क्यों रखा? क्योंकि उसने बोला है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है ना, इसीलिए आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा. तो V से तो V कैंसिल हो गया, तो I1/I2 निकाला तो ये सॉल्व करने पे आया R2/R1. अब R बराबर हम जानते हैं ρL/A, ये रजिस्टिविटी है. उसने एक वर्ड और यूज किया है कि मटेरियल सेम है दोनों वायर के. जानते हो मटेरियल सेम होंगे तो रजिस्टिविटी सेम होगी, क्योंकि रजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. रजिस्टिविटी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इंडिपेंडेंट होती है, तो रजिस्टिविटी सेम होगी दोनों वायर की. तो इस वाले फॉर्मूले को यूज कर लो आप, R बराबर ρL/A. ये कौन से वायर का? सेकंड वायर का. सेकंड वायर का डाटा लिखो यहाँ पे. रजिस्टिविटी दोनों के सेम, लेंथ सेकंड वायर की और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, जो कि पाई R2 का स्क्वायर है. तो पाई R2 का स्क्वायर डिवाइड बाई R1 की वैल्यू पुट कर दो इस वाले फॉर्मूले से. तो फर्स्ट वाले वायर का लिख रहे हैं तो रजिस्टिविटी, लेंथ पहले वायर की और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी पहले वायर का. तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, ये सबसे ऊपर जाएगा और ये इसके साथ आएगा. तो आपको नहीं लगता कि L2/L1 हो जाएगा? एक तो L2/L1 मल्टीप्लाइड बाई R1/R2 का पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा. ऐसे R1 का स्क्वायर भी है, R2 का स्क्वायर भी है, लेकिन हमें दे रखा है L1/L2 और चाहिए हमें L2/L1. तो दोनों को उल्टा कर लो, इसको भी उल्टा इसको भी उल्टा, तो 2/3 हो जाएगा ये. तो L2/L1 की वैल्यू 2/3, तो यहाँ पे 2/3 रख दो. और R1/R2 की वैल्यू भी 2/3 है, लेकिन उसका स्क्वायर हो रहा है, तो 2/3 का होल स्क्वायर, 2/3 का होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 4/9, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/27. तो I1 I2 का रेशियो तो पूछा था 8/27, इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए C. चॉइस इज करेक्ट. 8/8 A potential difference of 200 volt is maintained across a conductor of resistance 100 ohm. The number of electron passing through it in 1 second each. ठीक है. मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है ये, और इसके एंड के अक्रॉस हमने क्या लगा दिया? एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है. कितना? V = 200 वोल्ट. और इस कंडक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस है ये हमें 100 ओम दे रखा है, और ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव. तो इसमें कि 1 सेकंड में, T बराबर 1 सेकंड में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट करते हैं, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल करते हैं, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में ड्रिफ्ट करेंगे, पास करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, पासिंग थ्रू 1 सेकंड. ठीक है. तो बताओ यहाँ अगर हम करंट देखें, ऐसे फ्लो करेगी इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के में. तो करंट का एक फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस. टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस लिखते हैं, लेकिन यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ही टोटल EMF होगा, है ना. तो I बराबर V/R. तो V की वैल्यू लिख सकते हैं हम कितना? 200 वोल्ट, और रेजिस्टेंस दे रखा है हमें 100 ओम. तो यहाँ से कितना आ गया? सीधा 2 एम्पियर करंट आ गया. I बराबर 2 एम्पियर. ठीक है. और I बराबर हमने पढ़ा है फ्लोइंग चार्ज पर यूनिट टाइम, और Q बराबर हमने पढ़ा है NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड फंडामेंटल चार्ज का मल्टीप्लाई इनटू T.
तो आई रखा है मैं 2 और एन पूछ रहा है और ई की वैल्यू रखी है मैं 1.6 10 की पावर -19। ये हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर इतना फंडामेंटल चार्ज होता है उतना होता है। और टी की वैल्यू जो है 1 सेकेंड है। एन पूछा तो एन बराबर 2 डिवाइड बाई 1.6 और 10 की पावर कितनी हो गई आपकी -19। इस पॉइंट को उठा लेंगे, यहाँ जीरो कर लो। 4 से कट गया 5 बार, 4 से कट गया 4 बार, तो 5/4 इंटू 10 की पावर +19। बस 4 का इसमें डिवाइड कर दो 5 में, तो 4 1 4, एक कैरी आई, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा, जीरो बढ़ाना पड़ेगा। 4 दूनी 8, 2 फिर जीरो बढ़ाना पड़ेगा, 4 × 20, तो 1.25 आ गया और 10 की पावर +19। इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में किसी क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस करेंगे। But if the potential difference V applied across a conductor is increased to 2V with its temperature constant, the drift velocity of the free electron in the conductor will be। इसे दो मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड बताता हूं आपको, एक कंडक्टिंग वायर ना लो आप पहले। ये कंडक्टिंग वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और ये वायर की लेंथ है L, और इसे के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। ये कंडक्टर हो गया, इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया V। ठीक है, तो ये हाई पोटेंशियल हो गया, ये लो पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई Vd। और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज हो जाता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इसकी वैल्यू होती है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। अब पहले मेथड से करें तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो आप, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ, और रिलैक्सेशन टाइम होता है ये, एंड मास। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है तो लिख सकते हो ई वी टाउ अपॉन ml। अब देखो टेम्परेचर इसने कांस्टेंट रखा है, इफ टेम्परेचर कांस्टेंट, इसका क्या मतलब है, अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे ना तो जो रिलैक्सेशन टाइम है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखने पर रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट रहेगा। और एंड पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर दिया है, पहले V था, फिर आपने कंडक्टर वही है, बस लंबाई भी वही, एरिया क्रॉस सेक्शन भी वही, और केवल बैटरी हटा के जगह पे 2V कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कह दो या यहाँ से कर लो इस वाली इक्वेशन से, तो इसीलिए नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd डैश, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चेंज आएगा, है ना। नई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ई इस V की जगह पे हो गया है 2V, टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट रहेगा, डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, इसलिए नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी। अगर आप चेक करो इस 2 को छोड़ दें तो इसकी जगह पे, पूरे की जगह पे हम Vd लिख सकते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऐसे इसी सी चॉइस इज करेक्ट। एक तो इससे कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक मेथड और है कि अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे इसमें करंट कंडक्ट करेगी I, तो I बराबर होता है NEAVD। बच्चों को लगता है इससे क्यों नहीं किया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इक्वल टू I अपॉन NEA। एक पॉइंट हो गया। N जो होते हैं ना, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम होते हैं। देखो कंडक्टिंग मटेरियल बदला नहीं, ना लेंथ बदली, ना एरिया प्रोसेस बदला, है ना, तो एरिया प्रोसेस भी चेंज नहीं किया। ये तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, ये चेंज नहीं होगा। आई की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो इसमें करंट फ्लो कर रही है आई। अगर इस वायर का, इस कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस आर है ना, इस कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस कितना है आर, तो पहले फर्स्ट केस में कर रहे हैं हम, इस कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस आर है, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है ρl अपॉन ए, है ना। तो पहले हम फर्स्ट केस समझ रहे हैं, है ना, जब पोटेंशियल डिफरेंस भी था, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा होगा आई, इसकी अगर वैल्यू लिखें तो आई इक्वल टू होगा V अपॉन आर। V बराबर आई आर होता है तो इतना, और R की वैल्यू होगी यहाँ पे ρl अपॉन ए। अगर ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बन जाएगा V और NEA नीचे तो है ये, और इस I की वैल्यू पुट करिए V और मल्टीप्लाइड बाई ये आ जाएगा ρl अपॉन ए। तो A से तो A कैंसिल हो जाएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस NE ρl। अब देखो इफ, इसमें भी पे लिखो, अगर आप टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखोगे तो वायर की रेजिस्टिविटी, ये जो रेजिस्टिविटी होती है ना, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये कांस्टेंट रहेगी, है ना। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टिंग वायर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब एन तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम है, अगर आप V डबल कर दोगे, पोटेंशियल डिफरेंस अगर डबल कर दोगे, जैसे कर दिया, इफ V अगर क्या कर दिया यहाँ पे डबल कर दिया है आपने, तो इसे डबल करने से एन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो V डबल करने से क्या हुआ, नया ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ V की जगह पे कितना आ जाएगा, 2V अपॉन NE ρl। तो फिर दोबारा से चेक करो तो ऐसे लिख सकते हैं Vd डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Vd, फिर भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल ही हुई। Of EMF E is connected across an external resistance capital R. When current I is drawn from the cell, the potential difference across the electrode of the cell drops to V. The internal resistance R of the cell H. ठीक है, तो पहले एक फिगर बनाते हैं। ये हमारे पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, और इसको किसी एक सेल से जोड़ा है ये, और इस सेल का ईएमएफ है ई और इंटरनल रेजिस्टेंस है आर।
ठीक है, अब ये सेल इसमें कितनी करंट सप्लाई करता है, आई करता है, ठीक। और इस सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इस सेल के दो टर्मिनल हो गए, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। इस सेल के टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस रखा है उसने वी। वी क्या है, अगर यहाँ पे ए पॉइंट डाल दें, यहाँ पे बी डाल दें, तो इसे बोल सकते हो आप पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स, है ना, इस पर ध्यान दो, नेम पे ए एंड बी। या आप इसे दे रखा है जैसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल ई, है ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल लिख दो। और दूसरा नाम ले सकते हैं इसका, क्योंकि इसका आर का एक एंड ए से और दूसरा एंड बी से कनेक्टेड है, तो इसीलिए इसको ले सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर कैपिटल आर। जानते हो, जब इस सेल को हमने लगाया तो आपको क्या लगता है, इस सेल को कितना वोल्ट मिला होगा, सॉरी इस रेजिस्टेंस को कितना वोल्टेज मिला होगा, ई वोल्ट नहीं। जानते हो, सेल जब हम लगाते हैं तो सेल का टोटल वोल्टेज तो ई वोल्ट है, ये टोटल वोल्टेज है जो हमने किसके अक्रॉस लगाया है, रजिस्टर आर को दिया है ना। लेकिन ये टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर को नहीं मिलेगा, कैपिटल आर को उसमें से कितना मिला, वी, और बाकी का इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो जाता है आई आर। इसे हम वेस्टेज वोल्टेज बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं आएगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेल के अंदर वेस्ट होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा इस टोटल ईएमएफ में से, तो वेस्टेज वोल्टेज बोलते हैं, या बैक ईएमएफ भी बोलते हैं इसको हम, बैक ईएमएफ। और इसे बोलते हैं हम यूजफुल वोल्टेज, क्योंकि हमने जो सेल लगाया उसमें ई वोल्ट में से इस रजिस्टर को वी मिला। तो ये फॉर्मूला होता है, या आपने इसको ऐसे भी पढ़ा होगा, वी इक्वल टू ई माइनस आई आर, ऐसे इसको आई आर को उधर लेके आओ तो ये आ जाएगा। अब देखो इसका नाम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर कहिए वी का, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर है तो इसे लिख सकते हैं आई इंटू कैपिटल आर, आई इंटू कैपिटल आर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, तो इसमें करंट कितना जा रहा है आई, और रेजिस्टेंस कितना है इसका आर, तो आर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो आई इंटू आर होगा। तो ई में से आई आर ड्रॉप हो रहा है रजिस्टर में, और स्मॉल आई आर ड्रॉप हो रहा है इस रजिस्टर के अक्रॉस, और टोटल वोल्टेज है आपका ई। ठीक है, बस यहां से आप स्मॉल आर निकाल सकते हो, तो इसको इधर ले आओ, आई आर, इसको इधर, तो ई माइनस का वी। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी है, तो ई माइनस के वी अपॉन आई। तो मैंने इसे पहले आई के टर्म में इसलिए निकाला क्योंकि एक चॉइस में आई के टर्म में दे रखी है, बट यहाँ पे ई माइनस वी अपॉन आई आया, यहाँ पे साथ में आर है, ये तो पक्का है कि ये वाला चॉइस सही नहीं है, क्योंकि हमारा तो आर आ नहीं रहा। अब क्या करें, वी के टर्म में चाहिए, तो यहाँ से आप वी इक्वल टू आई इंटू आर है, तो यहाँ से आप आई की वैल्यू निकालोगे तो वी अपॉन आर होगी। भाई इस जगह पर वी की वैल्यू आई इंटू कैपिटल आर है, तो यहाँ से आप निकालोगे तो आई की वैल्यू पुट कर दो, ई माइनस के वी, और आई की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो वी अपॉन आर, आर कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो ई माइनस वी अपॉन वी, और आर आ जाएगा यहाँ। ये इंटरनल रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला ये बन जाएगा आपका, तो चेक कर लो। तो डी चॉइस इज करेक्ट, ई माइनस वी अपॉन वी मल्टीप्लाइड बाई आर, तो डी चॉइस इज करेक्ट। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल हैव रेडियाई आर एंड आर बाई टू. The current flowing through them is I and 2I respectively. Find the ratio of drift velocity of free electron in the wire each. Solution. तो पहले एक डायग्राम बना लेते हैं दो, कि हमारे पास दो वायर हैं। मान लो पहले वायर की जो रेडियस है ये R है, और दूसरा वायर है हमारे पास, उसकी रेडियस R/2 है, ये R/2 है, और इससे एक बैटरी लगाई होगी, और इस बैटरी ने इसमें करंट सप्लाई करी है कितनी, आपकी I, और इस बैटरी में, इसमें भी बैटरी लगाई है, लेकिन बैटरी के बारे में कितना वोल्टेज लगाया है वो नहीं दिया, लेकिन करंट कितनी सप्लाई करी है बैटरी ने वो हमें दे रखा है 2I। इसे आप चाहो तो I1 मान लो, इसे आप I2 मान लो अभी यहाँ, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा वो पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट करता है ऐसे, इसकी वेलोसिटी VD1, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन जो है ड्रिफ्ट करेगा उसकी पॉजिटिव एंड की तरफ, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ड्रिफ्ट करेगा, उसकी वेलोसिटी VD2, ठीक है। इन दोनों का रेशियो पूछा है हमसे, VD1 अपॉन VD2 ये पूछा है। अब देखो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है I = NEAVD, है ना, ये इसमें N क्या है, नंबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये नंबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या फिर ये बोलो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि मटेरियल सेम है, सेम मटेरियल, तो सेम मटेरियल है, इसीलिए ये मतलब दोनों में सेम होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम ये कांस्टेंट रहेगी, सेम वैल्यू होगी फॉर बोथ वायर, बिकॉज
मटेरियल सेम, क्योंकि 1 मीटर की वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब 1 मीटर की वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, मटेरियल सेम है, तो 1 मीटर की वॉल्यूम में बोथ वायर में आपका ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ये कांस्टेंट रहेगा। और एलिमेंट्री चार्ज है, ये फंडामेंटल चार्ज भी कह सकते हैं इसको, और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये करंट है। तो अगर हम यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकालते हैं वी तो लिख सकते हैं हम I/NEA, और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिख सकते हैं, इसका लिखें A1 तो πr² आएगा, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखें, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर होता है, तो A2 लिखें, तो पाई इसकी रेडियस r/2 है, तो r²/4 हो जाएगा। तो बस इस वाले फॉर्मूले का यूज़ कर लो आप। तो इसलिए VD1/VD2 इक्वल टू, पहले वायर में कितनी करंट है देखो, I1 I था आपका, तो I की जगह पर आप I1 की जगह पर I लिख दें, N तो सेम है, E भी सेम है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है आपका πr², तो πr² लिखते हैं, डिवाइडेड बाई I कितना है सेकंड वाले वायर में 2I है, तो I की जगह पर 2I पुट करें, अपॉन N तो सेम है, E भी सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है πr²/4, तो πr²/4। अब इसको कुछ पहले सीधा कर लेते हैं, फिर काटते हैं ना, जिससे कोई गलती ना हो जाए ऐसे। अब ये वाला जो सबसे ऊपर जाएगा और ये इसके साथ आएगा, तो इसीलिए ये सबसे ऊपर ले जाएं, NE πr²/4 डिवाइडेड बाई ये साथ आ जाएगा 2I। तो देखो I से तो I कैंसिल हो गया, NE πr² से NE πr² कट गया, और ये हो जाएगा आपका कितना 1/8 है ना। तो इसीलिए लिख सकते हैं VD1/VD2 1:8। तो इसका आंसर हो गया 1:8। A potential difference V is applied across the conductor of length L and uniform cross section area A. How will the electric field, drift velocity and current density J be affected when V is double? Second केस में L is a half, keeping other factor is constant. Solution, मान लो हम पहले तो हमें क्वेश्चन में जो गिवन है, एक हमारे पास एक वायर है, ये इस वायर की जो लेंथ है वो L है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला A है, और इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V है V। अब इसमें दो केस बना रहा है, पहला केस बना रहा है केस 1, दैट मीन्स A वाला पार्ट कर रहे हैं कि V इज डबल, तो इफ V इज डबल एंड अदर फैक्ट कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, तो यहाँ पे कीपिंग ये पार्ट अलग है ना, इसको इससे मत करना मैच, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। अगर ऐसा है तो केवल पोटेंशियल डिफरेंस डबल किया, तो ये वाला वायर दोबारा से बना लो, है ना, इसकी लंबाई में कोई चेंज नहीं किया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में भी कोई चेंज नहीं किया, केवल जो अप्लाइड वोल्टेज है उसकी वैल्यू उसने 2B कर दिया है। क्वेश्चन ये है। अब पूछा क्या है, फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं उसमें फर्स्ट पार्ट पूछा है इसे, जब V डबल कर रहे हैं, L में कोई चेंज नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस में कोई चेंज नहीं, केवल बैटरी जो अप्लाइड कर रही थी पोटेंशियल डिफरेंस वो V से 2B कर दिया है। अब पूछा ये है कि अगर ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और एक यहाँ पे भी होगा +2 माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये पूछा है। तो मान लो इसमें E डैश है, E डैश की वैल्यू पूछी है, और E की वैल्यू इसमें E है, तो इस वाले केस में E कितना है, तो E बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, तो पोटेंशियल डिफरेंस V है और इसकी जो लेंथ है वो L है, एंड इस वाले केस में लिखें E डैश, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 2B, तो 2B लिख देंगे, और लेंथ तो L ही है, तो लेंथ L है, तो इसीलिए इसकी कंपेयरिंग करें तो E डैश इज इक्वल टू इस V अपॉन L की जगह पे लिख सकते हैं E, तो 2E। तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस डबल करने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये पूछा था, वो डबल हो जाएगा ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड का। फर्स्ट पार्ट तो यही हो गया। सेकंड पार्ट इसी में पढ़ रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है उसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो हायर पोटेंशियल होती है, तो VD1, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है उसकी वेलोसिटी VD डैश कह देता हूँ, चलो इसे VD कह देता हूँ, है ना। तो अब देखो करंट की जानकारी नहीं है यहाँ पे हमारे पास, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस की जानकारी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में हमने पढ़ा है, VD इज इक्वल टू E टाउ अपॉन ML, ये आपका टाउ होता है, और ये M होता है, ये होता है E टॉय अपॉन M। अब E की वैल्यू, या तो E की वैल्यू को चेंज कर लो V अपॉन L में, फ़ायदा क्या है, E की वैल्यू में रिलेशन निकाल ही लिया है तो इसी से कर दो। ये फर्स्ट केस में तो ये हो गया, एंड सेकंड केस में क्या VD डैश इज इक्वल टू E, तो इलेक्ट्रॉन का फंडामेंटल चार्ज है E, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E है और यहाँ पे E डैश है, तो E डैश, और टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम है, और यहाँ
ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऐसे है ना। और अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट करने की कहा है उसने, तो बस केवल यहाँ आप पुट कर दीजिए ई डैश की वैल्यू ई 2e टाउ अपॉन एम, तो इसे लिख सकते हैं 2vd। तो नई जो ड्रिफ्ट आ रही है वी डी डैश वो 2 टाइम्स है ओरिजिनल ड्रिफ्ट के। देखो ये सेकंड पार्ट निकल आया इसका। ऐसे ही करंट डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो या तो J बराबर एन ई वी डी से कर दो, या फिर J बराबर सिग्मा ई से कर लो, इन दोनों में से किसी से भी कर लो। देखो एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम होते हैं, वायर थोड़ी चेंज किया है, मटेरियल तो सेम है ना, और मटेरियल सेम तो 1 मीटर की वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम ही रहेंगे, इसलिए एन सेम रहेगा, ई भी सेम रहेगा। तो या तो यहाँ से करो तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल हो गई है, तो करंट डेंसिटी भी डबल हो जाएगी, या इससे कर लो सिग्मा कंडक्टिविटी होती है, ये भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी होती है, और रेजिस्टिविटी द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया क्रॉस सेक्शन। तो आप यहाँ से कर लो, मैं तो यहाँ से कर देता हूँ। तो फर्स्ट केस में अगर करें तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई ये एंड J डैश करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, क्योंकि देखो यहाँ इसकी तो डायरेक्शन नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटी ये वेक्टर क्वांटिटी, तो जो डायरेक्शन करंट की है, जो डायरेक्शन करंट की है वही डायरेक्शन करंट डेंसिटी की होगी, इसीलिए J की डायरेक्शन भी ऐसे होगी, और यहाँ पे J डैश की डायरेक्शन ऐसे होगी करंट जैसी, है ना। तो J डैश डायरेक्शन से वैसे वैसे बता दिया डायरेक्शन, ये E है और E डैश की वैल्यू कितनी है आपकी 2E है, ये तो सिग्मा और ये 2E, तो इसीलिए यहाँ पे ले सकते हैं 2J। तो करंट डेंसिटी भी जो है ट्वाइस हो गई है ओरिजिनल डेंसिटी की। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया ए वाला। ऐसे ही इसमें बी वाला पार्ट क्या कह रहा है उसको नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। बी वाले में कहा है कि अगर एल हाफ कर दें, इफ एल इज हाफ ऐसे एंड कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, तो डायग्राम बनाई पहले सबसे पहले। तो आप ये हमारे पास एल लेंथ का एक वायर था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ए था, और बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया था वो वी था। अब इसमें लेंथ आदि कर दी है और बाकी के अदर फैक्टर कांस्टेंट ही रखने हैं, ऐसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कोई चेंज नहीं करना है, वो ए ही रहेगा, बस लेंथ चेंज कर दिया है, L/2 कर दिया। और पोटेंशियल डिफरेंस में भी कोई अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस पहले भी था और अभी भी है ना, बस लेंथ हाफ करिए, अदर फैक्टर कांस्टेंट रख रहे हैं। अब इसमें जो ये प्लस है ये माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज हुआ, ऐसे हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ऐसे इसमें होगा। तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ा है, फिर वही क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसका भी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, और इसमें लिखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस में तो कोई चेंज नहीं आया, लंबाई चेंज कर दी है, L/2 कर दी है। तो इससे 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2v अपॉन L हो जाएगा, और इसकी जगह पे फिर दोबारा से लिख सकते हैं हम कितना E, तो E डैश बराबर 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड का ट्वाइस हो गया है। सेकंड पार्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पूछ रहा है, इसको भी वैसे ही कर दो, Vd बराबर ई टाउ अपॉन एम, है ना। और सेकंड केस में वी डी डैश इज इक्वल टू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश हो गया, टाउ सेम और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहेगा। तो ई डैश की वैल्यू ये लिखेंगे तो ई 2e टाउ अपॉन एम, तो इसे भी 2 टाइम्स ऑफ वी डी लिख सकते हैं। तो न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओरिजिनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अगेन 2 टाइम्स हो गई है। थर्ड लिखें तो J बराबर सिग्मा ई, इसमें भी एंड J डैश बराबर सिग्मा, ये तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है ना, लेंथ से तो इंडिपेंडेंट होती है कंडक्टिविटी, क्योंकि रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, है ना, और रेजिस्टिविटी द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो E डैश कर देंगे तो सिग्मा और E डैश हो गया ट्वाइस 2E, तो इसलिए यहाँ हम दोबारा से यहाँ से सिग्मा E की वैल्यू J पुट कर सकते हैं, तो J डैश इज इक्वल टू 2 सिग्मा, सॉरी 2J, तो करंट डेंसिटी भी अगेन ट्वाइस हो गई है। 2 वायर ऑफ सेम मटेरियल, इंपॉर्टेंट है, सेम मटेरियल एंड द सेम रेडियस have their length in the ratio 2:3. They are connected in parallel में connected है to a battery which supply a current 15 ampere. Find the current through the wire. ठीक है, सोल्यूशन देखो हमारे पास 2 वायर ले लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा पहले। एक वायर ये है और एक वायर ये है, दोनों की रेडियस सेम है लेकिन लेंथ अलग है। तो रेडियस सेम है तो एरिया क्रॉस सेक्शन भी सेम होंगे, ये इसका एरिया क्रॉस सेक्शन होता है A इक्वल टू होगा पाई आर स्क्वायर, तो इसका भी एरिया क्रॉस सेक्शन, इसकी रेडियस अगर आर मानेंगे तो एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर सेम हो गया पाई आर स्क्वायर, और इसकी लेंथ L1 है और इसकी लेंथ L2 मान लेते हैं, और इन दोनों का रेशियो हमें दे रखा है L1 अपॉन L2, ये 2:3 है, ये हमें गिवन है। अच्छा, और मटेरियल सेम है दोनों वायर के, तो जानते हो मटेरियल सेम है तो इसकी रेजिस्टिविटी और इसकी रेजिस्टिविटी सेम होगी। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल।
और रेजिस्टिविटी जो होती है इंडिपेंडेंट होती है लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, इसलिए रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है और मटेरियल यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है सेम मटेरियल है, इसलिए रेजिस्टिविटी सेम होगी। अब इन दोनों को एक वायर के थ्रू एक बैटरी से जोड़ देते हैं ऐसे, और ये बैटरी जो है इसमें जो करंट सप्लाई कर रही है ये I = 15 एम्पियर कर रही है ना। अब यहाँ से करंट I यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हुई, इसमें मान लो चली गई I1 और इसमें चली गई I2। हमसे ये I1 I2 की ही वैल्यू पूछिए कि कितनी करंट जाएगी, ठीक है ना। ये तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो लेट कर लेते हैं R1 है, इसे वायर A कह देते हैं, और इस वायर का रेजिस्टेंस B वायर कह देते हैं, इस वायर का रेजिस्टेंस R2 कह लेते हैं। तो सबसे पहले हम R1 R2 लिख लेते हैं, तो इस वायर का रेजिस्टेंस लिखें R1, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा R = ρl/A। तो इसी का रेजिस्टिविटी लिखें, लेंथ लिखें, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर होता है तो A, और ऐसे ही इस R2 की वैल्यू लिखें तो ρl2/A। अब दोनों का अगर चाहो तो रेशियो निकाल सकते हो, यहाँ से R1/R2 निकाल लो तो ρl1/A, और ऐसा क्यों कर रहा हूँ समझ में आ जाएगा, L2/A। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से L1/L2 आ गया जो कि हमें दे रखा है 2/3। तो R1 और R2 जो रेजिस्टेंस है उसका रेशियो आ गया 2:3, है ना। अब एक बात बताओ, यहाँ पर ये वायर और ये वायर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, क्वेश्चन में गिवन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है ना। सिंस यहाँ पे बोथ वायर आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सो देयरफॉर या सो लिख दो, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बोथ वायर आर रिमेन सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहती है और पोटेंशियल डिफरेंस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। अब जैसे इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 मान लिया, इसका V2, तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है I × R, V = IR होता है। तो हम इसका यूज कर लें तो लिख सकते हैं I1 × R1, इस वायर का करंट I1 और रेजिस्टेंस है R1, और इस वायर का करंट है I2, रेजिस्टेंस है R2, तो I2 R2। लेकिन आपको नहीं लगता यहाँ से I दो पार्ट में जब डिवाइड हुआ होगा तो I की जो वैल्यू होगी वो I1 + I2 होगी। तो अब यहाँ से I2 की वैल्यू लिख सकते हो I - I1। भाई I यहाँ से ये जो I आ रहा है ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो I की वैल्यू I1 + I2 होगी, तो यहाँ से आप I2 निकालोगे तो I - I1 बस हो गया। यहाँ से आप इसको इधर ले आओ तो I2/I1, इसको इधर ले आओ तो R1/R2। अब इसकी वैल्यू हमें पता है 2/3, और I2 की वैल्यू भी हमने पता कर ली है कितनी है I - I1, और नीचे I1 है ये, इसकी वैल्यू हमें पता है 2/3। ऐसे वैल्यू पुट कर दो, ये 15 है, I1 निकालना है। अब एक ही अननोन है केवल I1, 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 45 हो जाएगा, और -3I1, और ये हो जाएगा 2I1। तो ये हो जाएगा, इसको इधर ले आओ तो ये 5I1 हो जाएगा बराबर 45, तो I1 की वैल्यू आई 9 एम्पियर, है ना। और I1 निकले आया तो इस इक्वेशन से I2 भी निकले आएगा, इसीलिए I2 कितना आया I - I1। तो I की वैल्यू तो 15 है और I1 की वैल्यू 9 है, तो ये 6 एम्पियर आ गया। तो इस वाले वायर में जिसका लंबाई हमने L1 मानी थी, इसमें I1 की वैल्यू कितनी निकल आई 9 एम्पियर, और इसमें I 6 एम्पियर होना भी चाहिए। क्यों, देखो इसकी जिसकी लेंथ, देखो यहाँ 2:3 है ना, तो इसकी लेंथ छोटी है और इसकी लेंथ बड़ी है ना। तो इसका रेजिस्टेंस छोटा हुआ, इसका रेजिस्टेंस बड़ा हुआ, तो रेजिस्टेंस छोटा तो करंट ज़्यादा जाएगी, तो करंट ज़्यादा जा रही है 9 एम्पियर, और इसमें करंट कम जा रही है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। 2 cells of EMF 2 volt and 3 volt and internal resistance 1 ohm and 2 ohm respectively are connected in parallel. The effective EMF and internal resistance of the combination of cell are respectively. तो solution, तो यहाँ पे जो सेल का जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो डायग्राम बना लेते हैं, और जब दो सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएं तो हेल्पिंग कंडीशन में लगानी चाहिए, जब कुछ बोला नहीं तो। ये भी करंट इधर ही निकाल रहा है, ये भी इधर ही निकाल रहा है, इसको हेल्पिंग कंडीशन बोलते हैं। E1 है, इसकी वैल्यू है 2 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू है 1 ओम। EMF इसका दे रखा है हमें 3 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ओम, ठीक। और इसे किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दीजिए, है ना। ये दोनों सेल आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिए मैंने। अब इसमें दो सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब कनेक्टेड होते हैं तो इक्विवेलेंट EMF का हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। E इक्विवेलेंट होता है E1/R1 प्लस E2/R2। अगर बहुत सारे सेल लगे हुए, जैसे n सेल अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं तो डेस प्लस EN/RN डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस एंड डेस 1/RN। ये इक्विवेलेंट EMF का फॉर्मूला है जब सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हो n सेल। अच्छा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू
अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो रेजिस्टेंस तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 करके, तो वही रहेगा 1/r1 प्लस 1/r2 एंड डेड डैश 1/rn। यहाँ पे क्योंकि दो सेल हैं तो दो हैं तो E/r1 प्लस E/r2 डिवाइड बाई 1/r1 प्लस 1/r2। अगर तीन होते तो E1/r1 E2/r2 E3/r3 डिवाइड बाई 1/r1 1/r2 1/r3। जितने होते उतना जोड़ लेते। अभी दो हैं इसीलिए E इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला बनेगा वो इतना बन जाएगा बस केवल। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। E1 दे रखा है 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस उसका 1 है। E2 दे रखा है 3 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 है, डिवाइडेड बाई 1/1 प्लस 1/2। तो देखो यहाँ से अगर हम 2 एलसीएम ले लें ऊपर वाले में से तो ये हो जाएगा 4 + 3, और नीचे से भी 2 एलसीएम ले लें तो 2 + 1, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 7/3 वोल्ट। तो टोटल ईएमएफ जो आ गया इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन करके एक सेल बनेगा उसको बोलेंगे ई इक्विवेलेंट, और इन दोनों सेलों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो आर इक्विवेलेंट, और ये कनेक्ट होगा किसके साथ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के साथ। ऐसे इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। लेकिन हमसे आर इक्विवेलेंट भी पूछा है तो 1/r इक्विवेलेंट और निकाल लो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो 1/r1 तो कितना है 1, यहाँ पे रख रहे हैं तो यहाँ पे 1 है प्लस ये 1/2 है, और 1 + 1/2 3/2 होता है 1/r इक्विवेलेंट। तो उल्टा करो तो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/3 ओम होगा। एक ये हो गया और एक ये हो गया, 7/3 और 2/3। तो सी चॉइस इज करेक्ट। क्वेश्चन, अ स्टूडेंट हैज 3 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर टू ऑब्टेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 2/3 r सी शुड बी कनेक्ट। 4 चॉइस रखी हैं, तो इस क्वेश्चन को आपको चॉइस के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा कि कौन सी चॉइस करेक्ट है। चलें एक एक करके चॉइस करते हैं। जैसे पहली चॉइस चेक करते हैं, अगर हम तीनों रेजिस्टेंसों को सीरीज में जोड़ दें तो 3 रेजिस्टेंस हैं उनको हम सीरीज में कनेक्ट करके देख लेते हैं। तो कर दिया भाई, ये आर, ये भी आर और ये भी आर। तो सीरीज में जब जोड़ते हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो फॉर्मूला ये होता है R1 + R2 + R3, तो 3R हो जाएगा। तीनों को लिखेंगे R + R + R तो 3R हो जाएगा तीनों को। तो भैया हमें तो चाहिए 2/3R, तो इसीलिए ये चॉइस तो सही नहीं है। दूसरा देख लें, अगर तीनों को हम पैरेलल में जोड़ दें, है ना, ऐसा बोला है क्वेश्चन में कि ऑल 3 रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इसका भी रेजिस्टेंस R है, इसका भी R है, इसका भी R है। तो पैरेलल में कैसे निकालते हैं, 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो सबकी जगह पे पुट करें तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो ये 3/R हो जाएगा। उल्टा करें तो Rp इक्वल टू की वैल्यू कितनी आएगी, R/3। ये भी नहीं आया, 2/3R आना चाहिए, हमें 2/3R ऑब्टेन करना है, इसीलिए ये चॉइस भी गलत है। सी देख लेते हैं, 2 रजिस्टर इन सीरीज, पहले 2 रजिस्टर को सीरीज में लगाओ। मैंने कि ठीक है, लो लगा दिया 2 रजिस्टर सीरीज में, एक ये रहा और एक ये रहा। अब इसको पूरे को, ये पूरा एक मान लो, इसको यहाँ तक ये पूरा एक हो गया। देन दिस कॉम्बिनेशन, मतलब ये पूरा कॉम्बिनेशन पूरा इन पैरेलल विद थर्ड रजिस्टर। अब पैरेलल में जोड़ दो इसको इसके तीसरे रजिस्टर के साथ। देखो मैंने पैरेलल में जोड़ दिया तीसरे रजिस्टर के साथ ऐसे। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये दोनों तो किसमें हैं, सीरीज में है। तो इन दोनों का सीरीज करके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना, R + R, भाई सीरीज में तो फॉर्मूला ये लगता है, तो ये 2R हो जाएगा। और ये फिर इसके साथ ये दोनों को सीरीज में करने के बाद 1 हो गया। अब ये इसके साथ ये दोनों किसमें हैं, पैरेलल में, ऐसा क्वेश्चन में बोला भी है ना। तो अब पैरेलल में करेंगे तो 1/R पैरेलल इक्वल टू 1/2R प्लस 1/R। यहाँ से 2R एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ 2 आएगा, तो ये 3/2R आएगा। तो उल्टा कर लेंगे, ये 1/Rp आया अभी, तो Rp निकालेंगे तो 2R/3 आएगा। और देखो यही आ रहा है, यही चाहिए 2R/3, है ना। तो इसीलिए ये चॉइस सही है, सी सही है। फिर भी डी को चेक कर लो, भाई जरूरत नहीं होती है कि आपके में एक ही चॉइस करेक्ट होती है। 2 रजिस्टर इन पैरेलल, 2 रजिस्टर पैरेलल में, तो 2 रजिस्टर पहले पैरेलल में लगा लो, लगा लिए। ये भी आर है और ये भी आर है। इस पूरे को कॉम्बिनेशन को किसके साथ जोड़ो, एंड देन दिस कॉम्बिनेशन इन सीरीज विद थर्ड रजिस्टर, तो इसके साथ सीरीज में एक और जोड़ दो, ये तीसरा रजिस्टर जोड़ दिया। अब ये देखो ये दोनों किस में हैं, बोला है पैरेलल में हैं, तो इन दोनों का पैरेलल कर लो। तो पैरेलल में करने के बाद 1 हो जाएगा, इन दोनों को कनेक्ट करके 1 कर दोगे तो R/2 आएगा। कर लो पैरेलल में कि 1/R डैश इक्वल टू 1/R प्लस 1/R, तो ये 2/R हो जाएगा, तो R डैश की वैल्यू आएगी R/2, तो R/2 आ गया। अब ये जो कॉम्बिनेशन करके आया इसको थर्ड वाले के साथ सीरीज में जोड़ना है, तो इसको किस में जोड़ना है, सीरीज में, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो ये दोनों को सीरीज में करोगे तो R सीरीज कितना आएगा टोटल, R/2 प्लस R, 2 एलसीएम लोगे तो ये 3R हो जाएगा। भाई 2 एलसीएम लिया तो R + 2R तो 3R, 3R/2 आएगा। और ये चाहिए हमें 2R/3, इसीलिए ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो गया सी चॉइस इज करेक्ट। अ बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज कनेक्टेड टू अ 9.5 ओम रजिस्टर थ्रू अ की। The ratio of potential difference between the two terminals of the battery when the key is open to that when the key is closed is।
ठीक है, तो एक सबसे पहले फिगर बनाइए और जो डाटा दे रखा है उसे लिखिए। जैसे फर्स्ट केस बना देता हूँ पहले मैं कि एक तो रजिस्टर है आपका 9.5 ओम का, और इससे एक बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं हम जिसका ईएमएफ और एक की भी लगानी है और की ओपन है ना। ऐसे ईएमएफ इसका दे रखा है हमें 12 वोल्ट 12 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस रखी है हमें 0.5 ओम और ये की लगी हुई है। की इस समय ओपन है, ये तो केस फर्स्ट है। और इस वाले केस में जो सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 मान लेते हैं, ठीक है ना। ये सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है V1 जब सेल की ओपन है। और जब सेल की केस सेकंड है, जब सेल की को क्या करते हैं हम, रजिस्टेंस तो 9.5 ओम है और एक सेल लगा हुआ है, इस की को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया ऐसे। और ईएमएफ 12 वोल्ट है सेल का और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है 0.5 ओम है। तो देखो हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल V इक्वल टू होता है E माइनस आई आर, ये होता है। इसमें V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल है, ये सेल का ईएमएफ है और ये पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस कैपिटल आर भी कह सकते हो जो इस रेजिस्टेंस को मिला है, ठीक है। अच्छा, तो अब समझो कि इसमें पहला केस क्या है, जब सेल व्हेन जब की के इज ओपन तो देखो करंट कितनी रहेगी, 0। और इस फॉर्मूले को लगा लें तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल V1 इक्वल टू E माइनस आई आर। तो I की वैल्यू कितनी है इसमें, 0। तो E I 0 रख दो, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, तो V1 कितना आया आपका, E आया और E है 12 वोल्ट, है ना। तो जानते हो जब सेल ओपन सर्किट में होता है, इसे ओपन सर्किट बोलते हैं, जब सेल ओपन सर्किट में होता है, सर्किट टूटा हुआ है, यहाँ सर्किट टूटा हुआ तो करंट फ्लो नहीं करेगी, तो सेल का जो ईएमएफ है वही सेल का क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। ये है इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, इसीलिए बराबर होगा। फर्स्ट केस तो ये हो गया। सेकंड केस क्या कह रहा है, ये सेकंड केस में है कि व्हेन की के इज क्लोज्ड, अगर की क्या हो, क्लोज हो, जैसे ये वाला सेकंड केस है, तो इसमें करंट फ्लो करेगी ऐसे, और जब करंट फ्लो करेगी तो इस रजिस्टर के अक्रॉस भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो करंट कितना फ्लो करेगी अगर निकाल लें तो टोटल करंट का फॉर्मूला होता है टोटल करंट I इक्वल टू टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है। अब देख के बताइए ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस इंटर रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में है, तो करंट सेम है, देखो डिवाइड नहीं हुआ, ऐसे आया करंट, जितना करंट इसमें जा रहा है उतना ही करंट इसमें जा रहा है रेजिस्टेंस में, इंटर रेजिस्टेंस में, तो दोनों का रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और टोटल ईएमएफ कितना है, 12 वोल्ट है। टोटल रेजिस्टेंस देखें तो ये और ये सीरीज में है, इसीलिए टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9.5 प्लस 0.5 तो जाएगा 12/10, दैट मीन्स 6/5 एम्पियर, है ना। इसीलिए इस वाले केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल देखें तो V2 मान लेता हूं उसको, क्योंकि पहले हमने V1 मान लिया था, अब V2 मान लें। E इक्वल टू कितना, E माइनस आई इंटू आर। तो E इक्वल टू E की वैल्यू तो 12 है, I की वैल्यू निकाली हमने 6/5 और R है 0.5, तो इसको उठाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 5 से कटेगा कितनी बार, 10, तो 12 और 10 का इसमें डिवाइड करेंगे तो माइनस 0.6 आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए हो जाएगा 11.4 वोल्ट। अब क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि इन दोनों टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो पूछ रहा है, इसीलिए हम क्या करें, V1 डिवाइडेड बाई V2 पूछ रहा है हमसे, तो ये V1 तो 12 है और ये है 11.4, पॉइंट उठाएंगे 0 हो जाएगा। अब 114 का 120 में डिवाइड कर लूँ तो एक ही बार जाएगा, तो 114 लिख लिया, यहाँ से कितना बचा, 6 बच गया, और एक पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर एक 0 बढ़ाया, अभी भी डिवाइड नहीं जा रहा तो एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर एक 0 बढ़ा सकते हो। अब 6 बार तो नहीं जाएगा, 6 बार करेंगे मल्टीप्लाई तो 600 600 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 बार ही जाएगा। तो बस इतना ही डिजिट चेक करो है तो आंसर आ रहा है 1.05, इसीलिए डिवाइड करने पे जो आया वो 1.05 आया, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए ए, चॉइस इज करेक्ट। द करंट इन अ डिवाइस वेरीज विद टाइम t एज I इक्वल टू 60 वेयर I इज इन मिली एम्पियर and t in second. The amount of charge that passes through the device during the t hour 0 to 3 second age. देखो I हमें टाइम डिपेंडेंट दे रखा है, I की वैल्यू टाइम पे डिपेंड कर रही है और हमसे चार्ज पूछ रहा है कि 0 to 3 सेकंड में कितना चार्ज हमारा पास आउट होगा, दैट मीन्स फ्लो करेगा। देखो I किसी इंस्टेंट टाइम पर जो करंट होता है, इंस्टेंटेनियस करंट, ये dq/dt होता है। यहाँ से dq लिखें, dq इक्वल टू I dt ऐसे, और इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, इसका अगर क्या करते हैं हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन dq इक्वल टू इंटीग्रेशन I dt। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आता है सर I बराबर Q/T से क्यों नहीं किया, जानते हो जब ये तब करते हैं जब I टाइम डिपेंडेंट नहीं हो, दैट मीन्स I कांस्टेंट हो।
टाइम से इंडिपेंडेंट हो, तब इससे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम इसमें आई को कांस्टेंट मान लें, आई को कैसे मान लें, कांस्टेंट मान लें, तो जानते हो इंटीग्रेशन के बाहर केवल कांस्टेंट टर्म बाहर आते हैं, तो इंटीग्रेशन डी क्यू, अगर आई कांस्टेंट टर्म है तो आई बाहर आ जाएगा, लेकिन आई बाहर तब आएगा जब आई कांस्टेंट होगा, दैट मीन्स टाइम से इंडिपेंडेंट होगा। देन डी टी, तो डी की इंटीग्रेशन क्यू और आई डी टी का इंटीग्रेशन टी, तो क्यू बराबर आई टी, तो आई बराबर क्यू अपॉन टी। ये तब लगाते जब आई कांस्टेंट होता। अगर आई टाइम डिपेंडेंट है तो यहाँ से करना पड़ेगा, आई बाहर नहीं आएगा बेटा, आई बाहर नहीं आएगा, तो आई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको यहाँ, इंटीग्रेशन 60 डी टी और इंटीग्रेशन डी क्यू। जब समय शून्य था तब चार्ज भी जीरो मान लो, जब समय 3 सेकंड हो गया तो कितना चार्ज फ्लो करा वो निकालना है, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू, लिमिट हो गई 0 to क्यू, और यहाँ 6 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन टी डी टी, इंटीग्रेशन का साइन अभी इंटीग्रेशन किया नहीं इधर का, डी टी इधर का कर दिया पर, तो इंटीग्रेशन टी की पावर एन डी टी का फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, टी की पावर n+1 और n+1, लेकिन ये फॉर्मूला n इक्वल टू -1 के लिए वैलिड नहीं होता है ना। अगर x होता है यहाँ पे x की पावर n dx, तो x की पावर n+1, यहाँ n की वैल्यू 1 है आपकी, देखो इसकी पावर 1 है, तो n की वैल्यू बस केवल आपको कितनी पुट करनी है, 1 पुट करनी है, और लिमिट है 0 to 3 सेकंड, तो 6 बाहर और इसका इंटीग्रेशन करें और n की जगह पे 1 लिख दें, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, और लिमिट हो गई 0 से 3 सेकंड, 2 से कट गया 3 बार, तो 3 हो गया। और पहले अपर लिमिट लिखते हैं, टी को रिप्लेस करके, किसके रेस्पेक्ट में एडिशन किया है, टी के रेस्पेक्ट में, तो टी को हटाइए, पहले उसकी जगह पे अपर लिमिट लिखिए, तो टी को रिप्लेस करके अपर लिमिट लिख दी, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, माइनस लगाइए, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, टी को रिप्लेस करिए, उसकी जगह पे 0 लिखिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 3 हो गया, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो गया, ये तो 0 हो गया, तो ये 27। अब यूनिट लिखेंगे तो मिली कूलाम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आपका जो करंट दे रखा था वो मिली एम्पियर में दे रखा था, इसलिए चार्ज जो है मिली कूलाम में आएगा, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए सी। The following graph shows the potential difference across the terminal of the cell and against its load current, ये रखा है, और find the EMF of the cell and internal resistance of the cell। तो देखो एक हमारे पास ये लोड रेजिस्टेंस है और इससे हमने कोई सेल जोड़ा है, ये ऐसे, इसका EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस R, और इस सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें V दे रखा है, और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो I है, ऐसे V इक्वल टू ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, E EMF ऑफ द सेल और R इंटरनल रेजिस्टेंस। आप रिलेशन पढ़ा होगा, V इक्वल टू होता है E माइनस IR, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा हो, जब सेल में से सेल डिस्चार्ज हो रहा है, तो सेल डिस्चार्ज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, करंट रेजिस्टेंस में जा रही है। अच्छा, ये फॉर्मूला होता है। अब जरा देखो इस फॉर्मूले की कंपेयरिंग, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस के RI प्लस E, बताइए इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, हाँ अगर लिख सकते हैं तो इसकी कंपेयरिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन से करिए आप, कंपेयरिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से करिए, स्ट्रेट लाइन से करिए, y इक्वल टू mx प्लस सी, इससे जानते हो c क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है। अब y इंटरसेप्ट समझते हो आप, पॉजिटिव y इंटरसेप्ट, नेगेटिव y इंटरसेप्ट, ये y एक्सेस है, ये x एक्सेस है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ये कौन है, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन y एक्सेस को जिस पॉइंट पर कट करती है वहां से लेके ऑरिजिन तक की डिस्टेंस होती है y इंटरसेप्ट, ये पॉजिटिव y इंटरसेप्ट है इसमें, है ना। एक नेगेटिव y इंटरसेप्ट भी होता है, और ये जो होता है ये स्लोप होता है थीटा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं हमेशा tan थीटा, ये वाला क्लॉकवाइज एंगल नहीं लेंगे, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज एंगल का टेंजेंट लिखते हैं, तो y बराबर इस इक्वेशन में लिखेंगे mx प्लस सी, क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है तो इसलिए tan थीटा यहाँ पर पॉजिटिव होगा, और y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम ऐसे बनाते हैं इसको ऐसे, तो इसमें स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को तो यहाँ काट रही है, तो y एक्सिस को स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पर काटे वहां से लेके ऑरिजिन तक की डिस्टेंस y इंटरसेप्ट लाता है, तो इसमें भी y इंटरसेप्ट पॉजिटिव ही है। लेकिन एंगल ये वाला लेंगे, क्लॉकवाइज नहीं लेते, कौन सा लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, और ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं, देखो एंटी क्लॉकवाइज, इस एंगल का टेंजेंट m बराबर tan थीटा, क्योंकि यहाँ पर आपका थीटा ऑब्ट्यूस है, और ऑब्ट्यूस एंगल होता है, तो जो tan थीटा की जो वैल्यू होगी, दैट मीन स्लोप, इसे स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, जो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये थीटा ऑब्ट्यूस है, tan की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी है, तो tan की टेबल पढ़ी होगी आपने, उसमें नेगेटिव आता है, तो इसमें स्लोप नेगेटिव है, तो इसमें स्लोप नेगेटिव है, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव ही है ना। एक नेगेटिव y इंटरसेप्ट बना सकते हो ऐसे, इसमें देखो सी वाई स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को नेगेटिव y एक्सिस को काट रही है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव y इंटरसेप्ट है। जब ऐसा होता है और एक्यूट एंगल ही है, स्लोप पॉजिटिव ही है, तो इस वाले केस में जब हम इक्वेशन लिखेंगे ना, y बराबर माइनस mx प्लस सी लिखेंगे, क्योंकि इसमें स्लोप नेगेटिव आएगा, m नेगेटिव आएगा, लेकिन सी पॉजिटिव है। यहाँ पे लिखेंगे तो स्लोप तो पॉजिटिव है, इसीलिए mx, लेकिन y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, ऐसे। उम्मीद करता हूँ आपको ये जरूर समझ में आई इक्वेशन। कंपेयरिंग कर लो बस केवल इससे। अब देखो y इंटरसेप्ट तो हो गया e,
तो y इंटरसेप्ट ई हो गया। तो अगर इस ग्राफ बनाए हम इसमें, तो देखो x की जगह पे क्या लिख रहे हैं हम, आई कैप। तो x एक्सेस की जगह पर हम आई कैप लिखते हैं, लिख दिया। y एक्सेस की जगह पर लिखते हैं v, तो y एक्सेस की जगह पर v लिख दिया। और c y इंटरसेप्ट है वो भी पॉजिटिव और स्लोप नेगेटिव है। स्लोप जो आ रहा है आपका टेन थीटा वो माइनस के आर आ रहा है, और पॉजिटिव y इंटरसेप्ट जो आ रहा है वो आपका आ रहा है प्लस का e। तो ग्राफ इसीलिए इसका ऐसे बनेगा, ये जहां ये काट रहा है ये y इंटरसेप्ट हो गया, c की वैल्यू हो गई e, ठीक है, और ये करंट एक्सेस हो गई, ये स्लोप हो गया इसका, जो टेन थीटा हमें बता रहा है माइनस के आर। ये समझाने के लिए बताया बस केवल, है ना। अच्छा, इतना कुछ करना नहीं है वैसे आपको तो देखो मैं एक चीज बताता हूँ क्या कर रहे हो आप। बस मैंने ये समझाया कि ग्राफ कैसे बनाया हमने, ठीक है, वी और आई के बीच में। तो देखो ये वी है और ये आई है। तो देखो ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ना, आपको नहीं लगता यहाँ पे वी की वैल्यू ई के बराबर होगी, क्योंकि ये तो वाई इंटरसेप्ट कितना है आपका, ई है ना बेटा। तो यहाँ पे वी की वैल्यू ई के बराबर होगी। या ऐसे समझ लो, इसे पॉइंट डाल दो ए, तो एट पॉइंट ए पर अब मेरे को बताओ ये ग्राफ एक्सिस किसकी है, पोटेंशियल डिफरेंस की, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ए पॉइंट पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट है साहब। और करंट कितना है ए वोल्ट पॉइंट पर, तो ए पॉइंट पर करंट देखेंगे तो करंट तो जीरो है, तो करंट जीरो। और इक्वेशन लगा दो v बराबर ई माइनस आई आर। ए पॉइंट पर v की वैल्यू 6 वोल्ट, ई निकालना है, आई जीरो और इंटरलेस्टेंस आर। तो ई बराबर क्या 6 वोल्ट नहीं हो गया। और वैसे भी इससे कंपेरिजन करो इस ग्राफ का, तो इसको ई बोल लें जहाँ ये काट रहा है, तो ई की वैल्यू 6 ही तो है। ग्राफ की कंपेयरिंग से भी 6 आ रहा है और ऐसे भी 6 आ रहा है। अच्छा, अब आर कैसे निकालें, तो देखो बीच में कुछ डाटा के बारे में सही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो पर इस वाले पॉइंट पर तो सही इन्फॉर्मेशन है ना, बी पॉइंट पर। तो अगर हम एट पॉइंट बी को ले लें तो यहां से इंटरनल रेजिस्टेंस निकल आएगा। बताओ बी पॉइंट पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो बी पॉइंट पर अगर देखोगे तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। देखो भाई वी ऐसे बढ़ रहा है और आई ऐसे बढ़ रहा है, तो बी पॉइंट पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू तो जीरो है ना, तो बी पॉइंट पर बी जीरो है। और आई कितना है, 12 एम्पियर में दिखा रहा है, तो 12 एम्पियर है। तो v इक्वल टू ई माइनस आई आर। एक बात समझिए, इस पूरे ग्राफ पर ई फिक्स रहता है, ई चेंज नहीं होता, क्योंकि ई सेल की करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। सेल के इलेक्ट्रोड्स के मटेरियल पर और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के मटेरियल पर डिपेंड करता है सेल का ईएमएफ, है ना। आई चेंज करने से केवल वी चेंज होगा, ई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर ये बात समझ में आती है तो ई की वैल्यू तो 6 वोल्ट ही रहेगी। तो वी की वैल्यू 0 है, ई की वैल्यू 6 वोल्ट है और आई की वैल्यू 12 है, और इंटरलेशंस निकाल लो। तो इधर ले आओ, 12R इक्वल टू 6, तो R इज इक्वल टू 6/12, दैट मीन्स 1/2, दैट मीन्स 0.5 ओम। इंटरलेशंस ऐसे निकाल सकते हो, या फिर वो स्लो ब्लो करके आपको निकालना है, tan थीटा निकाल के वो कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो इसको। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। अच्छा, स्लोप से कैसे करते हैं, अगर करते तो tan थीटा माइनस के आ रहे ना, तो थीटा तो ये वाला होता है बेटा, तो इसे अल्फा मान लो, और थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180, है ना। और इस अल्फा को आप यहीं रहने दो और 180 माइनस के थीटा, tan अल्फा लिख लो इसे बराबर tan 180 माइनस थीटा। अब tan अल्फा तो ये है ये, और इसे क्या लिख सकते हो आप, किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में tan नेगेटिव होता है, तो माइनस के tan थीटा, है ना। तो जो माइनस के tan थीटा tan अल्फा के बराबर है, तो इस माइनस साइन को यहाँ ले आओ, तो माइनस के tan थीटा इज इक्वल टू आर, और इसकी जगह पर लिख दो tan अल्फा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू आर, तो r इज इक्वल टू tan अल्फा हो गया। अब और tan अल्फा निकाल लो यहाँ से, तो r इक्वल टू tan अल्फा, और tan अल्फा लिखा है तो परपेंडिकुलर बटे बेस, तो परपेंडिकुलर देखो कितना है ये वाला 6, और बेस कितना है देखो 12, तो इज इक्वल टू 1/2, अगेन 0.5 ओम। ऐसे कर सकते हो, इंटरलेशंस के बेसिस पे करो। बस सबसे पहला जो तरीका ने बताया, ए पॉइंट और बी पॉइंट चुनो और कुछ भी मत करो, ग्राफ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए बस। अ कॉइल कंटेन n टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑफ डायमीटर d and resistivity rho wound on a cylinder of diameter capital D. What is the total resistance between the two ends of the coil of the copper wire? Solution, देखो यहां पर हमें एक ये मान लो कॉपर वायर दे रखा है ऐसे, ये इस कॉपर वायर की अगर रेडियस r माने स्मॉल r, डायमीटर मान दे रखा है स्मॉल d। यहाँ स्मॉल d क्या है, यहाँ पर डायमीटर ऑफ द कॉपर वायर, डायमीटर ऑफ कॉपर वायर, तो इसे ले सकते हैं 2 स्मॉल r, तो यहां से रेडियस निकाल सकते हैं कॉपर वायर की d/2। और इससे हम कॉपर वायर का, इसे थोड़ा सा जूम करके बनाऊं ऐसे, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉपर वायर। अगर इसकी रेडियस r है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इसे बोलते हैं, ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
ऑफ वायर, और इसकी वैल्यू लिखें तो पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू लिखें तो पाई डी स्क्वायर बाई 4। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर निकाला। ये वायर है, पहली बात कॉपर वायर, ठीक है। अभी मैंने कॉपर बना लिया ऐसे, ठीक है। अब कह रहा है कि मेरे पास एक सिलेंडर है ऐसे, ये सिलेंडर बनाया मैंने, ठीक है, और ये सिलेंडर का डायामीटर कैपिटल डी है। यहां पे डी क्या है? कैपिटल डी डायामीटर ऑफ सिलेंडर है, और कैपिटल आर इसकी रेडियस मान रहा हूं मैं, तो ले सकते हैं यहां से कैपिटल डी इज इक्वल टू 2r, तो रेडियस इज इक्वल टू डी बाई 2। अब इसी सिलेंडर पर कॉपर का तार लपेटा है जिसका डायामीटर, ये कॉपर का तार है, ये ऐसे लपेटा, देखो ऐसे ऐसे एक टर्न लगा दिया, ये 1 टर्न, फिर ऐसे भी इसमें n टर्न लगाए हैं, ये दूसरा टर्न लगा दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे लगाते गए, और ये लास्ट में यहां टर्न लगाते लगाते यहां आ गया, ये n टर्न लगा लिए, ठीक है। तो लेंथ निकालिए, क्योंकि रेजिस्टेंस निकालना है हमें कॉपर वायर का दोनों एंड के क्रॉस, ए से और इस एंड के, तो टोटल लेंथ चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर आर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, ये लेंथ ऑफ वायर होती है, टोटल लेंथ ऑफ वायर, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर लिखेंगे, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, जो कि हमने निकाल लिया पहले ही, ठीक है। लेंथ निकाल लें तो रेजिस्टेंस निकल आए, लेंथ ऑफ कॉपर वायर इन 1 टर्न, एक टर्न में कितनी लेंथ होगी कॉपर वायर की। तो सोचो, इस सिलेंडर के ऊपर लपेट रहे हैं, अगर हम सिलेंडर के ऊपर, ये सिलेंड्रिकल हो गया, इसके ऊपर एक टर्न लपेटे हैं ऐसे नहीं, तो इसका जो सिलेंडर का जो रेडियस है कैपिटल आर, उसके बराबर सरकमफ्रेंस बन जाएगा। सोचो, वायर को लपेट रहे हो तो उस वायर का जो एक टर्न होगा उसका सरकमफ्रेंस कितना होगा? वायर का एक टर्न का सरकमफ्रेंस, वो सिलेंडर की रेडियस के सरकमफ्रेंस, रेडियस आर है तो कितना होगा? 2 पाई कैपिटल आर। ये लेंथ आ गई कॉपर वायर की, लेकिन एक टर्न की आई है, और यहां डायमीटर के टर्म में दे रखा है, तो इसे कैपिटल आर को चेंज कर लो, तो 2 पाई डी बाई 2, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तो ये पाई डी आ जाएगा। इसीलिए टोटल लेंथ लिखें, टोटल लेंथ ऑफ कॉपर वायर इन एन टर्न, एन टर्न्स में कितनी होगी? तो एक टर्न में इतनी है, तो एन टर्न में एन इंटू लेंथ ऑफ 1 टर्न पाई डी, इतनी। ये टोटल लेंथ आ गई हमारी किसकी? कॉपर वायर की, जब एन टर्न लगा लेंगे। तब रेजिस्टेंस ऑफ वायर पूछ रहा है इन एन टर्न की, तो पूछ रहा है ना, तो टोटल लेंथ निकाल तो ली हमने ऐसे, तो रेजिस्टिविटी लेंथ निकाल ली हमने एन पाई डी, और एरिया क्रॉस सेक्शन ये रहा वायर का, यहां पे वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन लेना है, सिलेंडर का मत लेना, ठीक है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस आप वायर का निकाल ले, है ना। ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका लेना है? वायर का लेना है, ना कि सिलेंडर का। इसको मैंने जूम आउट करके लिखा है, ये वायर था कॉपर वायर, ये सिलेंडर था आपका, ये सिलेंडर है, और ये इस पर कॉपर वायर लपेटा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए ए की वैल्यू लिखें तो पाई डी स्क्वायर बाई 4, एक पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, 4 रो एन डी बटे स्मॉल डी स्क्वायर, इतना रेजिस्टेंस होना चाहिए आपका। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। इसका आंसर होना चाहिए 4 रो एन डी बटे स्मॉल डी स्क्वायर, ए चॉइस इज करेक्ट। A battery of EMF E, internal resistance small r, is connected to a resistor. When the current 2 ampere drawn from the battery, the potential difference across the resistor is 5 volt. The potential difference becomes 4 volt when current of 4 ampere is drawn from the battery. Calculate the value of E and R. इसमें दो केस हैं। केस नंबर 1, केस फर्स्ट, कि एक हमारे पास ये वेरिएबल रजिस्टर है ऐसे, और इससे एक हमारा सेल जुड़ा हुआ है जिसका EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, बना देता हूं चलो ये, और ये सेल करंट ड्रॉ कर रहा है I1 बराबर 2 एम्पियर, और इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दो पॉइंटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हमारा शुरुआत में 5 वोल्ट है। तो जानते हो ये सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। देखो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉइंट ए से कनेक्टेड है, और नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्टली बी पॉइंट से कनेक्टेड है। तो ये जो 5 वोल्ट है, V1 कह देता हूं, ये 5 वोल्ट, इसे आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल कह सकते हैं। और जब सेल डिस्चार्ज हो रहा हो तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल E माइनस IR, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला में याद होना चाहिए। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V1, EMF तो E है,
और करंट है I1 और इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r। तो V1 की वैल्यू रखी है हमें 5 वोल्ट, E है, I की वैल्यू 2 एम्पियर और इंटरनल रेजिस्टेंस है आपका स्मॉल r। फर्स्ट केस हो गया है ना। अच्छा, सेकंड केस क्या है, इसमें आपने क्या किया होगा, सेल तो वही लगाए, EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी वही है, केवल आपने इसको थोड़ा सा इसको इधर सरका दिया है ऐसे, जिससे रेजिस्टेंस कम हो गया होगा और करंट की वैल्यू बढ़ गई है। I2 हो गया कितना आपका 4 एम्पियर। और अब जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उन्हीं दो पॉइंट्स के बिटवीन, ये चेंज हो गया है। V2 इक्वल टू हो गया है आपका 4 वोल्ट ऐसे, ठीक है। और फिर दोबारा से लिखें तो V2 इक्वल टू E माइनस I2R। V2 के लिए रखी है 4 वोल्ट, E है, I2 के लिए 4 एम्पियर है ना। अच्छा, और R आपका R है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। फर्स्ट इक्वेशन में से आप सेकंड इक्वेशन घटा दो। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन लिख लें 5 इक्वल टू E माइनस 2R, ये फर्स्ट है, और 4 बराबर E माइनस 4R, ये सेकंड है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ आया 1, ये तो कैंसिल हो गया, और ये हो गया 2R प्लस का। तो R की वैल्यू आई 1/2 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो आ गया 0.5 ओम, इसे ऐसे लिख सकते हो 0.5 ओम, ठीक। और V की R की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, जैसे फ्रॉम इक्वेशन 1 में रख दें 5 इज इक्वल टू E माइनस 2R। तो 5 इक्वल टू E माइनस 2 और R की वैल्यू 1/2, इसे कैंसिल, तो E इक्वल टू 5 और ये जो 1 हो जाएगा इसको उधर लेके आए तो +1, तो E की वैल्यू आ गई 6 वोल्ट। ये सेल का EMF हो गया। एक आंसर ये रहा, एक ये रहा। The figure show the voltage V versus current I. Graph for a wire at 2 temperature T1 T2. One can conclude that. देखो यहाँ V और I का ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। वो V और I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स ये ओम्स लॉ को ऑबे कर रहा है, और ओम्स लॉ को ऑबे करते हैं कौन से मटेरियल, मेटल, है ना। इसीलिए ये मेटल का वायर होना चाहिए। यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन यहाँ से आप सोच सकते हो ऐसा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा है कि T1 T2 में से कौन सा टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, ये पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ लिख रखा है हमारा V और यहाँ लिख रखा है हमारा I। तो और एक ग्राफ बना लेता हूँ मैं ओनली, ये इसकी कंपेयरिंग अगर हम करें, I और ये V है, तो अगर हम इसकी कंपेयरिंग करें इससे, यहाँ X और Y से, स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन है तो ऐसे, तो Y इक्वल टू होता है mx प्लस C, लेकिन Y इंटरसेप्ट जो स्ट्रेट लाइन है वो ऑरिजिन पर ही कट कर रही है, और जहाँ इंटरसेक्ट करती है वहाँ से लेके ऑरिजिन तक के डिस्टेंस को हम Y इंटरसेप्ट बोलते हैं, तो ये 0 ही है, ठीक है। अब इसमें कंपेयरिंग करें तो Y की जगह पर आपकी I वाली एक्सेस है, तो यहाँ पे I लिखना चाहिए, और X एक्सेस की जगह पे वोल्टेज वाली इक्वेशन है, और ये जो स्लोप होता है m tan थीटा, और Y इंटरसेप्ट 0 है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें तो I/V इक्वल टू tan थीटा होगा, और V बराबर हम जानते हैं IR होता है, तो I1/R इक्वल टू I/V होगा। तो इसे लिख सकते हैं हम कितना, 1/R tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू 1R इज इक्वल टू 1/tan थीटा। इससे हम बता कर सकते हैं कि इन दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। मान लो इसका रेजिस्टेंस R1 है और इसका रेजिस्टेंस R2 है ना, और ये रिलेशन आया थीटा, tan थीटा स्लोप है, तो आप ग्राफ बना लें। अगर इसका यहाँ V है और यहाँ आपका I है, और ये दो ग्राफ दे रखे हैं, इसका रेजिस्टेंस R1 माना है, इसका रेजिस्टेंस R2, ये tan थीटा 2 और ये थीटा 1। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे R1 1/tan थीटा 1 होना चाहिए और R2 1/tan थीटा 2 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर ये रेजिस्टेंस R है तो R में और इसके स्लोप में अगर रिलेशन देखें तो ऐसा आया था, R इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो यहाँ पे डायग्राम से दिख रहा है कि थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, तो tan थीटा 1 इज ग्रेटर देन tan थीटा 2, और यहाँ से हम tan थीटा 1 निकालें तो 1/R1, और यहाँ से अगर हम tan थीटा 2 निकालें तो 1/R2, तो ये 1/R1 इज ग्रेटर देन 1/R2, तो R2 ग्रेटर देन R1। तो ये बात तो समझ में आ रही है कि इसका रेजिस्टेंस इससे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ I है और यहाँ V है, इस बात पर ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ V होता है यहाँ I हो जाता तो कहानी बदल जाती सारी, तो फिर बराबर tan थीटा आता है ना। ये बात ध्यान रखिए, रटिए मत रिजल्ट को। अच्छा, अब जिसका टेम्परेचर, अगर कंडक्टर पर टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं तो देखो फॉर कंडक्टर दो तरीके से आप टेम्परेचर पर कंडक्टर या मेटल, आपको कैसे मालूम सर मेटल है, क्योंकि ओम्स लॉ को भी करते हैं मेटल्स, ऑल मेटल्स, है ना, इसलिए स्ट्रेट लाइन आए हैं। तो इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट मालूम होना चाहिए, रेजिस्टेंस पे क्या पड़ता है ना। तो क्या पता करते हैं, या तो आप किससे कर लीजिए, फॉर्मूले से कर लीजिए कि R2 फाइनल जो रेजिस्टेंस है, ये फाइनल रेजिस्टेंस क्या है, अभी इस R1 R2 वाला की बात करें, फाइनल रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बाद,
ये टेम्परेचर बढ़ाने के बाद एक ही कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, ओनली सिंगल कंडक्टर, है ना। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ये रेजिस्टेंस मान लो, ये इनिशियल रेजिस्टेंस है, ये इनिशियल टेम्परेचर है। फिर इसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दिया, TF कर दिया, और रेजिस्टेंस हो गया फाइनल। टेम्परेचर इंक्रीज किया है, T फाइनल इज ग्रेटर देन T इनिशियल। तो इस वाली कंडीशन में फॉर्मूला होता है RF इज इक्वल टू RI 1 प्लस अल्फा T फाइनल माइनस T इनिशियल, ये फॉर्मूला होता है। और कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है। अब सोचो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये पॉजिटिव है, तो फाइनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसी का टेम्परेचर ज़्यादा है। ऐसे कर लो, या फिर एक फॉर्मूला होता है R इक्वल टू ML NE स्क्वायर टाउ ए। फॉर अ गिवन कंडक्टर के लिए M तो परमानेंट कांस्टेंट है, E भी परमानेंट कांस्टेंट है। फॉर अ गिवन कंडक्टर के लिए L और A कांस्टेंट मान लेते हैं, और N पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि कंडक्टर में ऑलरेडी पहले से ही सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं बहुत कम टेम्परेचर पर, तो N पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। केवल R प्रोपोर्शनल टू 1/τ रह जाता है। और टेम्परेचर बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है, और रिलैक्सेशन टाइम घटता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, ओवरऑल बात वही है कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो आपको नहीं लगता कि इसका रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा है तो उसी का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, तो T2 ग्रेटर देन T1 होना चाहिए, और T2 ग्रेटर देन T1 मतलब T2 बड़ा होना चाहिए, तो D चॉइस इज करेक्ट। एन आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ EMF E and internal resistance small r connected in series. Later on it was found out that the two cell X and Y are connected in reverse polarity. Calculate the potential difference across the cell X. Solution. देखो पहला केस है कि आपके पास n सेल है, उन सभी सेलों को सीरीज में लगा लो आप, 1 2 3, ऐसे ही ये n-1 और ये n, सबके EMF और इंटरेक्शन सेम, और इसको ऐसे कनेक्ट कर दो नीचे। ये पहला सेल है, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये nवां सेल है, तो इसे X सेल कहा है, इसे Y सेल कहा है। देखो अभी ये भी क्लॉकवाइज करंट निकाल रहा है, ये भी क्लॉकवाइज, मतलब इस सेम पोलरिटी में लगे हुए हैं, इसे सेम पोलरिटी बोलते हैं। सब एक ही, तो उसमें हेल्पिंग कंडीशन बोलते हैं। इस वाले केस में जो नेट EMF है सर्किट का, सीरीज में लगे हुए हैं, करंट सेम होगी, ये होगा, सभी सीरीज में है तो नेट EMF हो जाएगा E प्लस E करके नहीं NE, एंड नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा R प्लस R, सीरीज में तो क्या होता है R1 प्लस R2 NR, ये हो जाएगा। बट सेकंड केस कह रहा है हमसे कि इनमें से इन दोनों सेलों को रिवर्स पोलरिटी में लगा दो। दैट मीन्स ये सारे क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराएं तो वो एंटी क्लॉकवाइज करें करंट, तो कुछ इस तरह से रिवर्स पोलरिटी बोलते हैं उसको। तो एक सेल पहला, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, एंड सो ऑन, इसकी पोलरिटी उसने बदल दी और इसकी भी बदल दी। ये X सेल है, ये Y सेल है। अब देखो इनकी ये करंट इधर निकालेंगे, है ना, ऐसे, सॉरी यहाँ रेजिस्टेंस नहीं लग रहा, केवल वायर जोड़ दो बस, केवल ऐसे, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये जैसे ये कनेक्टिंग वायर है, इनका रेजिस्टेंस ले रहे हो, ऐसे इसका भी कोई रेजिस्टेंस मत लेना, ठीक है। ऐसे मोटा वायर जोड़ दिया है, कनेक्टिंग वायर, इसका EMF ही, इसका भी EMF ही, इसका भी EMF ही, और इन सब का भी EMF। अब देखो ये सारे सेल, पहला सेल, दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, और ये n-1वां सेल होगा, और ये nवां सेल होगा। ये दो सेल केवल करंट इधर ड्रॉ कर रहे हैं, और ये बाकी के सारे करंट इधर ड्रॉ कर रहे होंगे, तो करंट तो अभी भी ऐसे चलेगी, ऐसे I डैश मान लेते हैं। आपको क्या लगता है ये अब सेल चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है? तो देखो ये सेल डिस्चार्ज हो रहे होंगे और ये सेल चार्ज हो रहे होंगे, क्योंकि इसकी पॉजिटिव टर्मिनल में जब करंट एंटर करती है तो चार्जिंग ऑफ द सेल बोलते हैं, और यहाँ ये एनर्जी दे रहे हैं, तो ये सोर्सेस हैं और ये लोड हो गए अब एक्चुअल में, ठीक है। अच्छा, अब नेट EMF कैसे लिखें? तो नेट EMF इक्वल टू टोटल कितना EMF पहले था NE, तो NE लिख लो, माइनस, यहां पर माइनस साइन लगा के उन सेलों का टोटल EMF लिखो जो रिवर्स में लगाए हैं। तो दो सेल रिवर्स में लगाए हैं, लेकिन ये दोनों तो हेल्पिंग कंडीशन में, ये भी एंटी क्लॉकवाइज करंट निकाला, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो इन दोनों का नेट EMF निकालें तो 2E हो जाएगा। लेकिन सोचो अगर इसे आप 2E माइनस करोगे तो ये इन दो सेलों को और घटा के 0 कर देगा, इसीलिए इसे डबल कर देते हैं। तो NE माइनस के इतना होगा। अब अगर ये समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें फिर कुछ है नहीं और ये समझना जरूरी है। जैसे ऐसे समझो, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि मेरे पास पहले 6 सेल हैं, 6 सेल मान लेते हैं, N कितने हैं? टोटल 6 सेल हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, और सबके EMF बराबर हैं, और सब ये एक ही दशा में करंट निकालने, क्लॉकवाइज। तो नेट EMF कितना हुआ? 6E। सबको जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ लो, चलो नेट EMF लिख लेते हैं, E इक्वल टू E प्लस E प्लस E प्लस E प्लस E, 1 2 3 4 5 और ये 6,
तो 6 ही हो गया, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस भी 6R हो गया। अब इन्हीं 6 सेलों में से, नए सेल नहीं जोड़ने हैं, इन्हीं 6 सेलों में से कोई 2 सेल रिवर्स में लगा दो। 1 2 3 4, ये 2 सेल मैंने रिवर्स में लगा दिए। अब सोचो, ये जो 4 सेल हैं ये तो क्लॉकवाइज करंट निकालना चाहते हैं, और ये 2 सेल एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आप एक दूसरे का, ये जो 2 सेल हैं इसका अपोज कर रहे हैं ना, तो इस वाले केस में नेट ईएमएफ लिखे हैं अब, तो 4 सेल तो जुड़ेंगे और ये 2 सेल घटा दें, ई माइनस ई। अब सोचो, इस ई से ये ई कट गया, इस ई से ये कट गया, तो कितना रह गया भाई 2E। तो देखो 2 सेल रिवर्स में लगाए थे। अब मैं इसको सोचूं ऐसे डायरेक्ट लिखूं, 6E तो टोटल ईएमएफ लिख लिया जो पहले था, माइनस जो 2 सेल रिवर्स में लगाए हैं उनका ईएमएफ लिख लो 2E टोटल। अब देखना यहाँ तो 2E रह गया भाई, 2 सेल रिवर्स में लगाने से 2 सेलों को लेके साथ में डूबा वो मार के गया 2 सेलों को, और तो इसलिए 2 का मल्टीप्लाई और कर देते हैं। तो ये टोटल ईएमएफ पहले वाला और 2 का मल्टीप्लाई करके और लिख दो, समझ में आ गया होगा, ऐसे लिखा है। तो पहले वाला टोटल ईएमएफ NE, 2 सेल रिवर्स में लगाए उनका टोटल ईएमएफ 2E, 2 का और मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना, तो टोटल ईएमएफ हो जाएगा NE माइनस 4E। और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस अभी भी आपका, क्योंकि अभी भी सारे सेल में करंट तो सेम ही चल रही है, आई, है ना, तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो अभी भी पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, सबको ऐड करोगे तो NR ही आएगा बेटा। इसीलिए टोटल न्यू करंट आ जाएगी, अब टोटल करंट जो आएगी I डैश मैंने मानी है, इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, है ना। तो टोटल ईएमएफ हो गया NE माइनस 4E ओवर टोटल इंटर रेजिस्टेंस हो गया NR, ये करंट आ गई। अब हमें इस X के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। मान लो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी है, जैसे अगर इस पॉइंट को आप A कह दो, इस पॉइंट को B कह दो, तो पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस V है, जो कहना है वो कह दो, ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस। अब बताओ ये सेल चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है, भाई लोड है, चार्ज हो रहा है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल X लिखना चाह रहे हो, तो चार्जिंग वाले केस में सेल का ईएमएफ E, इसी सेल की बात कर रहे हैं, ओनली X वाले सेल की, सेल का ईएमएफ E, और उसमें जाने वाले करंट कितनी है I डैश, और उसका इंटरनल कितना है स्मॉल r। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल होता है ये V। देखो सेल अगर डिस्चार्ज हो रहा होता है ऐसे, सेल में से करंट पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव से मतलब होता है लीव कर रही होती है, तो इस वाले केस में V बराबर E माइनस IR लिखते हैं, इसे डिस्चार्जिंग ऑफ सेल बोलते हैं। और इसमें सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेल के ईएमएफ से कम होता है। लेकिन जब सेल के पॉजिटिव टर्मिनल करंट एंटर करती है तो ये चार्जिंग ऑफ द सेल कहलाता है। और इस वाले केस में जो सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आता है V, वो V प्लस IR होता है, इसलिए मैंने प्लस लगाया यहाँ पे। और V हमसे पूछ रहा है तो E की वैल्यू तो E ही है, I की वैल्यू मैंने निकाल ली है, NE माइनस 4E अपॉन NR इंटू R से तो एक R कट गया। इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा कहाँ करें, यहाँ कर देता हूँ, और नया पेज नहीं खराब कर रहा, ठीक है। तो V इक्वल टू, यहाँ से आप N LCM ले सकते हो, N LCM लोगे तो NE प्लस NE माइनस 4E, तो ये हो जाएगा 2NE माइनस 4E अपॉन N। यहाँ से आप EL कॉमन ले लोगे तो 2N माइनस 4 डिवाइडेड बाई N। इतना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेल X के क्रॉस। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर लेंथ L एंड रेडियस स्मॉल r इज कैपिटल R। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोवाइड अ वायर ऑफ सेम मटेरियल ऑफ रेजिस्टेंस R/2। ठीक, सोल्यूशन पहले डायग्राम बना लेते हैं कि आपका एक वायर है जिसकी लेंथ कैपिटल L है और रेडियस ऑफ वायर कितनी है आपकी, स्मॉल r है। तो इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा A बराबर पाई R स्क्वायर। मान लो इसकी रजिस्टिविटी रो है, लेट कर आइए कि रजिस्टिविटी रो है, रजिस्टिविटी द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर, एंड रेजिस्टेंस इसका R दे रखा है क्वेश्चन में, ये रेजिस्टेंस कैपिटल R है, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं, रजिस्टिविटी लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तो आप ऐसे लिख सकते हो, रो L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसके टर्म में लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये दे रखा था पाई R स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड केस कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोवाइड अ वायर ऑफ सेम मटेरियल ऑफ रेजिस्टेंस R/2। अब हमारे पास कोई वायर है बट उसका मटेरियल सेम है, दैट मीन्स रजिस्टिविटी सेम है, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल सेम दे रखा है, और रजिस्टिविटी एक मटेरियल पर डिपेंड करती है और एक टेम्परेचर पर। टेम्परेचर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसे कांस्टेंट मान लेंगे, और मटेरियल सेम है इसीलिए हम कहेंगे रजिस्टिविटी सेम है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका जो नया रेजिस्टेंस हो R डैश वो R/2 हो, तो इनमें से कौन सा वायर आप यूज़ करोगे, ऐसा वो चाहता है, हमें ये ऑब्टेन करना है। ठीक है सर, तो एक एक करके चेक करनी पड़ेंगी चारों चॉइस हमें।
तो जैसे पहले चॉइस रखिए, यूजिंग अ वायर ऑफ सेम रेडियस एंड ट्वाइस ऑफ द लेंथ। रेडियस सेम है लेकिन ट्वाइस लेंथ है, इसकी रेडियस उसकी रेडियस सेम लेकिन लेंथ इसकी डबल कर दो, ऐसा कह रहा है। तो मैंने लेंथ डबल कर ली, 12 एल थी 12 कर ली और रेडियस सेम रखी आर। तो इस वाले केस में हम फॉर्मूला लिखें आर डैश, रजिस्टिविटी सेम है, सेम मटेरियल का वायर यूज कर रहा है तो रजिस्टिविटी सेम, रो लंबाई हो गई एल की जगह पे 12 और एरिया प्रोसेशन देखोगे अभी भी इस वायर का तो रेडियस आर है इसीलिए पाई आर स्क्वायर रहेगा। अब इस वाले रिजल्ट से कंपेयरिंग कर लो इसकी इससे, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसकी जगह पर अगर हम आर लिख देंगे तो ये 2r आएगा, 2r चाहिए r/2, तो ये चॉइस तो गलत है। बी चॉइस चेक करें, यूजिंग अ वायर ऑफ सेम रेडियस एंड हाफ लेंथ, रेडियस सेम है लेकिन लेंथ आधी है, ऐसे इस वाले से कंपेयरिंग करनी है, इससे नहीं। लेंथ इसकी आधी कर लो l/2 और रेडियस सेम रखो r, मटेरियल तो सेम बोल ही दिया उसने, फिर चेक करो r डैश बराबर रो, लेंथ हो गई l/2 और रेडियस r है इसीलिए एरिया प्रोसेशन होगा पाई आर स्क्वायर। तो इससे लिख सकते हैं रो l अपॉन पाई आर स्क्वायर और इस 1/2 को इधर लिख लो और इससे कंपेयरिंग कर लो तो लिख सकते हैं इसको r/2। तो इसी को मैच कर रहा है, r/2 चाहिए था, इसका मतलब बी चॉइस करेक्ट है बेटा। बाकी की चॉइस चेक कर लो, अब ये करेक्ट है, करना चाहो तो कर लो क्योंकि केवल एक करेक्ट होता है। यूजिंग अ वायर ऑफ सेम लेंथ एंड ट्वाइस रेडियस, सेम लेंथ है और ट्वाइस रेडियस है, लेंथ सेम इसके बराबर, इस वाले के बराबर, इससे कंपेयरिंग करनी है हमेशा और रेडियस डबल कर दिए बेटा, ऐसे लेंथ तो सेम है, रेडियस 2r कर दी, मटेरियल तो सेम रहेगा ही क्वेश्चन के मैंने, तो नया रेजिस्टेंस r डैश इक्वल टू रो, लेंथ l हो गई और एरिया क्वेश्चन लिखते हैं पाई आर का स्क्वायर, लेकिन रेडियस उसका बदल दिया 2r, तो 2r का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 रो l अपॉन पाई आर स्क्वायर, इससे लिख सकते हैं हम r, तो ये हो जाएगा r/4 और चाहिए r/2, तो ये वाला भी गलत है। ऐसे डी चॉइस चेक कर लो, यूजिंग अ वायर ऑफ सेम लेंथ एंड हाफ रेडियस, सेम लेंथ और रेडियस आधी है, लेंथ सेम है और रेडियस आधी कर दी है, लेंथ तो l ही है, इससे कंपेयरिंग करना, लेंथ l ही है, रेडियस r है तो r/2 कर दिया है। तो इस मटेरियल तो सेम बताया ही क्वेश्चन में, रजिस्टिविटी मटेरियल सेम है तो r डैश बराबर रजिस्टिविटी सेम रहेगी, लेंथ भी सेम है, बस रेडियस आधी करेंगे तो एरिया रेडियस का स्क्वायर, तो r/2 का स्क्वायर करेंगे तो r²/4 हो जाएगा, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 4 रो l अपॉन पाई आर स्क्वायर दैट मीन्स 4r लिखेंगे। तो देखो ये भी इसके बराबर नहीं आ रहा तो ये भी गलत है, तो केवल इसकी बी चॉइस इज करेक्ट। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस x ohm gradually stretched till its length becomes twice its original length. If its new resistance becomes 40 ohm, find the value of x. इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, फिर बताना आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा। फर्स्ट मेथड बताता हूँ यहाँ, ठीक है। जैसे एक मेरे पास ये वायर है, मान लो कि इसकी लेंथ ओरिजिनल लेंथ l है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है और इस वायर का रेजिस्टेंस उसने r इक्वल टू x ओम दे रखा है इनिशियली। तो r इक्वल टू क्या होता है, रो लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या इस वायर का वॉल्यूम भी बता सकते हो मेरे को? इस वायर का जो वॉल्यूम है वो a इंटू एल होगा। तो एक काम करते हैं कि इस वाले फॉर्मूले में हम l का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एल स्क्वायर हो जाएगा और ये ए एल हो जाएगा, कि इसकी जगह पर हम वॉल्यूम ऑफ द वायर लिख सकते हैं, हाँ, रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। अब इसमें क्वेश्चन में कहा गया ये इनिशियल रेजिस्टेंस हो गया x, रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि इस वायर की लेंथ को स्ट्रेच करके डबल कर दिया है ओरिजिनल लेंथ के, तो इस वायर को धीरे से स्ट्रेच किया ऐसे और इसकी लेंथ को डबल कर दिया ऐसे। तो लेंथ को जब हम डबल करेंगे ना तो एरिया क्रॉस सेक्शन जो है वो कम हो जाएगा, 8 डैश मान लेते हैं। बट एक बात आपको नहीं लगता कि जब इस वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा? तो भाई वायर में कुछ काट के अलग नहीं किया, आपने उसी वायर को स्ट्रेच किया है, ना एडिशनल वायर ऐड किया, केवल उसी वायर को आपने स्ट्रेच किया, तो इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अभी भी इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, एक तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और एक रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट रहेगी। तो रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया क्रॉस सेक्शन, है ना। तो अगर आपको यही है तो इसका नया रेजिस्टेंस निकालना है, आर डैश, जो कि 40 ओम दे रखा है। तो न्यू रेजिस्टेंस लिखें आर डैश, इस फॉर्मूले को बढ़ा दो आगे, इस वाले फॉर्मूले को बढ़ा दो। नया रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टिविटी में कोई चेंज आया नहीं, लेंथ में चेंज आया, हाँ, कितना हो गया 12 का स्क्वायर। क्या वॉल्यूम में चेंज आया? नहीं, तो वॉल्यूम ऐसे कैसे? तो देखो नया रेजिस्टेंस आ गया 4 रो एल स्क्वायर अपॉन वी। आपको नहीं लगता ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस है आर डैश ये?
रो एल स्क्वायर अपॉन वी, एक्स हो गया, तो आर डैश इज इक्वल टू 4x। अब हमें इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 40 इक्वल टू 4x, तो x इक्वल टू 10 Ω, ऐसे। तो x की वैल्यू आ गई 10 Ω, आंसर हो गया। लेकिन इसको आप चाहो तो ये भी यही सेम मेथड ही है, थोड़ा सा अलग तरीके से कर देते हैं बस। कैसे कि आप क्या करते हो, ऐसे कि एक वायर है आपका, मान लो ये ओरिजिनल वायर, इसकी लेंथ तो L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, और इस वायर की जो इनिशियल रेजिस्टेंस था X ओम दे रखा था, तो हम लिखते हैं R बराबर रो L अपॉन A, और ये इनिशियल रेजिस्टेंस है रो L अपॉन A। दिस इज द फर्स्ट केस। अब इस वायर को हम क्या करते हैं, स्ट्रेच करके इसकी लेंथ डबल करें, तो हमने स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को डबल कर दिया भाई, पहले L था इसे 2L कर दिया। अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट गया होगा, तभी तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो स्ट्रेच करने से वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहेगा तो इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम बराबर कर दो। तो इसका इनिशियल वॉल्यूम, इसका इनिशियल वॉल्यूम कितना, A इंटू एल, इसका A डैश इंटू 2L, यहाँ से L से L काटो, एरिया डैश निकालो, A डैश बराबर कितना, A/2। मटेरियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसकी इनिशियल रेजिस्टिविटी रो थी, नया रेजिस्टेंस इसका R डैश मान लेते हैं, तो अब नया रेजिस्टेंस लिख रहे हैं तो सारी नए वायर के लिखेंगे, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। लेंथ हो गई है 2L और एरिया क्रॉस सेक्शन A डैश हो गया था, जिसकी वैल्यू मैंने निकाल ली A/2 इक्वल टू 4 ऊपर ले गए, तो 4 रो L अपॉन A। तो देखो ये इनिशियल रेजिस्टेंस है आपका, ये रहा, तो R डैश बराबर 4x दे रखा है, और R डैश ले रखी है 40 Ω, ये 4x, फिर दोबारा से x की वैल्यू निकाली तो 10 Ω आया। ये मेथड तो दोनों एक ही हैं, ऐसा नहीं अलग है, मेथड सेम है, सेम कंसेप्ट है, सब कुछ सेम है, बस फ़र्क लिखने का है ना। थोड़ा सा ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है पहला वाला। आप बताइए कमेंट करके आपको कौन सा अच्छा लगा। ठीक है, 3 वायर्स ABC ऑफ सेम मटेरियल, इंपॉर्टेंट लाइन है, हैविंग लेंथ एंड एरिया क्रॉस सेक्शन ये दे रखे हैं 3 रेस्पेक्टिवली, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ दीज वायर्स, ये रेस्पेक्टिवली चॉइस पूछ रहा है, ओरल हो जाता है वैसे तो, फिर करके भी दिखाऊंगा, पहले डायरेक्ट सुन लो। R बराबर रो L अपॉन A होता है, तो देखो रजिस्टिविटी तो सेम है, मटेरियल सेम, दैट मीन रजिस्टिविटी सेम। अब जिसका लेंथ ज़्यादा होगी, जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी और एरिया क्रॉस सेक्शन कम होगा, उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। लेंथ ज़्यादा और एरिया क्रॉस सेक्शन कम, तो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा। लेंथ सबसे कम, एरिया क्रॉस सेक्शन सबसे ज़्यादा, तो रेजिस्टेंस सबसे कम। तो आपको नहीं लगता इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है और एरिया क्रॉस सेक्शन सबसे कम है, तो इस वाले केस का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, और इसमें लेंथ सबसे कम है और एरिया क्रॉस सेक्शन सबसे ज़्यादा है, तो इसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। तो ये बीच में आ गया खत्म, RA ग्रेटर देन RB और ग्रेटर देन RC, पहली चॉइस खत्म। फिर भी करके देख लेते हैं, जैसे वायर A की बात करें तो रेजिस्टेंस लिखें A, तो फॉर्मूला होता है ये, रेजिस्टिविटी सेम है इसलिए सेम मटेरियल है, रेजिस्टिविटी द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के बारे में कोई जानकारी नहीं रखी है तो हम क्वेश्चन मान के चलेंगे। ठीक है, तो रो लेंथ चलें 2L और एरिया क्रॉस सेक्शन देखें A/2, तो जो जगह 4 रो L अपॉन A। ये B वाले वायर का रेजिस्टेंस देखें RB, तो रो लेंथ दे रखी है L और एरिया ऑप्शन A, तो L अपॉन A। और C वाले वायर का देखें तो RC इक्वल टू कितना लिखें, ये लेंथ है L/2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 2A, तो ये हो जाएगा रो L/4A। तो आपको नहीं लगता इसको हमें लिखना चाहिए RB/4 और इसे लिखना चाहिए 4RB। देखो इसकी जगह पे मैं RB लिख सकता हूँ, तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस ये सबसे बड़ा है और ये उससे छोटा है RB से, इसीलिए RA इज ग्रेटर देन RB ग्रेटर देन RC। ये लो हो गया, इसीलिए ए चॉइस इज करेक्ट। इन द गिवन फिगर 3 आइडेंटिकल बल्ब, इस पर ध्यान दीजिए, P, Q एंड S आर कनेक्टेड टू अ बैटरी। आइडेंटिकल बल्ब का मतलब है इन सबके रेजिस्टेंस सेम है। कंपेयर द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब P एंड Q विद दैट ऑफ बल्ब S व्हेन की K1 इज क्लोज्ड। पहला क्वेश्चन ये है, फिर दूसरा पार्ट ये है। चलो पहला केस देखते हैं, फर्स्ट केस, व्हेन की K इज क्लोज्ड। इस वाले केस में क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक बल्ब लगा हुआ है हमारा ऐसे, ये बल्ब ऐसे है आपका, और एक बल्ब इस जगह पे लगा हुआ है और यहाँ एक की लगी हुई है ऐसे, और एक बल्ब यहाँ लगा हुआ है। ये बल्ब P है, ये बल्ब Q है, और इन दोनों को फिर एक बैटरी से जोड़ दिया है ऐसे। अगर की क्लोज कर दें तो ये की क्लोज कर दी, यहाँ से करंट चली I, तो इसमें कितनी करंट जाएगी I। यहाँ आके इसका रेजिस्टेंस, बल्ब आइडेंटिकल है तो इसका रेजिस्टेंस R है, इसका भी R है और इसका भी R, क्योंकि बल्ब आइडेंटिकल है, क्वेश्चन में बोला है। तो यहाँ तक करंट आई, यहाँ आके करंट 2 पार्ट में डिवाइड होगी, लेकिन रेजिस्टेंस इक्वल है, जो करंट डिवाइड होगी वो इक्वल डिवाइड होगी। तो इसमें करंट जाएगी यहाँ पे I/2 और इसमें भी करंट फ्लो करी I/2। अब किस बल्ब की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी ये हमसे पूछ रहा है।
है ना, एस के कंपेयरिंग ये पूछ रहा है। तो एक बात बताओ कि ब्राइटनेस किस पर डिपेंड करेगी? हीट एनर्जी पर। बल्कि ब्राइटनेस उसकी ज़्यादा होगी जिसकी हीट एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और हीट एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हीट एनर्जी H बराबर I² RT होता है। तो इसमें कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई? बल्ब एस में तो ऐसे HS लिख लिया। करंट कितनी है इसमें? I² है, R रेजिस्टेंस है और टाइम लगा T टाइम में इतनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। सेम टाइम में इसमें कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई? बल्ब SP में तो HP लिख लेते हैं। करंट कितनी है इसमें? करंट है I/2 तो इसका स्क्वायर करेंगे तो I²/4 हो जाएगा। रेजिस्टेंस सेम है और टाइम सेम टाइम में करना है तो इतनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। और Q में HQ = I²/4 RT। तो आपको नहीं लगता सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी किसमें प्रोड्यूस हुई है? इसमें, S में, और इन दोनों में बराबर है। तो ये आप कह सकते हो कि HS इज ग्रेटर देन HP और HQ। अब हमसे पूछा है कि बल्ब की जो ब्राइटनेस है P और Q की कंपेयरिंग करनी किसके साथ? S से, है ना। तो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब, हैंस ब्राइटनेस ऑफ बल्ब P इज लेस देन, क्योंकि P में हीट एनर्जी कम प्रोड्यूस हुआ है बेटा, H में ज़्यादा है, तो कम है किससे? ब्राइटनेस ऑफ बल्ब S से। एंड ब्राइटनेस ऑफ बल्ब Q की भी ब्राइटनेस कम है, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब किससे? S से। अब P और Q की ब्राइटनेस सेम है, पर S की P और Q से ज़्यादा है, P की कम है और Q की भी कम है। तो यही आपका आंसर हो गया, और रीजन दिया हमने ये हीट एनर्जी का। ठीक है। सेकंड केस क्या कह रहा है इसमें? अब अगर सेकंड केस में जाएं तो जब इस की को ओपन कर दें, व्हेन, सेकंड केस है व्हेन की के इज ओपन, ठीक है, ओपन। अगर ओपन कर दें तो डायग्राम कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये बल्ब है S है, और ये हमने की ओपन कर दी, ये बल्ब P है और ये बल्ब Q है, और ये बैटरी लगी हुई है। यहाँ से अब करंट चलेगी I, यहाँ तक I, इसमें करंट I, क्योंकि यहाँ से सर्किट ओपन है, इनकम्प्लीट है, तो उसमें कोई करंट नहीं जाएगी, सारी करंट ऐसे आ जाएगी बेटा, ऐसे। तो करंट सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहती है ना, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, ये यहाँ से सर्किट टूटा हुआ था, उसमें करंट डिवाइड ही नहीं हो गया, तो करंट ऐसे फ्लो करेगी। तो आपको नहीं लगता है इसमें जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी HS, ये होगी I² RT, और इसमें जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी Q, ये भी होगी I² RT सेम टाइम में। तो हीट एनर्जी दोनों बराबर है, HS और HQ इक्वल है। देयरफॉर ब्राइटनेस ऑफ बल्ब Q, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब Q इक्वल टू ब्राइटनेस ऑफ बल्ब S इक्वल होगी। और ये तो ग्लो करेगा ही नहीं, नॉट ग्लो, क्योंकि इसमें करंट ही नहीं जा रही है। इसका आंसर हो गया। A battery of EMF E interval small r is connected to a variable external resistance capital R. Obtain the expression for a current I in the circuit and the value of maximum current the battery can supply. ये पढ़ लेना क्वेश्चन, शुरुआत करते हैं। पहला एक साथ क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे। पहला पार्ट करते हैं, पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। एक सेल है, इसका EMF E है, और यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस बना देता हूँ। वैसे सेल के अंदर होता है, यहाँ बना देता हूँ ऐसे आप, और इस सेल के आपका यहाँ एक वेरिएबल रजिस्टर जोड़ देते हैं। ये वेरिएबल रजिस्टर है कैपिटल R, ठीक है। करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे आई, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। क्वेश्चन पूछा क्या है? ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर करंट आई इन द सर्किट एंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, करंट ऑफ द बैटरी कैन सप्लाई। ठीक है, तो देखो इस पॉइंट को लेट कर लेते हैं ए, और इस पॉइंट को लेट कर लेते हैं बी, और किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर लेते हैं। तो यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, यहीं से चलना शुरू कर लेते हैं। तो करंट फ्लो करती है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो ये हाई है और ये लो है। इधर पोटेंशियल हाई होगा, इधर लो होगा, ऐसे चलेंगे। देखो बैटरी के जो बाहर होता है करंट वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है, और बैटरी के अंदर सेल के अंदर लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल होता है। तो ये प्लस है और ये माइनस है। तो ए से शुरुआत कर रहे हैं, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल लिख लीजिए। ये ए पॉइंट का पोटेंशियल है, लेट कर लिया कि ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, वी ए। शुरुआत करो यहाँ से, जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस वाले पॉइंट पर आएंगे, देखो ए का पोटेंशियल वी ए, जैसे यहाँ से आए तो पोटेंशियल घटा बढ़ा। देखो ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल, तो यहाँ से जब मैं यहाँ आ रहा हूँ तो पोटेंशियल घट गया। तो इस वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो इस वाले पॉइंट के पोटेंशियल से कम होगा। कितना कम होगा? तो इस वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो होगा वी ए माइनस, कितना करंट है इसमें, आई, और रेजिस्टेंस है आर, तो आई इंटू आर। ये इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया, ये पूरा। यहाँ ए पॉइंट का पोटेंशियल वी ए, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल
इस पॉइंट से आई आर कम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ तक आ गए। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल देखो, इधर से इधर चल रहे हैं तो ये हाई से लो चल रहे हैं, फिर पोटेंशियल घटा, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो इससे कम होगा। कितना कम होगा? आई इंटू स्मॉल आर। तो वी ए माइनस आई इंटू कैपिटल आर माइनस आई स्मॉल आर, ये इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल है। फिर जब वापस हम यहाँ से आएंगे तो फिर पोटेंशियल बढ़ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, तो पोटेंशियल बढ़ा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा वो फिर बढ़ जाएगा। देखो ऐसे लिखते हैं इसको, शुरुआत करो, वी ए पॉइंट पोटेंशियल लिखा, यहाँ से यहाँ आए तो पोटेंशियल घटा, आई आर हो गया। फिर यहाँ एक साथ लिखते हैं इसको, यहाँ से यहाँ आए तो फिर पोटेंशियल घटा, स्मॉल आई आर हो गया। फिर यहाँ से जब यहाँ आए तो फिर पोटेंशियल बढ़ा, नेगेटिव से पॉजिटिव। करंट की डायरेक्शन से नीचे चेक करते सेल में, है ना, तो प्लस का ई। वापस ए पॉइंट पर ही आ गए, तो ये ए पॉइंट का पोटेंशियल हो गया बेटा, एक पॉइंट का तो एक ही पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल हो गया, वी ए से वी ए कैंसिल, इन दोनों को उधर ले जाओ, आई कॉमन ले लो, आई आर प्लस स्मॉल आई आर इक्वल टू ई। आई कॉमन ले लेते हैं, आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू ई, तो करंट आ गया ई अपॉन आर प्लस आर। वैसे तो हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि टोटल जो करंट है, तो उसने ड्राइव कहा है कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन, इसलिए मैंने ड्राइव कर दिया है, इक्वल टू टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। देखो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए था वैसे। ठीक है, तो इतना करंट का एक्सप्रेशन आया, पहली बात। फिर उसने कहा कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ करंट की जो बैटरी ने सप्लाई की। तो ये तो आर यहाँ वेरिएबल है, कैपिटल आर, तो इफ अगर कैपिटल आर सबसे छोटा हो 0, तो करंट की वैल्यू सबसे मैक्सिमम हो जाएगी, ई अपॉन स्मॉल आर, ऐसे। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अगर हम इसके सेकंड पार्ट में चलें, ऑब्टेन द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी एंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। तो देखो बैटरी का जो टर्मिनल वोल्टेज है, एक हीरा एक हीरा, ये सेल के अंदर होता है। ठीक है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पूछना है, तो ए से चलना शुरू कर दो, बी पे खत्म कर दो, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल वी है। चाहो तो डायग्राम एक बार और बना लो जिससे कंफ्यूजन ना हो, ये ए है और ये बी है, और करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये प्लस और ये माइनस, ये इंटरलेशन से एक करंट फ्लो कर रहा है। मैंने केवल एक पार्ट बना लिया यहाँ से ए से बी तक का। ठीक है, चाहो तो नीचे भी कंप्लीट कर दो। चलो ये लो, या तो ऐसे चले जाओ या फिर ऐसे चले जाओ, यहाँ से यहाँ जाते हैं। टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है सेल का, तो ये इधर से इधर चल रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन से बैटरी के टर्मिनल को नहीं देखते, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल करंट की डायरेक्शन से नहीं, बैटरी के टर्मिनल से चेक करते हैं। तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ आए, तो ए पॉइंट का अगर पोटेंशियल वी है माना, पहले लिख के दिखा रहा हूँ, फिर पूरा एक साथ लिखेंगे पर, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो इस वाले पॉइंट से कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? ई, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। फिर यहाँ से जब इस वाले पॉइंट पर आएंगे तो देखो हाई से लो आ रहे हैं, फिर पोटेंशियल घट रहा है, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो इस वाले पॉइंट से फिर कम होगा। कितना कम हो जाएगा? वी ए माइनस ई माइनस आई आर। ये किस पॉइंट का पोटेंशियल है? बी पॉइंट का, तो ये बी पॉइंट का पोटेंशियल लिख दिया। तो ये दोबारा से शुरुआत कर लेते हैं, यहाँ से ए पॉइंट से शुरुआत करिए, डायरेक्ट लिखते हैं, हाई से लो चले तो पोटेंशियल घटा, कितना घटा? ई वोल्ट घटा। फिर हाई से फिर अगेन लो चले, इसमें करंट की डायरेक्शन से चेक करेंगे, तो ये प्लस माइनस के आई इंटू स्मॉल आर, बी पॉइंट पहुँच गए तो इक्वल टू बी पॉइंट का पोटेंशियल। इसको दल ले आओ, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू, इसको दल ले आओ, ई प्लस, कैसे आ रहा है, हमने गलत बना दिया ना, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा यार, थोड़ी सी मिस्टेक करी, क्योंकि करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल कर रहा है, नेगेटिव से प्लस आ गया तो ये प्लस आएगा बेटा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस आई आर। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है? ये ए पॉइंट का पोटेंशियल और ये बी पॉइंट का पोटेंशियल, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ए पॉइंट से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्टली बी से है, वो सेल के अंदर होता है इंटरलेशंस, तो इसे बोलते हैं हम टर्मिनल वोल्टेज कह दो या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, इस पूरे को इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो एक तो यही पूछ रहा है हमसे टर्न वोल्टेज का, थर्ड इसका सेकंड इसी में और कह रहा है, एंड इट्स मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। तो देखो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू दो केस बन सकते हैं, एक इफ अगर आपका सर्किट ओपन हो, सर्किट कैसा हो? ओपन। अगर सर्किट ओपन होगा तो करंट जीरो होगी, और करंट जीरो रख दें तो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल के ईएमएफ के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ईएमएफ ऑफ द सेल, अगर इसे वी लिख रहे हैं तो जानते हो सेल का जो ईएमएफ होता है, इसे ऐसे भी लिख सकते थे हम, वी प्लस आई आर। इस सेल का ईएमएफ के दो हिस्से होते हैं, एक तो इस कैपिटल आर को मिलता है, ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो कैपिटल आर को मिला है इतना वोल्टेज, और आई आर जो है इस इंटरलेशंस को मिला है सेल के अंदर, तो इसे वेस्टेज वोल्टेज बोलते हैं और ये यूजफुल वोल्टेज होता है ना। तो यहाँ पर अगर वेस्टेज वोल्टेज जीरो हो जाए तो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल जो होगा वो सेल के ईएमएफ के बराबर होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी बेटा। ऐसे जब सर्किट ओपन सर्किट में हो, मतलब करंट जीरो हो, यहाँ से सर्किट को तोड़ दें तब। दूसरा हो सकता है कि आप आइडियल केस ले लो, आइडियल सेल ले लो, जो कि पॉसिबल नहीं होता प्रैक्टिकली, आर बराबर जीरो, कभी तो आइडियल वर्ड यूज कर रहे हैं, इंटरलेशन जीरो हो नहीं सकता किसी सेल का, लेकिन इस वाले केस में भी वी बराबर ई होता है, पर हमें ये नहीं लिखना चाहिए, हमें ये लिखना चाहिए, इफ सर्किट इज ओपन, जब करंट जीरो हो तो वी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई। अच्छा, इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, देखते हैं। इन द एबव बैटरी सेंड अ करंट I1, देखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वेरिएबल है आपका, ये R1 मान लिया है और ये यहाँ पे
सेल का ईएमएफ ई और इंटरेस्टेंस आर, तब ये करंट आई भेज रहा है I1। सेकंड केस में ईएमएफ सेल वही है, इंटरेस्टेंस भी वही है, बस केवल रेजिस्टेंस वेरिएबल था, इसकी R2 वैल्यू कर दिया, फिक्स कर दिया अब तो, है ना। तो कितनी करंट इसमें I2, है ना। तो I1 देखो अभी हमने फॉर्मूला किया था, ये इस वाले फॉर्मूले को लगा लो। तो यहाँ से I1 लिखें तो E/R1 प्लस स्मॉल r, और यहाँ से E निकाल लो, I1 R1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो प्लस I1 स्मॉल r। ऐसे यहाँ से लिख सकते हो I2 बराबर टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R2 प्लस स्मॉल r। यहाँ से भी E कैलकुलेट कर लो, I2 R2 प्लस I2 स्मॉल r, दोनों E को इक्वल कर लो बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वल कर लेंगे तो I1 R1 प्लस I1 स्मॉल r इज इक्वल टू I2 R2 प्लस I2 स्मॉल r। अब किसी को एक पे इधर ले आओ, ये कॉमन इधर से ला के नहीं कॉमन ले लो, तो I1 माइनस I2 R, इस वाले को इधर ले आए हैं I2 R2 माइनस I1 R1, तो R इक्वल टू I2 R2 माइनस I1 R1 ओवर I1 माइनस I2। उल्टा भी कर सकते हो इसको, इसमें से भी माइनस साइन कॉमन ले लो, इसमें से भी माइनस साइन कॉमन ले लो, तो ये ऐसे हो जाएगा I1 R1 माइनस I2 R2, नीचे हो जाएगा I2 माइनस I1, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों करेक्ट है। 2 cells of EMF 10 volt each, 2 resistors of 20 volt and 10 ohm and bulb B of 10 ohm resistance are connected together as shown the figure. Find the current that flows through the bulb. इसे हम पहले भी एक मेथड से कर चुके हैं, KCL मेथड से, किरचॉफ करंट लॉ से, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट उसमें आसान हो जाता है। अब इसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ से करते हैं, सेकंड लॉ से, जरा समझे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चा सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है करंट के डिस्ट्रीब्यूशन में, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें। तो मैं कहूँगा आपसे कुछ भी कर दो, बस 2 बातों का ध्यान रखो। पहली, किसी सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल से जितनी करंट लीव कर रही हो उतनी नेगेटिव में एंटर करनी चाहिए। और दूसरी, एक सिंगल वायर में जो किसी में कोई जॉइंट नहीं है, सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का करंट ही फ्लो करना चाहिए। अगर ये 2 हैं, ये आप रहता है ऐसा हमेशा, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा ही सही होता है। कुछ भी कर दो आप, जो करना है आपको। तीसरी बात, कभी भी ऐसा ना हो, बस केवल इस पर ध्यान रखना, ये गलती ना हो कि करंट लीव करे I और एंटर करे I1, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम करंट लीव करे, सेम करंट एंटर करे, किस में एंटर करे किस में लीव करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर लीव कर रही होगी तो चार्ज हो रहा होगा सेल, सॉरी डिस्चार्ज हो रहा होगा, और पॉजिटिव टर्मिनल से लीव कर रही है तो डिस्चार्ज हो रहा होगा, और नेगेटिव पॉजिटिव में एंटर कर रही होगी तो चार्ज हो रहा होगा। बस ऐसा ना होना चाहिए। दूसरी, और एक ही वायर में ऐसे ना हो, अपोजिट डायरेक्शन में करंट एक ही सिंगल वायर में, और ऐसा भी ना हो कि आगे आगे I1 पीछे पीछे I2, एक सिंगल वायर बिना जॉइंट के, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस ये गलती ना करें कि जो आप करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दोगे वो सब सही है, पहली बात। चलिए आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो 10 वोल्ट की बैटरी इधर है, 10 वोल्ट की बैटरी इधर है, तो लेट कर लेते हैं, किसी एक सेल से करंट निकाल देते हैं। जैसे मान लो इसमें से I1 निकाल दिया, यहाँ आके करंट 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया। मान लो इधर गया, आप इससे I1 निकाल सकते थे, है ना, कुछ भी कर सकते हो, मैंने कुछ भी जो आपको करना है ना, I2 और इसे I3 आप करके देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी कभी करंट नेगेटिव आ जाती है, और नेगेटिव करंट का आना ये मतलब नहीं कि वो गलत हो गया। हम करंट नेगेटिव करंट आती है उसका मतलब होता है कि जो हमने डायग्राम में करंट की डायरेक्शन कंसीडर करी है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, बस, और कोई मतलब नहीं होता, मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा। ठीक है, अब ये I3 जा रही है, अब देखो यहाँ से I3, बस इसे कंप्लीट करना है, यहाँ से I3, ये इधर से I2 आ रहा है। आपको नहीं लगता कि यहाँ से I3 आ रहा है, इधर से I2 तो मीट कर जाएगा। और यहाँ पे आके देखिए आप KCL लगाइए पॉइंट A पर, तो एट पॉइंट अगर A पर आप किरचॉफ्स करंट लॉ लगाओगे तो आने वाली करंट को एक साइड में लिखो, तो आने वाली जंक्शन पे आने वाली करंट I1 आ रही है, जाने वाली करंट को एक तरफ लिख लो I2 प्लस I3। वैसे भी सोचो I1 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो I3 प्लस I2 का जो सम होगा वो I1 के बराबर ही होगा। पहली क्वेश्चन तो यही है। अब इधर से I3 आ रही है, इधर से I2, तो दोनों मीट करके I2 प्लस I3 I1 बना लेगा I1। अब इधर से I1 चल रही है ऐसे, अब चेक करिए इसमें से कितनी करंट निकल रही है पॉजिटिव टर्मिनल से I1, एंटर कितनी कर रही है I1। यहाँ पॉजिटिव में कितनी एंटर, नेगेटिव में कितनी एंटर कर रही है आपकी I3, और लीव कितनी कर रही है I3, मतलब सही है। अब कुछ भी कर दीजिए करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, बस ये 2 पॉइंट खराब नहीं होने चाहिए, बस पहला पॉइंट। और दूसरा, इसमें कितनी करंट अननोन दिख रही है 3, तो करंट की जो अननोन करंट्स होती हैं उनको कम करने की कोशिश करते हैं। उसको कम करने का तरीका है जंक्शन लॉ लगा के, किरचॉफ करंट लॉ लगा के। देखो अब यहाँ पर I1 की जगह पे मैं जब I2 प्लस I3 लिख दूंगा तो 2 करंट अननोन हो गई I2 और I3। ये जरूर करिए, शॉर्ट करिए बेटा हमेशा, ठीक है ना, ये वाला स्टेप जरूर यूज करते हैं। अब बाकी का किरचॉफ KVL से खेल लो आप। जरा देखो इसमें 2 कितनी करंट अननोन है, 3 है, लेकिन एक इक्वेशन ये हो गई हमारे पास 3 अननोन करंट, तो 3 इक्वेशन चाहिए होती हैं, तो 2 इक्वेशन और बनानी पड़ेंगी KVL से। एक तो KCL से बना ली, इस लूप में घूम जाओ, इस लूप में घूम जाओ। अब बच्चे सोचता है कि कौन से लूप में घूमे, सर बड़े लूप में घूमे, छोटे लूप में घूमे, अरे किसी भी लूप में घूम जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लॉक घूम जाओ, एंटी क्लॉक घूम जाओ, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। किस पॉइंट से चलना स्टार्ट करें, किसी भी पॉइंट से चलना स्टार्ट कर दो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं नंबरिंग नाम कर देता हूँ यहाँ A B, अब B डाल लो, चलो कुछ नहीं, बल्ब B है तो उन्हें दो, C D E F, ये डला हुआ था यार पहले से, चलो F कर देता हूँ इसको, F है ना।
ABCD है। अब कैसे घूम रहे हो यहाँ पे वैसे घूम जाओ, जैसे मैं घूम रहा हूँ क्लोज लूप में, घूम रहा हूँ 1 में, तो क्लोज लूप ABCFA ऐसे घूम रहा हूँ। तो जैसे घूमो उसमें सिंबल बना दो, ऐसे घूम रहे हैं। किस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं? A से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिस पॉइंट से स्टार्ट करो उस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो VA। मैंने इस पॉइंट का पोटेंशियल VA मान लिया। चलना शुरू करो, यहाँ से यहाँ तक आए। करंट की डायरेक्शन में चलते हैं ना, तो करंट की डायरेक्शन में जब चलते हैं तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करती है, दैट मीन्स प्लस टू माइनस ऐसे। तो हाई से लो कर रही है तो इधर से इधर हाई होगा, इधर लो होगा। तो यहाँ से जब यहाँ आऊँगा तो पोटेंशियल घट जाएगा। ये प्लस है और ये माइनस है, तो करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल घटेगा, घटेगा तो माइनस लगा लिया। कितना घट जाएगा? करंट इंटू रेजिस्टेंस, जितना इसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस रेजिस्टेंस में। तो I इंटू आर से लिख रहा हूँ, V बराबर I इंटू आर। तो I कितना है? I3 और रेजिस्टेंस कितना है? 20, तो 20 I3। ठीक, यहाँ आ गई। अब ऐसे चलो, करंट देखो मैं चल रहा हूँ ऐसे, मैं चल रहा हूँ, करंट तो ऐसे फ्लो कर रही है ना इसमें, तो करंट फ्लो करती है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और मैं चल के आ रहा हूँ ऐसे, तो लो से हाई चल रहा हूँ मैं। नेगेटिव पोटेंशियल को करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, इधर से इधर चल रहा हूँ तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा प्लस। कितना बढ़ गया? तो ये करंट कितना I2 और रेजिस्टेंस कितना है? इतना, तो 10 I2 करंट पोटेंशियल बढ़ गया। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया I इंटू आर। अच्छा, यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से इधर आ रहे हैं, अब चल रहे हैं। और देखो सेल में करंट की डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता ये कौन सा हाई है कौन सा लो है। सेल हमेशा ऐसा नहीं कि ये हाई पोटेंशियल है ये लो पोटेंशियल, ऐसा नहीं। सेल में हमेशा टर्मिनल से चेक करते हैं, ये लो पोटेंशियल है और ये हाई पोटेंशियल। करंट की डायरेक्शन से चेक नहीं करते, रेजिस्टेंस में चेक करते हैं कि कौन सा हाई है कौन सा लो है करंट की डायरेक्शन से। इसमें देखो ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये लो पोटेंशियल और ये हाई पोटेंशियल। जब यहाँ से इधर आएंगे तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो प्लस का 10 वोल्ट हो गया। और इसी वाले पॉइंट पर वापस आ गए तो इक्वल टू VA लिख दो आप, तो VA से VA कैंसिल हो गया। बहुत से बच्चे जो KVL लगाते हैं उसे जीरो दिखता है इधर, तो मैं ऐसे लगाता हूँ 20 I3 प्लस 10 I2 प्लस 10 बराबर 0। अब इन दोनों को उधर ले आओ तो क्या लिख सकता हूँ? 20 I3 प्लस माइनस हो जाएगा 10 I2 बराबर 10। 10 से थोड़ा सा हल्का कर लो इसको, तो कितना हो जाएगा? 10 का डिवाइड कर दो तो 2 I3 माइनस I2 बराबर 1। ये पहली क्वेश्चन हो गई है ना। बहुत से बच्चे जीरो लिखते हैं तो जीरो लिख सकते हो, मैं ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन और आ गई I3 और I2 के टर्म में। ठीक है, I2 I3 के टर्म में चाहिए मेरे को। दूसरी क्वेश्चन इससे बना लो, इस वाली से। तो क्लोज लूप लिखें FCDEF और ऐसे घूम जाओ। तुम चाहो तो ऐसे घूम लो, F से स्टार्ट कर लो, C से स्टार्ट कर लो, E से स्टार्ट कर लो, किसी से भी कर लो। मैं F से कर रहा हूँ, तो F से कर रहा हूँ तो F पॉइंट का पोटेंशियल लिखा, चलना शुरू किया। प्लस से माइनस चल रहा हूँ, हाई से लो, करंट की डायरेक्शन हाई टू लो पोटेंशियल होती है, तो पोटेंशियल घट रहा है, तो माइनस का 10 इंटू I2 इतना पोटेंशियल घट जाएगा। जानते हो ये किस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया? पूरा इस C पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। तो यहाँ से जब यहाँ आए F पॉइंट का पोटेंशियल VF, जब हम C पॉइंट पर तो पोटेंशियल घटा, तो कितना घट गया? 10 I2, तो ये C पॉइंट का पोटेंशियल हो गया बेटा पूरा। अब यहाँ से यहाँ आएंगे तो करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो ये प्लस ये माइनस, तो पोटेंशियल फिर घटा, कितना हो गया? माइनस का 10 I1। अब ये पूरा किस पॉइंट का पोटेंशियल है? D पॉइंट का, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए। अब देखो लोड नेगेटिव से पॉजिटिव चल रहे हैं, तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो प्लस का 10 वोल्ट हो गया। अब यहीं वापस आ गए तो इक्वल टू, ये किस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया? F पॉइंट का हो गया। VF से VF काट दिया, इन दोनों को उधर ले जाऊँ तो 10 I2 प्लस 10 I1 बराबर 10। हल्का इसमें 10 को हटा दूं तो I2 प्लस I1 बराबर 1। I1 की वैल्यू ये रख देते हैं बेटा, क्योंकि I3 I2 के टर्म में, तो I2 प्लस I3 इक्वल टू 1, तो 2 I2 प्लस I3 बराबर 1। ये क्वेश्चन नंबर आपके 2 हो गए। अब इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर I2 और I3 निकाल लूँ। निकालना वैसे तो मेरे को I2 है, I2 ही निकालना है, तो आप सीधे I2 पर कॉन्सेंट्रेट करो। I3 को उठाना है, तो इसमें एक काम करते हैं 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि देखो 2I3 है और यहाँ पे 2I3 कर लेते हैं। I3 हटा दो, I2 ही निकालनी। बल्ब में जाने वाली करंट तो I2 है ना बेटा हमारी, और I2 ही निकालनी है, तो बाकी की करंटों से क्या मतलब है ना। चलिए तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4I2 प्लस 2I3 इक्वल टू 2, और ये इक्वेशन हो जाएगा 3। और इसको सॉल्व करिए किसके साथ? पहली इक्वेशन के साथ, 2I3 माइनस I2 इज इक्वल टू 1, ये पहली इक्वेशन। अब देखो क्या करें, ये भी प्लस का ये प्लस का सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये कट जाएगा। और ये प्लस हो गया तो 5I2 बराबर कितना हो गया? 2 में से घटाया तो 1, तो I2 बराया 1/5 एम्पियर, और प्लस की आ गई है, तो इसका मतलब जो भी हमने करंट की डायरेक्शन मानी है वो सही है। अगर माइनस की आती बाई चांस I2, तो जो डायरेक्शन हमने करंट की कंसीडर करी है यहाँ, उसके अपोजिट होती है। बस नेगेटिव साइन इंडिकेट यही करता है और कुछ नहीं। यही आंसर हो गया। ये बल्ब में फ्लो करने वाली करंट है आपकी, बल्ब में इतनी करंट फ्लो कर रही है आपकी, और किधर से किधर कर रही है? पॉजिटिव आई है तो जो डायरेक्शन में मानी है वही है, तो F से C की तरफ कर रही है। डायग्राम में F2C कर रही है, मैंने डायरेक्शन भी लिख दी यहाँ पे F2C। Two batteries of EMF 3 volt and 6 volt and internal resistances 0.2, 0.4 are connected in parallel. This combination is connected to a 4 ohm resistor. Find the equivalent EMF of the combination. Equivalent internal resistance पूछ रहा है और current from the combinations. सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं।
दो सेल या बैटरी, एक ऐसे है 3 वोल्ट की है, इसका ईएमएफ E1 मान लेते हैं, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ये कितना है 0.2 ओम है। एक और सेल लगाएं, पैरेलल में लगाना है, तो हमेशा जब पैरेलल में कुछ ना बोला जाए, ओनली पैरेलल बोलना है, तो हेल्पिंग कंडीशन में लगाते हैं। दैट मीन्स इसका पॉजिटिव एंड एक तरफ जोड़ना है और नेगेटिव एक तरफ जोड़ना है। E2 हेल्पिंग कंडीशन होती है, ये 6 वोल्ट का है और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इसका R2 0.4 है। और देखो ये एक पॉइंट से मैंने जोड़ दिया, नेगेटिव टर्मिनल एक तरफ जोड़ दिए और पॉजिटिव, ये भी करंट इधर ड्रॉ करेगा, ये भी इधर करेगा, ठीक है। और इन दोनों को, एक पूरे कॉम्बिनेशन को हम एक एक्सटर्नल रजिस्टर से कनेक्ट कर रहे हैं जिसका रेजिस्टेंस R बराबर 4 ओम है। इक्विवेलेंट ईएमएफ द कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, तो कॉम्बिनेशन करने के बाद अगर इन दोनों सेलों का हम कॉम्बिनेशन कर लें तो एक सेल बनेगा, दोनों की पोलरिटी इधर है, प्लस इधर है, तो इधर ही जोड़ेंगे ऐसे, ये E इक्विवेलेंट हो गया और इसका R इक्विवेलेंट हो गया, और ये 2 पॉइंट A और B के बीच में इक्विवेलेंट आया है, तो A और B से ही हम इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देंगे। एक तो हमसे ये पूछा है, एक हमसे ये पूछा है, और ये कितनी करंट ड्रॉ कर रहा है पूरा कॉम्बिनेशन I, अगर ये I1 कर रहा है, ये I2 कर रहा है, तो यहाँ पे कंबाइंड होके वापस I इक्वल टू I1 प्लस I2, तो ये I करंट फ्लो करा रहा है, आपसे ये पूछा है। सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन में E इक्विवेलेंट का ईएमएफ का हमें फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। जब भी दो सेल या बहुत सारे सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे होते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है E1/R1 प्लस E2/R2, अगर और भी सेल लग रहे हैं तो प्लस E3/R3 एंड EN/RN डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। इसमें भी ये दो सेलों के लिए लगाया है मैंने, ये फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट ईएमएफ का। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ यहाँ से निकाल लो, E1 कितना रखा है 3, ये फॉर्मूला में याद होना चाहिए। R1 की वैल्यू है 0.2 ओम प्लस E2 है आपका 6 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4 डिवाइडेड बाई 1.2 प्लस 1.4 1/0.4। इसको उठा लेंगे 0 हो जाएगा, इसको भी उठाएंगे तो 0 हो जाएगा। देखो ये 2 से कट गया 15 प्लस 2 से पहले ये 2 बार और फिर 2 से ये 30 बार, और 2 से फिर काटेंगे तो फिर अगेन 15 अपॉन, इस पॉइंट को उठाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, इस पॉइंट को उठाएंगे यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5/2 ऐसे, तो ये हो जाएगा 30, और यहाँ से 2 एलसीएम ले लें, तो जो 2 एलसीएम लिया होगा वो ऊपर पहुँचा दिया मैंने, 15 हो जाएगा। पहले 10 होगा, 10 प्लस 5 15, और जो 2 एलसीएम लिया है वो ऊपर पहुँचा दिया है, 15 से काट दिया ये 2 बार, और 2 2 4, तो E इक्विवेलेंट आया वो 4 वोल्ट आया बेटा। एक आंसर तो हमारा यही है कि E इक्विवेलेंट की वैल्यू 4 वोल्ट हो गई, ठीक। दूसरा R इक्विवेलेंट पूछा हमसे, तो वन ये दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस पे केवल, है ना। यहाँ पे पुट कर देंगे तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 0.2 प्लस 1/0.4। इस पॉइंट को उठाएंगे तो 10, इसको उठाएंगे तो यहाँ पे 10, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5/2, है ना। और 2 एलसीएम ले लें यहाँ से, तो ये 2 एलसीएम ले लिया, 10 प्लस 5 15/2, ये 1/R इक्विवेलेंट आया, सीधा करना मत भूलना। R इक्विवेलेंट इक्वल टू आ गया 2/15 ओम, ये दूसरा आंसर हो गया। अब सोच के बताओ यहाँ पर अच्छी तरीके से, यहाँ बच्चे गलती कर सकते हैं, ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो रेजिस्टेंस है वो किस में है, सीरीज में या पैरेलल में। देखो करंट सेम चल रही है ऐसे, आई, ये सीरीज में है, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा हुआ, करंट सेम है, करंट डिवाइड नहीं हो रही है बेटा, इसलिए आई का नाम क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, टोटल करंट। तो टोटल करंट आई बराबर फॉर्मूला होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए आप। तो टोटल करंट निकालनी है सर्किट की पूरे कॉम्बिनेशन की आई, तो ये टोटल ईएमएफ है E इक्विवेलेंट अपॉन, अब एक रेजिस्टेंस ये रहा एक ही रहा, और ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं, तो कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट। तो टोटल ईएमएफ हमने निकाला है 4 वोल्ट, और कैपिटल R दे रखा है मैं 4 ओम, यहाँ पे पहले से दे रखा है 4 ओम, और R इक्विवेलेंट निकाला है मैंने 2/15। यहाँ से ये 4 है, अगर यहाँ से मैं 15 एलसीएम लूँगा नीचे, तो 15 4 जा 60 प्लस 2, और ये 4 ऊपर पहुँच जाएगा, 15 का मल्टीप्लाई इस 4 में कर दूंगा, मल्टीप्लाई करूँगा जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 60/62, और काट दूँ तो 30/31, तो करंट आ रही है आपकी 30/31 एम्पियर, ये करंट आ गई। एक आंसर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। 2 कंडक्टर्स A and B of the same material have their length in the ratio 1:2 and radii in the ratio 2:3. If they are connected in parallel across a battery, the ratio of VA upon VB of drift velocities electron in them will be. ठीक, सोल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है कि बोथ वायर जो है जो बोथ कंडक्टर्स हैं, बोथ कंडक्टर्स A and B
ये कैसे मटेरियल के हैं? सेम मटेरियल के हैं। तो जानते हो इसमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे आप नंबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोल सकते हो, डेंसिटी, ये कांस्टेंट रहेगी बेटा, क्योंकि जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है ये डिपेंड्स ऑन मटेरियल, मटेरियल पर डिपेंड करते हैं। सबसे ज़्यादा बेस्ट कंडक्टर सिल्वर होता है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होते हैं, कॉपर में से कम होते हैं, है ना। ठीक है, तो मटेरियल सेम है तो ये कांस्टेंट रहेगा एन। और उसने फिर 2 कंडक्टर लिए हैं, 1 और 2, और पैरेलल में कनेक्ट किया है। ऐसे एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ L1 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 मान लेता हूँ। रेडियस दे रखी है वैसे उसने, तो रेडियस अगर इसकी R1 होगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरा कंडक्टर है ऐसे, उसकी लेंथ L2 मान लेता हूँ और रेडियस R2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। और इन दोनों को किसी कनेक्टिंग वायर से ऐसे पैरेलल में जोड़ दिया है, किसी बैटरी से ये जोड़ दिया। मान लो इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि लेंथ का जो रेशियो है L1/L2 ये 1:2 है, एंड रेडियाई का रेशियो जो दे रखा है R1/R2 ये 2:3 है। पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहा है इसमें अगर करंट ऐसे लगाया, ये प्लस ये माइनस, तो करंट इसमें ऐसे चलेगी और इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट करेगा वो ऐसे करेगा। करंट भी डिफरेंट होगी, सेम नहीं होगी, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रिफ्ट करेगा। तो मान लो इसकी वेलोसिटी बता रहा है वो VA और इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बता रहा है वो VB, और रेशियो पूछ रहा है किसका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो देखो इसमें करंट तो डिफरेंट है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेलों के, दोनों वायर के लिए सेम होगा, क्योंकि पैरेलल में लगे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला याद होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू फंडामेंटल चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क डिवाइड बाई m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस, जिसकी लेंथ L होती है, और उसके अक्रॉस अगर हम एक बैटरी लगाते हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V होता है, तो इस कंडक्टर के अंदर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज होता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। तो यहाँ हम लिख सकते हैं E पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन ये टाउ और ये मास इनटू L। रेशियो पूछा है तो इसीलिए वायर A के लिए लिख देते हैं, कंडक्टर A के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD1 जो कि उसने VA दे रखी है इज इक्वल टू, फंडामेंटल चार्ज कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ये, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है दोनों वायर के लिए, टाउ भी सेम होगा, रिलैक्सेशन टाइम होता है ये, मटेरियल सेम है तो रिलैक्सेशन टाइम सेम होगा, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी सेम होगा, लेकिन लेंथ अलग है L1। ये वायर कंडक्टर A के लिए हो गया। ऐसे ही कंडक्टर B के लिए लिखें तो VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2, लेकिन उसने B भी गिवन है हमें, फंडामेंटल चार्ज कांस्टेंट V सेम, टाउ भी सेम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम, लेंथ अलग दे रखी है, और दोनों का रेशियो पूछ रहा है इसीलिए फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड। तो VA अपॉन VB इक्वल टू, डिवाइड करेंगे तो EV टाउ अपॉन M L1 अपॉन EV टाउ अपॉन M L2, ठीक कट जाएगा, तो L2 अपॉन L1 हो जाएगा। और हमें दे रखा है यहाँ L1 अपॉन L2, अगर इसको उल्टा करेंगे दोनों को तो L2 अपॉन L1 2:1 आएगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 2:1। अब यहाँ पे 2 दे रखा है तो 2 ही हो गया, एक तरह से इसे 2 लिख सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। तो इसीलिए इसकी चॉइस हो गई A। पढ़ता स्टेडी करंट I pass through the conductor at room temperature for time t. It observed that its temperature rises by 0.5 degree Celsius. If 2I current pass through the conductor at room temperature for the same duration, the rise in its temperature will be approximately. ठीक, सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक कंडक्टर था और उसका रूम टेम्परेचर पर कुछ टेम्परेचर रहा होगा, मान लो वो है T1, और इसमें भी करंट नहीं फ्लो करी। अब इसमें मैंने जैसी करंट फ्लो कराई इसी कंडक्टर में, थोड़ा सा बड़ा बन गया ऐसे, तो टेम्परेचर राइज कर गया है कितना? डेल्टा टी, ऐसे। तो टेम्परेचर राइज किया डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.5 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर बढ़ा है करंट फ्लो कराने से। कितना करंट फ्लो कराया है इसमें? करंट फ्लो कराया है I। कितने ड्यूरेशन तक कराया है? T टाइम तक कराया है बेटा करंट, ये टाइम T है। ये तो आपका फर्स्ट केस हो गया। और सेकंड केस कह रहा है, थोड़ी सी जगह छोड़ के लिख देता हूँ यहाँ, कि कंडक्टर वही है और रूम टेम्परेचर ही है, ये रूम टेम्परेचर है, जिसका टेम्परेचर T1 था। अब अगर इसमें करंट कितनी फ्लो करा दें इसी कंडक्टर में? 2I करा दें,
इसमें 2I करंट फ्लो करा दें तो टेम्परेचर कितना राइज हो जाएगा ये हमसे पूछा है। टेम्परेचर बढ़ जाएगा लेकिन डेल्टा टी कितना राइज करेगा ये पूछा है। और सेम ड्यूरेशन तक करा रहे हैं, ड्यूरेशन सेम है, मतलब टाइम सेम है। करंट जो है फ्लो करा रहे हैं वो सेम टाइम तक करंट फ्लो करा रहे हैं। ठीक है, अब सोल्यूशन समझते हैं। तो एक थोड़ा सा पहले इसका बात समझिए। अगर कोई रजिस्टर वायर है आर, उसमें जब करंट फ्लो करता है आई, तो इसमें जो पावर कंज्यूम होती है अक्रॉस द रजिस्टर, ये P बराबर आई स्क्वायर आर होता है। इतनी पावर कंज्यूम होती है। जब पावर, ये एनर्जी खर्च हुई करंट में, रजिस्टर ने खर्च करी, तो एनर्जी लॉस होगी। तो उसे लिखते हैं DE/dt। पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, और वर्क एक तरह की एनर्जी होती है, तो एनर्जी अपॉन टाइम। छोटे से टाइम इंटरवल के लिए कर रहे हैं, dt टाइम इंटरवल के लिए कितनी एनर्जी वो खर्च करेगा, तो आई स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ से DE निकाल लें, ये आई स्क्वायर आर dt, और इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन करते हैं DE बराबर इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर dt। तो ये इतनी एनर्जी इसने लॉस कर दी होगी रेजिस्टेंस में, इतनी एनर्जी खर्च हो गई होगी। तो ये खर्च हुई तो कहाँ गई, तो ये हीट एनर्जी बोलते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी। और से इसका सिंबल जो है H बना लेते हैं, और इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर dt। चाहो तो आप H बराबर इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर dt ले सकते हो। ये फॉर्मूला में तब यूज़ करना चाहिए जब I टाइम डिपेंडेंट हो, I द फंक्शन ऑफ t हो, मतलब I की वैल्यू डिपेंड्स ऑन टाइम। बट इफ़ अगर I कांस्टेंट हो, I की वैल्यू कांस्टेंट हो, तो फिर ये टर्म बाहर आ जाएगा, E बराबर आई स्क्वायर आर बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन हो जाता है t। तो ये फॉर्मूला तब यूज़ करना चाहिए, आई स्क्वायर आर बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन t, तो ये तब यूज़ करना चाहिए जब I कांस्टेंट हो। इतनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। चाहो तो आप इसे H लिख सकते हो, तो मैं H ले लेता हूँ, हीट प्रोड्यूस इसमें ले लेता हूँ, हीट प्रोड्यूस्ड H बराबर कितनी करंट है भाई इसमें, I है, रेजिस्टेंस इसका R मान लेते हैं, और T टाइम है, टाइम ड्यूरेशन है, ये ध्यान रखना, T टाइम है। और हीट प्रोड्यूस का एक फॉर्मूला और होता है, जो हीट एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ, Q बराबर MS इंटू डेल्टा टी। ये राइज इन टेम्परेचर, ये स्पेसिफिक हीट, ये मास ऑफ द वायर मटेरियल है ना। तो हीट प्रोड्यूस का Q लिखते हैं, H लिख लो, E लिख लो, सिंबल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हीट प्रोड्यूस है। तो इसकी जगह पर लिख सकता हूँ MS डेल्टा टी, क्योंकि टेम्परेचर में जो राइज किया है वो डेल्टा टी है, ये राइज इन टेम्परेचर है, इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये फर्स्ट क्वेश्चन में। ऐसे इसमें देखें तो इसमें हीट प्रोड्यूस H डैश लिखें, तो करंट इसमें I नहीं है, 2I है, तो 2I का स्क्वायर कर दें, रजिस्टेंस तो उतना ही होगा, और डेल्टा टी डैश, सॉरी समय टाइम सेम ड्यूरेशन है, इसे लिखे तो मास सेम रहेगा, स्पेसिफिक हीट भी सेम रहेगी। स्पेसिफिक हीट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, तो मटेरियल सेम है, और डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर है, यहाँ पे राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी डैश, जो कि पूछा हमसे। तो इसे लिख सकते हैं 4I स्क्वायर आर टी, इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं दोनों का डिवाइड कर दूँ, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड, तो MS डेल्टा टी डिवाइड बाई MS डेल्टा टी डैश बराबर ये डिवाइड बाई 4I स्क्वायर आर टी, ये कटेगा, MS से MS कटेगा। डेल्टा टी हमें रखा है 0.5 डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा टी निकालना है, ये 1/4, 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो डेल्टा टी इक्वल टू 2.0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 2 डिग्री सेल्सियस आ गया आपका, ये पॉइंट है। तो इतना टेम्परेचर राइज करेगा 2 डिग्री सेल्सियस। अ करंट फ्लोज थ्रू अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल R. The current density at a point in the conductor is J equal to alpha R along its axis. Here alpha is the constant and R is the distance from the axis of the conductor. The current flowing through the portion of the conductor from R equal to 0 to R बराबर R/2 is the proportional to। चार चो इधर रखिए। अच्छा क्वेश्चन है पर 12th लेवल का नहीं है, पता नहीं क्यों दिया। चलो देखते हैं। कह रहा है कि एक आपका हमारे पास सिलेंड्रिकल कंडक्टर है ऐसे, और ये मैंने साइड भी बनाया अभी, ठीक है, ये इसका साइड भी बना लिया मैंने, और इसमें करंट एक्सेस के अलॉन्ग फ्लो कर रही है, तो ये एक्सेस है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, लेकिन करंट डेंसिटी R के साथ वेरिएबल है। भाई करंट डेंसिटी जो होती है वो हमारे यहाँ दे रखी है कितनी, J इक्वल टू अल्फा R, R के साथ वेरिएबल है बेटा। तो इसका देखो ये साइड व्यू है, अगर हम इसका टॉप व्यू बनाएं, इसका वायर का ये वाला, मतलब ये वाला टॉप व्यू बनाएं, तो कुछ इस तरह से बना लेना चाहिए हमें। ये हमने इसका टॉप व्यू बना लिया। अब सोचो अगर करंट ऐसे फ्लो कर रही है अलॉन्ग दी एक्सेस ऐसे, तो यहाँ से जब आप देखेंगे, ऊपर से टॉप से देखेंगे, तो ये करंट हमें बाहर निकलती हुई दिखाई देगी, कुछ इस तरह से, इस तरह से बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। तो ये करंट बाहर ऐसे, ये करंट की डायरेक्शन है आपकी अलॉन्ग दी एक्सेस है ना, तो ये इसकी एक्सेस हो गई यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ, टॉप व्यू देख रहे हैं। सोचो थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा ऐसे, लेकिन ये जो करंट है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है बेटा, कोई करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, रेडियस के साथ वेरी कर रहा है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर करंट डेंसिटी वेरी कर रहा है तो करंट भी वेरी करेगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। तभी तो पूछ रहा है इतनी रेंज से इतनी रेंज तक कितना करंट है उसमें। तो जब भी करंट वेरी कर रहा है तो हमें आर पे जाके, और जिन ये है इसी तरफ डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, स्मॉल आर कहाँ से मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्स ऑफ द कंडक्टर, तो आर पे जाके डी आर का एक एलिमेंट काटना चाहिए। आर पे जाके डी आर थिकनेस का हमें ऐसे एक क्रॉस सेक्शन काट लिया मैंने। आर पे जाके यहाँ पे आ रहा है 0, तो आर पे जाके डी आर थिकनेस का, इसकी जो थिकनेस है ना ये वाली, ये डी आर है। अब क्या करना है, इतने पोर्शन के अंदर जो करंट है, इतने वाले एरिया के अंदर जो करंट है, इस करंट को हम करंट डेंसिटी को कांस्टेंट मान सकते हैं बेटा। छोटे से डी आर के लिए हम करंट डेंसिटी को कांस्टेंट मान सकते हैं और करंट को भी कांस्टेंट मान सकते हैं। इस करंट, ये डॉट डॉट दिखाया, ये करंट है डी आई मान लेता हूँ कि इस पोर्शन में करंट डी आई है जो कि कांस्टेंट कंसिडर की जा सकती है। और ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस, ये वाला एरिया, ये जो वाला है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया इस वायर का, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया डी ए। ऐसे जैसे अगर हम कोई वायर ऐसे बनाते हैं और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही होती है तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है ये वाला। तो ऐसे ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, सोच के देखिए। जैसे करंट ऐसे फ्लो कर रही थी, इसमें ये आर पे जाके मैंने डी आर का एक ऐसे, डी आर थिकनेस का एक मैंने ये ऐसे काटा है ये। और ऐसा करने की जो वजह है वो ये है कि करंट डेंसिटी आर के साथ वेरी कर रही है, कांस्टेंट नहीं है। तो अगर हम आर पे जाके डी आर का एक छोटा सा एलिमेंट काट लेंगे तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में करंट की वैल्यू हम कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इस वाली कंडीशन में करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है करंट अपॉन नॉर्मल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेकिन ये तो तब लगा सकते थे हम जब करंट कांस्टेंट हो, ये फॉर्मूला तब लगा सकते हैं जब करंट कांस्टेंट हो। तो एक छोटे से डी आर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डी ए के लिए हम करंट को कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। तो लगा सकते हैं बेटा इसको डी आई ओवर डी ए। ये जो डी आई करंट है वो छोटे से क्रॉस सेक्शन एरिया में है और डी ए एरिया में है, इसलिए ऐसे लिखा। तो यहां से डी आई निकाल लो आप, डी आई इक्वल टू जे डी ए। अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकाला जाए, इसको काट के इस एरिया स्ट्रिप को सीधा कर लीजिए आप बेटा, बिल्कुल ऐसे। इसको काट के अगर इस स्ट्रिप को आप सीधा करोगे तो इसकी रेडियस कितनी थी आर। इसको स्ट्रिप को काट के इस वाले डी एरिया को, जो आपको मैंने साइडेड पोर्शन है, ये साइडेड पोर्शन हो गया और ये डी ए साइडेड पोर्शन का ही एरिया है। इसको सीधा करोगे तो आर रेडियस है उसकी, तो सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होगा, तो इसकी लेंथ 2 पाई आर हो जाएगी। और इसकी थिकनेस कितनी थी ये वाली डी आर, तो ये डी आर हो जाएगा बेटा आपका। तो इसका एरिया लिखें साइडेड पोर्शन का, दैट मीन्स डी ए, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, एक रेक्टेंगल सा बन गया, तो 2 पाई आर इंटू डी आर ऐसे। तो जे की वैल्यू लिख सकते हो आप यहाँ अल्फा आर, और डी ए की वैल्यू रखी है 2 पाई आर डी आर। तो ये हो जाएगा 2 पाई अल्फा आर स्क्वेयर डी आर। ये डी आई आ गया, छोटे से एलिमेंट में करंट आ गया इसमें। अच्छा, अब ऐसे छोटे छोटे डी ए कितने काटे जा सकते हैं सोच के बताओ। छोटे छोटे, ये तो डी ए इनफाइनेटली स्मॉल छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे। तो ऐसे इसमें बहुत सारे डी ए काटे जा सकते हैं। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनेट पार्ट में तोड़ना पड़े और तोड़कर जोड़ना पड़े तो मन में ख्याल इंटीग्रेशन का आना चाहिए। तो टोटल करंट अगर निकालनी है आपको, पहले थोड़ा छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने करंट निकाल ली, छोटे छोटे डी ए में मैंने करंट निकाली है। अगर मैं पूरे एरिया क्रॉस सेक्शन में करंट चाहता हूं तो मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं बोथ साइड। जब जेईई मेंस में करते हैं ना तो इतने बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन करते हैं डी आई इक्वल टू 2 पाई अल्फा, तो क्वेश्चन टर्म में बाहर आ जाएगा, और आर स्क्वायर डी आर। अब देखो यहाँ हमें लिमिट बतानी पड़ेगी आपको, करंट कहाँ से कहाँ तक निकालनी है। तो हमें बताया है उसने करंट कौन से पोर्शन में चाहिए, स्मॉल आर 0 से कैपिटल आर बाई 2 तक चाहिए। तो 0 से इसकी करंट 0 पर करंट 0 मान लेते हैं। जब आर 0 होगा तो करंट 0। जब रेडियस आर बाई 2 हो जाए तो करंट कितनी, ये मुझसे पूछा है। तो डी आई का इंटीग्रेशन आई, और लिमिट हो गई इसकी 0 टू आई बराबर 2 पाई अल्फा, कॉमन कांस्टेंट टर्म में बाहर है। आर इसमें फॉर्मूला लगा लिया आप, आर इंटीग्रेशन का, आर की पावर एन डी आर का। तो आर की पावर n+1 और n+1 एंड डज नॉट इक्वल टू -1। तो यहाँ पे चेक करके देखिए एन की वैल्यू कितनी है 2, तो एन बराबर 2 पुट कर दीजिए इस जगह पर। और एन की वैल्यू जब 2 पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा आर की पावर 3/3, और लिमिट हो जाएगी 0 से r बाई 2। तो ये करंट हो जाएगी यहाँ आई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे तो ये 0, ये 2 पाई अल्फा बाई 3, पहले अपर लिमिट लिखेंगे तो r बाई 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। तो करंट आ जाएगी आपकी 2 पाई अल्फा बाई 3, और इसे लिख सकते हैं r का क्यूब बाई 8। तो 2 से कट जाएगा तो पाई 8 ही आएगा, पाई अल्फा आर क्यूब बाई, ये 2 से कट गया कितनी बार, 4 बार।
तो 4 12 है, 12 हो जाएगा, इतनी करंट होगी। तो इसीलिए लिख सकते हैं आई प्रोपोर्शनल टू आर की पावर क्यू। तो इसमें प्रोपोर्शनलिटी टर्म पूछ रहा था, तो थर्ड चॉइस इसका करेक्ट होना चाहिए। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी फॉर द नेटवर्क ऑन द फिगर। ये फिगर दे रखा है, इसको मैंने बना रखा है। ए और बी से सबसे पहले मैंने बैटरी लगाई, जिन दो पॉइंटों के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है वहाँ पे एक सेल या बैटरी लगा लेते हैं, तो लगा लिया। अब इस डायग्राम को देख के मेरे को ये लगता है कि ये फोल्डिंग सिमेट्री नहीं है, क्योंकि देखो जो करंट के एक्सेस के अलॉन्ग जो होती है ना, उस वहाँ से हम इसको फोल्ड करें, इस वाले सर्किट को उधर की तरफ फोल्ड करें, ऐसे इसको ऐसे से एल से पलटें, है ना। तो यहाँ 15 है, यहाँ 5 है, तो सिमेट्री नहीं है। यहाँ 30 है, यहाँ 10 है, तो सिमेट्री नहीं बन रही। एक मिरर सिमेट्री भी नहीं बन रही, ये एक्सेस करंट वाली एक्सेस है, इसके परपेंडिकुलर देखें ऐसे, तो इधर 5 है, इधर मिरर सिमेट्री भी नहीं है, ये 5 ये 10 ये 15 ये 30, बट इसमें इसका मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं तो 150 और इसका मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं तो 150। बैलेंस बीट स्प्लिट जैसी झलक आ रही है यहाँ पे। पहले बीट स्प्लिट क्या होता है वो सबको मालूम होना चाहिए। कभी भी आपको 2 लूप के अंदर 5 रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं ऐसे, ये 2 लूप हैं, इसमें 5 रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे होंगे, ए बी सी डी, ये 5 रेजिस्टेंस हैं, और दोनों लूपों में एक रेजिस्टेंस कॉमन है, तो एक रेजिस्टेंस कॉमन है। एक डायगोनल से कॉमन रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट बात, एक डायगोनल से कॉमन रेजिस्टेंस और दूसरे डायगोनल से सेल लग रहा हो तो पक्का बीट ट्विस्टन ब्रिज होता है। अब बैलेंस है या अनबैलेंस है वो चेक करना पड़ता है, तो इसका मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई करिए, अगर वो इक्वल आता है तो बैलेंस भी है। तो देखो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है बेटा, और यहाँ ये जॉइंट नहीं है, सबसे बड़ी बात यहाँ जॉइंट नहीं है। तो देखो इसका मल्टीप्लाई, इसे पी ओम लिख लेते हैं, इसे क्यू लिख लेते हैं, इसे आर और इसे लिख लेते हैं। तो अपोजिट वाले का मल्टीप्लाई करिए, पी और एस का मल्टीप्लाई करिए, तो ये 5 × 30 150 आए, एंड आर और क्यू का मल्टीप्लाई करिए तो आर का है आपका 15 और ये है 10, ये भी 150 आया। देन पी और एस का मल्टीप्लाई और आर और क्यू का मल्टीप्लाई बराबर है। या ऐसे भी कह सकते हो कि ये वाली बात बहुत से रेशियो से देखते हैं, पी और क्यू का रेशियो निकालते हैं, इसका रेशियो, तो क्यू को नीचे लेके आइए और एस को इसको नीचे लेके आइए, एस आर को एस। देखो ये भी बात एक ही है, दोनों बात एक ही है, इसका रेशियो और इन दोनों का रेशियो इक्वली तो है। तो हेंस अगर ऐसा हो तो आई जी 0 होता है। ये प्रिंसिपल होता है बैलेंस बीट स्टोरेज का, एक कंडीशन है बैलेंस बीट स्टोरेज की। तो हेंस गिवन नेटवर्क इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसीलिए जो कॉमन रेजिस्टेंस है कौन सा वाला, 5 और 10, ये परपेंडिकुलर होता है। एक डायगोनल में आपका सेल लगा हुआ है और दूसरे डायगोनल में ये कॉमन रेजिस्टेंस, इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, आई जी 0 है, तो यहाँ से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस यूजलेस हो जाएगा। आई जी 0 कौन सी वाली ब्रांच में है डाल देता हूँ, सी और डी, सी डी वाली ब्रांच में। सो देयरफॉर 5 ओम एंड 10 ओम रेजिस्टेंस, ये वाला 5 और ये वाला 10, ये सी डी ब्रांच वाला, सी डी वाला ब्रांच वाला यूजलेस हो जाएगा। तो अब डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब इसके बाद एक ये बन गया, एक ये और एक रेजिस्टेंस ये था, एक रेजिस्टेंस ऐसे था और एक रेजिस्टेंस ये और एक रेजिस्टेंस ये आपका 5 ओम है, ये 10 ओम है और ये 15 ओम है और ये 30 ओम है, ये 25 है और ये 20 ओम है और ये यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये 1 ओम है। कुछ बैटरी से डायग्राम ऐसे ये भी है, ये 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल क्वेश्चन हो गया। सीरीज वाला कमीशन आना चाहिए आपको। देखो यहाँ से करंट चली आई है, इसमें आई यहाँ से आके 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई, मान लो इसमें I1, इसमें I2 और इसमें I2। ये I1 करंट सेम है, देखो I1 इसमें करंट सेम है और इन दोनों में भी करंट सेम है I2 और इन दोनों में भी करंट सेम है। तो करंट सेम होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो देखो ये और ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और ऐसे ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है और ये दोनों भी सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज करते हैं इसका, तो 5 और 10 लिखना चाहो तो लिख दो, न्यूमेरिकल है तो ये P मान लो, ये Q मान लो, ये R मान लिया था और ये S मान लिया था, इसे कुछ भी मान लो, M और N मान लो, M और इसे तो लिख दो P एंड Q R in सीरीज R डैश इज इक्वल टू 5 + 10 15 हो गया। ऐसे ही M एंड N R in सीरीज R डबल डैश इज इक्वल टू 25 + 20 25 + 20 45 ओम हो गया। एंड R एंड S R in सीरीज R ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 15 + 30 दैट इज 45। तो नया डायग्राम कुछ इस तरह से दिखाई देगा। एक रेजिस्टेंस ये है आपका, ये बाहर लगा हुआ है, ये वाला, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक हो गया, ए पॉइंट था, ए और बी के बीच में ये 45 ओम आ गया और ए इन दोनों के बीच में भी ये कितना था 15 ओम था और इन दोनों के बीच में ये 45।
और ये बैटरी है, ये ए और ये बी और ये कुछ तरह से सेल है। अब ध्यान से देखो दोबारा से, ये 1 ओम है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसका एक एंड ए से दूसरा एंड बी से, इसका भी ए से दूसरा एंड बी से, इसका भी ए से दूसरा एंड बी से, तो ए और बी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही इसके क्रॉस होगा, उतना इसके क्रॉस, उतना इसके क्रॉस, दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन सेम होता है। इसी मैंने आर डैश माना है, इसी मैंने आर डबल डैश और इसको आर ट्रिपल डैश, तो ये लिख देंगे आर डैश, आर डबल डैश एंड आर ट्रिपल डैश आर इन पैरेलल। पैरेलल में कैसे निकालते हैं, 1/r4 लिखना, 15 + 45 + 1/45, यहाँ से 45 भी एलसीएम में 3 आ गया, 1 + 4 1 5 5/45, ये 1/r4, ठीक है, 15 की 45 होता है, ठीक है, तो ये 9 बार कटेगा, तो R4 आ गया आपका 9 ओम ये हो गया, और इसको एक कर देंगे तो ये दोनों सीरीज में लिखेंगे, ये 9 ओम और ये 1 ओम। अब बताओ ये दोनों कैसे हैं, ये करंट सेम जा रही है, सीरीज कॉम्बिनेशन आर इक्विवेलेंट जो आएगा 1 + 9 दैट मींस 10 ओम, ठीक है, क्योंकि रिटन सब्जेक्टिव है इसलिए मैंने सब्जेक्टिव करके दिखाया, करके तो दिखाना पड़ेगा, ओवरऑल थोड़ी कर सकते हो, है ना, तो इसलिए मैंने ऐसे ले सकते हो आप। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट डायग्राम। तो देखो यहाँ से बैटरी से कितनी करंट पास हो रही है ये पूछ रहा है हमसे, आई, इसको हम बोलते हैं टोटल करंट। और देखो यहाँ ये टोटल ईएमएफ है, या आप इसे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो, बिकॉज सेल का इंटर रेजिस्टेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और इंटर रेजिस्टेंस 0 है, दैट मीन्स सेल आइडियल सेल है, और आइडियल सेल है तो टोटल ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल इक्वल होते हैं, ठीक। तो फॉर्मूला होता है टोटल करंट, अगर निकालनी है बैटरी से निकलने वाली करंट निकालनी है, टोटल करंट बराबर टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, या आप टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस लिख सकते हो। तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है हमारे पास, टोटल करंट निकालने के लिए टोटल ईएमएफ तो हमारे 6 वोल्ट है, और आर इक्विवेलेंट अगर निकालना कितना है और यहाँ रख दें तो आपका टोटल करंट निकल आएगी, बैटरी से निकलने वाली पास होने वाली करंट निकल आएगी, ठीक है। अब इस सर्किट डायग्राम को देखकर क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये वीटस्टोन ब्रिज है? तो देखो वीटस्टोन ब्रिज की पहचान क्या होती है, जब भी आपको दो लूप दिखाई देते हैं, देखो ये 2 लूप दिख रहे हैं 1 और 2, उन 2 लूप के अंदर 5 रेजिस्टेंस दिखाई दें, 5 रेजिस्टेंस दिखाई दे तो 5 रेजिस्टेंस भी हैं, और एक रेजिस्टेंस दोनों में कॉमन हो, तो देखो इन दोनों लूपों में ये रेजिस्टेंस कॉमन है, तो वीटस्टोन ब्रिज हो सकता है ना, हो सकता है। फिर आगे की कंडीशन बताता हूँ, पहले इसको समझते हैं। और तो देखो इसमें कॉमन रेजिस्टेंस वाले को हमेशा यहाँ पे लगाना चाहिए, बी और सी, इसे ओरिजिनल डायग्राम में लेके आते हैं। कॉमन रेजिस्टेंस बी और सी से है, तो यहाँ लगाओ, ए और डी को जिन 2 पॉइंटों के बीच में बैटरी लग रही है उन दोनों पॉइंटों को यहाँ बनाओ, और ए और डी से बैटरी लगी हुई है तो ए और डी से बैटरी ना लो। 10 ओम ए और बी के बिटवीन कनेक्टेड है, जो जिससे कनेक्टेड है उसे कनेक्ट करो, ये 10 ओम। और ए और सी से क्या, देखो ए और सी से 20 ओम है, ये 20 ओम है। बी और सी से 5 ओम है, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सी और डी से 40 ओम है, और बी और डी से 20 ओम है। तो देखो इसमें आपके 5 रेजिस्टेंस हो गए 2 लूपों में। देखो अब एक डायगोनल से सेल और दूसरे डायगोनल से कॉमन रेजिस्टेंस हो तो 100% वो वीटस्टोन ब्रिज होता है। 2 लूपों में 5 रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस कॉमन, और एक डायगोनल से कॉमन रेजिस्टेंस और दूसरे डायगोनल से सेल कनेक्टेड हो तो 100% वो वीटस्टोन ब्रिज होगा। अब वो बैलेंस है या अनबैलेंस है वो भी चेक करना पड़ता है। तो ये रेजिस्टेंस पी ओ मान लेते हैं, ये वाला क्यू, ये आर और ये एस। अपोजिट वाले का मल्टीप्लाई करिए इन दोनों का, और इन दोनों का अपोजिट वाले का मल्टीप्लाई करिए। तो देखो मैं पी और एस का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पी की वैल्यू है 10 और एस की वैल्यू है 40, आया 400। और इन दोनों का अपोजिट का मल्टीप्लाई करें, एंड क्यू एंड आर का मल्टीप्लाई करें, तो क्यू और आर का मल्टीप्लाई करें तो 20 × 20 दैट मीन्स 400 इक्वल आ रही है। हेंस पी एस बराबर क्यू आर। अगर बराबर हैं तो गिवन नेटवर्क या सर्किट डायग्राम इज बैलेंस्ड वीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड वीटस्टोन ब्रिज। ऐसा क्यों लिखा? बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, इसका रेशियो निकालते हैं, पी और क्यू का रेशियो, और आर और एस का रेशियो निकालते हैं। अगर इक्वल हो तो बोलते हैं एक ही बात है। देखो आप इस बार रिजल्ट को देखो, मैं जो लिखा है पी एस और क्यू आर, क्यू को नीचे लेके आओगे ना आप, तो ये और ये इक्वल ही है। देखो पी को क्यू को नीचे ले आओ और एस को आर के नीचे ले जाओ। अब और भी चेक करना, जो भी आप करते होगे बैलेंस करने के बाद वो आपको सेम दिखाई देगी। बहुत से ऐसे भी करते हैं कि पी और आर का रेशियो निकालते हैं, तो पी और आर का रेशियो कर लो,
और P और R का रेशियो कर लेंगे और Q और S का रेशियो कर लो, तब भी एक ही बात है बेटा, है ना। तो ये सब एक ही बात होती है। आप देखो ये सब बराबर है। मैं तो ये करता हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ अपोजिट वाले का। अगर वो इक्वल हो तो बैलेंस बीट स्टोरेज होता है। बैलेंस्ड है तो जो ब्रांच आपकी BC है, दैट मीन कॉमन रेजिस्टेंस वाला है, इसमें नो करंट फ्लो, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, और कोई करंट फ्लो नहीं करेगी तो 5 ओम जो वाला रेजिस्टेंस है दैट इज ये यूजलेस हो जाएगा। ठीक, इसमें इसका कोई मतलब नहीं। अब यहाँ से करंट चल रही है, ये 6 वोल्ट की बैटरी आई, दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, इसमें I1 और मान लो इसमें I2। तो इसमें करंट जब जा नहीं रही तो ये I1 है, ये कंडीशन होती है। जब बैलेंस बीट स्टोरेज आ जाता है तो जो कॉमन रेजिस्टेंस होता है उसमें कोई करंट नहीं जा रही होती है तो वो यूजलेस हो जाता है ना। रेजिस्टेंस नहीं, करंट नहीं जा रही तो वो यूजलेस है। तो I1 और ये वाला I2। अब सोच के देखो, इसमें करंट और इसमें करंट सेम है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है? सीरीज में। और ये दोनों भी किस में है? सीरीज में। तो ये भी सीरीज में हो गया और ये भी सीरीज में हो गया। बताता हूँ आगे पेज पे, तो लिख लो यहाँ पे कि P ओम एंड Q ओम आर इन सीरीज। सीरीज है तो R डैश निकाल लो, 10 + 20 30 ओम हो गया। R एंड S आर इन सीरीज, ये भी सीरीज में है, तो R डबल डैश हो जाएगा आपका 20 + 40 दैट मीन 60 ओम। अब देखो ये पॉइंट A था, ये D था। A ये दोनों सीरीज में होके एक हो जाएगा तो A और D के बीच में आएगा बेटा, ये हो गया 30 ओम। ऐसे ही 20 और 40 जब सीरीज में हो जाएगा तो वो भी A और D के बिटवीन है, ये आया 60 ओम। बैटरी लगी हुई थी ऐसे। अब सोच के देखो, यहाँ से करंट आ रही है, ये और ये रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि A और D का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही 30 का ओम का होगा, वही 60 ओम का, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, दैट मीन्स ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। तो लिख देंगे 30 ओम एंड 60 ओम आर इन पैरेलल। 1/R इक्वलेंट निकल आएगा बेटा, 1/30 + 1/60। यहाँ से 60 एलसीएम ले लो, 2 + 1 3/60 1/20। तो R इक्वलेंट आया आपका 20 ओम। इसीलिए हम I करंट निकालें तो 6/R इक्वलेंट, ये हमने हमारी पहली क्वेश्चन थी, ये रही I = 6/R इक्वलेंट, है ना। और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें 6/20 दैट मीन्स 3/10 एम्पियर। 2 से काट दें और 2 से 10, 0.3 एम्पियर लिख सकते हो आप। तो 0.3 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है इसमें, इसका आंसर होगा 0.3 एम्पियर। फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क ऑफ द रजिस्टर बिटवीन पॉइंट्स A एंड F एज ऑन द फिगर। तो वो सबसे पहले जिन दो पॉइंटों के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है वहाँ पे एक बैटरी जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब इसको देख के क्या आपको ऐसा लग रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो ये बात समझिए, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। तो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज पहचानते कैसे हैं? जब भी दो लूप दिखाई दे और दो लूप के अंदर 5 रेजिस्टेंस दिखाई दे, 1 2 3 4 5, और दोनों लूपों में एक रेजिस्टेंस कॉमन हो, है ना। दूसरी बात, एक डायगोनल में कॉमन रेजिस्टेंस और दूसरे डायगोनल से बैटरी लगी हो तो भी व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है। जबकि यहाँ पे देखें, मान लो बैटरी यहाँ पे लगी हुई है, ऐसे इस सर्किट को देखें तो, लेकिन यहाँ पे तो बैटरी लगी हुई, लेकिन ये डायगोनल ही नहीं बनना है इसमें बेटा कुछ, है ना। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसी डायगोनल से जुड़ा हुआ कॉमन रेजिस्टेंस ये है बेटा, है ना। तो इसीलिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, सबसे पहले तो दिमाग में होना चाहिए ये। अच्छा, फिर करें कैसे? तो यहाँ से करंट चला दो बेटा, I करंट चल रही है यहाँ से ऐसे, यहाँ तक I करंट है, यहाँ आके करंट डिवाइड हुई है, तो मान लो इसमें करंट जा रही है I1, इसमें जा रही है I2 और इसमें जा रही है I3। ये करंट दोनों यहाँ पे मीट कर देंगी, ऐसे ये हो जाएगी I1 + I2, और ये वाली I3 यहाँ पे मीट कर देगी, फिर वापस हो जाएगी I, है ना। अब देखो ये करंट I1 है, इस लूप को देखो बेटा, इसमें और इसमें करंट सेम है, तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में है ना। दूसरी बात, ये और ये पैरेलल में नहीं है, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं है, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है इन दोनों पॉइंटों के बीच में, और इसका एक एंड यहाँ पे कनेक्टेड है, एक यहाँ है, तो ये पैरेलल में नहीं है, ध्यान रखना। ये दोनों सीरीज में जरूर है, तो ये और ये सीरीज में कर लो। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं, चलो सब अलग अलग है तो ऐसे लिख दो, 2 ओम एंड 4 ओम आर इन सीरीज, ऐसे लिख के आना चाहिए। तो R डैश लिख लेते हैं इसको, 2 + 4, तो ये हो जाएगा 6 ओम। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमें एक डायग्राम बना लेना चाहिए। अगर आप नए नए डायग्राम बनाते हो तो आपको ये थोड़ा सा आसान लगेगा, है ना। तो देखो एक डायग्राम ये मैंने रिपीट किया, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक कर लिया है, तो ये मैंने इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक रेजिस्टेंस बना लिया है ऐसे। ये 3 ओम का है और ये 6 ओम का है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये वाला रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस यहाँ पे पहले इसी लूप को देखिए,
ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि इसका एक एंड यहाँ और इस वाले का एक एंड यहाँ पर है, तो इसका भी यही है। तो इन दो पॉइंटों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही 3 ओम का होगा, वही 6 ओम का होगा, इन दोनों पॉइंटों का। 3 और 6 आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना। तो 3 ओम एंड 6 ओम लिख देते हैं यहाँ पे, 3 ओम एंड आर डैश दैट मीन्स 6 ओम आर इन पैरेलल। और ये अगर दोनों पैरेलल में हैं तो 1/r डबल डैश इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, यहाँ से 6 एलसीएम ले लेंगे, 2 + 1 3/6, तो ये हो जाएगा 1/2 काट के, तो 1/r डबल डैश, तो ये r डबल डैश आ गया बेटा आपका 2 ओम। अब इन दोनों को भी एक कर लेना चाहिए, इन दोनों को एक कर लें तो डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये देखो ऐसे ऐसे, ये हो गया आपका 2 ओम और ये पहले से था यहाँ पे 8 ओम और ये 40 ओम था, ये 7 ओम था और ये आपका 40 ओम, यहाँ से सेल कनेक्टेड था। अब दोबारा से सोचो, यहाँ से करंट चल रही है ऐसे, यहाँ अब करंट जो आई है अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, मान लो इसमें I1 और इसमें I2, तो यहाँ पर मीट करके वापस आई हो जाएगी। अब सोचो ये I1 है और ये भी I1 है, देखो ये करंट सेम है, देखो तो ये और ये सीरीज में हो गए है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे ये इन दोनों पॉइंटों के बीच में 40, लेकिन 2 इन दोनों पॉइंटों के बीच में डायरेक्ट नहीं है, बीच में ये रेजिस्टेंस आ रहा है, इसलिए ये और ये पैरेलल में मत सोच लेना, ठीक है। इसलिए ये दोनों सीरीज में जरूर हैं, करंट सेम है। सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड नहीं होता, करंट डिवाइड होती है, ठीक है। तो ये दोनों किस में है बेटा, सीरीज में, तो लिख दो r डबल डैश दैट मीन्स 2 ओम एंड 8 ओम आर इन सीरीज, और ये सीरीज में है तो r ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 2 + 8 मतलब 10 ओम। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके 10 ओम हो जाएगा। फिर जो 10 ओम आएगा, मैं नया डायग्राम नहीं बना रहा, इसी में कर देता हूँ ऐसे, इसको मैं अब ऐसे कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ और इसकी जगह पे लिख देता हूँ 10 ओम ऐसे। अब सोचो ये 10 ओम और ये 40 ओम किस में है, तो ये पैरेलल में है, क्योंकि अब इस 10 ओम का एक एंड यहाँ है, एक एंड यहाँ है, इस 40 ओम का भी एक एंड यहाँ है, एक एंड यहाँ है, और इन दोनों एंडों के जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे वो इस 2 पॉइंट के क्रॉस के बराबर होंगे, दोनों के बराबर होगा। तो 40 और 10 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो r ट्रिपल डैश दैट मीन्स 10 ओम एंड 40 ओम आर इन पैरेलल, और ये पैरेलल में है तो r 4 लिख लें इज इक्वल टू 1/r4, पैरेलल में तो 1/10 प्लस 1/40, तो 40 एलसीएम ले लें, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, तो 5/40 दैट मीन्स 1/8, R4 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 8 ओम। इन दोनों को कनेक्ट करके एक हो जाएगा, तो ये को 7 ओम, ये 8 ओम और ये ऐसे बन जाएगा डायग्राम लास्ट में। ये 40 ओम था, ये 8 ओम आया है, इन दोनों का पहले कॉम्बिनेशन करके 10 और 40 का, और ये 7 ओम है। यहाँ से करंट चल रही है, अब देखो करंट डिवाइड ही नहीं हो रही ऐसे, ये V डिवाइड होगा 3 भागों में ऐसे, तो ये सीरीज में है बेटा है ना, लेकिन करंट डिवाइड नहीं हुई, करंट सेम है तीनों में, तो ये तीनों सीरीज में हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 8 ओम 7 ओम एंड कौन सा ये आपका 40 ओम, 40 है ना ये 40, और ये 5 है बेटा, ये वाला 5 था, हम यहाँ पे गलत लिख गए हैं, 5 ओम है बेटा, देखो 5 ओम है ना। तो 7 8 और 5 आर इन सीरीज एंड आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो R इक्वलेंट आ जाएगा बेटा, ये 8 + 7 + 5, 7 और 5 12 और 8 20 ओम आएगा R इक्वलेंट, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 20 ओम। अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L इज कनेक्टेड अक्रॉस एन आइडियल सेल, देखो आइडियल सेल का मतलब होता है उसका इंटरसेक्शन 0 है, और सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उस सेल के EMF के बराबर है। कीपिंग द सेल इज कनेक्टेड, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड टू, 2 लिखा है, बाई और 2 में अंतर होता है बेटा, यहाँ 2 लिखा है, ध्यान रखना, 12 by gradually stretching it. If R and R dash are initial and final values of resistance, VD and V dash are initial and final values of dipole velocity. Find the relation between R dash and R and V dash and VD. ठीक, सबसे पहले एक फिगर में आते हैं, केस नंबर 1। एक वायर है हमारे पास, मान लो उस वायर की लेंथ मान लो कि दे रखी है, लेंथ L है, और एरिया क्रॉस सेक्शन कंसिडर कर लो A, और इसे किसी एक सेल से जोड़ा है जिसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, आइडियल सेल है, इंटरसेक्शन 0 है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल सेल के EMF के बराबर होगा। जैसे सेल का EMF लगाते हैं
तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज होता है इनसाइड द कंडक्टिंग वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सिंबल बदल लेते हैं थोड़ा सा, ई यहाँ पे बोला है, ई ऐसे बना लेता हूँ इसको, इज इक्वल टू वी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, है ना, ये है। और इसमें जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ड्रिफ्ट करेंगे लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी से। मान लो इस वायर का रेजिस्टेंस आर है, तो इनिशियली हम पहले रेजिस्टेंस पर चर्चा कर लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये तो इतना हो गया। अब क्वेश्चन में कहा इस वायर को स्ट्रेच करना है और सेल को कनेक्टेड रहना है, स्ट्रेच करके उसकी लंबाई 12 तक बढ़ानी है। अगर बाई कहता तो L + 12 करना पड़ता, 2 कह रहा है तो केवल ध्यान रखना है बाई और 2 का चक्कर, है ना। तो इसको स्ट्रेच कर लो, इसकी लंबाई स्ट्रेच करके आपने उसकी लंबाई 2L कर दी, क्योंकि जब वायर को हम स्ट्रेच करेंगे ना तो स्ट्रेचिंग करने से, वायर को स्ट्रेच करने से उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। इसीलिए इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करके इसका एरिया जरूर चेंज होगा, बट A डैश, और सेम सेल से ये कनेक्टेड है, अभी भी वायर को स्ट्रेच कर लिया है, और ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल के EMF के बराबर है। इसमें नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लो VD डैश है और नया रेजिस्टेंस आपका R डैश है जो निकालना है। तो वो स्ट्रेच करने से वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वायर के पर, तो वॉल्यूम ऑफ वायर जो होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि आपने वायर को केवल स्ट्रेच किया है। स्ट्रेच करेंगे तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो वॉल्यूम लिखें, इस वायर का लिखें पहले, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A और लेंथ L। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, इसकी मीटर, तो मीटर की हो गई, और इसका एरिया A डैश सेलेक्ट कर लिया है, लेंथ इसकी बढ़ा के 12 कर दी थी, ठीक है। तो L से L इंक्रीज कट गया, तो A डैश बराबर कितना आया, A/2। इसीलिए अगर हम फाइनल रेजिस्टेंस लिखें, फाइनल रेजिस्टेंस जो कि R डैश है, इज इक्वल टू, रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसकी रेजिस्टिविटी रो थी तो इसकी भी रेजिस्टिविटी रो रहेगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में कोई डाटा जानकारी नहीं रखी तो टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लेंगे, और स्ट्रेच करने से मटेरियल चेंज नहीं होगा, इसीलिए रेजिस्टिविटी सेम होगी। रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इंडिपेंडेंट होती है, और नया लेंथ हो गया इसका 2L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया A डैश। तो फाइनल रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी 2L, A डैश की वैल्यू है A/2, 2 पर पहुंचेगा तो 4 हो जाएगा, 4L/A। ये इनिशियल रेजिस्टेंस में रिलेशन हो गया 4R, इसकी जगह पे हम R ले सकते हैं। तो फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस। एक तो आपका ये बन गया। दूसरा पूछ रहा हमसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, तो यहाँ पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल EMF के बराबर है ना। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, VD इज इक्वल टू E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसीलिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल मैं ऐसे ना लेता हूँ, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, E टॉय अपॉन M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फंडामेंटल चार्ज, ये रिलेक्सेशन टाइम है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है V/L। तो EV/τ/M/L, ये दिस इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, जो कि यहाँ पे V और यहाँ पे V बराबर है, सेल को कनेक्ट करने के करके रखा है। दिस इज द इनिशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड फाइनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखें VD डैश इज इक्वल टू, तो एलिमेंट्री चार्ज तो कांस्टेंट टर्म है, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे भी V है, और ये टाउ है अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है M, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो वही रहेगा, लंबाई बदल गई बस, केवल 12 हो गया बेटा, ये है ना, लेंथ डबल हो गई, देखो 12 ऐसे। तो आप चाहो तो इसकी जगह पे V की जगह पे E दे रखा था, मैंने यहाँ लिख रखा है। यहाँ पे इसमें और इसमें सिंबल में कन्फ्यूजन है, आप कन्फ्यूज मत होना। यहाँ पे जो ये फॉर्मूले में होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ होता है ना, इसीलिए वो ऐसे लिख लिया है। तो आप देखो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, 2 को छोड़कर इसकी जगह पे लिख सकते हो आप VD, तो VD डैश बराबर लिख सकते हो आप VD/2। ये फाइनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इनिशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन हो गया। करंट I 1 एम्पियर पासिंग थ्रू अ कॉपर रॉड, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर नेट वॉल्यूम है, ये यूनिट देखिए उसकी, ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन एज ऑन द फिगर, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट पॉइंट A एंड B अलोंग द लेंथ, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स A एंड B एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एट पॉइंट B। अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो हम सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, ऐसे इसने डायग्राम दे रखा है, ठीक है। अब इसी सेक्शन को मैं A मान लेता हूँ और इस सेक्शन को B मान लेता हूँ, ठीक है। तो बीच में दे रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसे कर लो, ठीक है। अब इस सेक्शन का एरिया कितना है बेटा, A1 है, ये रखा है 1 × 10⁻⁻⁷, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रखा है 2 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। यहाँ से करंट एंटर कर रही है। तो सबसे पहले बताओ सेक्शन A पर करंट ज़्यादा होगी या B पर, पहले करंट के बारे में बताओ, सोच के बताओ करंट कहाँ पर ज़्यादा होगी। तो इंपॉर्टेंट बात है, इस सेक्शन पर करंट और इस सेक्शन पर जो करंट है ये इक्वल होगी, I1 I2 इक्वल, दैट मीन्स कांस्टेंट।
अब क्यों होगी वो इंपॉर्टेंट बात है। तो जानते हो इस सेक्शन, इस वायर से जब करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे पॉजिटिव एंड की तरफ। इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो इस सेक्शन से 1 सेकंड में मान लो n इलेक्ट्रॉन, कैपिटल N मान लेता हूँ, यहाँ पे स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम दे रखा है, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड मान लो लीव करते हैं। तो जानते हो जितने इलेक्ट्रॉन इस सेक्शन से लीव करते हैं 1 सेकंड में, उसी 1 सेकंड में सेम मोमेंट पर उतने ही इलेक्ट्रॉन यहां से एंटर करते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा है इसमें, करंट का फ्लो ऐसे है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे है ना। तो इलेक्ट्रॉन इसमें जो एंटर कर रहे हैं यहां पे वो भी n इलेक्ट्रॉन पर सेकंड करेंगे, क्योंकि वायर जानते हो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जब वायर में करंट फ्लो करता है तब भी वायर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, दैट मींस टोटल चार्ज 0 रहता है। उसके लिए जितने इलेक्ट्रॉन लीव करेंगे उतने ही एंटर करने चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कांस्टेंट रहेगी वायर के अंदर और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। इसीलिए इस वाली कंडीशन में I बराबर जो होता है फ्लोइंग चार्ज अपॉन टाइम होता है, और फ्लोइंग चार्ज जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई होता है इंटू टी। तो n/t सेम है और ई तो फंडामेंटल चार्ज है, इसलिए करंट दोनों सेक्शन पर इक्वल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, और ये तो हर एक बुक में मिल जाएगा, आप सर्च करके देखिए कि वायर में जब करंट फ्लो कर रही होती है तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है, अनचार्ज होता है। ठीक है, सर्च करके देखिए, उसका आंसर ये है। ठीक है, अच्छा एक बात हो गई। दूसरी बात समझ में आई क्या, कि हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो पूछ रहा है इस सेक्शन और सेक्शन पर। दो कैसे पता करें भाई, देखो करंट डेंसिटी होती है J बराबर सिग्मा ई, ये वेक्टर फॉर्म होता है ओम्स लॉ का, वेक्टर फॉर्म ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म, स्केलर फॉर्म होती है V बराबर I R, और ये वेक्टर फॉर्म होता है। ये करंट डेंसिटी है, कंडक्टिविटी ऑफ द वायर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जानते हो करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है J इज इक्वल टू करंट अपॉन नॉर्मल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नॉर्मल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब करंट तो कांस्टेंट है तो करंट डेंसिटी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ रिलेशन होता है। अब जानते हो करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है, क्योंकि ये भी वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये स्केलर है। तो करंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ऐसे ही करंट डेंसिटी होगी। अब जरा समझें, ये जो कंडक्टिविटी है ना, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी होता है बेटा, और रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है मटेरियल की, दैट मीन्स दो फैक्टर पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी ओनली। एक तो मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टिंग वायर, एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में कुछ बोला नहीं है तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट मान के चलेंगे। और मटेरियल यहाँ पे जो मटेरियल है वही मटेरियल यहाँ पर है, इस सेक्शन पर, इस सेक्शन में पूरा वायर कॉपर का बना है, तो रेजिस्टिविटी सेम होगी तो कंडक्टिविटी भी सेम होगी। लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट होती है, तो कंडक्टिविटी भी इंडिपेंडेंट होगी। लेकिन करंट डेंसिटी डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और आई कांस्टेंट टर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा भाई। तो इस सेक्शन में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो करंट डेंसिटी भी ऐसी होगी J2। रेशियो निकालें, J1 अपॉन J2 इज इक्वल टू सिग्मा कांस्टेंट टर्म हो गया E1 और सिग्मा E2। इस सेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड A माना है, इस सेक्शन पर E2 माना है। J1 की वैल्यू लिख देंगे इस वाले फॉर्मूले से, तो देखो J करंट सेम है, I1 I2 बराबर I मान लेते हैं, करंट सेम है तो I अपॉन A1 और I अपॉन A2 बराबर सिग्मा से सिग्मा कट गया, E1 अपॉन E2 हमें यही निकालना है भाई। ठीक, तो I से I कट जाएगा, तो सोच के बताओ E1 अपॉन E2 का रेशियो कितना आया, A2 सबसे ऊपर चला जाएगा, देखो तो A2 अपॉन A1 आएगा। और A2 की वैल्यू हमें दे रखी है, इस सेक्शन का एरिया दे रखा है ये रहा 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 7, और इसकी वैल्यू रखी है 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 7, ये से कैंसिल हो गया, तो 2:1। एक तो आंसर ये आ गया बेटा हमारा E1 रेशियो E2 2:1, एक आंसर तो ये हो गया। सेकंड क्या कह रहा है देखिए, सेकंड कह रहा है आपका द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट पॉइंट बी पॉइंट पर, मतलब इस जगह पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ रहा है। अब जानते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी I बराबर NEA/VD होता है ऐसे, तो VD इज इक्वल टू लिखें तो I अपॉन NEA, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम जो होते हैं ना, 1 मीटर की वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहते हैं पूरे वायर में, यूनिफॉर्म डेंसिटी होती है, नंबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे वायर में यूनिफॉर्म होती है ना। N कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है, I भी कांस्टेंट है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी चेंज होगी, ये बात समझो पहले। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करता है, दैट मींस ऐसे होगी डायरेक्शन VD1 और इस जगह पे VD2 ऐसे, और डिफरेंट होगी बेटा। कौन सी ज़्यादा होगी, कौन से सेक्शन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी ये भी बता सकते हैं, जहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा वहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, एक बात। पर हमसे सेक्शन बी पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ रहा है, तो इस फॉर्मूले का यूज कर लो पूरे का। एन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम है, ठीक है। तो एट सेक्शन बी अगर लिखें तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्म लगा लें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ रहा है तो I अपॉन NEA। I की वैल्यू रखिए 1 एम्पियर और N की वैल्यू रखिए 8.5 10 की पावर 28, देखो ये रखा है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम है, देखो देखो उसके मीटर क्यूब 1 अपॉन मीटर क्यूब है ना,
और एलिमेंट्री चार्ज होता है वो 1.6 10 की पावर माइनस के 19 फंडामेंटल चार्ज कह सकते हो। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बी सेक्शन का लेंगे जो कि है 2 × 10 की पावर माइनस के 7। अब इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें से एक जीरो निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 85 हो जाएगा और 10 की पावर ये 27 हो जाएगा। भाई इसमें से एक 10 निकाल लो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें एक आपकी पावर और माइनस कम हो जाएगी, माइनस के 20 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में बेटा इसकी इधर की घटेगी और इसकी बढ़ेगी। एक का 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है। चलिए ये 2 × 10 की पावर माइनस के 7। अब देखो ये पावर और ये पावर माइनस के 27 हो गई और ये प्लस के 27 है, तो ये पूरा कट गया देखो ऐसे, है ना। अच्छा अब आया 1/85 16 और 2, इतना बचा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रूप में। अब क्या करें। अब देखो या तो इन सब का मल्टीप्लाई करो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक काम करते हैं 100 और 100 कितने हो गए 10 की पावर 4। मैंने मल्टीप्लाई किया है और 10 की पावर मैंने डिवाइड कर दिया। चलो नीचे लिख देता हूँ 100 × 100 ऐसे। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे तो मैं पावर में ले आऊँगा, ऊपर ले जाऊँगा 10 की पावर माइनस के 4 कर दूँगा, है ना। और इसे मैं 5 से काट लेता हूँ। 5 से कटाइए 5 × 5 और ये 17 और 5 से ये कट गया 20 बार। 2 से मैं इसको काट लेता हूँ 10 बार कट गया। और 4 से मैं इसे काट लेता हूँ, 4 से 8 बार करा और 4 से ये काटूंगा तो 4 दूनी 8 बचे 2 और 4 × 20, है ना। और कुछ कट रहा है। 2 से ये मैं काट लेता हूँ 4 बार और 2 से ये मैंने काट देता हूँ 5 बार, है ना। तो ये कितना हो गया, ऊपर हो गया 125 और नीचे हो गया 17 × 4, है ना, और × 10 की पावर माइनस के 4। ये 4 से जब काटा था ना तो 4 से 25 बार, 4 से कटेगा 2 आएगा बेटा, ये 2, तो ये हो गया 125/34 और 10 की पावर माइनस के 4। अब 34 का तुम 125 में डिवाइड कर लेना, ज़्यादा टफ नहीं है डिवाइड करना। अब डिवाइड करके देखना ये आएगा आपका 3.67 10 की पावर माइनस के 4 और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड। स्टेडी करंट flows in the copper wire of non-uniform cross section. Consider the following 3 physical quantity: electric field, current density, drift velocity, speed. Then at the different points along the wire. ये पूछ रहा है क्या आज है, तो पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। मान लो कि मेरे पास एक नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का एक वायर है कॉपर का, कंडक्टिंग वायर है कॉपर बेटा। ये एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूँ, ये ठीक है। अच्छा सर अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है और A1 इज लेस देन A2, ठीक है सर। इससे मैंने बैटरी लगा रखी है ऐसे। पहले तो सबसे पहले ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा होता है, वायर में जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो वायर जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, अनचार्ज होता है। क्यों होता है कि जब करंट फ्लो कर रहा होता है ना तो जितने इलेक्ट्रॉन इस सेक्शन से 1 सेकंड में लीव कर रहे होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन सेम मोमेंट पर उसी 1 सेकंड में उतने इलेक्ट्रॉन इस सेक्शन से एंटर कर रहे होते हैं। इसीलिए यहाँ पर और पॉजिटिव चार्ज जो होता है, पॉजिटिव आइंस जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, कंडक्टर मूवेबल नहीं होते, केवल इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, मूव करने के लिए फ्री होता है। तो 1 सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ लीव करेंगे सेम मोमेंट में उसी 1 सेकंड में उतने इलेक्ट्रॉन इस सेक्शन से एंटर करेंगे। इसीलिए इसमें जो आपका टोटल चार्ज है, नेट चार्ज है, वो 0 ही रहता है, करंट फ्लो कर रहा है तब भी। तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है करंट फ्लो करते समय। अब इसी वाले कंसेप्ट को उठाते हैं तो यहाँ से अगर मैंने लेट कर लेता हूँ कि n इलेक्ट्रॉन लीव कर रहे हैं पर सेकेंड, तो n इलेक्ट्रॉन ही पर सेकेंड यहाँ से एंटर कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड एंटर कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जो आपका करंट फ्लो करेगा वो Q/T होता है, तो Q बराबर होता है NE/T। अब E तो कांस्टेंट टर्म है, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इक्वल हैं और E कांस्टेंट है, तो करंट इक्वल होगी। इस सेक्शन पर जो करंट होगी I1 और इस सेक्शन पर जो करंट होगी I2 वो करंट कांस्टेंट होगी। करंट कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। इसीलिए उसने बोला है स्टेडी करंट मतलब कांस्टेंट करंट, है ना। कॉपर वायर में करंट तो कांस्टेंट है साहब, सेक्शन पर, इस सेक्शन पर, बीच में भी पूरे में कांस्टेंट रहेगी करंट। एक बात समझ में आई हमें, करंट कैसी रहेगी साहब, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन करंट के बारे में तो पूछा ही नहीं है। अब बात करते हैं करंट डेंसिटी पर। अगर करंट डेंसिटी की बात करें, J इज अ वेक्टर क्वांटिटी और करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट अपॉन नॉर्मल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे करंट के परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है, वो मान लो A1 है या A है। तो देखो यहाँ करंट कांस्टेंट है, तो J का करंट डेंसिटी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ इनवर्स रिलेशन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो करंट डेंसिटी कम हो जाएगी, मतलब करंट डेंसिटी चेंज होगी। अब चेक करो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ पर करंट डेंसिटी और करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है। तो दैट मीन्स ऐसे होगी J1, है ना। डायरेक्शन पर भी ध्यान दिया, ऐसे नहीं बना रहा। ये तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की बात करी थी मैंने पर सेकंड, ये करंट की डायरेक्शन दिखाई है। तो J1 जो यहाँ पर J2 के लिखूँ और यहाँ पर J1, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा, करंट डेंसिटी कम, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ ज़्यादा है इसीलिए J1 ज़्यादा होगा J2 से।
मतलब करंट डेंसिटी चेंज होगी। यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, नॉर्मल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, ये कम तो करंट डेंसिटी ज़्यादा, तो इसलिए J1 इज ग्रेटर देन J2, मतलब करंट डेंसिटी चेंज होगी। ये बात पक्की है कि ये चेंज होगी भाई। ठीक, अब एक ओम्स लॉ पढ़ा होगा आपने, एक तो पढ़ा होगा V बराबर आई आर इफ R इज कांस्टेंट, अगर R कांस्टेंट हो तो ये ओम्स लॉ, और ये होती है इसकी स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म बोल दो, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म भी बोल सकते हो उसको। ये मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ओम्स लॉ की, या फिर आपकी स्केलर फॉर्म ओम्स लॉ। लेकिन इसी का वेक्टर फॉर्म भी पढ़ा हुआ आपने, J बराबर सिग्मा ई, ये वेक्टर फॉर्म है। ये करंट डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा ई, इसको हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। सिग्मा कांस्टेंट टर्म होता है मटेरियल के लिए, क्योंकि कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है, और रेजिस्टिविटी फॉर अ गिवन मटेरियल की प्रॉपर्टी है और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट दैट मींस कंडक्टिविटी कांस्टेंट। तो इस वाले केस में आप इसे कह सकते हो ये वेक्टर फॉर्म है बेटा, वेक्टर फॉर्म ओम्स लॉ का, या माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी बोलते हैं इसको हम ऐसे। अब देखो यहाँ ये टर्म तो कांस्टेंट रहेगा, इस सेक्शन पर देखें तो कंडक्टिविटी कांस्टेंट, बिकॉज कंडक्टिविटी द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, है ना, और डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर ओनली, रेजिस्टिविटी। सो सिग्मा इज कांस्टेंट, सो देयर यहाँ पे लिख सकते हैं J प्रोपोर्शनल टू E। तो करंट डेंसिटी चेंज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा भाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे चेंज होगा कि E1 इज ग्रेटर देन E2। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डिस्टेंस होती है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है, यहाँ पर अगर E1 है और यहाँ पर आपका E2 है तो E1 इज ग्रेटर देन E2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा। शाबाश, समझ में आया भाई, वाह कितना मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। थर्ड, I इज इक्वल टू NeAVD, I इज इक्वल टू होता है NeAVD। I जो है सेम है पूरी इस जगह पर I कांस्टेंट है। यहाँ से अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की चर्चा करें तो I अपॉन NeA, I कांस्टेंट, N कांस्टेंट, E कांस्टेंट, N नंबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, और ये करंट वॉल्यूम होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन करंट वॉल्यूम, होल वायर में यूनिफॉर्म होते हैं भाई। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड लिखा है, जितने लीव करें उतने, पर यहाँ पे स्मॉल n जो होता है ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। चलो इसे चेंज कर देता हूँ, इसे कैपिटल N कर देता हूँ, यहाँ पे इसे कैपिटल N कर देता हूँ, यहाँ पे भी इसे कैपिटल N कर देता हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड है ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ओनली जो एक सेकंड में लीव एंटर कर रहे हैं। लेकिन ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम है, दैट मीन्स नंबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 1 मीटर की वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये पूरे वायर में यूनिफॉर्म होती है बेटा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो n कांस्टेंट और E भी कांस्टेंट, तो यहाँ पर I कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम। इस रिलेशन से, अगर इस रिलेशन से बात कर रहे हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहाँ ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट करते हैं ना वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रिफ्ट कर रहे होंगे इधर की तरफ ऐसे। तो इस सेक्शन पर VD1 लिखें और इस सेक्शन पर VD2 लिखें, तो जहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा वहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। तो सीधी सी बात है VD1 इज ग्रेटर देन VD2, ये ऐसे होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आया हो, ये भी चेंज हो रहा है। तो आपको पूछ रहा क्या था, कंसिडर द फॉलोइंग 3 फिजिकल क्वांटिटी ए दैट देन एट डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द वायर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड चेंज बट फर्स्ट इज कांस्टेंट। गलत, तीनों ही चेंज हो रही है भाई, ये भी कांस्टेंट बोल रहा है, ये भी कांस्टेंट कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ऑल चेंजेज, तो डी चॉइस इज करेक्ट। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम is 1.7 10 की पावर -4 डिग्री सेल्सियस -1 in order to increase of resistance of nichrome wire by 8.5%. The temperature of the wire should be increased by। ठीक, सोल्यूशन। सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं संग में। मान लो हमारे पास एक वायर है, इसका इनिशियल टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस है और इसका इनिशियल रेजिस्टेंस R1 है। अब इस वायर का टेम्परेचर बढ़ा दिया, इस वायर का टेम्परेचर इंक्रीज करके T2 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो टेम्परेचर कितना राइज हुआ, टेम्परेचर ऑफ द वायर शुड बी इंक्रीज बाई, कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो डेल्टा T इज इक्वल टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर T2 माइनस T1, हमसे यही पूछा है। ठीक, और रेजिस्टेंस कितना बढ़ गया है बेटा, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस नाइक्रोम वायर बाई लिख रहा है, तो R1 तो था पहले से, कितना परसेंट बढ़ा है, 8.5% ऑफ R1 रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर बाई 8.5%, तो इनिशियल जब टेम्परेचर T1 था तब इनिशियल रेजिस्टेंस R1, जब टेम्परेचर इंक्रीज करके T2 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया तब वायर का रेजिस्टेंस बढ़कर R1 से बढ़कर 8.5% और बढ़ गया। R1 तो था ही, R1 से इतना परसेंट और बढ़ गया, तो कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया है ये हमसे पूछा है। तो नया रेजिस्टेंस लिखें R2 इज इक्वल टू R1 प्लस 8.5% ऑफ R1 का मतलब है 8.5/100 इंटू R1, ऐसे। इस पॉइंट को उठा लेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 5 से काटें तो 5 एकन 5 और 7 और 5 से कटेगा 200, 200 एलसीएम ले लें तो 200 R1 प्लस 17 R1
डिवाइडेड बाई 200, दैट मीन्स 217 R1 बाई 200। अब फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए बेटा, R2 फाइनल रेजिस्टेंस इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ये अब R2 की वैल्यू हमें गिवन है, ये फॉर्मूला हमें लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये अब यहाँ पे R2 की वैल्यू हमें रखी है 217 बाई 200 R1 इक्वल टू R1 1 प्लस टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा भी दे रखा है हमें, ये रहा 1.7 10 की पावर माइनस के 4, तो 1.7 10 की पावर माइनस के 4 और डेल्टा टी हमें निकालना है, इसको मैंने डेल्टा टी लिख लिया है। यही फाइंड आउट करना है बेटा। टेम्परेचर ऑफ द वायर शुड बी इंक्रीज बाई, कितना इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो कितना चेंज आया टेम्परेचर में वो पूछा है, ठीक है, बाई लिखा है बेटा। तो यहाँ पर अगर ध्यान दें तो R1 से R1 कैंसिल, 217 बाई 200, इस 1 को इधर लेके आएंगे तो -1, 1.7 10 की पावर माइनस के 4 इंटू डेल्टा टी। 200 एलसीएम ले लें और 200 एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 17 बाई 200 आएगा। 200 एलसीएम लिया, 217 माइनस के 200 डिवाइड बाई 200, तो 17 बाई 200, और इसको इसके नीचे ले आएँ 1.7 10 की पावर माइनस के 4 इज इक्वल टू डेल्टा टी। इस पॉइंट को उठाएंगे 0, 17 से ये 10 बार कटेगा, 10/200 और ऊपर ले जाएं इसको तो 10 की पावर प्लस के 4 बराबर डेल्टा टी। 0 से 0 कैंसिल, इसको हम क्या करते हैं 100 इंटू 100 लिख लेते हैं डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू डेल्टा टी। 20 से ये कटा 5 बार, तो डेल्टा टी आया 500 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में लिख सकते हो आपसे, चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में इक्वल होता है, ठीक है। तो 500 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा, ठीक है। ये इंक्रीजिंग टेम्परेचर है, ऐसे समझो T2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, वो कितनी है, T2 ने निकाला T1 प्लस डेल्टा टी, तो यहाँ से T2 निकालो तो T1 प्लस डेल्टा टी, ये पूछा कितना हुआ, T1 तो था पहले से, अब कितना इंक्रीज हो गया है, डेल्टा टी पूछा है, तो डेल्टा टी निकाला है हमने, ऐसे समझ सकते हो आप इसको। भाई यहाँ से T2 निकालोगे तो इसको इधर लेके आओगे तो T1 प्लस डेल्टा टी तो हो जाएगा, तो डेल्टा टी की वैल्यू पूछी हमसे, जो निकाल ली हमने 500 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए इसका आंसर बी होगा। कंसीडर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग 2 फैक्टर्स, फर्स्ट एंड सेकंड। रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल, मेटल पे ध्यान दीजिए, कंडक्टर की बात कर रहा है। रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर एंड वॉल्यूम, दैट मीन्स नंबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर बिकॉज, ये 4 चॉइस रखे, थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, जरा समझते हैं। देखो, एक हमारा रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, ये ओम्स लॉ में डेरिवेशन करते हैं तब निकल के आता है ml/n² टाउ है, ये फॉर्मूला में याद होना चाहिए। और इसने टर्म को हम क्या बोलते हैं, इस वाले को, इसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, L/A। तो जो रेजिस्टिविटी है ये फॉर्मूला हुआ m/ne² टाउ। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E फंडामेंटल चार्ज जो कि कांस्टेंट टर्म है, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर एंड वॉल्यूम है, नंबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं इसको, और ये रिलैक्सेशन टाइम। तो देखो यहाँ पे रेजिस्टिविटी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर एंड वॉल्यूम पर डिपेंड कर रही है, एंड जो रेजिस्टिविटी है वो रिलैक्सेशन टाइम पे भी डिपेंड कर रही है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा ये चेक करना है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो देखो जो रिलैक्सेशन टाइम है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रिलैक्सेशन टाइम टॉ इज इक्वल टू होता है λ/Vrms, और Vrms जो होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये आपका मीन फ्री पाथ है, ये मीन रिलैक्सेशन टाइम है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल टू होता है रूट के अंदर 3kT/m। एंड टेम्परेचर इंक्रीजेज करेंगे, यहाँ पे सोचिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड Vrms स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीज। अगर ये इंक्रीज होगी तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज। देखो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है बट रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो इसको पहले चेक कर लेते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम घटता है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट है ना वो रिलैक्सेशन टाइम ही है, फर्स्ट मतलब रिलैक्सेशन टाइम, तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, तो ऐसा हो सकता है रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा हो, है ना। तो ये चॉइस ऐसा लग रही है। अभी सेकंड फैक्टर नहीं चेक किया, ये वाला, ये तो गलत ही है, तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम घट रहा है, ये इंक्रीज बोल रहा है, तो ये तो गलत हो गया। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड तो इंक्रीज कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। फर्स्ट डिक्रीज तो ए और बी, डी में से कोई एक हो सकता है, दूसरा फैक्टर भी चेक करना पड़ेगा। चलिए एक बात हो गई। दूसरी बात देखें, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर एन की वैल्यू लगभग ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। क्यों, अभी वो बताता हूँ। ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है बेटा, चेंज नहीं होती है, थोड़ा सा चेंज आता है। क्यों होता है ऐसा, देखो जो मेटल होता है ना उसका कोई मेटल का कोई एक एटम ले लो, जैसे एल्यूमिनियम एटम ले लिया मैंने, सुनना थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। वो एल्यूमिनियम मेटल जो होता है उसके आउटर के कोई एटम ले लिया, उस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ बहुत ज़्यादा लूजली बाउंड होते हैं, बहुत ज़्यादा लूजली बाउंड, क्योंकि कंडक्टर हैं बेटा, है ना।
तो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, वो न्यूक्लियस के साथ बहुत ज़्यादा लूजली बाउंड होते हैं और बहुत कम टेम्परेचर, जीरो केल्विन टेम्परेचर, थोड़ा सा ज़्यादा, जीरो केल्विन बोल रहा हूँ, उससे थोड़ा सा ज़्यादा पर टेम्परेचर पर ही वो ऑलमोस्ट जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन सबको फ्री कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लूजली बाउंड है। इतने ज़्यादा लूजली बाउंड है कि बहुत कम टेम्परेचर पर ऑलरेडी जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सबको फ्री कर देते हैं। अब सारे ऑलरेडी फ्री हो चुके हैं, उसके बाद तुम टेम्परेचर बढ़ाओ। अगर आप उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे ही नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं होंगे, बिकॉज वो बहुत कम टेम्परेचर, जीरो केल्विन से थोड़ा सा ज़्यादा एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी होगा, उस पर ही सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वो लूज कर चुका होता है, फ्री कर चुका होता है। उसके बाद तुम टेम्परेचर बढ़ाते जाओ। जब उसने सारे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फ्री कर दिए हैं तो उसके पास फ्री करने के लिए इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेंगे भी तो 1-2 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, 8-10 बढ़ जाएंगे, है ना। ज़्यादा चेंज नहीं आता है किसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, मेटल में। जबकि सेमीकंडक्टर अगर होता वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने पर उसके इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा लूजली बाउंड नहीं होते हैं। सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लूजली बाउंड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड भी नहीं है, क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बिटवीन लाई करती है। उसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटते हैं तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं सेमीकंडक्टर में, लेकिन कंडक्टर में नहीं बढ़ते बेटा। इसीलिए ध्यान रखने वाली बात है कि एन लगभग कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर अगर एन कांस्टेंट रहेगा तो उस वाली कंडीशन में रेजिस्टिविटी पर एन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेजिस्टिविटी पर एन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एन कांस्टेंट है। तो उस वाले केस में रेजिस्टिविटी भी लगभग कांस्टेंट रहेगी एन के फैक्टर की वजह से। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है, इसलिए रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो आप ऐसे आंसर देख सकते हो। तो ये सेकंड इंक्रीज कह रहा है, तो ये भी गलत है, फर्स्ट ये अलग गलत हो गया। सेकंड इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, डी चॉइस इज करेक्ट। कंसीडर 2 cylindrical conductors A and B made of same metal connected in series to a battery. The length and radius of B are twice that of A, and if mu A and mu B are mobility of electron in A and B respectively, then mu A upon mu B each. सबसे पहले फिगर बनाते हैं। 2 कंडक्टर हमारे पास A और B, ये A है और ये B है, कुछ इस तरह से है। इसकी जो लेंथ है अगर L है तो इसकी जो लेंथ है वो 2L है, इसकी रेडियस अगर R है तो इसकी रेडियस 2R है। ये B है और ये A है। इंपॉर्टेंट है कि मेटल सेम है ना, और सीरीज में कनेक्टेड है, ऐसे सीरीज में कनेक्टेड है। अब हमसे मोबिलिटी का रेशियो पूछ रहा है। तो देखो जो मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होती है भाई। ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये डेफिनेशन है मोबिलिटी की। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है फंडामेंटल चार्ज ई इलेक्ट्रिक फील्ड रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाई मास। यहाँ से अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें तो ई रिलैक्सेशन टाइम डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई टाउ अपॉन एन। बस आप इस फॉर्मूले पे कॉन्सेंट्रेट करिए, क्योंकि मेटल सेम है। यहाँ पर मेटल आपके सेम मेटल की बात कर रहा है, तो यहाँ तो टाउ फिर कांस्टेंट मान सकते हैं सेम मेटल के लिए। ई फंडामेंटल चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और टाउ मेटल सेम दे रखा है। तो आपको नहीं लगता कि ये पूरा टर्म कांस्टेंट है दोनों वायरों के लिए? अगर ये कांस्टेंट ही है तो मोबिलिटी ऑफ सिलेंड्रिकल वायर ए और मोबिलिटी ऑफ सिलेंड्रिकल वायर बी ये सेम ही रहेगा, ई टाउ बाई एम और ई टाउ बाई एम, तो 1:1 ये कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए डी, दैट मीन्स 1 लिख सकते हो। A cell of EMF E interresistance small r is connected across a resistor of variable resistance R. Shows graphically the variation of terminal voltage across the cell और R के बीच में ग्राफ बनाना है, और करंट सप्लाइड बाय द सेल और R के बिटवीन ग्राफ बनाना है, और R को चेंज करना है, इंक्रीज करना है फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है सोल्यूशन। तो सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। मान लो कि हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर है R और उसके अक्रॉस हमने एक सेल लगाया है जिसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट डाल दिया मैंने A और यहाँ डाल दिया है B। हमें ग्राफ बनाना है इस सेल का जो टर्मिनल वोल्टेज है, सेल का जो टर्मिनल वोल्टेज है V और R के बिटवीन ग्राफ बनाना है। तो पहले बताओ, यहाँ से मान लो करंट सेल डिस्चार्ज हो रहा है, ऐसे करंट फ्लो कर रही है, तो अब यहाँ से चलना शुरू करता हूँ। तो मैंने लिखा A पॉइंट का पोटेंशियल, लाइट के लिए A पॉइंट का पोटेंशियल VA है ना। अच्छा, ये A पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। अब यहाँ से करंट चल रही है ऐसे,
तो देखो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करती है, तो ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल है। तो जब हम यहाँ से यहाँ आए तो पोटेंशियल घटा बढ़ा, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो हाई से लो चल रहे हैं, ये पॉजिटिव हाई पोटेंशियल और नेगेटिव लो पोटेंशियल। तो यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो पोटेंशियल घट रहा है, तो कितना घट गया, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल ए पॉइंट के पोटेंशियल से कम होगा। कितना कम होगा, जितना इन दोनों इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो कितना ड्रॉप होगा, आई आर। तो बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, ए पॉइंट से आई आर कम होगा। तो ये लिख लिया, तो इसे लिख सकते हैं हम वी ए माइनस वी बी, ये हो गया आपका आई इंटू आर। और ये आपका टर्मिनल वोल्टेज है सेल का, या पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द रजिस्टर कैपिटल आर, इसको मैं वी कह देता हूँ, वी आई इंटू आर। तो वी का नाम क्या है यहाँ पे, वी के नेम पे ध्यान दें, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर आर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर आर, या ऐसे कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, और इसकी वैल्यू है वी ए माइनस वी बी। ये पोटेंशियल था, ये भी पोटेंशियल। ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, वी बराबर आई आर। तो थोड़ा सा मैं अच्छा करके बता रहा हूँ, इतना बात समझ में आई। अच्छा, सिमिलरली अगर आप इसी चीज़ को ए से चल के ऐसे चलते, तो चलिए दोबारा से, एंड ए से चला तो ए पॉइंट का पोटेंशियल भी है, ऐसे चल रहे हैं। ये हाई पोटेंशियल होता है पॉजिटिव टर्मिनल, और ये नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल होता है। जब मैं इस वाले पॉइंट पर आऊँगा, तो यहाँ से जब मैं इस वाले पॉइंट पर आऊँ, ए पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर आ रहा हूँ, तो यहाँ से इधर आ रहे हैं तो पोटेंशियल घट रहा है, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो इस वाले पॉइंट से कम होगा। अब इस पॉइंट का मैंने पोटेंशियल वी ए मान रखा है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, वी ए माइनस ई, कितना कम हो जाएगा, ई वोल्ट के बराबर कम हो जाएगा। अच्छा, करंट ऐसे आ रही है, तो ये करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करती है, ये प्लस और ये माइनस। मैं यहाँ से जब यहाँ आऊँ या यहाँ आऊँ, ऐसे चल रहा हूँ मैं ऐसे, तो यहाँ से जब यहाँ आ रहे हैं तो पोटेंशियल फिर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो पहले घट रहा था, ये इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। जब इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखूँ तो इसका ज़्यादा है या इस वाले पॉइंट का, तो इस वाले का ज़्यादा होगा, क्योंकि हाई से लो से हाई चल रहे हैं। इस पॉइंट का पोटेंशियल इस वाले पॉइंट के पोटेंशियल से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, जितना इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो प्लस के आई आर, ये किस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया, पूरा बी पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। यहाँ से देखें तो इसे लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी इक्वल टू, इसको ले आओ, ई माइनस आई आर, और ये तो दोबारा से वी ए माइनस वी बी आ गया। दैट मीन्स ये टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं इसको। बस मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और सेल के अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल, या पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पर उसने वोल्टेज यूज़ किया है। ये तो एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई। इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं, ये भी है, ये भी है, सेम ही तो है, ये भी ए माइनस बी बी है, ये भी ए माइनस बी बी है। तो अगर इक्वेट कर दूं तो आई आर इक्वल टू ई माइनस आई आर, इसको दल ले आऊँ आई, इसको इस वाले फैक्टर को दल लेके कॉमन ले लिया, आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू ई। तो आई इज इक्वल टू आई आर ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। ये सर्किट में फ्लो करने वाली करंट है इतनी। अच्छा, अब हमें ग्राफ किसके बीच में बनाना था, हमें ग्राफ बनाना था पहला वाला आर के और वोल्टेज के, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल के बीच में, टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल एंड विद आर ग्राफ बनाना था। ठीक है, अब सोचने वाली बात है, इस वाले फॉर्मूले से V बराबर आई आर से क्या हम ग्राफ बना सकते हैं। बहुत से बच्चों को लगता है V और R में देखो डायरेक्ट रिलेशन है, ग्राफ बना दो स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि बेटा I कांस्टेंट नहीं होगा। जब R चेंज होगा ना, जब स्ट्रेट लाइन कब बना सकते थे, जब V और R में डायरेक्ट रिलेशन हो, दैट मीन्स I कांस्टेंट हो। कैसे में, अगर R बढ़ाओगे तो क्या I कांस्टेंट रहेगा, R इंक्रीज करोगे ना बेटा आप, तो I घटेगा सर्किट का, और I चेंज हो रहा है तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ये तब हो सकता था डायरेक्ट रिलेशन जब आपका I कांस्टेंट होता, बट I यहाँ R के साथ वेरी करेगा, वेरी विद R। समझ में आया, इसलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनेगा। तो फिर क्या करें, फिर क्या करें, कुछ ऐसा फॉर्मूला निकालें जिसमें केवल दो ही टर्म वेरिएबल हो, V और कैपिटल R। तो वो क्या करें, I की वैल्यू पुट कर दें, V इज इक्वल टू ई अपॉन R प्लस स्मॉल आर, ये I की वैल्यू पुट कर दी मैंने, इनटू कैपिटल R। लेकिन अभी भी दो R हैं, एक के साथ डायरेक्ट रिलेशन जैसा दिख रहा है, एक के साथ इनवर्स रिलेशन जैसा। एक आर बनाओ, ऐसे कर लो, ई अपॉन इस आर को इसके नीचे ले आओ, आर प्लस स्मॉल आर अपॉन आर, ऐसे कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा दोबारा से। ऐसे लिख सकते हैं ई अपॉन 1 प्लस स्मॉल आर बटे कैपिटल आर। अब देखो इस पूरे इस रिलेशन में, देखो इस रिलेशन में सेल का ईएमएफ, सेल की करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। सेल का ईएमएफ केवल डिपेंड करता है सेल के अंदर भरे मटेरियल, दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा है, और इलेक्ट्रोड के मटेरियल पर, कि कौन से इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं, मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। दो ही फैक्टर पर डिपेंड करता है ओनली। तो सेल का ईएमएफ कैपिटल आर पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है, स्मॉल आर भी नहीं करता कैपिटल आर पे। तो ई और आर फॉर अ गिवन सेल के लिए कांस्टेंट होंगे, इसलिए यहीं से ग्राफ बनेगा। अब यहाँ से कैसे ग्राफ बनाएं, आर की वैल्यू चेंज कर रहा है 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, तो आर की जो मिनिमम वैल्यू तो वो तो 0 है,
अगर मैं आर बराबर 0 रख दूँ फिर वी चेक करूँ कितना है, तो ई 1 प्लस स्मॉल आर बटे 0, 0 का किसी में डिवाइड करते हैं तो 1 प्लस इन्फिनिटी आता है, और इन्फिनिटी में को जोड़ते हैं तो इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी का किसी में डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, क्योंकि इन्फाइनाइट को हम लिख सकते हैं 1/0। तो सोचो अगर हम 1/0 लिख सकते हैं तो ई इसकी जगह पे लिख दूँ 1/0, 0 कहाँ पहुँचेगा ऊपर, तो ई इंटू 0 डिवाइड बाई 1, तो 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0/1 तो 0 आ जाएगा, इसलिए वी 0 आया। इसका मतलब ऐसा पॉइंट ढूंढो जहाँ आर भी 0 हो और वी भी 0 हो, क्योंकि आर बराबर 0 होने पर वी 0 होता है, तो कहाँ पर है वो पॉइंट गिरा। ये बात तो पक्की हुई कि स्टार्टिंग तो 0 से ही होगी। ठीक, मैक्सिमम वैल्यू तक जाएं तो मैक्सिमम वैल्यू अगर जा रहे हैं तो आर बराबर रख दें हम इन्फाइनाइट, इससे ज़्यादा वैल्यू तो हो नहीं सकती मैक्सिमम आर की, है ना। आर की इंक्रीज करना है फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, चाहो तो एक में बीच में वैल्यू ले सकते हो कैपिटल आर की स्मॉल आर के बराबर, अब चाहो तो कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर लिख लो इंटरलेशंस के बराबर, एक डाटा और निकल आएगा आपको वहाँ पे। पर ठीक है, मैं वी बराबर इन्फिनिटी रख देता हूँ, तो ई आर बराबर इन्फिनिटी रखें तो 1 प्लस आर अपॉन इन्फाइनाइट, अभी बताया इन्फिनिटी का डिवाइड करते हैं ना, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी करेंगे तो 0 होगा, तो कितना होगा, ये तो 0 हो गया, तो ई 1 प्लस 0 दैट मीन्स ई, तो ये आर बराबर इन्फिनिटी पर वी की वैल्यू ई के बराबर है, मतलब मैक्सिमम हो गई सेल के ईएमएफ के बराबर, इससे ज़्यादा हो नहीं सकती, बराबर ज़्यादा हो सकती है लेकिन वो तब होती है जब सेल डिस्चार्ज हो रहा हो, यहाँ पर तो सेल डिस्चार्जिंग की कंडीशन ले रखी है मैंने। ठीक है, तो मान लो ये वी की वैल्यू यहाँ पर ई के बराबर है, ये वी बराबर ई है, लेकिन ये वी बराबर ई कब होता है, जब आर की वैल्यू इन्फाइनाइट हो जाए। तो आपको नहीं लगता अगर आपको इस तरह से बनाना चाहिए और इसको पैरेलल कर देना चाहिए, यहाँ पे कैसे पैरेलल, पैरेलल मिलाया क्यों नहीं सर, अगर हम मिला देंगे तो एक फाइनाइट वैल्यू के लिए v बराबर ई हो जाएगा, r की एक फाइनाइट वैल्यू के लिए v बराबर ई हो जाएगा, लेकिन जब तक r इन्फिनिटी नहीं होगा तब तक v की वैल्यू ई नहीं होगी, तो ये जाके मीट कहाँ करेगा, इस लाइन से इन्फिनिटी पे जाके, इसीलिए पैरेलल कर दिया। तो v और e के बीच में ग्राफ, v और r के बीच में ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब दूसरा ग्राफ पूछ रहा है हमसे यहाँ पे किसके बीच में, करंट और कैपिटल आर के बीच में, ये तो आसान है, यहाँ से देखो I बराबर ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर, ई और कैपिटल ई और स्मॉल आर कांस्टेंट टर्म है, तो आई और आर के साथ रिलेशन है, ऐसे इसमें कर लो, अगर आर बराबर 0 तो आई की वैल्यू आएगी ई अपॉन स्मॉल आर, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। खुद सोचो अगर सर्किट का रेजिस्टेंस ही 0 हो जाए तो सर्किट में फ्लो करने वाली करंट मैक्सिमम हो जाएगी, और एक अगर आर इन्फाइनाइट हो जाए तो आर इन्फिनिटी रख दो, आई इक्वल टू ई अपॉन इन्फिनिटी प्लस स्मॉल आर, तो ई अपॉन इन्फाइनाइट दैट मीन्स 0, करंट 0 हो जाएगा। तो ग्राफ कैसे बनाएं, ये आर है और ये आपका करंट है, जब रेजिस्टेंस 0 है तो इस वाले पॉइंट पर रेजिस्टेंस 0 है तब करंट मैक्सिमम है, तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम है जब रेजिस्टेंस 0 है, तो ई अपॉन आर के बराबर है, इस वाले पॉइंट पर रेजिस्टेंस देखो 0 है, करंट मैक्सिमम है। अब जब रेजिस्टेंस इन्फाइनाइट हो जाएगा तो करंट 0 हो जाएगी, तो ग्राफ घटेगा, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, और इसको इसके पैरेलल कर देना, मिलाना नहीं, मिलेगा कहाँ पे जाके, इन्फिनिटी पे जाके, क्योंकि अभी मिला दिया तो आई तो 0 हो जाएगा, यहीं पे मिला दिया ऐसे ने आपने, तो आई तो 0 हो जाएगा, लेकिन आर तो इन्फाइनाइट नहीं है ना, यहाँ पे आर एक फाइनाइट वैल्यू हो जाएगी, फाइनाइट वैल्यू के लिए आई 0 नहीं होने वाला, कम हो जाएगा लेकिन 0 नहीं होगा। आर बढ़ने के साथ आर जैसे जैसे बढ़ेगा, ये बात पक्की है कि आर बढ़ेगा तो आई घटेगा, बट एक फाइनाइट वैल्यू के लिए, फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर के लिए आई 0 नहीं होगा, तो इन्फाइनाइट के लिए होगा, इसलिए इसे पैरेलल कर देंगे। एक करंट रेजिस्टेंस का ग्राफ है, अगर इसी जगह पर सेल के ईएमएफ ऑफ द सेल और आर के बीच में ग्राफ बना लेता तो इंडिपेंडेंट होता है, ग्राफ इस तरह से आएगा ऐसे, ईएमएफ ऑफ द सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल आर। ईएमएफ ऑफ द सेल केवल 2 ही फैक्टर पर डिपेंड करता है, पहला नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, और दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड जो यूज़ किए जा रहे हैं सेल बनाने में, कैथोड और एनोड प्लेट होती है ना उसमें 2, उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, उसके मटेरियल पर डिपेंड करता है सेल का ईएमएफ, बाकी की सारी चीज़ों से इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए फॉर अ गिवन सेल के लिए ईएमएफ पर रेजिस्टेंस बढ़ाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक, पढ़ते रहिए। 3 सेल ABC of EMF 2 volt, 3 volt, 5 volt respectively connected in parallel to each other. Their internal resistance 5, 5, 1 ohm respectively. Calculate currents flowing through the cell ABC. सबसे पहले फिगर बनाइए, एक सेल ये लगा लिया 2 वोल्ट EMF का, ये सेल A है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपका 5 ओम है। एक और सेल बना लो, ये B सेल है, इसका EMF 3 वोल्ट है और इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम है। एक और सेल बना लो, इसका 5 वोल्ट EMF है, C सेल है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ना तो हेल्पिंग कंडीशन लगाते हैं बेटा। हेल्पिंग कंडीशन का मतलब होता है जब कुछ ना कहे तो हेल्पिंग कंडीशन जोड़ो। इसका मतलब होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल सेल के वो सब एक पॉइंट से कनेक्ट करो और नेगेटिव एक पॉइंट से, उसको बोलते हैं हेल्पिंग कंडीशन। ठीक है, तो मैंने जोड़ दिया। अब क्या करें, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। करंट के डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। हमेशा ये ध्यान रखो कि पॉजिटिव टर्मिनल से जितनी करंट निकले उतनी ही एंटर करनी चाहिए। अगर ऐसा है तो सही है,
लेकिन अगर आपने ऐसे कर दिया, निकाली करंट आई और एंटर करा दिया I1, तो ये गलत है। एक बात हमेशा ये ध्यान रखिए। दूसरी बात, किस सेल से करंट निकालें, किसी से भी निकाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं क्या करता हूं कि जो सबसे बड़ा EMF का सेल होता है उससे करंट निकाल देता हूं, I1। वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी से भी निकाल सकते हो आप। I1 निकाल दिया, यहाँ आके दो भागों में डिवाइड कर दो, ये I2 और ये आपकी I3। आप चाहो तो इससे भी करंट निकाल दो, इससे भी निकाल दो, इससे भी निकाल दो। करंट की डायरेक्शन इधर मान लो, ऐसा नहीं। अगर करंट की वैल्यू सॉल्व करने पर नेगेटिव आए तो जो डायरेक्शन हमने कंसीडर कर ली है, करके क्वेश्चन सॉल्व किया है, अगर नेगेटिव आ रही है तो जो डायरेक्शन हमने कंसीडर करके सॉल्व किया है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होगी। बस नेगेटिव साइन का मतलब यही होता है। इसीलिए कैसे भी सॉल्व कर लो, करंट नेगेटिव आ जाती है और कुछ नहीं होता है। अगर डायरेक्शन तुमने सही नहीं मानी होगी तो वो उसका मतलब फिर हम बता देते हैं कि नेगेटिव करंट साइन ये शो कर रहा है कि जो भी हमने कंसीडर करी करंट उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट है। बस इतनी बात बतानी है, ठीक है। इस जगह पर लॉ लगा लो, किरचॉफ्स लॉ। फर्स्ट लॉ कि I1 है, ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो I2 प्लस I3। ये भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किरचॉफ्स लॉ में जब आप सॉल्व कर रहे हो किरचॉफ्स लॉ से, तो अननोन करंट कम से कम हो। इसमें अगर तीन करंट अननोन है, I1 I2 I3, लेकिन अगर मैं किरचॉफ जंक्शन लॉ लगा लूँ इस जगह पर कि I1 I2 प्लस I3 के बराबर होगा, आप ऐसे लगा तो किरचॉफ करंट लॉ बोलते हो आप इसे, I1 माइनस I2 प्लस माइनस I3 बराबर 0। एल्जेब्रिक सम शून्य, उसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा लॉजिकली, ठीक है। तो अननोन करंट कम हो गई। अब दो करंट अननोन है, एक I2 और एक I3। I1 की जगह मैं तो I2 और I3 लिख दूंगा, I2 प्लस I3, है ना। चलिए अब किरचॉफ लॉ लगा लो। मान लो इस लूप में लगा देता हूँ, क्लोज लूप, किसी भी लूप में लगा दो। दो करंट अननोन है, दो बार किरचॉफ लॉ लगा के दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, तो उन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके करंट निकालेंगे। तो क्लोज लूप, इसमें नाम दे देता हूँ P और इसे Q, ठीक है। अब क्लोज लूप किसकी बात कर रहे हैं, PAQBP, इसकी बात कर रहे हैं, PAQBP। अब कैसे घूमे, क्लॉक या एंटी क्लॉक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे क्लॉकवाइज घूम लो, चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूम लो। मान लो मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ, ऐसे घूम रहा हूँ, और किस पॉइंट से शुरुआत करो तो किसी भी शुरुआत कर लो। मान लो मैं P से शुरुआत कर रहा हूँ, जिस पॉइंट का से स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल लिख लेते हैं VP। चलना शुरू करो। ये जो प्लस का होता है ना, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये हाई पोटेंशियल होता है, और ये नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल होता है। सेल में करंट की डायरेक्शन से प्लस माइनस डिसाइड नहीं करते हैं, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल डिसाइड नहीं करते हैं। हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा डंडा हाई पोटेंशियल और नेगेटिव टर्मिनल लो छोटा डंडा लो पोटेंशियल होता है, ये हमेशा ध्यान रखा है। चलिए तो लगाइए, इस वाले पॉइंट पर जब आ जाओगे तो हम इधर से इधर आ रहे हैं। इस पॉइंट का मैंने पोटेंशियल VP माना है, P पॉइंट का। तो जब इधर आएंगे तो पोटेंशियल घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, हाई से लो चल रहे हैं तो पोटेंशियल घट रहा है। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा ना, वो P पॉइंट के पोटेंशियल से कितना कम होगा, 2 वोल्ट कम होगा। इसीलिए यहाँ लिख देंगे VP माइनस के 2। अब करंट ऐसे फ्लो कर रही है, देखो I3 की डायरेक्शन देखो, ऐसे I3 है ना, और इसमें इधर से I2 आ रही है तो इसमें I2 है, दोनों मीट कर जाएंगे। यहाँ से I3 I2, ये देखो ये I3 आ रही थी, ये वापस I1 हो जाएगा, ये I1। तो जिसमें इसमें से I1 निकल रहा था, I1 एंटर कर रहा है, इसमें I2 एंटर कर रहा है, I2 निकल रहा है, I3 एंटर कर रहा है, I3 निकल रहा है, बिल्कुल ठीक है। लगाइए, इस वाले पॉइंट पे आ जाइए। अब यहाँ से जब यहाँ आएंगे तो करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करती है हमेशा रजिस्टर में। तो ये हाई पोटेंशियल है और ये लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, दैट मींस ये पॉजिटिव है नेगेटिव। तो यहाँ से इधर चल रहे हैं तो पोटेंशियल घट रहा है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट से कम होगा। कितना कम होगा, तो VP माइनस के 2। इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख रहा हूँ, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट से कम होगा। कितना कम होगा, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस I इंटू R। तो लिख रहे हैं करंट कितना है I3 और रेजिस्टेंस कितना है 5, तो माइनस के 5I3। अब ऐसे नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे माइनस के 5I3। समझ में आ गया हो। इधर आइए, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, हाई चलो, तो अब इधर चल रहे हैं हम, चल ऐसे रहें तो लो से हाई चल रहे हैं तो प्लस आएगा, कितना आएगा 5I2। ये इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया, ये वाला पूरा इस पॉइंट का पोटेंशियल है, ठीक है। अब वापस इधर आए हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव, करंट की डायरेक्शन से नहीं देखेंगे, इसमें लो से हाई चल रहे हैं तो फिर प्लस के 3 वोल्ट। हम वापस इसी पॉइंट पर आ गए, तो ये पूरा P पॉइंट का पोटेंशियल है। P पॉइंट का पोटेंशियल तो कितना था, VP था, वापस VP लिख दिया, ये VP से VP कट गया। तो बहुत से बच्चे इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस के 2 माइनस के 5I3 प्लस के 5I2 प्लस के 3। आप 0 लिखते हो, पर मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। तो 0 लिख लो, आप 0 लिखना चाहो तो, ऐसे काटने के बाद 0 ही हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो, इसको उधर ले जाता हूँ, तो 5I3 प्लस का हो गया और माइनस के 5I2 हो गया, और 3 में से 2 घटाया तो 1 बचा। ये पहली क्वेश्चन हो गई बेटा। अब ऐसे ही दूसरे लूप, एक और लूप में घूमो, तो दूसरा लूप बना लो, ये वाला क्लोज लूप, PBQCP ऐसे। और इसमें भी मैं क्लॉकवाइज ही घूम रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम कर सकते हो, मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ। लूप 2 है, ये लूप 1 है, ठीक। और P से स्टार्ट कर रहा हूँ तो VP। चलो ऐसे चलना शुरू करो, हाई से लो, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखे हैं तो घट रहा है, तो कितना हो रहा है, माइनस के 3 वोल्ट घट गया। देखो माइनस के 3 वोल्ट गया, यहाँ से यहाँ आ गया, तो फिर घट रहा है, हाई से लो चल रहे हैं, घट रहा है तो कितना घट जाएगा, माइनस के 5I2। फिर यहाँ आ जाओ ऐसे, फिर देखो ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल को करती है, तो फिर घट रहा है, तो कितना घट रहा है, I1 इंटू 1, करंट इंटू रेजिस्टेंस लिखते हैं, करंट I1 है, रेजिस्टेंस 1 है। फिर ये बढ़ रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो 5 वोल्ट बढ़ गया है। फिर वापस P पे आ गया, तो ये P पॉइंट का पोटेंशियल हो गया, ये कट गया, तो
तो ये कितना हो गया देखो, इस वाले को उस साइड में ले आओ, 5i2 प्लस का हो गया और i1 भी प्लस का हो गया, 5 में से 3 गए तो 2 बचे, ये हो गया 2। लेकिन यहाँ पर देखो करंट i1 की वैल्यू कितनी है, i2 प्लस i3, इस इक्वेशन से इसे दूसरी डाल लो, ये पहली इक्वेशन से, तो 5i2 प्लस i1 की जगह पे लिख दो i2 प्लस i3 इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 6i2 प्लस i3 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इसमें i3 i2 है, इसमें भी i3 i2 है ना। अब i3 i2 निकाल लो, सॉल्व कर लो, 2 इक्वेशन बन गई। तो इसको कैसे सॉल्व करें, इसमें एक काम करते हैं, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 30i2 हो जाएगा प्लस ये 5i3 हो जाएगा प्लस ये 10 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। और इसको इक्वेशन 2 के साथ सॉल्व करो, 5i3 माइनस 5i2 इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2 है, इसके साथ सॉल्व करें। क्या करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। देखो तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, इससे ये कट जाएगा। 30i2 में से ये 30i2 ये भी प्लस का ही हो गया, देखो ये प्लस का हो गया, तो 35i2 हो गया, और 10 में से एक घटाएंगे तो 9, तो i2 की वैल्यू आई 9/35 एम्पियर। और ये कौन से सेल में करंट है वो देख लो, i2 किस में है, i2 है बी सेल में, तो बी सेल में तो करंट इतनी है, सेल बी में इतनी करंट है भाई। ऐसे ही आप सेल, अब क्या है सॉल्व करना है बस, केवल खत्म हो गया। किसी एक इक्वेशन में रख दो, जैसे थर्ड इक्वेशन में रख देता हूँ मैं, 6i2 प्लस i3 इज इक्वल टू 2, ठीक। और आपका 6i2 के लिए निकाल चुका हूँ, 6 × 9 डिवाइड बाई 35 प्लस i3 इज इक्वल टू 2, तो i3 इज इक्वल टू 2 माइनस ये हो गया आपका 54/35, और ये हो जाएगा 35 एलसीएम ले लेंगे तो इसके नीचे 1, 70 माइनस 54, 10 में से 4 गए तो 6, और 6 में से 5 गया तो 1, 16/35 एम्पियर, ये i3 आ गया। अब i3 एम्पियर करंट किस में है वो देख लो, i3 है आपका सेल ए में, तो सेल ए में इतनी करंट फ्लो कर रही है। अब सेल कौन सी निकालनी है, i1 निकालनी है, तो इक्वेशन 1 में रख दो, इक्वेशन 1 i1 बराबर i2 प्लस i3। ये ध्यान रखना, अननोन करंट जितनी कम कर लो उतना बढ़िया है, केसीएल से अननोन करंट कम होती हैं, ठीक है। तो i2 की वैल्यू निकाली मैंने, i2 के लिए निकाली 9/35, और इसकी i3 के लिए निकाली 6/35, तो 16/35 सॉरी 35, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 25, 5 से काट दो, तो 5/7 एम्पियर करंट आ रही है कौन से वाले सेल में, सी वाले सेल में बेटा, i1 C1 में फ्लो कर रहा है, ये सेल सी में करंट है। इस क्वेश्चन को मैं केसीएल लॉ से भी कर चुका हूँ, और ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ से किया है, केवीएल लॉ से किया है, केवीएल लॉ बोलते हैं इसको, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। 3 सेल ABC of EMF 2 volt, 3 volt, 5 volt respectively are connected in parallel to each other. Their internal resistances are 5, 5, 1 ohm respectively. Calculate the current flowing through the cell ABC. ठीक, तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। एक सेल ये है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बना लिया मैंने, ये 2 वोल्ट है, और ये सेल ए है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 5 ओम। एक सेल और बना लो, ये सेल बी, ये 3 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी 5 ओम। एक और सेल बना लो। जब कुछ ना बोला जाए तो तीनों सेलों को हेल्पिंग कंडीशन में ऐड करना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये 5 वोल्ट है और इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम। हेल्पिंग का मतलब है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना चाहिए। पॉजिटिव टर्मिनल को 1 पॉइंट से और नेगेटिव को 1 पॉइंट से जोड़ देना चाहिए, ये हेल्पिंग कंडीशन होती है। ठीक, जोड़ दिया साहब, ये सी है। अब सबसे पहले करंट के बारे में सोचो, ये सबसे बड़ा सेल है। वैसे करंट आप चाहो तो इसमें से I1, इसमें से I2, इसमें I3 कैसे भी निकाल सकते हो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर मैं ज़्यादा तरह से क्या करना चाहिए, जो 5 वोल्ट है उसमें से करंट लेट कर लो कि ये I1 है, यहाँ तक I1 आई, है ना, और यहाँ आके 2 पार्ट में डिवाइड हुई ऐसे, यहाँ आके जो करंट ये I1 आ रही है ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर ली, I2 और ये I3। आप चाहो तो इसमें से करंट I2 I3 निकाल दो, इसमें से I2 निकाल दो, इसमें से I1, यहाँ पे जंक्शन लॉ लगा लेना, किरचॉफ जंक्शन लॉ। तीनों करंटों का एल्जेब्रिज्म शून्य होगा, एक ही बात होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। केवल अगर करंट कभी नेगेटिव आती है तो जो हमने डायरेक्शन कंसीडर कर ली है न्यूमेरिकल करते समय, अगर नेगेटिव आ रही है तो उसका मतलब है कि हमने करंट की डायरेक्शन को उल्टा मान लिया है, सही है। और डायरेक्शन अगर पॉजिटिव आ रही है तो उसका मतलब जो हमने करंट की डायरेक्शन कंसीडर करी है वो सही करी है, और कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ठीक है, इस वाले पॉइंट को मैंने पी कह दिया और इस वाले पॉइंट पर मैं किरचॉफ लॉ लगा देता हूँ। एट पॉइंट पी मैं लगा रहा हूँ इस जगह पर जंक्शन लॉ, किरचॉफ करंट लॉ कह दो या किरचॉफ जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। अब देखो, जो करंट आती है उसमें से किसी एक को पॉजिटिव मान लो, आने वाली को पॉजिटिव मान लो, जाने वाली को नेगेटिव मान लो, या जाने वाली को पॉजिटिव मान लो, आने वाली को नेगेटिव मान लो। मैंने आने वाली को पॉजिटिव मान लिया I1, और जाने वाली जंक्शन से दूर जाने वाली करंटों को मैंने नेगेटिव मान लिया I2 माइनस I3 बराबर 0। तो क्या मैं I1 बराबर I2 प्लस I3 लिख सकता हूँ? ये तो मैं लॉजिकली भी लिख सकता था कि I1 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो I1 की जो वैल्यू है वो I2 प्लस I3 होगी, बट यही तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है। ठीक है, जंक्शन लॉ भी बोलते हैं इसको। ठीक है सर, अब क्या करना है, अब जरा समझो। इसे मैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ से भी कर सकता हूँ, इसको मैं किरचॉफ सेकंड लॉ से भी कर सकता हूँ। अभी मैं इसे किरचॉफ
फर्स्ट लॉ से कर रहा हूँ, KCL से कर रहा हूँ। एक मैं वीडियो और बना दूंगा इसकी, उसे किरचॉफ सेकंड लॉ से भी कर सकते हैं। समझे? जानते हो किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट मान सकते हो आप, तो मैंने इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट कंसीडर कर लिया है। किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 माना जा सकता है ना। इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल x वोल्ट, जीरो ये पॉइंट पोटेंशियल मेथड से कर रहे हैं हम, ये 0 वोल्ट और ये x वोल्ट। ठीक है, आइए अब देखो यहाँ से ये हाई पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव। बैटरी में ये हाई पोटेंशियल होता है बड़ा डंडा, और जो छोटा डंडा होता है उसे लो पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल इस वाले पॉइंट के पोटेंशियल से कम है या ज़्यादा, तो देखो इसका x वोल्ट कंसीडर किया। यहाँ से इधर आएंगे तो हाई से लो चल रहे हैं, तो पोटेंशियल घट रहा है, तो कितना वोल्ट घट गया, 2 वोल्ट घट गया। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल P पॉइंट के पोटेंशियल से 2 वोल्ट कम होगा, इसलिए यहाँ होगा x माइनस के 2 वोल्ट। और करंट ऐसे आ रही है, ये I3 ऐसे इधर आ जाओ, ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल है ना। इस वाले पॉइंट को देखो, हम यहाँ से इधर आए तो ये हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल हाई से लो चल रहे हैं, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इस वाले पॉइंट से 3 वोल्ट कम होगा, तो x माइनस के 3 वोल्ट। एज ए सिमिलर ये भी हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, ये यहाँ देखें तो आपका इस पॉइंट का पोटेंशियल से इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल इस वाले का पोटेंशियल इस वाले पॉइंट से 5 वोल्ट कम होगा, तो x माइनस के 5 वोल्ट। अब करंट का इधर से कितनी करंट आ रही है आपकी, I2 आ रही है, इधर से दोनों मीट कर जाएंगी वापस आपका I1। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, पॉजिटिव टर्मिनल से जितनी करंट लीव करे उतनी ही एंटर करनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही किया। एक सिंगल वायर में जिसमें कोई जॉइंट नहीं है, एक ही मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो करेगा। अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे नहीं हो सकता, I1 I2 ये गलत है। सिंगल वायर में जॉइंट, बिना जॉइंट वाले वायर में, और ये भी गलत है, ये ध्यान रखना है बस केवल। और बाकी का जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन तुम कर दोगे वो सब सही है। आइए अब क्या करें, करंट I1 I2 I3 की वैल्यू निकालें और यहाँ रख दें। तो कैसे करें, देखो पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर होता है I इंटू R। तो यहाँ से I लिखें तो पोटेंशियल डिफरेंस V ओवर रेजिस्टेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं तो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल डिवाइड बाई रेजिस्टेंस लिखते हैं, ये ध्यान रखना है। और करंट हमेशा फ्लो करता है, करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बैटरी में करंट की डायरेक्शन से नहीं देखते, बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो हाई पोटेंशियल होगा और नेगेटिव टर्मिनल होगा वो लो पोटेंशियल होगा। करंट की डायरेक्शन से मत देखना हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, रेजिस्टेंस में देखना। ठीक है, तो देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है क्योंकि बैटरी के बाहर करंट जो होती है वो हाई टू लो करती है और अंदर करती है वो लो टू हाई करती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है, तो इधर से इधर आ रहे हैं। तो पहले मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से I1 से, कि देखो करंट ऐसे फ्लो कर रही है, इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। तो 0 वोल्ट हाई है और x माइनस 5 लो है। I1 लिख रहा हूँ इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से। I1 के लिए बताओ हाई पोटेंशियल कौन है 0, माइनस लो पोटेंशियल कौन है x माइनस 5, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है, तो 1 ओम रेजिस्टेंस है। देखो इस वाले पॉइंट के बीच में 1 ओम, तो 1 इक्वल टू लग रहा है। I2 बताओ, I2 पे पहुँच जाओ। करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। x माइनस के 3 वोल्ट ज़्यादा है और 0 वोल्ट कम है, तो लिखो x माइनस के 3 माइनस के 0, ये हाई पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल घटा दिया मैंने ऐसे, डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, प्लस I3 लिखो। I3 करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है, तो हाई में से लो घटाओ x माइनस के 2 माइनस के 0। भाई इस पॉइंट का पोटेंशियल x माइनस के 2 और इधर का 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखना होता है x माइनस के 2 माइनस के 0 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम। ठीक, x माइनस के 2 माइनस के 0, रेजिस्टेंस है 5 ओम। I3 की वैल्यू है, ये I1 की वैल्यू है पूरी, ये I2 की वैल्यू और ये। इसे सॉल्व कर लो, x निकाल लो पहले कि P पॉइंट का कितना पोटेंशियल है। तो देखो यहाँ से 5 LCM आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो माइनस के 5 LCM लेने के बाद इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस के 5 x माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस के 3 प्लस x माइनस के 2। ये माइनस के 5x और प्लस के 25 इज इक्वल टू 2x माइनस के 5। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो जब इसको इधर लेके आएंगे तो 30 हो जाएगा, 5 को साइड में लेंगे 30 और इसको इधर लेके आएंगे तो ये आपका 7x हो जाएगा। तो x की वैल्यू आई 30/7 वोल्ट। तो मैंने इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लिया 30/7 वोल्ट। अब क्या करें, करंट निकालनी है, तो अब निकाल लो I1। ये I1 किस में फ्लो करने वाली करंट है, C में। देखो I1 C में फ्लो कर रही है। I1 कौन सी करंट थी, ये I1 तो थी, ये वाली देखो, ये वाली I1 तो कितनी थी, माइनस x माइनस 5/1। तो माइनस x की वैल्यू है 30/7 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा देखो 35, 37 LCM ले लोगे ना, तो माइनस 7 LCM ले लिया, ये 30 ये 35, तो माइनस के 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5/7 एम्पियर। तो ये I1 मतलब ये सेल C में फ्लो करने वाली करंट है, सेल C में फ्लो करने वाली करंट। एक आंसर तो यही हो गया, एक आंसर ये हो गया। देखो सेल C में फ्लो करने वाली करंट है I1। देखो ठीक, I2 निकाल लो एंड I2 के लिए देखो कितनी है, I2 की वैल्यू ये रही I2 की वैल्यू। I2 के लिए देखो कितनी है, x माइनस के 3 डिवाइडेड बाई 5। x की वैल्यू बताओ 30/7 माइनस के 3 डिवाइडेड बाई 5। 7 LCM ले लेंगे तो नीचे हो जाएगा 35, 7 LCM लिया है तो 30 माइनस 21,
और 21 में 30 में से 21 गए तो 9/35 एम्पियर। ये I2 निकल के आया है, दैट मीन सेल बी में फ्लो करने वाली करंट है ये। इस सेल बी में कितनी करंट फ्लो कर रही है, एक आंसर आपका ये वाला है। एंड I3 निकालनी है, या तो आप यहाँ रख दो बेटा, I1 निकला है, I2 निकला है, I3 निकालना यहाँ रख दो, या फिर इसी से कर लो, इसी से कर लो। I3 की वैल्यू कितनी है बताओ, x माइनस के 2/5, x की वैल्यू 30/7 माइनस के 2 डिवाइड बाई 5। जब हम 7 एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद नीचे तो 35 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30 माइनस 7 दूनी 14 मतलब 14 है बस केवल, ठीक है। 30 में से 14 गए तो 10 में से 4 गए तो 6, और 2 में से 1 गया तो 16/35 एम्पियर। ये करंट आ रही है सेल कौन से वाले में, I3 किसमें थी, ए में, तो ये करंट आ रही है ए में। अब सोच के देखो, इसको पहले रीचेक कर लो कि हमने आंसर सही निकाले कि नहीं। I2 और I3 का सम I1 के बराबर होना चाहिए था, I2 और I3 का सम I1 के बराबर होना चाहिए था, चेक कर रहा हूँ बस केवल। I2 कितना है 9/35 और ये कितना है 16/35, दोनों को ऐड किया तो 25/35, 5 से काटा तो 5 और ये 7, 5 और 7 मतलब सही है, मतलब रीचेक किया मतलब करेक्ट किया है, तो आपका आंसर हो गया। ये मैंने KCL से किया है, कैसे किया है KCL, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इन द गिवन सर्किट इज, ये फिगर दे रखा है, इसको मैंने साफ यहाँ बना रखा है। ए और बी के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो मैंने ए और बी से बैटरी लगा ली है। जिन दो पॉइंटों के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता है वहाँ पर हम एक बैटरी SL लगा लेते हैं। फिर अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक चीज़ दिखाई नोट करना चाहिए, ये दो लूपों में 5 रेजिस्टेंस 1 2 3 4 5, दोनों लूपों में एक रेजिस्टेंस कॉमन 7 ओम कॉमन रेजिस्टेंस है दोनों लूपों का, एक डायगोनल से कॉमन रेजिस्टेंस और दूसरे डायगोनल से सेल, तो वो वी-ट्विस्टन ब्रिज होता है। अब वी-ट्विस्टन ब्रिज तो दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है उसे चेक करना पड़ेगा। जरा कॉन्सेंट्रेट करें, यहाँ से करंट निकाली आई, यहाँ आके करंट डिवाइड हुई 3 पार्ट्स में, मान लो इसमें I1, इसमें I2 और इसमें I3। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक को देखें तो ये दोनों सीरीज में हैं, क्योंकि इसमें करंट डिवाइड नहीं हो रही, देखो करंट सेम है इसमें और एंड टू एंड कनेक्ट भी है, तो ये 4 ओम और 2 ओम ये दोनों यहाँ पे सीरीज में लगे हुए हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम ऐसे 4 लूप भी डाल देते हैं, यहाँ 3 लूप डाल देते हैं, इन अ लूप 3 4 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज, इसीलिए 8 डैश लिख लें तो 4 + 2 हो जाएगा आपका 6 ओम, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो, जब सिमेट्री से देखोगे तो इसमें भी करंट और इसमें भी करंट सेम रहेगी, इस वाली ब्रांच में जो इसमें करंट होगी वो इसमें होगी, तो ये दोनों भी हमें सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों भी हमें सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो करंट इसमें आएगी वही करंट इसमें आ रही होगी ऐसे, और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड भी है, एंड टू एंड कनेक्टेड भी है। तो 3 ओम और 6 ओम इसे लूप नंबर 4 कह देते हैं। तो लूप अगर हम 4 में बात करें 3 ओम एंड 6 ओम, वैसे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लिखने की जरूरत नहीं है, आर इन, पर भी अगर सब्जेक्टिव होता तो कैसे लिखते हैं उसको लिख देते हैं, आर इन सीरीज। तो 8 डबल डैश 3 + 6 = 9 ओम। तो कुछ सर्किट डायग्राम ये जब सीरीज में आ जाएगा तो कुछ सर्किट डायग्राम इस तरह से बन जाएगा बेटा, ऐसे देखो, समझना अच्छा लगेगा आपको। देखो यहाँ ये रेजिस्टेंस मैंने जोड़ दिया, एक कर दिया बेटा, और यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन करके एक कर लिया है, और ये हो गया हमारा 3 ओम, ये है आपका 18 ओम, ये आया है 9 ओम, और ये आया है आपका 6 ओम, ये 4 ओम था पहले से, और ये 12 ओम है, और ये लगा हुआ है बीच में 7 ओम रेजिस्टेंस, और सेल लगा हुआ है यहाँ ऐसे। अब देखो यहाँ इन दोनों पॉइंटों को देखो तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि इसका पोटेंशियल ड्रॉप और इसका पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा इन दोनों पॉइंटों के बराबर, तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए हम यहाँ पे, और ऐसे ये दोनों पैरेलल में हो गए। तो लिख दें हम यहाँ पे, ये लूप 3 चल रहा है अभी और ये लूप 4 चल रहा है, तो नाउ लिख दें जो लूप आपका 6 ओम एंड 3 ओम जो हैं आर इन पैरेलल, और ये 3 लूप की बात कर रहे हैं, लूप 3, ठीक। तो ये पैरेलल में है तो 1/8 ट्रिपल डैश लिख लें इसको, 1/6 + 1/3 6, 1 + 2 3/6 मतलब 1/2, 8 ट्रिपल डैश आ जाएगा 2। ऐसे ये और ये भी पैरेलल में है, ये पैरेलल में बेटा, ये पैरेलल में थे और ये भी पैरेलल में है, तो यहाँ लिख देंगे 18 एंड 9 ओम आर इन पैरेलल। अब लिख लेना, समझ में आया हो कैसे लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है। तो 1/R4 = 1/18 + 1/9, 18 एलसीएम ले लिया, 1 + 2 3/18 दैट मीन्स 1/6, तो R4 आ गया आपका 6 ओम। तो जो नया डायग्राम बन जाएगा ना कुछ इस तरह से बन जाएगा,
ये नया डायग्राम बन गया भाई। ये 7 ओम था, ये आपका आ गया है कितना 18 और 9 6 ओम आ गया, और 6 और 3 सीरीज कॉम्बिनेशन के ये 2 आ गया, और ये 12 था, और ये 4 ओम था, ये 7, और ये लगी हुई है बैटरी। अब देखो इन दोनों लूपों में 5 रेजिस्टेंस है कि नहीं, बिल्कुल है, और एक रेजिस्टेंस दोनों लूपों में कॉमन है, बिल्कुल है, और एक डायगोनल से इस लूप के इस पूरे लूप को देखो, एक डायगोनल से कॉमन रेजिस्टेंस है और दूसरे डायगोनल से सेल है। ये पक्का व्हीटस्टोन ब्रिज है, बट व्हीटस्टोन ब्रिज दो टाइप का, बैलेंस और अनबैलेंस्ड। अब चेक करना पड़ेगा बैलेंस या अनबैलेंस्ड। तो देखो आप यहाँ पे ए डाल लो, यहाँ पे बी डला हुआ था, ए और बी, यहाँ पे सी और डी डाल देता हूँ। अब जरा समझो, इसको पी मान लो, इसे क्यू, इसे आर और इसे एस। अगर इसका रेशो कह देते हैं, मैं ऐसे करता हूँ, इसका मल्टीप्लाई, अपोजिट साइड का मल्टीप्लाई करता हूँ, पी और एस का मल्टीप्लाई, और आर और एस क्यू का मल्टीप्लाई, ये एक ही बात है, ऐसे लिख लो, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, या फिर पी और क्यू का रेशो, बहुत ऐसे बोलते हैं पी और क्यू का रेशो, इसका रेशो और इसका रेशो अगर इक्वल हो तो ये तब होता है इफ जब IG 0 हो, मतलब इस वाली ब्रांच में कोई कट ना जाए, है ना। तो चेक कर लेते हैं इक्वल है कि नहीं। तो पी और एस कितना हो गया, देखो 12 और 2 24 हो गया, और इधर देखो 6 और 4 24 हो गया। इसका मतलब IG 0 है, इसका मतलब ACD वाली ब्रांच में जो है करंट है वो 0 है। दैट मीन्स ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। कौन सा है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो सी और डी वाली ब्रांच का करंट नहीं फ्लो करती है, सी और डी का पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहेगा सी और डी का। जब इसमें करंट नहीं जाएगी तो ये रेजिस्टेंस यूजलेस हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस जब करंट नहीं आती है तो ये रेजिस्टेंस बेकार हो जाएगा, बेकार हो गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से करंट चल रही थी ऐसे I1, तो इसमें करंट I1 रहेगी, इसमें I2, इसमें भी करंट I2 रहेगी ऐसे। तो ये दोनों में करंट सेम है, देखो ऐसे, तो ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में बेटा। तो सीरीज में 6 और 2 8 हो गए, और 12 और 4 16 हो गया। तो 8 और ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे आपके। तो डायग्राम कैसे बन गया, डायग्राम बन गया ऐसे, ऊपर वाली ब्रांच में आ गया आपका 8 ओम और नीचे वाली ब्रांच में आ गया आपका 16 ओम। ये पॉइंट A है और ये B है ऐसे, और सेल लगा हुआ है ऐसे। ये रेजिस्टेंस तो यूजलेस हो गया। अब 12 और 8 और 16 देखें तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ये पैरेलल में, ये सीरीज में थे, ये भी सीरीज में था, अब ये पैरेलल में आ गया। तो पैरेलल में है तो R इक्वलेंट हो गया, ये लास्ट है 1/8 प्लस 1/16, 16 एलसीएम ले लिया, यहाँ आया 2 प्लस यहाँ आया 1, ये 3/16, तो R इक्वलेंट आ गया आपका 16/3 ओम। इसका आंसर है 16/3 ओम। सी चॉइस इज करेक्ट। Resistor each of resistance R and key K are connected as shown the figure. The equivalent resistance between points A and B when key is open will be. ये की ओपन कर दी तो मैंने फिगर बना लिया है ऐसा, ऐसे तोड़ दिया सर्किट मैंने, ठीक है। अच्छा अब जब समझो इसमें कंसेप्ट एक बार समझो, अगर कोई आपका मोटा वायर हो जिसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, 0 तो नहीं होता लेकिन नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस हो, और 2 पॉइंट हैं ये A और B, तो अगर इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस लिखें VA माइनस VB इज इक्वल टू I इंटू R। तो अगर रेजिस्टेंस अगर 0 होगा तो VA माइनस VB इक्वल टू I इंटू 0, तो VA माइनस VB इक्वल टू 0, तो A बराबर B, तो A और B का पोटेंशियल सेम होगा। तो देखो इसमें ये वाला पॉइंट और ये जो पॉइंट है ना, ये एक जीरो रेजिस्टेंस के कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। सर आपको कैसे मालूम इसका जीरो रेजिस्टेंस है, वायर का रेजिस्टेंस 0 हो ही नहीं सकता सर, कुछ तो होगा, वो तो पक्का है, ये कुछ तो होगा। इसका रेजिस्टेंस दिखाया ना उसने R, इसका दिखाया है कितना है, तो हम ये मान लेंगे इसका रेजिस्टेंस कैसा है, नेग्लिजिबल है, बहुत छोटा है, और 0 मान लेंगे। तो इसके लिए ये वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पूरा सर्कल दिख रहा है, ये पूरा की पूरा जीरो रेजिस्टेंस का वायर है, तो इसका सबका पोटेंशियल सेम होगा, और पोटेंशियल सेम है तो ट्रीट एज अ सिंगल पॉइंट, क्योंकि पोटेंशियल एक पॉइंट का होता है, इसलिए ये बी पॉइंट की तरह से ट्रीट करेगा, ये भी बी की तरह से करेगा, और ये भी बी की तरह से करेगा। ये सेम पॉइंट है सारे बेटा, क्योंकि इनका जीरो रेजिस्टेंस के वायर से जुड़े हुए हैं सारे, तो इनके पोटेंशियल सेम होंगे। तो पोटेंशियल एक पॉइंट का होता है, जब पोटेंशियल सेम है तो एक पॉइंट का पोटेंशियल है, तो सब ट्रीट एज अ सिंगल पॉइंट। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट डाल दो कुछ भी, जैसे M डाल दो, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हो तो इसके क्रॉस कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसलिए इसका पोटेंशियल सेम नहीं होगा। अब बना लो A और B के बिटवीन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है, तो A और B यहाँ डाल लो बेटा, A यहाँ और यहाँ B, और एक पॉइंट और जॉइंट देखो कहाँ, बस केवल एक पॉइंट पे जॉइंट का है, तो बीच में डाल दो कहीं पे भी M। ये रेजिस्टेंस किसके, कौन से दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, देखो B और M के, तो B और M के बीच में इस रेजिस्टेंस को जोड़ दो, लिख दिया, ये जोड़ दिया। ये वाला किसके बीच में, B और M, तो इसको भी B और M ऊपर जोड़ दो, नीचे जोड़ दो, ये भी R है, ये भी जोड़ दिया। ये भी B और M के बीच में है, तो ये भी R है, तो इसको भी B और M के बीच में जोड़ दो, ये भी R है। ये A और M के बिटवीन है, तो A और M के बिटवीन जोड़ दो, ये आपका R है। और A और B से आपका ऐसे सर्किट बना हुआ है,
ए और बी के बीच में आपका एक बैटरी लगी हुई है, लगा सकते हैं, और यहाँ पे की थी ए और बी के बीच में, इसको ओपन किया था उसने, कर दो, उससे क्या हो रहा है, ओपन की कर दी, ठीक है। अब सोचो ये सब पूरा सिस्टम अरेंजमेंट ये हो गया बेटा, ये इसके इक्विवेलेंट है। अब कर लो, आपको नहीं लगता ये दोनों तीनों सीरीज में होंगे, क्योंकि एम और बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सेम होगा, तो ये तीनों के तीनों पैरेलल में, सॉरी ये पैरेलल में होंगे, ये तीनों के तीनों पैरेलल में, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो इन तीनों का पैरेलल कर दो, तो पैरेलल इक्विवेलेंट करें तो इसे R1, इसे R2, इसे R3, R1 भी R, R2 भी R और R3 भी R, ये R1, R2 और R3 R इन पैरेलल, तो 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, तो ये हो जाएगा 3/r 1/r डैश, तो r डैश हो जाएगा कितना आपका R/3, और जब तीनों पैरेलल में करके एक हो जाएगा तो सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये R है और ये वाला जो है R/3 है, ये पॉइंट M था, ये B था और ये A। अब देखो पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो डिवाइड हो रहा है दो भागों में, एक ही लगी हुई थी, या ऐसे समझो अगर करंट फ्लो करता की क्लोज होती तो करंट फ्लो करता, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में होते, अब ये दोनों सीरीज में, इससे आप R4 मान लो, ऐसे ये R डैश और ये R4 और ये R, तो लिख दो R डैश एंड R4 R इन सीरीज, और सीरीज में तो R इक्वलेंट आ गया कितना आपका R प्लस R/3, तो 3 एलसीएम ले लेंगे तो 3R, इसके नीचे एक लिख लो, 3 एलसीएम ले लो, 3R प्लस R, तो हो जाएगा 4R/3, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए डी चॉइस इज करेक्ट, 4R/3 टाइप का एक क्वेश्चन। द एंड ऑफ 6 वायर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर 10 ohm आर जॉइंड एज शोन द फिगर, द पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द अरेंजमेंट आर कनेक्टेड इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इट द सर्किट। देखो ए और बी के बिटवीन अगर हमसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस पूछा है तो ए और बी से हमें बैटरी जोड़नी पड़ती है, जिन दो पॉइंटों के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे उन दोनों पॉइंटों से एक बैटरी जोड़ लो, जोड़ दी। अब ये देखो जब भी दो क्लोज लूप में 5 रेजिस्टेंस दिखाई दें और दोनों लूपों में एक रेजिस्टेंस कॉमन हो तो व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है। तो देखो आपको इस वाले लूप में और इस वाले लूप में देखो 5 रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, और इन दोनों लूपों में ये रेजिस्टेंस कॉमन है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज होने की पूरी शर्त क्या है, कभी भी दो लूप में 5 रेजिस्टेंस दिखाई दें, एक रेजिस्टेंस दोनों लूपों में कॉमन हो, एक डायगोनल से कॉमन रेजिस्टेंस और दूसरे डायगोनल से बैटरी लगी हो। तो देखो इस डायगोनल से कॉमन रेजिस्टेंस है और दूसरे डायगोनल से बैटरी लगी हुई है। अब इसमें भी सर 5 रेजिस्टेंस हैं ऐसे तो, लेकिन बेटा इसमें अगर आप देखोगे तो कॉमन रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, लेकिन इस वाले और इस वाले डायगोनल से बैटरी नहीं लगी है, इसीलिए मैं इन दोनों लूपों की चर्चा कर रहा हूँ। तो अब रीड्रॉ कर लो, एक काम करते हैं यहाँ सी और डी ड्रॉ कर लें। कॉमन रेजिस्टेंस कौन सा है, सी और डी वाला। तो देखो यहाँ पे हम दो पॉइंट वो बनाते हैं जिन दो पॉइंटों के बीच में बैटरी लगी हुई है, यहाँ कॉमन रेजिस्टेंस वाला बना लेते हैं सी और डी, व्हीटस्टोन ब्रिज की शेप दे लेते हैं पूरी तरीके से। देखो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ए और सी के बीच में जुड़ा हुआ है, तो ए और सी के बीच में जोड़ दो आर और लिख दो, ये ड्रॉ कर दिया हमने। ये वाला सी और डी के बीच में बना हुआ है तो सी और डी के बीच में बना दो, ये वाला भी ड्रॉ कर दिया आर। ये सी और बी के बीच में है, सी और बी के बीच में है, आर बना दिया, ये भी ड्रॉ कर दिया। ये ए और डी के बिटवीन है तो ए और डी के बिटवीन बना दो, ये आर है, ये भी बना दिया। डी और बी के बिटवीन है तो डी और बी के बिटवीन है, ये भी बना दिया। ये ए और बी से ही कनेक्टेड है तो ऊपर ना दो नीचे ना दो, मैं ऊपर ना देता हूँ, कहीं भी बना दो, ए और बी से कनेक्टेड होना चाहिए बस केवल, नीचे चाहो तो नीचे ना सकते थे, यहाँ ए और बी से कनेक्ट करके नहीं, ये आर है, ये भी बना दिया। ए और बी से बैटरी भी जोड़ दो, ए और बी से मैंने बैटरी भी जोड़ दी। अब सोचो इस लूप को बेटा, इस लूप में देखो आपके दो लूपों में 5 रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस कॉमन है, और एक डायगोनल से आपका कॉमन रेजिस्टेंस और दूसरे डायगोनल से बैटरी लगी हुई है, इसके दो डायगोनल हो गए, एक एरा और एक एरा, तो व्हीटस्टोन ब्रिज है। वो बैलेंस है या अनबैलेंस है वो चेक करना पड़ेगा। तो बैलेंस और अनबैलेंस चेक करने के लिए जो अपोजिट होते हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई करिए। जैसे ये वाला मैंने मान लिया P, ये मैंने मान लिया Q, ये वाला मैंने मान लिया R डैश और इसको मान लिया मैंने S, इसका मल्टीप्लाई करें अपोजिट वाले का, P और S का मल्टीप्लाई, अगर इस अपोजिट वाले का मल्टीप्लाई करें डायगोनल वाले को, इसको R डैश और Q अगर इक्वल आ जाए। अच्छा बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इसका रेशियो देते हैं, तो देखो इसका रेशियो कर लो, एक ही बात है, इसको ऐसे लिख सकते हैं P और Q का रेशियो, Q को नीचे ले आओ और इधर से आप S को नीचे ले जाओ, R डैश अपॉन S, एक ही बात है, ये ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। अगर ये बैलेंस ऐसा है, इस रेशियो को फॉलो कर रहा है तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो भैया सब 1 1 R हैं, इसमें क्या है, इसका से मल्टीप्लाई करोगे तो R², इसका से मल्टीप्लाई करोगे तो R², ये रेशियो निकालोगे, इसका रेशियो निकालोगे तो 1, इसका रेशियो निकालोगे 1। तो मतलब गिवन नेटवर्क जो है कैसा है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है।
और जब गिवन नेटवर्क बैलेंस विथ स्टोरेज होता है ना, तो जो कॉमन रेजिस्टेंस है इस वाले केस में, जो कॉमन रेजिस्टेंस के जो दो एंड हैं उनका पोटेंशियल सेम हो जाता है, सेम होता है बेटा, ये हमने थ्योरी में पढ़ा होता है कि सी और डी का पोटेंशियल सेम होगा। और जब पोटेंशियल सेम है तो इस वाली ब्रांच में कोई करंट ड्रॉ नहीं होगी, इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो जो कॉमन रेजिस्टेंस वाला जो रेजिस्टेंस है सी डी वाला ब्रांच, जो सी डी है, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, नो करंट फ्लो, नो करंट फ्लो। और जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी तो ये रेजिस्टेंस यूजलेस हो जाएगा भाई, ये रेजिस्टेंस यूजलेस हो जाएगा। तो यहाँ से जब करंट चलेगी तो ये तीन भागों में टूटेगी, I1, I2 और इधर I3। ये I1 ऐसे जाएगी लेकिन इधर नहीं जाएगी, सीधी करंट इधर जाएगी, इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि सी और डी का पोटेंशियल बराबर है। और इधर से देखें तो ये I2 होगा और इधर से I3 आ रहा है तो ये मीट कर जाएगा। तो देखो इसमें करंट सेम है और करंट सेम होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन होते हैं, तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, और ऐसे ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो इन दोनों को सीरीज में कर लो, इसको सीरीज में कर लो, तो P एंड Q आर इन सीरीज, तो R डैश इज इक्वल टू सीरीज में लिखते हैं तो R प्लस R, तो ये हो गया 2R। ऐसे ये R डैश और S, R डैश एंड S आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो ये R डबल डैश इज इक्वल टू, इसे कुछ और कह देता हूँ, अच्छा ए बी आर डैश मान लिया, ए बी आर डैश, अरे सिंबल कुछ बोल लो, इसे R फर्स्ट कह दो, इसे R सेकंड कह दो, चलो। तो ये कितना हो जाएगा R प्लस R, तो ये हो जाएगा 2R। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक नया डायग्राम बन जाएगा। देखो ऐसे A B से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है नए डायग्राम से। A और B के बीच में ये 2R हो गया, ये वाला, और ये भी 2R है ऐसे, और A और B के बीच में यहाँ लगा हुआ है ऐसे R। अब देखो यहाँ से बैटरी लगी हुई है, ये तीनों किस में दिख रहे हैं आपको, पैरेलल में, क्योंकि यहाँ से करंट तीन भागों में डिवाइड हुई ऐसे, इसमें जा रही थी हमारी I1, इसमें जा रही थी I2, इसमें जा रही थी I3। और देखो A और B के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये A और B के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी, तो इसके तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो 2R है और जो 2R है और ये R है, R इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल में है तो R इक्वलेंट जो आया, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है फॉर्मूला 1/R इक्वलेंट इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R। सीरीज में R बराबर R1 प्लस R2 होता है, पैरेलल में उल्टा होता है। तो यहाँ आ जाइए, यहाँ से 2R एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ 1 प्लस 1 प्लस यहाँ 2, तो 4/2R हो जाएगा 1/R इक्वलेंट। 2 से ये 2 कट गया, उल्टा कर लो, R इक्वलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा R/2। R की वैल्यू 10 ओम रखी है तो 10 ओम और पुट कर दो लास्ट में, 10/2 दैट मीन्स 5 ओम इक्वलेंट रेजिस्टेंस होगा इस सर्किट का। 3 बैटरी E1 E2 एंड E3 EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 4 वोल्ट 2 ओम, 2 वोल्ट 4 ओम, 6 वोल्ट 2 ओम रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू द बैटरीज E1 E2 E3। ठीक, मैंने ये बना रखी है, ये वाली बैटरी आपकी E1 है और ये वाली बैटरी आपकी E2 और ये वाली बैटरी E3 है। इसे हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ से सॉल्व कर सकते हैं ओनली, किरचॉफ सेकंड लॉ में जाने की जरूरत नहीं है। जरा समझो कैसे, जंतु किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मान लो, तो मान लो मैंने इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट मान लिया, मान सकते हैं किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल 0, तो अगर इसका 0 है तो इसका भी 0 होगा, क्योंकि इसके बीच में जो ये वायर है ये 0 रेजिस्टेंस का थिक वायर है। वैसे रेजिस्टेंस 0 होता नहीं किसी वायर का, लेकिन रेजिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसमें रिप्रेजेंट नहीं किया तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका रेजिस्टेंस 0 है। जैसे समझो, जैसे एक मोटा तार हो जिसका रेजिस्टेंस 0 हो, है ना, और ये A है और ये B है, और मैंने A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखूँ VA माइनस VB, तो लिखेंगे करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो ये थिक वायर हो, मोटा वायर जिसका रेजिस्टेंस 0 हो, एज्यूम कर लिए नेगलिजिबल रेजिस्टेंस हो, R 0 रख दो, R 0 है, I 0 नहीं है, VA माइनस VB, तो VA माइनस VB बराबर 0। तो फिर हम A और B का पोटेंशियल सेम मान सकते हैं। तो अगर एक दो पॉइंट ऐसे वायर से कनेक्टेड हो जिसका रेजिस्टेंस 0 हो या नेगलिजिबल हो तो पोटेंशियल सेम होते हैं। तो अगर ये देखो जुड़ा हुआ है तो ये 0 वोल्ट का है तो ये भी 0 वोल्ट का होगा और ये भी 0 वोल्ट का होगा। ठीक, अब यहाँ पे तो रेजिस्टेंस है बीच में, अब इधर देख लो ऐसे ही, इसका लेट कर लो कि इस पॉइंट का पोटेंशियल x वोल्ट है, ये पोटेंशियल लेट कर रहे हैं इस वाले पॉइंट का, ये पोटेंशियल है। तो फिर इसका भी, क्योंकि यहाँ से यहाँ 0 रेजिस्टेंस के वायर से कनेक्टेड है तो पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, A और B का पोटेंशियल बराबर, ऐसे यहाँ पे भी सेम हो जाएगा। ये x वोल्ट, ये वोल्ट है बेटा, ये भी वोल्ट और ये x वोल्ट। अब सोचो, यहाँ से जब हम यहाँ आएंगे इस जगह पे तो देखो ये है पॉजिटिव टर्मिनल मतलब हाई पोटेंशियल और ये नेगेटिव टर्मिनल मतलब लो पोटेंशियल। यहाँ से जब यहाँ आ रहे हैं तो हाई से लो चल रहे हैं, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो यहाँ पर आके पोटेंशियल घटेगा बढ़ेगा, घट जाएगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल इससे कितना कम है, 4 वोल्ट कम है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे x माइनस के 4 वोल्ट, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल है। ऐसे ही इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल लिखिए,
यहाँ से जब हम यहाँ आएंगे तो अब नेगेटिव से पॉजिटिव चल रहे हैं, नेगेटिव मतलब लो पोटेंशियल और ये हाई पोटेंशियल। तो इधर से इधर आएंगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इससे ज़्यादा होगा क्योंकि लो से हाई आ रहे हैं। कितना ज़्यादा होगा? 2 वोल्ट ज़्यादा होगा, तो x + 2 वोल्ट। ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये हाई से लो चल रहे हैं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इस वाले पोटेंशियल से 6 वोल्ट कम होगा, तो x - 6 वोल्ट। ये बात समझ में आ गई। अब करंट फ्लो कर लो। ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 4 वोल्ट की है। किसी एक भी बैटरी से करंट निकाल सकते हो, करंट चाहो उससे निकाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो इसने करंट ये I1, इसने भी निकाल दिया I2 पॉजिटिव टर्म से, इधर से I2 आ रहा है और इधर से I1 आ रहा है। इस जगह पे जंक्शन लॉ लगाओगे तो मान लो इधर जा रहा है ये I3, तो इस जगह पे जंक्शन लॉ लगाना है। फर्स्ट लॉ KCL, किरचॉफ करंट लॉ, इस वाले पॉइंट पे लगा रहे हैं एट पॉइंट A, है ना। ये तो देखो तीनों करंटों का सम 0 होगा। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या होता है? जंक्शन पे मीट करने वाली ऑल करंट का सम 0 होता है। तो पास आने वाले को मैं पॉजिटिव मानना हूँ, तो I1 मैंने पॉजिटिव माना है, I2 भी मैंने पॉजिटिव माना है, और दूर जाने वाले को फिर मैं नेगेटिव मान रहा हूँ। किसी पास आने वाले और दूर जाने वाले में से किसी एक को पॉजिटिव मान लो, किसी एक को नेगेटिव मान लो। मैंने पास आने वाले को पॉजिटिव माना जंक्शन A की तरफ, और दूर जाने वाले को नेगेटिव। इन तीनों का सम 0 होगा। तो I1 + I2 + I3, तो इस वाली रेजिस्टेंस में कितनी करंट जा रही है? I3 ऐसे, और इसमें ऐसे आ रही है I2, और इसमें I1 ऐसे आ रही है। देखो यहाँ से ये I3 आ रही है, तो इस जगह पर ये यहाँ पे मीट कर रही है I1 I2, I3 बनना है। I3 की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे लिखना चाहें तो I3 की वैल्यू कितनी है? यहाँ से I3 लिखे तो कितनी है? I1 + I2। यहाँ से देखिए, यहाँ फिर दोबारा से डिवाइड होगा क्योंकि इसमें I2 है बेटा, I3 डिवाइड हो जाएगा क्योंकि I3 की वैल्यू है I1 + I2, और इसमें जाएगा I1। तो ये I1 जितना पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है नेगेटिव टर्मिनल उतना ही करंट एंटर करता है, इस बात का ध्यान रखें हमेशा। तो डिस्ट्रीब्यूशन सही हो जाएगा करंट का। हो गया। अब I1 I2 I3 की वैल्यू निकालनी है और यहाँ रख देनी है। अब करंट इज इक्वल टू क्या होता है? होता है V/R। V क्या चीज़ है? पोटेंशियल डिफरेंस। V इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखें? हाई पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल घटा के डिवाइड बाई R। ये पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल में डिफरेंस 2 पॉइंट का होता है, तो हाई माइनस लो करना है। तो करिए, पहले I1 लिखो, कहाँ इधर I1 ये रहा। अब इन दोनों में से कौन सा पोटेंशियल हाई है पता है? करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करती है। तो करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो ये हाई पोटेंशियल है और ये लो है। तो हाई में से लो घटाना है तो हाई कितना है? 0 माइनस x - 6। ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। कितना रेजिस्टेंस है? 2 ओम, तो 2 ओम लिख दिया, प्लस I2, ये रहा I2। इन दोनों में से करंट इधर से इधर जा रही है, तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करती है। तो करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो ये हाई है और ये लो है। तो हाई में से लो घटाओ, 0 में से घटाओ कितना? x - 4 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है? 2 माइनस I3 लिखो। I3 कहाँ है भाई? ये रहा। अब करंट ये इधर चल रही है तो ये प्लस और ये माइनस। तो हाई पोटेंशियल ये है, लो पोटेंशियल ये है। हाई में से लो घटाना है, इसमें से इसे घटाना है। x + 2 माइनस के 0 बटे कितना रेजिस्टेंस है? 4। नीचे रेजिस्टेंस लिखना है, इक्वल टू किसके है? 0 के। बस इसको सॉल्व करो। आप देखो, अगर हम यहाँ देखें तो 2 2 और ये 2 कट जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। 2 2 2 कट गया, यहाँ 2 आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं कितना? माइनस का x प्लस का 6। यहाँ पे देखो, -x प्लस का 4 माइनस का, यहाँ पे इस वाले फैक्टर को इधर ले आता हूँ। चलो, तो इस वाले फैक्टर को पूरे को इधर लेके आओगे तो x + 2 प्लस का हो जाएगा और डिवाइड बाई 2। ठीक, अच्छा, ये कितना हो गया? देखो, -2x और ये हो गया +10 इज इक्वल टू x + 2 डिवाइड बाई 2। 2 का मल्टीप्लाई करो तो -4x + 20 इज इक्वल टू x + 2। इस 4x को इधर ले आओ और 2 को इधर ले आओ, तो 4x को इधर लेके आएंगे तो 5x हो गया, और 2 को इधर लेके आएंगे तो 18 हो गया। तो x की वैल्यू आई 18/5। ये x की वैल्यू निकल आई। फिर क्या? x निकले आया तो करंट निकले हैं सारी, इसीलिए I1 लिखें। तो I1 देखो ये लिख रहा है, ये I1 ही तो था, ये वाला इतना, ये I1 था। तो I1 कितना लिख रहा है? देखो, माइनस का ब्रैकेट में x - 6 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करो, माइनस x की वैल्यू पुट करो, 18/5 - 6 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से जब हम माइनस तो है ये 5 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 18 - 30 डिवाइडेड बाई 2। इसके नीचे 1 लिख लो। 13 में से 18 गए तो 13 में से 18, 13 में से 18 तो 12 बचे, -12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 × 2 10 हो जाएगा। दैट मीन्स 1.2 एम्पियर करंट, या फिर ये काट दो 6/5 एम्पियर करंट। I1 की वैल्यू इतनी आई। ये कौन से सेल में करंट आई हुई था? ये E3 वाले सेल में इतनी करंट है, 6/5 एम्पियर। ठीक,
अच्छा, अगर हम और चलें I2 निकालें तो I2 निकाल लो। तो I2 देखो, ये I2 वाली करंट यही तो थी, ये वाली। तो I2 इक्वल टू कितना है, माइनस का x माइनस 4 डिवाइड बाई 2। तो माइनस एक्स की वैल्यू कितनी, 18/5 माइनस के 4 डिवाइडेड बाई 2। ऊपर से अगर मैं 5 एलसीएम ले लूँगा तो 18 माइनस के 20, 5 चौक 20 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से माइनस के 2/10, दैट मीन्स, अच्छा माइनस माइनस देखिए पहले से माइनस लग रहा था, गलती कर रहे हैं, ये माइनस पहले से था, ये रहा, यहाँ से माइनस बचेगा तो प्लस के 2/10 आएगा। दैट मीन्स 1/5 एम्पियर आया I2 और प्लस का ये आ रहा है। तो I2 की जो वैल्यू है, ये कौन से सेल में करंट है, E1 वाले सेल में करंट है, ये E1 वाले सेल में करंट है। देखो E1 में I2 फ्लो कर रहा है। अब I3 निकालना है, या तो I3 निकाल लो यहाँ से, या दोनों का सम के बराबर है, देखो I3 I1 प्लस I2, या फिर निकाल ही लो। जब ये किया है तो इतना, तो ये करंट है बेटा I3 में, ये वाली I3 की वैल्यू ये तो थी ना, एंड I3 लिखे हैं तो कितना है, x प्लस के 2 डिवाइडेड बाई 4। ये तो फॉर्मूले का माइनस था बेटा, ये वाला साइन नहीं लिखना है, इसमें साइन था, इसमें भी साइन था, लेकिन यहाँ पे तो ये प्लस का है, ये तो फॉर्मूले का है ऐसे, ठीक है, माइनस में ये वाला माइनस, इतना x की वैल्यू पुट करना, 18/5 माइनस का प्लस का 2 डिवाइड बाई 4। तो 5 10, 10 और 18 28/5 चौक 20, है ना, ये 4 से कटा 7 बार, 4 से कटा 5 बार, 7/5 एम्पियर, ये 7/5 एम्पियर आया I3। तो I3 इज इक्वल टू 7/5 एम्पियर। ये देखो यार, ये कौन से सेल में करंट है आपका, E2 सेल में, E2 सेल में। ये आप चाहो तो देखो, इन दोनों को जोड़ के देखो, अब वेरीफाई कर लो हमने सही किया कि नहीं, कि I3 बराबर कितना है, I1 प्लस I2 है। तो I1 कितना आया आपका, कहाँ गया I1 ये रहा 6/5, और I2 कितना आया 1/5, जोड़ेंगे तो 7/5 ही तो आ रहा है। तो I3 7/5 है, सही किया है, इसका मतलब वेरिफिकेशन कर लिया, मतलब सही किया है। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते थे, किरचॉफ सेकंड लॉ लगा के, किससे लगा के, किरचॉफ सेकंड लॉ लगा के। उसको भी मैं वीडियो बना दूंगा एक बार, तो आप उसको भी देख लेना। अभी एक इस टाइप से कर दिया, एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। स्टेट किरचॉफ लॉ, अप्लाई दीज लॉ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ करंट फ्लोइंग इन द 3 ब्रांचेज ऑफ द गिवन सर्किट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, और इसमें देखो 10 वोल्ट की बैटरी और ये 5 वोल्ट की बैटरी। तो मैंने लेट कर लिया कि यहाँ से करंट निकल रही है आई, यहाँ के 2 भागों में डिवाइड होगी। ऊपर मान लो अगर कितनी गई आपकी I1, तो इसमें आप या तो I2 कह दो, फिर जब जंक्शन लॉ लगाओ, या फिर आप इसे बची हुई करंट कह दो कि इसमें I1, तो इसमें कितनी जाएगी, यहाँ से 2 भागों में डिवाइड हो रही है ना, तो I माइनस I1। अननोन करंट ज़्यादा इंक्रीज नहीं करनी चाहिए। अब 2 अननोन करंट, अगर आपने I2 कहा होता तो 3 करंट अननोन हो जाती, I, I1, I2। लेकिन I2 भी बोल सकते हैं, फिर जंक्शन लॉ लगाना पड़ेगा कि अगर जैसे इसको I2 बोलते हैं तो इस जगह पर जंक्शन लॉ लगाना पड़ेगा कि जो करंट आ रही है जंक्शन के पास उसको एक साइड लिखिए, और जो जंक्शन से दूर जा रही है उनको एक साइड लिखो, I1 प्लस I2। तो I2 की वैल्यू आपको दिखाई देगी I माइनस I1, ठीक। अब ये वाली करंट आ रही है इसमें I माइनस I1, और ये करंट चल रही है इसमें I1, ये I1, और ये आपकी I माइनस I1। यानी तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितनी करंट लीव करती है, निकल रही होती है, उतनी ही एंटर करानी चाहिए हमें। तो इसमें I1 जाएगी, बेटा I जाएगी। तो देखो ये दोनों यहाँ पे मीट कर रहे हैं, अगर ये दोनों मीट कर जाएं तो I1 से I1 कट जाएगा, उधर जाएगी कितनी आपकी I, है ना। बस इसमें आपको चॉप्स लगाना है आपको। मान लो ये पॉइंट A है और इस वाले लूप में घूम गए हम, लूप 1, और ऐसे घूम रहे हैं, तो क्लोज लूप 1 घूम रहे। तो A से स्टार्ट कर दो, तो VA लिखो, A पॉइंट का पोटेंशियल। अब यहाँ से हम यहाँ आए तो देखो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो जब इधर से इधर जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है घट रहा है। ये नेगेटिव होता है, लो पोटेंशियल होता है, और ये हाई पोटेंशियल होता है। तो लो से हाई जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है तो प्लस के 5 वोल्ट बढ़ गए। मतलब इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो इस वाले के पोटेंशियल से 5 वोल्ट ज़्यादा है। इसका पोटेंशियल A था, तो इसका कितना है, तो VA प्लस 5 है इस वाले पॉइंट का। फिर और आगे चलें तो करंट की डायरेक्शन जो होती है ना, वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है। करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। तो अब यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो फिर पोटेंशियल घट रहा है, क्योंकि हाई से लो आ रहे हैं तो पोटेंशियल घट गया। तो यहाँ इस वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो इस वाले पॉइंट के पोटेंशियल से कम है। तो कितना कम है वो लिख दो, माइनस का। करंट इंटू रेजिस्टेंस, I इंटू R से लिखेंगे तो I है I1 और रेजिस्टेंस है आपका 2, ये V बराबर I इंटू R। तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल इससे इतना कम है, इसलिए इस पॉइंट का पोटेंशियल इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल इतना हो गया। और आगे चलें, यहाँ तक आ गए, फिर ऐसे चल रहे हैं। फिर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये प्लस हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। फिर पोटेंशियल घट रहा है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो कितना घट गया है 1I इंटू 1 ओम, इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है। फिर जब हम यहाँ आए तो ये इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो गया पूरा, ठीक है। इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट की तरफ चलेंगे तो ये तो नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव। फिर हम इधर से इधर आ रहे हैं तो फिर पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ गया 10 वोल्ट बढ़ गया। और फिर हम A पॉइंट पर ही आ गए तो पूरे A पॉइंट का पोटेंशियल हो गया वापस VA इक्वल टू VA।
वी ए से वी ए कैंसिल हो जाता है। आप जो लिखते थे वो जीरो लिखते हो यहाँ पे, तो मैंने वी ए से स्टार्ट किया, तो आप ऐसे भी लिखते थे 5, आप यहाँ से शुरुआत करते हैं ए से, तो 5 माइनस के 2i1 माइनस का i और प्लस का 10 इक्वल टू 0, आप जीरो लिखते हैं, एक ही बात है, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसको उधर ले आते हैं, तो 2i1 प्लस i और इसको इधर ले आए तो प्लस का हो गया 5 और ये 15 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट में। अब लूप 2 में चल लेते हैं, क्लोज लूप 2। अच्छा, लूप में कैसे घूमना चाहिए, क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, किस पॉइंट से चलना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा चाहो वैसे घूम जाओ, मैं ऐसे घूम रहा हूँ इसमें, आप चाहो तो ऐसे घूम जाना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2 और ए से चलना शुरू कर रहा हूँ, तो यहाँ से शुरू करा, तो मैंने शुरू जहाँ से करते हैं आप उस पॉइंट का पोटेंशियल लेते हैं वी ए। अब ऐसे शुरू करते हैं, अब देखो हम हाई से लो चल रहे हैं, प्लस करंट हमेशा हाई टू लो पोटेंशियल को करती है ऐसे, तो हाई से लो चल रहे हैं तो पोटेंशियल घट रहा है, तो ये माइनस कितना, करंट इंटू रेजिस्टेंस आई माइनस i1 इंटू, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है ना वो ए पॉइंट से इतना कम होगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इतना हो जाएगा। ठीक, यहाँ से और आगे चलें ऐसे इस वाले में जा रहे हैं, तो ये फिर हाई से लो चल रहे हैं, तो फिर पोटेंशियल घट रहा है, करंट कितना है आई है और रेजिस्टेंस है आपका ए। फिर यहाँ आ गए तो बैटरी में देखो नेगेटिव से पॉजिटिव चल रहे हैं, तो फिर पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो प्लस का 10, और फिर वापस ए पे आ गए तो इक्वल टू वी ए, तो वी ए से वी ए कैंसिल हो गया। इसको इस साइड में ले आओ, तो देखो जब पूरे फैक्टर को इस साइड में ले जाएंगे, इसको भी इधर लेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 2i माइनस i1 प्लस का और i v प्लस का इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा 2i माइनस के 2i1 प्लस का i इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा आपका 3i माइनस के 2i1 इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन को इसके साथ लिख लें, i इधर लिख लें और 2i1 इधर लिख लें इक्वल टू 15, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इनको ऐड करने से ऐड कर सकते हैं, ये कट जाएगा, तो ये 4i हो गया और ये हो गया 25, तो i की वैल्यू तो आ गई आपकी 25/4। तो ये कौन सी ब्रांच में करंट हो गई, इस वाली ब्रांच में जो है ए बी ब्रांच लिख देता हूँ उसको, ए बी ब्रांच में जो कहे ना ब्रांच 3 ब्रांचेस में करंट निकालिए, ए बी ब्रांच में आई तो कर रहा है, तो ये हो गया ब्रांच ए बी में करंट। ठीक है, आई निकला, आई की वैल्यू अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में रख दें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ रख दें 2i1 प्लस आई इज इक्वल टू 15। ठीक, तो 2i1 प्लस आई की वैल्यू है 25/4 इक्वल टू 15, तो 2i1 इज इक्वल टू 15 माइनस 25/4, यहाँ से 4 एलसीएम ले लें, तो यहाँ 1 लिख लें, तो यहाँ 16 हो जाएगा माइनस के 25, 60 माइनस के जो 25 है इसकी जो वैल्यू है 60 माइनस के 25 35 हो गई /4, ये 2i1 आया, तो i1 इज इक्वल टू आया 35/8 एम्पियर, ये i1 आ गया। ये कौन सी ब्रांच में हो गया, i1 मैंने किस में माना है, सी डी वाली ब्रांच में हो गया, इसमें मैंने i1 माना है, देखो तो ये सी डी ब्रांच में इतना करंट हो गया। अगर मैं ये सारी वैल्यू आप इसमें रख दूँ, देखो इस वाले तो i2 निकल आएगा, इस वाली ब्रांच में करंट निकल आएगा, इसे EF ब्रांच कह देता हूँ, तो इसे यहाँ कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है ना। तो i2 इज इक्वल टू i माइनस i1, i की वैल्यू है 25/4, इसकी वैल्यू है 35/8। यहाँ से अगर मैं 8 एलसीएम ले लूँ तो 2 50 हो जाएगा 50 माइनस 35, तो ये हो जाएगा आपका 15/8 एम्पियर। तो i2 ये कौन सी ब्रांच में करंट हो गया, EF ब्रांच में। आप चाहो तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर देना, 4 का डिवाइड कर लेना, यहाँ पे 8 का डिवाइड कर लेना, इतना आप अदरवाइज यही छोड़ दो, एक आंसर ये हो गया, एक ही हो गया, एक ही। 2 वायर हैं P और Q are made of same material. The wire Q has twice the diameter and half the length of that of wire P. If the resistance of wire P is capital R, the resistance of wire Q will be. Solution. देखो पहले डाटा लिखते हैं कि मान लो हमारे पास ये वायर P है, ये वाला वायर हमारे पास P है, इस वायर की लेंथ L है और रेडियस मान लो R है। एक हमारे पास और वायर है ऐसे, और उसका जो डायामीटर है Q वायर का वो ट्वाइस है P वाले से, तो इसका डायामीटर ट्वाइस है तो रेडियस भी ट्वाइस होगी, और लेंथ आधी है तो लेंथ L/2 है। अब पहले डायमीटर पे ध्यान दे लो, देखो इसका डायमीटर कितना सोच के बताओ 2R और इसका डायमीटर 4R, तो देखो इसका जो डायमीटर है वो इससे डबल है ना, और हाफ द लेंथ ऑफ दैट वायर P, तो लेंथ आधी का रखी है। सेम मटेरियल के हैं, इसका मतलब है अगर दोनों वायर P एंड Q अगर सेम मटेरियल के हैं तो रजिस्टिविटी दोनों वायर की सेम होगी, रजिस्टिविटी जो होगी, रजिस्टिविटी दोनों की कैसी होगी बेटा, दोनों वायर की सेम होगी, क्योंकि रजिस्टिविटी इज द हार्ड कोड प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल पे डिपेंड करती है रजिस्टिविटी।
है ना, लेंथ और डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, इसलिए रेजिस्टिविटी सेम होगी। अब इस वाले वायर का रेजिस्टेंस आर पी आर है, इधर रखा है, और आर क्यू हमसे पूछा है कितना। तो लगा लो फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू कितना होता है, रो एल अपॉन ए लगा दो, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखेंगे, और इसकी रेडियस मैंने आर मानी है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका पाई आर स्क्वायर होगा। और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो पाई आर की वैल्यू 2r का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो आर पी इज इक्वल टू होगा रेजिस्टिविटी, लेंथ है इसकी एल, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पाई आर स्क्वायर, ये फर्स्ट हो गया। ऐसी क्यू वाले वायर का रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टिविटी एल, रो लेंथ कितनी L/2, और एरिया कितना 4 पाई आर स्क्वायर। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर अलग कर लो, और 2 नीचे आ जाएगा तो 1/8 हो जाएगा, और इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, देखो इसकी जगह पे लिख सकते हैं RP, तो इसकी जगह पे RP लिख दें तो RP/8, और RP की वैल्यू क्वेश्चन में रखिए R, तो कितना हो जाएगा R/8। इसका आंसर हो गया सी चॉइस इज करेक्ट, R/8। इजी क्वेश्चन था, का पहला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB इन द सर्किट शोन फॉर द केस व्हेन स्विच S इज क्लोज्ड और स्विच S इज ओपन, ये फिगर दे रखा है। तो मैं पहला केस कर लेते हैं, फर्स्ट केस जो स्विच S क्लोज है, ठीक। तो देखो यहाँ से सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट निकलेगी I और ऐसे चलेगी, तो इस वाले रेजिस्टेंस में करंट I जा रही है। इस I की वैल्यू निकाल लें तो ये इस A और B के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमसे पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, वो लेट कर लिया मैंने V1। आपको नहीं लगता कि V1 इज इक्वल टू होगा वो करंट इंटू रेजिस्टेंस होगा, I इंटू 2R। देखो इस AB वायर में जो पोटेंशियल डिफरेंस V1 लेट किया, तो पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है। तो इस वायर में करंट जा रहा है I और रेजिस्टेंस इसका 2R, तो V1 होगा I इंटू 2R। अगर मैं I निकाल लूँ, क्योंकि मैंने ये तो लेट किया है, अगर इसको कैलकुलेट कर लें और यहाँ रख दें तो क्या V1 निकले आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट A एंड B, ठीक। तो अब इसको I को कैसे निकालें, तो देखो ये सर्किट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है A और C के बिटवीन, और ये टोटल करंट है। तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें तो सर्किट का टोटल करंट, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस और टोटल रेजिस्टेंस से फिर करंट निकले आएगी। तो देखो कैसे करें, पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये दोनों रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में है, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में एंड टू एंड कनेक्टेड है, और करंट सेम जाएगी यहाँ से डिवाइड होगी, तो ठीक है। तो इसीलिए ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये 3R है और 4R और 2R सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो ये हो जाएगा आपका 6R ऐसे, और ये 2R है, ठीक। अब देखो ये और ये दोनों किस में है, ये दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल में है तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस निकालें तो R डैश इज इक्वल टू 3R इंटू 6R अपॉन 3R प्लस 6R। ये क्या कर दिया, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वैसे एक्चुअल में 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। यहाँ से आप R1 R2 एलसीएम लोगे तो R2 प्लस R1, और उल्टा करोगे तो R डैश इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये डायरेक्ट याद कर लो, 2 के लिए, 3 के लिए नहीं, 3 के लिए होता तो फिर इसी से करते, तो 2 के लिए तो दोनों का मल्टीप्लाई करो, देखो R1 R2 का, तो इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई किया 3R इंटू 6R, और दोनों को नीचे जोड़ लो 3R प्लस 6R, तो ये हो जाएगा देखो 3R मल्टीप्लाइड बाई 6R डिवाइड बाई 9R, R से R कट गया, 3 से कटा ये 3 बार, और 3 से कट गया ये 2 बार, तो ये आया आपका 2R। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके ये 2R है, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके 2R आ जाएगा। अब आपको नहीं लगता ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, करंट ऐसे चलेगी आपकी ऐसे, है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन करने पर जो टोटल रेजिस्टेंस आया R इक्वलेंट, तो 2R और 2R सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो R1 प्लस R2 होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो 4R हो जाएगा बेटा। तो इक्वलेंट रेजिस्टेंस इतना आया, और ये ऐसे बैटरी से जुड़ा हुआ है बेटा, देखो पूरा सिस्टम ही तो जुड़ा हुआ था बैटरी से, ये पोटेंशियल डिफरेंस V, और यहाँ से करंट निकल रही थी I, तो इसमें जा रही करंट I। तो V बराबर फिर लगाओ, तो V बराबर करंट इंटू रेजिस्टेंस R इक्वलेंट। अब इसके लिए कर रहे हैं बेटा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V तो है, देखो दोनों एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो I इक्वल टू आ जाएगा V अपॉन R इक्वलेंट, दैट मीन्स 4R, और ये यहाँ रख देंगे तो A और B के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। I की वैल्यू कितनी, V अपॉन 4R और मल्टीप्लाइड बाई 2R, तो ये देखो R से R कैंसिल, तो V अपॉन 2, ये R1 के क्रॉस A और B के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकल आया V/2, ये वाला, ये A और B के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। ऐसे ही आप जब स्विच ओपन कर दें इसको, फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो स्विच को ओपन करते समय फिर एक डायग्राम और बना लो। अब के स्विच ओपन है, ये वाला कुछ इस तरह से डायग्राम है, ठीक। अगेन भी ये आपका 2R है, ये पॉइंट A है, ये B है, और ये वाला C है। ये रेजिस्टेंस 4R है और ये 2R है। ये स्विच S था, ओपन है इस समय, तो स्विच S अगर ओपन हो, ये सेकंड केस है। तो देखो आपको नहीं लगता कि यहाँ से अगर करंट चलेगी I डैश,
तो ये आई डैश ऐसे। करंट क्यों चेंज कर दी? करंट इसलिए चेंज कर दी क्योंकि जब ये ओपन होगा तो ये रेजिस्टेंस इंक्लूड नहीं करेंगे हम, तो करंट इसमें जाएगा नहीं, तो ये करंट रेजिस्टेंस यूजलेस हो जाएगा 3R। तो ये ऐसे करंट आएगा आई डैश, और यहाँ पे करंट जाएगा ही नहीं, ये सीधा ऐसे आएगा बेटा, ऐसे आई डैश। तो ये रेजिस्टेंस यूजलेस हो जाएगा बेटा। तो देखो इसके अक्रॉस ए और बी के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस V2 मान लें तो V2 की वैल्यू कितनी होगी? इसी रेजिस्टेंस का करंट आई डैश और इसी के रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस 2R। इस सब रेजिस्टेंस 2R का है, पोटेंशियल डिफरेंस 2R का, करंट भी 2R की, करंट और रेजिस्टेंस भी 2R का, और हमें यही कैलकुलेट करना है। लेकिन आई डैश तो हमने लेट किया है, आई डैश टोटल करंट है और ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है होल सर्किट का, तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल के टोटल करंट निकाल सकते हैं। तो करिए। तो देखो ये रेजिस्टेंस तो 2R है ये आपका, ये और ये सीरीज में ही है अभी भी, लेकिन ये यूजलेस हो गया है क्योंकि यहाँ इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, यहाँ से सर्किट ओपन है। तो 2R और 4R हो जाएगा आपका 6R। कुछ इस तरह से बनाना चाहो बना लो, वैसे सीधे भी बना सकते थे हम 6R ऐसे। ये C पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है और बैटरी लगी हुई है ऐसे। तो यहाँ से करंट ऐसे जा रही है आई डैश, ये करंट देखो सेम फ्लो कर रही है आई डैश आई डैश। तो ये दोनों आपके सीरीज में हैं, तो जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस आया इसका ये आ गया सीरीज में 2R + 6R 8R, ये R इक्वलेंट आ गया बेटा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन होता है R1 + R2। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, ये आपका बैटरी लगी हुई है V और यहाँ से करंट जा रही है इसमें आई डैश। तो आई डैश की वैल्यू निकालें तो V बराबर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल करंट आई डैश और टोटल रेजिस्टेंस 8R, सब कुछ टोटल लिखा है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस, तो आई डैश निकाल सकते हैं V/8R। ठीक है, ये यहाँ पुट कर दो, तो आई डैश की वैल्यू है V/8R और ये 2R है, इसे R से R कट गया तो V/4। तो ये A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया V/4। अब हमसे पूछा है कि इन दोनों का रेशियो बताओ, तो V1 और V2 का रेशियो पूछा है। तो देखो V1 जो आ रहा था हमारा वो V/2 आ रहा था, A और B के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जब स्विच S क्लोज था, तो ये तो V/2 है। और ये वाली जो वैल्यू आ रही है A और B के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, ये A और B के क्रॉस, ये आपका V/4 आ रहा है, तो ये V/4 आ रहा है। तो V से तो V कैंसिल, 4 सबसे ऊपर जाएगा, तो 4/2, तो 2:1। अब V1/V2 या तो 2:1 लिखो या 2 भी तो लिख सकते हैं ऐसे, है ना। तो इसका आंसर यहाँ पे 2 है ऐसे। सर 2 कहाँ से? 2:1 तो दे रखा नहीं है। अरे नीचे 1 लिख दोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है यार। तो डी चॉइस ही तो करेक्ट हुई, इसलिए डी चॉइस इज करेक्ट। कंसीडर अ सर्किट शोन इन फिगर, द पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ ये सर्किट यहाँ कंप्लीट नहीं किया उसने, तो इसको क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका बता रहा हूँ, ध्यान देखें। फर्स्ट मेथड, इसको आप ऐसे रीड बना लीजिए। आप सबसे पहले 12 वोल्ट की बैटरी है और ये 6 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ एक रेजिस्टेंस दे रखा है 1 ओम और यहाँ एक रेजिस्टेंस दे रखा है, ये 0.5 ओम का है, गिवन लिख नहीं पाया, ये 0.5 ओम और ये 6 वोल्ट की बैटरी ऐसे। और ये पॉइंट ए डाल लो और ये वाला पॉइंट बी। पहले तो ये समझो, मैं ऐसे सोच सकता हूँ इसको, क्योंकि यहाँ से कनेक्टेड तो है नहीं कुछ, तो मैं सोच सकता हूँ ये एक ही लूप में रेजिस्टेंस है, सेल्स हैं कि अलग अलग दो लूप सेल्स में लूप में है। तो ये दोनों सेल एक ही लूप में है, तो दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। मैं ऐसा भी सोच सकता हूँ, है ना। सोच रहा हूँ नहीं, वो रियल है, ये एक ही लूप में कनेक्टेड है। लेकिन ये सेल इधर करंट ड्रॉ करेगा और ये सेल इधर करंट ड्रॉ करेगा, लेकिन ये पावरफुल सेल है इससे, इसलिए इसकी चलेगी। और ये दोनों सेल सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, एक दूसरे के अपोज में है, सीरीज में है और एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं बेटा, हेल्प नहीं कर रहे, सीरीज में है और एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, क्योंकि यहां से तो सर्किट कंप्लीट है ही नहीं है, आप ये समझ के चल रहे हो, ठीक है। तो ये करंट ऐसे ड्रॉ करेगा बेटा आई ऐसे, और ये दोनों सेल सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो नेट ईएमएफ जो होगा, क्योंकि ये एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, क्योंकि ये करंट फ्लो कराना चाहता है कैसे एंटी क्लॉकवाइज और ये करंट फ्लो कराना चाहता है क्लॉकवाइज, तो एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं और एक ही लूप में है, इसलिए सीरीज में बोल रहा हूं, इसलिए एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। तो नेट ईएमएफ हो जाएगा 12-6, दैट मींस 6 वोल्ट। और ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है? सीरीज में। करंट ऐसे चल रही है, करंट एक ही फ्लो कर रही है, देखो इसमें भी आई और इसमें भी आई, तो करंट सेम है, तो ये दोनों सीरीज में है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस कहें, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कह दें, कुछ भी कह लें, ईएमएफ तो इतना हो गया। अब वो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेता हूं, इंटरनल, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा R इक्वलेंट इज इक्वल टू, सीरीज में है इसलिए 1 ओम प्लस 0.5 ओम और ये हो जाएगा 1.5 ओम, ठीक है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके कुछ इस तरह से डायग्राम बन जाएगा। इस जैसा सेल का इफेक्ट रहेगा, इसलिए ऐसा रखा है E इक्वलेंट, ये प्लस और ये माइनस, और इंटर रेजिस्टेंस हो जाएगा टोटल R इक्वलेंट 1.5 ओम, और ये इस तरह से एक सर्किट बन गया बेटा, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके। अब करंट कितनी फ्लो कर रही है वो निकाल लो, आप पहले करंट निकाल लो। तो करंट, टोटल करंट लिखते हैं कैसे? टोटल ईएमएफ
अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, है ना। तो टोटल ईएमएफ तो आपका कितना है 6 है और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 1.5। इसको उठाएंगे 0 तो 4 एम्पियर करंट आ जाएगी। तो इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो 4 एम्पियर कर रही है ना। तो अब जरा ध्यान से देखिए सर्किट को, इसमें आ जाओ वापस, है ना। ये 12 वोल्ट है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 1 ओम है और ये आपका 6 वोल्ट की बैटरी थी और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपका R2 0.5 ओम था और ये पॉइंट A था और ये पॉइंट B था। ये करंट निकाल लिए बेटा और ये करंट ऐसे। तो ये तो ये सेल करंट दे रही है, करंट लीव कर रही है ना इससे, तो ये चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है, देखिए बताइए आप। तो ये वाला सेल तो डिस्चार्ज हो रहा है 12 वोल्ट वाला, ये तो डिस्चार्ज हो रहा है और ये वाला सेल चार्ज हो रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला जो सेल है, 6 वोल्ट वाला जो है वो सेल चार्ज हो रहा है क्योंकि इसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रही है, उसके नेगेटिव टर्मिनल में से लीव कर रही है। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 12 वोल्ट वाली बैटरी के, ये निकाल लेता हूँ, यही ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ए और बी की तो क्रॉस पूछ रहे हैं, तो बैटरी का ये 12 वोल्ट ए से और ये बी से, तो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये तो ईएमएफ है भैया E1, ये E2 है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ये ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया E1 माइनस IR1, ऐसे लिख सकते हो। सेल डिस्चार्ज हो रहा है बेटा, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ ये वाला। E1 की वैल्यू कितनी है 12, करंट की वैल्यू कितनी है 4 और इंटरनल कितना 1, तो 12 में से 4 गए तो कितना आया 8 वोल्ट। अच्छा बच्चे सोचता है सर ऐसे तो इसके भी होगा, क्योंकि इसका देखो इस सेल का भी ए और बी से कनेक्टेड है, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। मैंने कहा हाँ, तो इसके अक्रॉस अगर हम ए और बी वाले इस वाले केस में लगाएं तो सेल E2 इसके लिए लिख रहे हैं E2 वाले के लिए, लेकिन ये सेल चार्ज हो रहा है IR2, ये चार्ज होगा तो प्लस आएगा और ये डिस्चार्ज हो रहा है इसलिए माइनस आएगा, है ना। तो कर लीजिए E2 की वैल्यू कितनी बेटा 6 वोल्ट और I की वैल्यू कितनी 4 और इसकी वैल्यू कितनी है 0.5, तो 6 प्लस ये 2 हो जाएगा देखो, तो ये भी 8 वोल्ट आ रहा है ऐसे। तो ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहे यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो 8 वोल्ट ही आएगा। तो एक क्वेश्चन करने का तरीका तो ये है इसका, इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। वो तरीका क्या है जरा देखते हैं कि हम ये मान लें कि ये दोनों पैरेलल में हैं, ये 12 वोल्ट और ये 6 वोल्ट, ये सेल का ईएमएफ और ये इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम और ये इंटरनल रेजिस्टेंस R2 बराबर 1 ओम ऐसे, और यहाँ एक पॉइंट डला है और यहाँ एक पॉइंट भी है ना। अगर आपने इसमें पैरेलल में माना ना तो कोई करंट कंडक्ट नहीं करेगी, क्योंकि इन दोनों को आप कॉम्बिनेशन करके पैरेलल में एक कर दोगे तो सर्किट ओपन रहेगा बेटा ऐसे, R इक्विवेलेंट और E इक्विवेलेंट, ये ऐसे बनेगा और ये पॉइंट A आएगा और ये B आएगा। अब इसमें कोई करंट कंडक्ट नहीं करेगी बेटा, अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो ऐसे मानोगे तो कोई करंट कंडक्ट करेगी नहीं बेटा इसमें। तो इसमें अगर हम क्योंकि सर्किट यहाँ से ओपन है, पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो सर्किट ओपन है तो कोई करंट कंडक्ट नहीं करेगी, है ना। अच्छा सर, तो फिर E इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में? तो E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है E1/R1 प्लस E2/R2 इज इक्वल टू अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2, ये E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है। क्योंकि R1 R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये लिख सकते हो 1/R1 प्लस 1/R2। तो पहले E इक्विवेलेंट निकाल लो, तो 12 बटे इसका कितना इंटरलेशंस है 1 प्लस 6 बटे 0.5, 1/1 प्लस 1/0.5, पॉइंट उठाएंगे तो 0 हो गया। ये तो 12 है, 5 से कटा 12 बार तो ये 12 हो गया, डिवाइड बाई इस पॉइंट को उठाएंगे तो 0, 5 से कटा 2 बार तो 2 1 3 हो गया, ये 24 हो गया, 24 बटे 3 तो ये आ गया 8 बार कट गया बेटा, 8 वोल्ट आ गया। E इक्विवेलेंट जो आया आपका वो 8 वोल्ट आया बेटा। R इक्विवेलेंट निकालोगे यहाँ से तो 1/1 प्लस 0.5, तो इसको उठाएंगे तो 0, 5 से कटा 2 तो 3 आया। तो R इक्विवेलेंट कितना आया? तो R इक्विवेलेंट आया कितना 1/R इक्विवेलेंट है ये बेटा, भी 1/R इक्विवेलेंट 3, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 ओम, ये आया। तो R इक्विवेलेंट आया 1/3 ओम। अब इसमें कोई करंट कंडक्ट नहीं कर रही बेटा, कोई करंट कंडक्ट नहीं कर रही, तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है ए और बी के क्रॉस, तो E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमसे पूछा, ये 8 वोल्ट है, करंट है नहीं है, और ये 1/3 है, तो ये 8 वोल्ट आ जाएगा VAB। तो 8 वोल्ट फिर निकल आया देखो। तो ऐसे भी कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, है ना। दोनों ही सही हैं, ये कहना कि ये सीरीज में नहीं है ये गलत बात है बेटा, सीरीज में भी हो सकते हैं। अगर इसे एक लूप मान लो, यहाँ पे पॉइंट ए और बी डाल लो, है ना। भाई सर्किट तो कंप्लीट किया ही नहीं उसने, तो ऐसे भी तो करंट फ्लो कर सकती है भाई। ये 12 वोल्ट का 6 वोल्ट का, तो करंट कंडक्ट क्यों नहीं करेगी अंदर ही अंदर लूप के अंदर? कर सकती है। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द ब्रांचेज AB एंड BC इन द नेटवर्क शोन। इस वाली ब्रांच में और इस वाली ब्रांच में करंट पूछ रहा है, तो कैसे करें? देखो इसे किरचॉफ्स लॉ से कर सकते हो आप, लेकिन करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते समय बच्चा सोचता है कि इस सेल से करंट निकालूं क्या इससे निकालूं, तो किसी से भी निकाल सकते हो, दोनों से निकाल सकते हो, किसी एक से निकाल सकते हो, कुछ भी करो, बस 2-3 पॉइंट का ध्यान रखिए आप। जैसे एक ब्रांच में
एक सिंगल ब्रांच है, उसमें एक ही मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो करना चाहिए और एक ही डायरेक्शन में करना चाहिए, सही है। दूसरा, ऐसा अगर आप कर देते हो कि एक ही ब्रांच में दो करंट की डायरेक्शन कर देते हो अपोजिट डायरेक्शन में, ये गलत है। तीसरा, एक ही सिंगल वायर में आप दो मैग्नीट्यूड की करंट भी कर देते हो तब भी गलत है। चौथा, एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जितनी करंट लीव कर रही है नेगेटिव टर्मिनल में उतनी ही एंटर करनी चाहिए। उल्टा भी हो सकता है, ये डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल हो गया। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव कर रही है तो सेल डिस्चार्ज हो रहा है, और अगर नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है तो ये चार्ज हो गया। लेकिन जितनी करे उतनी ही लीव करे बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। जितना एंटर करे उतना ही लीव करे, चाहे पॉजिटिव से करे चाहे नेगेटिव से करे, है ना। एक केस में चार्ज सेल चार्ज हो जाता है, इसमें डिस्चार्ज हो रहा है, इसमें चार्ज हो रहा है, पर जितना लीव करे उतना ही एंटर करे, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी का जो तुम कुछ कर दोगे वो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सब सही होता है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है करंट के डिस्ट्रीब्यूशन में। अब देखो, मैं इसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन मैं करता हूं, फिर मैं 2-3 सर्किट डायग्राम बनाऊंगा अलग अलग, उसमें मैं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाऊंगा आपको पहले, है ना। फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं है किरचॉफ लॉ लगाने में। तो मान लो कि मैंने इसमें से करंट निकाली केवल आई, मैं ये मान के चल रहा हूं कि केवल मैं इसी सेल से करंट निकालूंगा, तो आई करंट निकाली। यहां आके करंट मैंने डिवाइड करी, तो इसमें मान लो गई कितनी, I1। तो जानते हो अननोन करंट इंक्रीज नहीं करनी चाहिए। इसमें आई निकाली तो इसमें I1 चलेगी, तो इसमें I2 मत कहना, और I2 भी कह भी दिया तो फिर जंक्शन लॉ लगा के I1 I2 में से एक करंट को आप, जैसे मैं कह देता हूं कि इसमें I2 गई। अब कितनी करंट अननोन हो गई, 3, I1 I2। तो इस जगह पर जंक्शन लॉ लगा लो। तो देखो, जंक्शन की तरफ ये आने वाली करंट है, एक साइड लिखो, और जंक्शन से जाने वाली करंट एक साइड लिख लो, I1 + I2। और यहां पे से I2 निकाल लो, तो I2 की वैल्यू हो गई I - I1। तो दो करंट अननोन हो गई, एक तो I, एक I1। बस I2 की वैल्यू में कितने लिख लूंगा, I - I1, जिससे करंट अननोन इंक्रीज ना हो। ठीक है, अब यहां से करंट ऐसे चली गई है I - I1, इधर से I - I1, यहां पे ये मीट कर गई, दोनों मीट कर गए, तो इधर से ये करंट हो गया I अगेन। तो देखो ये I वापस आया। तो देखो, इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कितना करंट लीव किया I, और एंटर कितना किया I। इस सेल में पॉजिटिव टर्मिनल में कितना करंट एंटर किया I - I1, और कितना लीव किया I - I1, सही है। और एक ब्रांच में एक ही करंट है, देखो I - I1। ठीक है, यहाँ पे जॉइंट आ गया बेटा, है ना। तो ये एक करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। आप चाहो तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ना करके कुछ और भी कर सकते हो। बच्चे का सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो है वो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ही है। उसे लगता है कि किस सेल से करंट निकालें, तो किसी से भी निकाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने भी ये किया, आप चाहते तो केवल इस वाली बैटरी से करंट निकाल सकते केवल, या दोनों से निकाल सकते थे 10 वोल्ट। इससे मान लो कितनी निकाल दी I1, इससे निकाल दी I2, तो इसमें कितनी जाती, दोनों मीट कर जाते बेटा इस जगह पे। तो I1 + I2, I3 मान लेते, और I3 को फिर ले लेते I1 + I2। करंट अननोन करंट को इंक्रीज मत करना बस, केवल अभी भी दो ही है। देखो, अब यहां से आके नहीं, जितनी पॉजिटिव टर्म से लीव करती है ना उतनी ही एंटर करनी चाहिए। तो इसमें कितनी जानी चाहिए, सोच को बताओ, I2 जानी चाहिए। यहां पे आगे करंट द्वारा से डिवाइड होगी, तो इससे I2 निकल रही है, तो I2 ही एंटर करनी चाहिए इसमें, और इधर चली जाएगी I1। यहां पे आगे करंट डिवाइड हो गई, इसमें I1 आया, तो देखो ये वापस I1, है ना। तो ये भी सही है। आप करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से कर सकते हो, कैसे भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, चलते हैं अब मेन पॉइंट पर। अपने इसी से कर रहा हूं, आप चाहो तो इस डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं इससे कर रहा हूं। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट देखो, इसमें दो करंट अननोन है, तो आपको 2 बार किरचॉफ लॉ लगाना पड़ेगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। 2 बार किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओ, 2 इक्वेशन बन जाएंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और करंट निकल आएगी। तो मैं पहले इस वाले लूप में लगा रहा हूं, ठीक है ना। किसी भी क्लोज लूप में लगा सकते हो, इसमें 3 क्लोज लूप बने, एक छोटा, एक 2 और एक बड़ा वाला। तो किसी भी 2 में लगा लो, कोई से भी लूप में लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लगा रहा हूं जैसे क्लोज लूप A में। अब कैसे घूमे, क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां जैसे क्लॉकवाइज घूमना हो, एंटी क्लॉकवाइज घूमना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। किस पॉइंट से चलना शुरू करें, किसी भी पॉइंट से चलना शुरू कर दो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस पॉइंट से चलो उसी पॉइंट पर वापस स्टॉप करना, अगर करंट निकालना है तो। ठीक है, तो मान लो मैं A पॉइंट से चलना शुरू किया, तो A पॉइंट पे घूम के वापस आ जाऊंगा, और मैं ऐसे घूमा, चाहो तो आप ऐसे घूम जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो A पॉइंट से घूमना चलना शुरू किया, तो A पॉइंट का पोटेंशियल लिख दो VA। ठीक है, अब देखो करंट की डायरेक्शन में जब हम चलते हैं ना कभी भी, तो ये हमेशा करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करती है। तो इधर प्लस बनाएंगे और इधर माइनस बनाएंगे। ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। यहां से यहां चले तो ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। हम यहां से यहां चले तो पोटेंशियल घटा, तो देखो करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो यहां से जब मैं यहां आया तो ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल, पोटेंशियल घट रहा है, इसलिए माइनस लगा लिया। और यहां तक कितना करंट है बेटा, कितना रेजिस्टेंस है इसका 5, और करंट कितनी है I - I1। तो V = IR से लिख दो, कितना करंट है I - I1 करंट है, और रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम। ठीक है, I × R यहां आ गई। अब देखो करंट ऐसे चल रही है, तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा।
और हम चल रहे हैं, यहाँ पे हम खड़े हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं और ऐसे चल रहे हैं हम नीचे की तरफ, तो हम चल रहे हैं लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो पोटेंशियल बढ़ रहा है तो प्लस आएगा। कितना आएगा? करंट इंटू रेजिस्टेंस I1 इंटू 10। फिर हम यहाँ आ गए। अब देखो इसमें चले, लेकिन करंट की डायरेक्शन से यहाँ नहीं देखते, यहाँ हमेशा टर्मिनल से देखेंगे। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। सेल में करंट की डायरेक्शन से हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल मत देखना सेल में, ये इसे देखना टर्मिनल से। देखो प्लस से माइनस चल रहे हैं, हम यहाँ पे खड़े थे, हम ऐसे चल रहे हैं तो हाई से लो चल रहे हैं तो माइनस आएगा। कितना आएगा? 5 वोल्ट। फिर हम वापस इसी वाले पॉइंट पर आ गए, तो इसी पॉइंट पर आ गए तो इक्वल लगा के ए पॉइंट का पोटेंशियल दोबारा से लिख दो। अब VA से VA कैंसिल हो गया। आप जीरो लिखते हो ना तो VA से VA कट जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। कुछ बच्चे जीरो लिखते हो तो जीरो भी लिख सकते हो। देखो मैंने VA से VA काट दिया, जीरो आ गया। मल्टीप्लाई करो, माइनस के 5i और प्लस का 5i1, क्योंकि माइनस के 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 10i1 और इस 5 को उधर ले गया तो ये 5 हो गया। तो ये हो गया आपका माइनस प्लस के 15i1 और माइनस के 5i इक्वल टू 5। इक्वेशन 1 हो गई। थोड़ी सी जगह छोड़ दो, अगर काटना हुआ तो काट देंगे, ठीक है। नहीं दूसरा क्लोज लूप ले लो। अच्छा कोई सा भी क्लोज लूप ले सकते हो, मैं दूसरा वाला ये ले रहा हूँ, बड़ा भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो क्लोज लूप में ले रहा हूँ BCDMB, और जैसे हम यहाँ लेते हैं वैसे घुमा भी लेते हैं, ऐसे घुमा रहा हूँ। बी से चलना शुरू कर रहा हूँ तो बी का पोटेंशियल लिख दो। करंट ऐसे चल रहा है तो ये प्लस और ये माइनस, तो हम हाई से लो चल रहे हैं तो माइनस आएगा। 5 इंटू करंट आई इंटू करंट रेजिस्टेंस आई इंटू आर। देखो ये प्लस है ये माइनस है, हम चल भी ऐसे रहे। माइनस के 20i करंट इंटू रेजिस्टेंस, यहाँ आ गई। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। करंट की डायरेक्शन से मत देखना, टर्मिनल से देखना। ये लो पोटेंशियल का टर्मिनल, ये हाई पोटेंशियल का टर्मिनल। लो से हाई चल रहे हैं तो प्लस आएगा। कितना? इधर पोटेंशियल लो है, इधर हाई है, तो हम इधर से इधर चले तो लो से हाई तो पोटेंशियल बढ़ा ना, तो बढ़ा तो कितना? 10 बढ़ गया। यहाँ पे आ गई। अब ऐसे चल रहे तो देखो फिर हाई से लो चल रहे, पोटेंशियल घटा तो कितना घटा? तो माइनस का 10 इंटू I1, 10 इंटू I1 घट गया। बी पॉइंट पहुंच गए तो दोबारा से बी पॉइंट का पोटेंशियल तो बी था, बी से फिर बी कैंसिल कर दिया। जिस पॉइंट चलो उसी पॉइंट पे स्टॉप करो अगर करंट निकालना है तो, ठीक है। स्टॉप करते समय इक्वल टू लगाना जरूरी होता है, ठीक है। तो शुरुआत करो इसको। अब देखो कितने हो गए, ये तो हो गया माइनस के 25, तो इसको उधर ले गया तो प्लस के 25i हो गया, और इसको भी ले आया तो प्लस का 10i1 हो गया इक्वल टू 10, है ना। 5 से काट दो इसको, 5 से काटेंगे तो कितना हो गया? 5i प्लस के 2i1 इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखो इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लो। यहाँ लिख लेता हूँ कितना? 15i1 और माइनस के 5i इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दोनों को ऐड कर लेते हैं बेटा। तो देखो ये कट गया, ये हो गया 17i1 इक्वल टू 7। तो i1 करंट आ गया 7/17 एम्पियर। ये I1 मतलब ये वाली ब्रांच में करंट आ गया, लेकिन ये हमसे पूछा है BC ब्रांच में और AB ब्रांच में, तो I निकालना है। देखो BC ब्रांच में कौन सी करंट है? I। तो ये वाली वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे मैं पुट कर देता हूँ सेकंड इक्वेशन में। फ्रॉम इक्वेशन 2 5i प्लस 2 इंटू 7/17 इक्वल टू 2। तो 5i इक्वल टू 2 माइनस 14/17। तो यहाँ ये हो जाएगा 17 एलसीएम ले लिया, 2 से 7 मल्टीप्लाई करो तो 34 हो जाएगा। 2 से 14 और 2 1 2 2 3 34 माइनस के 14। तो ये हो जाएगा आपका 10 में 4 में से 4 गया तो 0, 3 में से गया तो 2, 20/17, और 5 से काट दिया ये बार 4 बार। तो ये करंट आई है आपकी, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। ये करंट आ रही है आपकी, आई की वैल्यू आ रही है 4/17 एम्पियर, ठीक है। और देखो ये आई किस में फ्लो कर रही है? BC वाली ब्रांच में। इसलिए BC ब्रांच में जो करंट है, करंट इन ब्रांच BC, है ना। ये BC में करंट में ब्रांच में इतना करंट है, ये कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। दूसरा इस वाली ब्रांच में पूछ रहा है A से B वाली में, तो करंट है I माइनस I1, इसलिए करंट फ्लो इन ब्रांच AB लिखें तो I माइनस I1 फ्लो कर रहा है, और I हमने निकाल रखा है 4/17 और I1 निकाल रखा है हमने कहाँ है 7/17। तो यहाँ से घटा के निकालें, 17 एलसीएम ले लें, 4 माइनस के 7 तो माइनस के 3/17 एम्पियर। देखो डायग्राम में करंट की डायरेक्शन क्या है? माइनस साइन ये सोचते हैं बच्चे गलत हो गया, नहीं। माइनस साइन करंट के में अगर कभी करंट आपकी नेगेटिव साइन में आ रही है उसका क्या मतलब है बताता हूँ। यहाँ पे देखो तुमने जो करंट की डायरेक्शन कंसीडर करी है वो A से B करी है, B से A करी है, तो A से B करी है। तो नेगेटिव साइन कह रहा है कि अगर नेगेटिव जो हमने करंट की डायरेक्शन कंसीडर करी है A से B, वो डायरेक्शन ऐसे नहीं है, B से A होनी चाहिए। तो 3/17 एम्पियर लिखें प्लस में और लिख दें B2 A करंट की डायरेक्शन होगी, ये होगी करंट की डायरेक्शन। एक्चुअल में जो हमारा आंसर आया है उसके अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन कितनी है? इधर की तरफ है A से B, तो नेगेटिव में आया तो डायरेक्शन पलट दो आप, B2 A कर लो तो प्लस के लिख दो। तो इतना करंट हो गया आपका इसमें, और इसमें हो गया ये, है ना। इसमें करंट की डायरेक्शन B2C ही है,
दर्शन भी बता दी, मैग्नीट्यूड इतना और करंट का मैग्नीट्यूड इसमें इतना बेटा। ये आप इसमें इससे करके देखना, जो सेकंड मैंने डायग्राम बनाया था इससे। अब देखो इसमें मैंने यहाँ डाला है बी और यहाँ डाला ए और यहाँ डाला है सी, इसमें दोनों प्लस प्लस आएंगे क्योंकि करंट की डायरेक्शन यहाँ पे बी से ए दिखाई है और बी से सी ही दिखाई है ना, दिखाई ही ऐसी है। देखो हमने जो सॉल्व करके दिखाया ना, यहाँ पर बी टू ए आ रही है तो बी टू ए तो दिखाई है मैंने, तो यहाँ पे प्लस ही आएंगी इससे करोगे तो, है ना। तो दोनों ही सही हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात। इन द गिवन नेटवर्क कैलकुलेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड एम, इस पे ध्यान दीजिए बेटा। इन पावर सप्लाई द बैटरी, तो देखो पॉइंट ए ये रहा और पॉइंट ए एम ये रहा, इन दोनों पॉइंटों के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस और पावर सप्लाई द बैटरी पूछ रहा है। तो बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि ये जो सर्किट है ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और वो इस रेजिस्टेंस को उठा देते हैं, लेकिन ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज होने की जो कंडीशंस होती है वो एक डायगोनल से कॉमन रेजिस्टेंस होना चाहिए था, ऐसे जैसे ये बनाया मैंने ऐसे, है ना। और वैसे भी बैलेंस तो है ही नहीं है ये। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है आपका 100 आएगा, तो बैलेंस नहीं है। बच्चे कहेंगे बैलेंस ही नहीं है, पर ये व्हीटस्टोन ब्रिज भी नहीं है भाई, बैलेंस छोड़ो, व्हीटस्टोन ब्रिज ही नहीं है क्योंकि उसमें एक डायगोनल से बैटरी लगी होनी चाहिए और दूसरे डायगोनल से कॉमन रेजिस्टेंस होना चाहिए, जबकि इसमें ऐसा नहीं हो रहा। कॉमन रेजिस्टेंस लगा इस डायगोनल में और दूसरा डायगोनल ये था, यहाँ पे बैटरी नहीं लगी, यहाँ और यहाँ लगी है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही नहीं है। हाँ वो अनबैलेंस है, ठीक है, बाई चांस यहाँ पे 10 होता तो आप बैलेंस ही बना देते, उसे व्हीटस्टोन ब्रिज मान लेते कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होता, पहली बात। चलिए अब देखो इसमें हमें पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो एक नॉर्मल नेटवर्क का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। यहाँ से करंट निकली गई है ऐसे, यहाँ आके करंट 1 2 3 और ये 4 पार्ट में डिवाइड होगी बेटा, लेकिन ये जो करंट जारी होगी ये वाली, इसमें और इसमें करंट सेम होगी। मान लो ये अगर करंट में कह देता हूं कि ये I1 है और ये भी I1 है, तो इस वाली ब्रांच में करंट कैसी है, सेम। तो ये रेजिस्टेंस और ये दोनों रेजिस्टेंस ये वाले ये किसमें है, सीरीज में। इसको नाम दे देते हैं कुछ, जैसे R1 मान लेता हूँ, इसको R2 लिखना भी तो पड़ेगा कुछ, और लिख देते हैं ये दोनों सीरीज में है, तो लिख दो R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज भैया, ठीक है। तो R डैश लिख लेता हूँ उसको, तो 10 और 10 20 हो जाएगा सीरीज में, ठीक है। अब इन दोनों का एक अगर फिगर बना लें सिंपल सा, तो देखो ये फिगर बनाना आसान होता है, फिगर बनाने से क्लैरिटी आती है आपकी बेटा। जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे तो फिगर बनाते जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो ऐसे, और इन दोनों को मैंने एक कर दिया है बेटा, इसको ये यहाँ कनेक्टेड था, है ना, इसको मैंने ऐसे एक कर दिया। ये पॉइंट आपका ए है, ये सी है, ये डी है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा है और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा है, फिर एक रेजिस्टेंस ये, फिर बैटरी लग के एक रेजिस्टेंस ये, और फिर एक बैटरी लगी हुई है ऐसे। तो ये दोनों मैंने 20 ओम कर लिए, और ये भी 20 ओम है, और ये 10 ओम है, और ये 20 ओम है, ये 10 ओम है, ये 30 ओम है, ये 10 ओम है, ये 8 ओम है, और ये आपका 6 वोल्ट की बैटरी है। अब सोचो यहाँ से जो करंट जा रही थी आई, अब ये कितने पार्ट में, अभी भी इसमें करंट I1 ही रहेगी, बदल जाएगी, I1 ही रहेगी बेटा, क्योंकि इसमें करंट I1 थी, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट चेंज नहीं होती है ना। ये आपकी कोई करंट अलग करंट है बेटा। अब यहाँ पे I2 मान लेता हूँ, तो देखो ये और ये, यहाँ पे करंट I आ रही थी, ये टूटी 4 पार्ट में, 1 2 3 4, अभी भी 4 इक्वल पार्ट, 4 पार्ट में ब्रेक होगी। अब ये दोनों किस में है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि ये दोनों में करंट डिवाइड हो रहा है, तो 20 और 20 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इसे तो मैंने R डैश कर रखा है, इसको R3 मान लेते हैं हम। तो R डैश एंड R3 आर इन पैरेलल। तो देखो ऐसे कर लिया करो इसको, R डबल डैश इज इक्वल टू R डैश इंटू R3, जब दो हो तो ऐसे कर लो जी, दोनों को मल्टीप्लाई करो और दोनों को जोड़ लो नीचे। ये 1/R डैश से ही निकाला है, 1/R डबल डैश इज इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/R3 करोगे ना, तो यही होगा सॉल्व करके, ठीक है। तो ये हो गया 20 और 20 और नीचे हो जाएगा 40, तो 0 से 0 कट गया, और 2 से ये 2 बार कटा, 2 से ये 10 बार कटा, तो 10 ओम आ गया। हमेशा अगर ये दोनों इक्वल हो ना और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो आधा हो जाता है, 20 का आधा 10। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन करने के बाद एक बन गया बेटा, ये देखो ये आ गया ऐसे, ये पॉइंट आपका ए, ये सी, ये 10 ओम हो गया बेटा, है ना। और ये आपका चला आ रहा है 10 ओम। डायग्राम बनाने से आपको क्लैरिटी आएगी और कुछ नहीं, है ना। ये देखो ऐसे, और एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, और एक बैटरी, ठीक है। ये कितने का था, 20 ओम। यहाँ पे कौन सा पॉइंट डला है, डी, और यहाँ पे डला है एम, और यहाँ पे डला है एम, ये 30 था। इनको बाद में देख लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से करंट आ रही थी आई अगेन, अब केवल 3 पार्ट्स में करंट डिवाइड हो रही है, 1 2 3।
अब ये वाली करंट जब जा रही है तो इसमें और इसमें करंट सेम है, देखो इस वाली ब्रांच में करंट सेम है, तो 10 ओम और 10 ओम ये आपका सीरीज में हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं R डबल डैश कह दूं बेटा, इन दोनों कॉम्बिनेशन करके R डबल डैश आया ये 10 ओम, और इस वाले को मैं R4 मान लेता हूं, तो ये आपका R4 है। संगी संग लिखते भी जाओ, एंड R डबल डैश एंड R4 आर इन सीरीज, ये साथ सीरीज में है साहब, ठीक है। तो सीरीज में है तो R ट्रिपल डैश मान लिया, सीरीज में तो 10 और 10 फिर दोबारा से 20 ओम हो जाएगा। अब इन दोनों का कनेक्शन करके एक बना लेंगे, तो कुछ सर्किट डायग्राम ऐसे आ जाएगा बेटा, ये A है, ये M है, और इन दोनों के कहाँ गया, इन दोनों के बीच में ये आपका 10 ओम है, ये वाला 10 ही है ना, हाँ ये 10 है, तो ये 10 ओम है और ये 20 ओम है, और इन दोनों के बीच में एक आ जाएगा ये वाला, ये D है, और ये आ गया आपका 20 ओम। अब ये और ये फिर दोबारा से पैरेलल में है, तो इन दोनों का 10 आ जाएगा, अगेन अभी किया था हमने पैरेलल में 20 का, 20 पैरेलल में थे तो 10 आ गया था, तो इन दोनों का फिर दोबारा से 10 आ जाएगा। इसको मैं R5 मान लेता हूँ बेटा, इसको R5 मान लेता हूँ, लिखना भी तो पड़ेगा, तो R ट्रिपल डैश एंड R5 R पैरेलल, तो R4 मान लेते हैं इसे, 20 ओम आ जाएगा भाई, सॉरी 10 आ जाएगा, है ना भाई। 20 का पैरेलल करा था, अभी तो किया था 2 मिनट पहले, डायरेक्ट लिख दो अब 10, ठीक है। तो इन दोनों को 10 कर देंगे तो सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये तो बना हुआ था नीचे इस तरीके से, है ना। नेक्स्ट पेज पे बताता हूं, तो आप जो है अब क्या करो, इन दोनों को एक कर दो, तो कुछ सर्किट डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा बेटा। इसको एक कर दिया तो ये A पॉइंट है, ये M पॉइंट है, और ये D पॉइंट था, ये 10 ओम का हो गया, और ये आपका कितना था 30 ओम का था, और ये 10 ओम का है, और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ एक बैटरी लगी हुई है ऐसे। अब देखो यहाँ जो करंट आ रही है अब केवल 2 पार्ट में टूट रही है, ये करंट जा रही है तो ये वाली करंट और ये करंट सेम होगी, देखो अगेन ये और ये सीरीज में है, तो ये हमने R4 माना है और इसे R6 मान लेते हैं, है ना, इसको हम R6 मान लेते हैं इस वाले को, तो कितना लिख दें R4 एंड R6 आर इन सीरीज, है ना। तो R5 हो गया आपका कितना 20 ओम, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके नेक्स्ट इसमें इन दोनों का कर लेंगे तो 20 ओम का हो जाएगा वो। तो कुछ सर्किट डायग्राम बस हो गया, खेल खत्म। ये पॉइंट A और ये वाला पॉइंट M, और इन दोनों का कनेक्शन हो गया ये वाला ऐसे, ये वाला हो गया 20 ओम और ये 30 ओम था, और ये जो भी हो उसको भी नहीं लिख रहे, ये हो गया आपका ऐसे, ठीक है। 6 वोल्ट की बैटरी थी। अब देखो ये और ये किसमें है, पैरेलल में है, तो ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया बेटा आपका, पूरे सर्किट का नहीं है पर बिटवीन पॉइंट A एंड M जरूर है बेटा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने के बाद A और M के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, है ना। तो यही हमें निकालना है, और पैरेलल में है इसीलिए RAM लिख देता हूं इसको। तो देखो पैरेलल में कैसे लिखते हैं, R5 मल्टीप्लाइड बाई, इसे R7 मान लेता हूं, R7 और दोनों को जोड़ लेते हैं, R5 प्लस R7, तो ये भी आपका 20 है, ये 30 है, और ये 50 हो जाएगा दोनों को जोड़ने के बाद। तो 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया, 5 चौक 20, तो 4 3 12 12 ओम इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया। एक आंसर तो यही हो गया बेटा आपका, ठीक है। अच्छा, फिर आगे पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, तो पहले हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये रेजिस्टेंस कितना था बेटा, ये 10 ओम था, और ये, अच्छा इसका डायग्राम कैसे बन जाएगा, ये 8 ओम का था, है ना। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा बेटा, ये पॉइंट A था, ये पॉइंट M था, ये 12 ओम आ गया बेटा, और ये 10 ओम है, और ये कुछ 8 ओम है, और ये आपकी 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 8 ओम है। तो ये तो RAM माना मैंने, और ये मैं मान लेता हूं कहां तक हो गए थे आपके, R7 तक हो गए थे ना, इस वाले को मैंने R7 माना था। तो इसको R8 मान लो, इसको R9 मान लो। अब देखो ये करंट चल रही है ऐसे, करंट डिवाइड हुई क्या देखना, ये करंट ऐसे चली आई 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 ऐसे, तो करंट डिवाइड ही नहीं हुई। तो ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, तो RAM R8 एंड R9 आर इन सीरीज। तो ये R इक्विवेलेंट आ गया इन होल सर्किट, पूरे सर्किट का बेटा, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट लिखें तो सबको जोड़ लें, 12 प्लस 10 प्लस 8,
तो ये हो जाएगा 30 ओम बेटा। ठीक है, इसीलिए हमसे पूछ रहा है पावर सप्लाई बाय द बैटरी। तो पावर सप्लाइड, अच्छा ये टोटल एक हो गया बेटा, आर इक्वलेंट 30 ओम, और ये 6 वोल्ट की बैटरी हो गई, V इक्वल टू 6 वोल्ट, है ना। अब ये पूछ रहा है पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, बाय द बैटरी। अब बहुत से बच्चे करंट निकालते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, P बराबर V स्क्वायर को ना लिख दो ना भाई। पावर सप्लाइड बाय द बैटरी V इंटू आई होगा, और V बराबर आई आर से I निकाल लेंगे और यहाँ रख देंगे, तो V इंटू वी अपॉन आर हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा, पहले I निकालोगे फिर इसमें पुट करोगे, एक ही बात है यार, I निकाल के तो पुट करा होगा आपने। आई स्क्वायर इंटू आर से भी कर सकते हो, तो उससे भी सेम ही आएगा। तो V की वैल्यू 36 हो गई और R की वैल्यू 30 है, तो 6 से काट दो, 6 से कट गया, ये 6 से 5 बार कट गया, तो 1.2 वॉट आ गया बेटा। ये इतनी पावर सप्लाई करी होगी बैटरी ने। पावर सप्लाई बैटरी इतनी, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ये 120। अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग अ नाइक्रोम connected to 230 volt supply draws a initial currents of 3.2 ampere which settles after a few seconds to steady value 2.8 ampere. What is the steady temperature of heating element if room temperature is 27 degree Celsius? The temperature coefficient of resistance of nichrome is इतना। तो समझते हैं सोल्यूशन। इनिशियली मान लो ये कोई हीटिंग एलिमेंट है नाइक्रोम, ठीक है, ये हीटिंग एलिमेंट हो गया, नाइक्रोम हो गया आपका ये, ठीक है। और इससे एक हमने बैटरी लगाई 230 वोल्ट की, और इसमें जब करंट फ्लो कराई, और इसका इनिशियली टेम्परेचर जो था वो 27 डिग्री सेल्सियस है हीट करने से पहले, है ना, रूम टेम्परेचर के बराबर। जैसे करंट फ्लो कराया I1 3.2 एम्पियर, जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो ये नाइक्रोम का वायर हीट अप होगा, और हीट होने से इसका टेम्परेचर बढ़ने के कारण इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो फ्यू सेकंड में बाद ये हीटिंग एलिमेंट का जो है सप्लाई 230 वोल्ट ही है, V 230 वोल्ट ही है, इसका इनिशियल रेजिस्टेंस R1 मान लेते हैं। अब इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया होगा, तो ये कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो गया ये कह रहा है, और करंट है आपकी इसमें I इक्वल टू 2.8 एम्पियर। करंट कैसे घट गई? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ा होगा, और रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम हो गई होगी सर्किट में, ठीक है। तो ये कंडीशंस दे रखी हैं हमें, और अल्फा इस नाइक्रोम का हमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस गिवन है 1.7 10 की पावर -4 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये इतना हमें डाटा गिवन है। तो एक बात तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि फाइनल टेम्परेचर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। चाहो तो आप डेल्टा टी जो लिख सकते हो, ये फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके होंगे, आप सब जानते होंगे इस फॉर्मूले को। तो बस केवल आपको यहाँ से इस जगह से फर्स्ट केस में अगर आप यहाँ से V इक्वल टू ओम्स लॉ लगाओ, V इक्वल टू I1 और इंटू R1, और यहाँ से आप R1 निकालोगे तो V अपॉन I1 दिखेगा। ऐसे यहाँ से आप ऐसे लिखो, V तो सेम है दोनों में, तो V इक्वल टू I2 R2, और यहाँ से आप रेजिस्टेंस R2 कैलकुलेट करोगे तो V अपॉन I2। तो इस R2 की वैल्यू पुट कर दो V अपॉन I2, इस R1 की वैल्यू पुट कर दो V अपॉन I1, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। V से तो V कैंसिल, 230 वोल्ट और 230 वोल्ट सेम है ना। और इस I1 को यहाँ ले आओ, तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सबकी वैल्यू पुट कर दो। I1 कितना है देखो 3.2, और इसकी वैल्यू कितनी है 2.8। 1 प्लस अल्फा की वैल्यू है 1.7 10 की पावर आपकी -4 इंटू डेल्टा टी। पॉइंट से पॉइंट उठा दो, 4 से कट गया देखो ये 7 बार, 4 से कट गया ये 8 बार, तो 8/7 - 1 इज इक्वल टू 1.7 10 की पावर -4 डेल्टा टी। यहाँ से 7 एलसीएम ले लेंगे तो 8 - 7 1.7 10 की पावर -4 डेल्टा टी। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/7, और डिवाइड में आ जाएगा ये 1.7 10 की पावर -4। इसको जब ऊपर लेके आए, जिस पॉइंट को उठाओगे तो 0 ऐसे, तो 10/7 इंटू 1.7, सॉरी 10 लिख दिया तो 17 हो जाएगा ये, ठीक है, 17 और इंटू 10 की पावर 4। एक काम करते हैं, इसको 1000 कर लेते हैं बेटा, 1000, है ना। इसमें से 10 की पावर 2 निकाल लिया है, तो 10 की पावर 2 यहाँ बचेगा भाई। 10 तो ये था, 100 और निकाल लो इसमें से, तो ऐसे लिख लो, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 7 7 जा 49, और 7 1 और 4 11, इतना आ गया। अब इसका इसमें डिवाइड कर लो भाई, कोई डिवाइड भी कोई टफ नहीं है, आप आराम से डिवाइड कर सकते हो इसमें, है ना। ऐसे सोचो, ये 119 है और ये 100 है, डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो पूरे में करना पड़ेगा, तो 8 बार चला जाएगा। देखिए आप 8 से कितनी बार कट रहा है आपका ये, ठीक है। तो ये आपका 8 का डिवाइड करिए
तो 9 दो दो 7 के आगे कैरी, 8 और 7 15 15 कैरी आ गई 1, 8 1 8, 8 1 9, 9 हो गया। सही है, डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये हो जाएगा आपका 10 में से 2 गए तो 8 बचा, 9 में से 5 गए तो ये 4, 48। ठीक है नहीं, अब एक पॉइंट लगाना पड़ेगा, डिवाइड तो जाएगा नहीं, एक जीरो बढ़ा लेते हैं। अब कितनी बार चला जाएगा, देखो 4 बार चला जाएगा। 4 का डिवाइड करें 36 तो 3 आ गया, 4 और 3 7 और 4 ये, अब 4 बचेगा। अब डिवाइड नहीं जा रहा है तो एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, है ना। डिवाइड नहीं जा रहा है, 4 बचा तो एक हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जीरो बढ़ा लिया हमने ऐसे। अभी भी डिवाइड नहीं जा रहा तो एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, फिर एक जीरो बढ़ा सकते हो आप। तो इतना ही काफ़ी है 2 डिजिट तक। तो आप यहाँ डिवाइड करके आया 8.40 और इंटू 10 की पावर 2, दैट मीन्स 840, है ना। 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 840 हो जाएगा ये। और ये आया डेल्टा T2, तो डेल्टा T कितना है, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो T2 निकालना था हमें, तो कि जब ये वाली कंडीशन हो जाएगी कितना टेम्परेचर होगा स्टडी स्टेट में, है ना। तो ये आपका 840 प्लस T1, इसको जल्दी करेंगे तो प्लस का हो जाएगा जो कि 27 दे रखा है। इन दोनों को ऐड कर लो तो 7 और ये 6 और ये इतना, तो ये डिग्री सेल्सियस हो गया। T2 इक्वल टू 867 डिग्री सेल्सियस। If copper wire is stretched to make its radius decrease by 0.1%, then the percentage change in its resistance approximately. सुनिए सॉल्यूशन। देखो अगर हमारे पास मान लो एक वायर है, इस वायर की लेंथ L है, पहले फॉर्मूले पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, इसकी रेडियस R है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा A बराबर पाई R स्क्वायर हो जाएगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। और इसका रेजिस्टेंस लिखें तो रेजिस्टेंस बराबर होता है रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। रेजिस्टिविटी द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर, ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर एंड एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। अच्छा एक काम करते हैं, इसमें रेजिस्टिविटी एरिया क्रॉस सेक्शन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यों कर रहे हैं वो भी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। एल ए ओवर ए स्क्वायर, और इसको क्या बोल सकते हैं जरा बताओ मेरे को, एल इंटू ए, एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, तो इसे वॉल्यूम ऑफ द वायर बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द वायर, मटेरियल ऑफ द वायर, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। V इक्वल टू ले सकते हैं हम एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, एरिया क्रॉस सेक्शन की यूनिट मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर, तो मीटर क्यूब हो जाएगी। तो इस ऐसा क्यों किया सर, वो मैं बताता हूँ। एरिया क्रॉस सेक्शन, अब इस एरिया क्रॉस सेक्शन की वैल्यू पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस के टर्म में दे रखा है सेंटेंस, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द वायर को रो वॉल्यूम अपॉन पाई का स्क्वायर आर की पावर 4। पहले यहाँ तक आपको ये समझ में आया, ठीक है। अब ये ऐसा करा क्यों, देखो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉपर वायर है, इसे स्ट्रेच करके इसकी रेडियस को डिक्रीज कर दिया गया है 0.1%। तो इस वायर को आपने स्ट्रेच कर दिया है, तो स्ट्रेच करने से रेडियस घटेगी, रेडियस डिक्रीज होगी, बिल्कुल ठीक। स्ट्रेच करेंगे तो वायर पतला ही तो हो जाएगा बेटा, खींचोगे तो लंबाई बढ़ेगी तो रेडियस घटेगी यार, लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, एल लेंथ जो है आपकी इस वायर की वो इंक्रीज हो जाएगी। रेडियस घटने से एरिया प्रोसेशन भी घट जाएगा, बट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज रिमेन कांस्टेंट। भाई जितने मटेरियल का इसका वॉल्यूम है, इस वायर का पूरा जो वॉल्यूम है वही तो वॉल्यूम इसके मटेरियल का रहेगा। स्ट्रेच ही तो किया है, स्ट्रेच किया है बेटा आपने, कुछ काट के बाहर नहीं निकाला या कुछ एडिशनल नहीं ऐड किया। लेंथ बढ़ गई तो रेडियस घट गई, तो वॉल्यूम द वायर जो है वायर का वो कांस्टेंट रहने वाला है ना, वॉल्यूम ऑफ द वायर कांस्टेंट रहने वाला है, इसीलिए मैंने इसे वॉल्यूम में कन्वर्ट किया है। और रजिस्टिविटी भी कांस्टेंट, तो रजिस्टिविटी द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर, वायर को स्ट्रेच करने से मटेरियल थोड़ी चेंज होगा। रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर और वॉल्यूम, ये बोथ आर कांस्टेंट, इसीलिए मैंने ऐसा कन्वर्ट कर लिया। तो इसमें देखो ये टर्म पूरा कैसा है आप सोच के बताओ, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है बेटा, केवल रेडियस में चेंज आ रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन में गिवन भी है कि रेडियस डिक्रीज बाई 0.1%, तो ये हमें डेल्टा आर अपॉन आर इंटू आर, ये कितना रखा है 0.1%। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, रीड क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं परसेंटेज डिक्रीजिंग ऑफ रेडियस, परसेंटेज चेंज ऑफ रेडियस भी कह सकते हो आप इसे, परसेंटेज चेंज ऑफ रेडियस 0.1%। अब देखो इसे किस मेथड से करेंगे जानते हो आप, आपने 11th में एरर ऑफ मेजरमेंट पढ़ा होगा, वहां से आसान होगा बेटा, नहीं तो फिर तो बहुत बड़ा हो जाए। लेंथी मेथड से भी कर सकते हैं इसको, परसेंटेज एरर वाले मेथड से करेंगे। तो आपने पढ़ा हो कि जब ऐसे लिखते थे डेल्टा आर, अगर इसमें मेरे को परसेंटेज चेंज इसमें निकालना है, इसमें आर में, तो यहाँ रेडियस क्या कर रहे हो, घटा रहे हो। अगर रेडियस घटाओगे, पहली बात समझो, रेडियस घटा रहे हो बढ़ा रहे हो, रेडियस में डिक्रीमेंट हो रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो चेंज इन रेजिस्टेंस निकालोगे परसेंटेज में, तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो फाइनल माइनस इसलिए करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये बात तो पक्का है कि जो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस आ रहा होगा वो पॉजिटिव होगा, बिकॉज रेजिस्टेंस बढ़ रहा है बेटा, क्योंकि रेडियस घट रही है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये तो टर्म कांस्टेंट है बेटा। तो इसको लिखते कैसे, तो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 इज इक्वल टू, इसको लिखते थे तो डेल्टा आर बाई आर, और जो पावर है ना वो आगे आ जाएगी।
अब ऐसा मत सोचना कि नीचे है तो ऊपर लेके आएंगे तो माइनस की पावर 4 हो जाएगी तो फिर माइनस साइन आएगा, माइनस नहीं, मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं हम। मैक्सिमम लिखते हैं तो नीचे पावर हो चाहे ऊपर पावर हो, हमेशा पावर पॉजिटिव में ही चलती है, इन 200। तो ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में 0.1%, तो 4 इंटू 0.1%। दैट मीन्स प्लस में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस रेडियस घट रही है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो परसेंटेज चेंज जो आएगा, रेजिस्टेंस जो चेंज आएगा वो फाइनल माइनस से करोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो 0.4% आएगा बेटा प्लस का, इसीलिए आपकी सी चॉइस इज करेक्ट। A wire of uniform cross section and resistance 12 ohm is bent in the shape of circle as shown the figure. A resistance of 10 ohm is connected to diametrically opposite ends C and D. A battery of EMF 10 volt is connected between A and B. Determine the current inflowing through the arm AD. करंट पूछा है। देखो हमारे पास एक वायर था ऐसे यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन का, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 12 ओम है। इसको बेंड करके एक सर्कल बनाया, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, ये 12 ओम का एक सर्कल बना दिया इस वायर को, तो इस पूरे सर्कल का जो रेजिस्टेंस है वो 12 ओम है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो आर्क है एडी, ये सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो ये बताओ ये वाला पूरा आर्क, पूरा सर्कल सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा 360 डिग्री। जब 360 डिग्री एंगल बना रहा है तो रेजिस्टेंस है आपका 12 ओम, तो 1 डिग्री जब बनाएगा तो कितना रेजिस्टेंस होगा 12/360 डिग्री, तो 60 डिग्री का जब एंगल बनाएगा तब कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो 12/360 इंटू 60 इतना ओम होना चाहिए। तो देखो ये 0 से 0, 6 से 6 और ये 6 से आ गया 2, दैट मीन्स 2 ओम रेजिस्टेंस। तो इस ए से डी वाले आर का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो 2 ओम होना चाहिए। अब सोचो बी डी वाले आर्म का रेजिस्टेंस कितना हो, तो ये भी 60 डिग्री एंगल बना रहा है ये आर सेंटर पर, तो ये भी 60 था, ये भी 60, तो ये भी 2 ओम आ जाएगा बेटा। बी से डी तक वायर का रेजिस्टेंस 2 ओम। अब देखो ये पूरा डायमीटर है आपका, सेंटर से पास हो रहा है, तो ये 180 हो गया पूरा ये वाला, और ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा ये वाला ये। तो देखो ये पूरा 120 है तो 120 का रेजिस्टेंस कितना है 2 और 2 4 ओम, तो ये 4 ओम हो जाएगा। और निकालना चाहो तो अलग से निकाल लो आप 4 ओम, क्योंकि 1 डिग्री में इतना एंगल, 1 डिग्री पर इतना है, तो 120 डिग्री पर कितना रेजिस्टेंस होगा ये निकालना चाहें 12/360 इंटू 120, 0 से 0 बार से कट गया 3 बार और 3 से कट गया 4 बार, तो 4 ओम हो जाएगा बेटा, और ये भी आपका 4 ओम हो जाएगा। तो देखो ये जो डायग्राम बनना है, ये इस एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा है 10 ओम, और ए और बी के क्रॉस इधर लग रहा है ये ए से सी तक 4 ओम, फिर से सी से बी तक 4 ओम, ये 2 ओम 2 ओम। कुछ इसे देख के महसूस हो रहा है, तो मेरे को तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाई दे रहा है। देखो बनाते हैं, यहाँ बैटरी वाले 2 पॉइंट डाले ए और बी, और 10 ओम जो रेजिस्टेंस है कॉमन रेजिस्टेंस हो गया दोनों लूपों में, तो सी और डी कॉमन रेजिस्टेंस यहाँ लेते हैं, सी और डी, ठीक है। और ए और सी के बीच में लगाए 4 ओम रेजिस्टेंस, तो ए और सी के बीच में 4 ओम रेजिस्टेंस लगा देते हैं ये वाला। सी और बी के बिटवीन 4 ओम है, तो सी और बी के बीच में भी 4 ओम लगा देते हैं, ये वाला लगा दिया। ए और डी के बिटवीन 2 ओम है, तो ये 2 ओम बना देते हैं, ये 2 ओम हो गया ये वाला। डी और बी के बीच में 2 ओम है, तो ये भी 2 ओम बना देते हैं। और सी और डी के बिटवीन 10 ओम है, ये 10 ओम बना। और यहाँ एक सेल लगा हुआ है जिसका वोल्टेज 8 वोल्ट है। अब चेक करो, इसको अगर मैं P मान लूँ, इसको मैं Q मान लूँ, तो इसको R और इसको S। अपोजिट जो डायगोनल है, अपोजिट साइड है जो ये वाली और ये वाली, इन दोनों का अपोजिट का मल्टीप्लाई करो, P और S का मल्टीप्लाई, तो P कितना है 4 और S कितना है 2, तो ये आया 8। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, एंड R और Q का मल्टीप्लाई करो, अपोजिट जो है आपके इस ये दोनों का मल्टीप्लाई अपोजिट साइड का, तो 2 इंटू 4 ये भी 8, दैट इज PS इज इक्वल टू RQ। तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको P अपॉन Q और R अपॉन S। मैं ऐसे कर लेता हूं कि हमेशा अपोजिट साइड का मल्टीप्लाई कर लूं और इन दोनों का मल्टीप्लाई, अगर इक्वल आते हैं तो ये कंडीशन होती है कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है, और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में जो कॉमन रेजिस्टेंस है उसमें कोई करंट नहीं जाता, तो नो करंट फ्लो इन आर्म CD। इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, इसमें करंट 0 रहेगी। और जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रही तो C और D का पोटेंशियल सेम हो जाता है बेटा, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, पोटेंशियल सेम, तो ये रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं आ रही, तो ये रेजिस्टेंस यूजलेस हो जाता है बेटा, तो ये यूजलेस हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, सिंपल डायग्राम बना लो, ऐसे बन गया ये डायग्राम, ये 4 और ये 2 और ये 2, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये पॉइंट A, ये B और ये C और ये D। तो A और B से बैटरी लगी हुई है आपकी 8 वोल्ट की।
अब हमसे एडी वाली ब्रांच में, एडी आर्म में करंट पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये ए और बी के बिटवीन है बेटा। हायर ए हायर पोटेंशियल पर है और बी लोअर पोटेंशियल पर है, दैट मींस दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो देखो इसको हम रीड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ये यहाँ से करंट चलेगी आई, तो इसमें दो पार्ट में डिवाइड होगी, इसमें I1 और इसमें I2, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। तो इसमें करंट अगर I2 है तो इसमें भी I2 होगा, सीरीज में करंट सेम रहता है तो इसमें भी I1 होगा। तो I2 निकाल लो, काम खत्म। तो इसको देखो ये दोनों सीरीज में, तो 4 और 4 8 हो जाएंगे, कुछ इस तरह से बना लो। 8 हो सीरीज में, 4 और 4 8, और 2 और 2 4। ये 2 और 2 सीरीज में, तो 2 और 2 सीरीज में करेंगे तो 4 ओम हो जाएगा। ये कौन सा पॉइंट ए, ये कौन सा पॉइंट बी, ए और बी, और इससे बैटरी जुड़ी हुई है 8 वोल्ट की। दैट मीन्स ए और बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 8 वोल्ट है। तो देखो इस 4 ओम भी ए से और बी से कनेक्टेड है, तो 8 इस 4 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 8 वोल्ट, और 8 ओम के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट। इसमें करंट कितनी है I2, इसमें करंट I1। भाई सीरीज में थे, ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में कंबाइन करने के बाद भी I2 ही रहेगी, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट रहती है ना भाई। तो ये दोनों सीरीज में है ना बेटा, इसलिए 4, तो जो करंट इसमें है वो इन दोनों में होगी, तो इसमें करंट निकाल लो। तो इस ए 4 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 8 वोल्ट, क्योंकि इसका एक एंड ए से और दूसरा एंड बी से। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर 4 ओम, तो कितना VAB इज इक्वल टू 8 वोल्ट, इसीलिए करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, ये होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया आपका 8 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम है इसका 4, तो ये 2 एम्पियर करंट आ गई। जो करंट इसमें है वही करंट इसमें होगी, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लोइंग थ्रू आर्म AD, पूरे AD आर्म में, इस वाली पूरी आर्म में ही 2 एम्पियर करंट है, 2 एम्पियर। ये आपका आंसर हो गया। वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड रेजिस्टेंस 4 ओम is bent in the shape of square ABCD. Point A is connected to point P on DC, ये वायर का नाम है, DC सोर्स मत समझना, DC वायर का नाम है, by a wire AP of resistance 1 ohm. When a potential difference is applied between A and C, potential difference कहाँ अप्लाई कर रहा है between A and C. The point B and P are seen to be at the same potential, given है B और P same potential पर है. What is the resistance of the part DP? DP वाले वायर का रेजिस्टेंस हमसे पूछ रहा है। देखो सबसे पहले तो ए और सी से उसने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस लगा दीजिए। ए और सी से एक बैटरी लगा दीजिए, मान लो ये वी है और ये पोटेंशियल डिफरेंस। उसने बोला है कि व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन ए एंड सी, एक जानकारी। दूसरी भी ये रखी है कि बी और पी का पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ पे लिख दीजिए बी का और पी का पोटेंशियल सेम है। ये आपका पोटेंशियल आपको सेम दे रखे हैं, ये गिवन है बेटा। अच्छा अब शुरू से पढ़ो। अ वायर इज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, तो एक वायर है हमारे पास, मान लो ये एक वायर था, यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन का, मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है। इसका रेजिस्टेंस दे रखा था हमें R इक्वल टू 4 ओम। अब इसी को बेंड किया है एक शेप ऑफ स्क्वायर ABCD में, तो मान लो इसकी लंबाई 4L है। 4L क्यों मानी? अगर इसको 4L मान लेंगे तो इसकी स्क्वायर में बेंड किया है इसको, तो इसकी लंबाई L मान सकते हैं हम, इसकी लंबाई L मान सकते हैं, इस पूरे स्क्वायर की हम लंबाई L, और इसको भी L मान सकते हैं। अगर आपने इसे L माना तो L/4 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 करना पड़ेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है उसमें, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो रेजिस्टेंस R इक्वल टू कितना लिखें, मान लो इसकी रेजिस्टिविटी रो है, तो रेजिस्टिविटी रो लेंथ हो गई 4L, लेंथ हो गई आपकी 4L, और एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया A, और ये हमें रखा है यहाँ पे कितना, चलो अभी ऐसे रहने देते हैं, फर्स्ट हो गया। अब इसी वायर से बेंड करके हमने ये स्क्वायर बना लिया, ठीक है। अब इसकी लंबाई L, इसकी लंबाई L, इसकी लंबाई L, मटेरियल सेम है ये, इसीलिए रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB, रेजिस्टेंस ऑफ वायर BC, रेजिस्टेंस ऑफ वायर CD, और रेजिस्टेंस ऑफ वायर DA, ये सब बराबर होंगे। और कितने होंगे? रेजिस्टिविटी सेम, एक मटेरियल से वायर इसी को बेंड किया है, लेंथ हो गई इसकी L, और एरिया क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है। तो देखो यहाँ से अगर मैं रो L अपॉन A निकालूँ यहाँ से, तो ये आएगा R/4, तो ये जो रेजिस्टेंस आ जाएगा ये R/4 आ जाएगा, और R हमें रखा है 4 ओम, दैट मीन्स 4/4, दैट मीन्स 1 ओम। तो इन सभी वायर के रेजिस्टेंस 1 ओम हो गए। और हमें एक जानकारी और दे रखी है कि इस वायर का जो रेजिस्टेंस है AP वाले वायर का, ये जो रेजिस्टेंस है AP वाले वायर का RAP, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 1 ओम है, बाई वायर AP और रेजिस्टेंस 1 ओम, तो AP वाले वायर का भी 1 ओम है, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है वो जरा देखते हैं। वो हमसे पूछा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द पार्ट DP वाले वायर का कितना रेजिस्टेंस होगा। तो थोड़ा सा एक चीज और समझो, लेट कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस
ऑफ वायर डीपी, इसका रेजिस्टेंस एक्स ओम लेट कर लेते हैं। और इस एक काम करते हैं, जो डीसी वाला वायर है ना उसे यहाँ उतार लेते हैं पहले। ये देखो ये डीसी वाला वायर है, इसमें ये कोई पॉइंट है ये पी। अब इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना था पहले तो बताओ, डीसी वायर का। तो डीसी वाले वायर का जो रेजिस्टेंस था, आरसीडी कह दो डीसी कह दो, 1 ओम था। तो इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम था, आर डीसी जो था वो 1 ओम था। डीपी का आपने आर डीपी, इसका आपने लेट कर लिया डीपी का एक्स ओम। अब बताओ इसका एक्स ओम है और इस पूरे का आपका 1 ओम है, और इसका अगर मैं वाई ओम मान लूँ, कौन से वाले का, आर टी सी, अगर मैं वाई ओम मान लूँ, तो ये तो ये एक्स और वाई किस कॉम्बिनेशन में है, एक ही वायर है सिंगल, सीरीज में हो गया। सीरीज में हो गया तो आर डी सी इज इक्वल टू आर डी पी प्लस आर टी सी। ये 1 ओम दे रखा है, ये एक्स लेट किया है मैंने, और ये मैंने वाई माना है, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स ओम। ये तो इसका अगर हम रेजिस्टेंस एक्स मान लें, एक्स ओम, तो इस वाले वायर का रेजिस्टेंस जो होगा 1 माइनस एक्स ओम होगा। इतना समझ में आ गया। अब इसमें कुछ नहीं है, आप इसमें अगर आप ध्यान से देखो, उसने एक सेंटेंस वर्ड यूज किया है, क्या कि बी का और पी का पोटेंशियल सेम है बेटा। तो बी और पी का पोटेंशियल सेम, और ए और सी से बैठी जोड़ी इधर। तो देखो अगर मैं इसको अगर ध्यान से देखूं तो देखो ए पॉइंट में यहां बना लेता हूं, जैसा है वैसे बनाऊंगा, है ना। और ये डायगोनली अपोजिट यहां पे एक आपका सी पॉइंट है, ए से और सी से तो बैटरी लगी हुई है हमारी, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है। और बी और पी के पोटेंशियल सेम बता रहा है, तो ये बी बना लेता हूं, ये पी बना लेता हूं। व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाई देगा आपको यहाँ पे, बी और पी का पोटेंशियल सेम, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बी और पी का पोटेंशियल सेम, तो यहाँ पे गिवन है कि बी और पी का जो पोटेंशियल है वो सेम है, ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब जरा सोचो, ए से बी तक का इस वाले का रेजिस्टेंस आर ए बी है, और इसकी वैल्यू है हमारी आर ए बी की, ये आर ए बी है, इसकी वैल्यू है 1 ओम, ए से बी तक का, है ना। फिर बी से सी तक का भी रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो बी और सी से भी जोड़ दो एक रेजिस्टेंस, आर बी सी भी 1 ओम है। ठीक है सर, देखो ये कनेक्ट कर दिया मैंने, तो इस पर टिक कर दो, इस पर भी टिक कर दो, जिससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब जरा देखो बी और सी और पी के बीच में एक्स 1 माइनस एक्स रेजिस्टेंस है, सी और पी के बीच में ये 1 माइनस एक्स ओम रेजिस्टेंस है, तो मैंने ये वाला भी कर दिया। डी और पी के बीच में एक्स है, और ए और पी के बीच में आपका 1 ओम है, आर ए पी 1 ओम था, ये 1 ओम था, आर ए पी हमें दे रखा है, आर ए पी 1 ओम, ऐसा। तो पहले आर ए पी जोड़ देता हूं, लिख भी देता हूं, ये आर ए पी है और ये 1 ओम दे रखा है। अब देखो ये भी जुड़ गया, अब ये और ये रह गए, देखो एक तो ए डी रह गया और एक डी पी। तो देखो ए डी और बी पी, तो डी कोई पॉइंट यहाँ पे है बेटा, ऐसे ए डी है फिर डी पी है ऐसे, तो एक रेजिस्टेंस जैसे यहाँ पे ए डी बना लिया मैंने 1 ओम का, ये डी बना लिया, और डी पी आपका ये बना दिया मैंने आपका एक्स ओम का। कुछ सर्किट डायग्राम ऐसे बना। अब आप जरा सोचो, जब यहाँ से करंट चलेगी तो यहाँ आपकी करंट डिवाइड होगी ऐसे ऐसे और ऐसे। ए वाले सेक्शन को देखो करंट सेम है, इस वाले में देखो करंट सेम है, जो इसमें करंट होगी वही इसमें करंट होगी, तो ये दोनों किसमें है, ये दोनों सीरीज में हो गए। तो लिख दो यहाँ पे कि आर ए डी एंड आर डी पी आर इन सीरीज, इसीलिए आर डैश लिखें तो 1 प्लस एक्स, तो इन दोनों का सीरीज करके 1 प्लस एक्स हो गया, और ये वाला कितना है 1 ओम। तो कुछ सर्किट डायग्राम हमारा ये हो जाएगा। सर्किट डायग्राम बनाने से क्या होता है पता है, थोड़ा सा हमें क्वेश्चन अच्छा लगने लगता है ना, और थोड़ा सा समझ में भी आता है। तो देखो ये 1 ओम था, ये भी 1 ओम था, और ये 1 माइनस एक्स था, और ये 1 ओम था, और इन दोनों को जोड़ के मैंने एक कर लिया है बेटा। ये आपका ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये पी पॉइंट, इन दोनों को जोड़ के मैंने कर लिया है 1 प्लस एक्स। अब ये दोनों देख के बताओ किसमें है, ऐसे बैटरी लगी हुई थी, यहाँ से करंट आ रही थी और यहाँ से निकल रही थी, है ना, पूरा मतलब बार बार। तो ये दोनों आप पैरेलल में है, देखो यहाँ से करंट आएगी तो इधर करंट लग जाएगी, इधर जाएगी, करंट डिवाइड हो रही है, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो इसीलिए लिख देंगे ये आर ए पी, ये तो आर ए पी हो गया, और ये वाला मैंने अभी आर डैश माना है, एंड आर डैश आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल वाला या तो 1 करके लगा दो या डायरेक्ट लगा दो, आर डबल डैश इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 प्लस एक्स इंटू 1, और दोनों को जोड़ लेते हैं नीचे, 1 प्लस एक्स प्लस 1। भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप फॉर्मूला याद रखो, 2 के लिए दोनों का मल्टीप्लाई करो और फिर दोनों को जोड़ लो, या फिर आपको ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, इसे आप सॉल्व करोगे ना तो इसको यही आएगा। लेकिन 2 के लिए होता है ये बेटा, 3 के लिए तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, फिर 3 के लिए मत कर लेना R1 R2 R3 मल्टीप्लाई करके, नहीं ऐसे नहीं करते, केवल 2 के लिए सही होता है। आप दोनों का मल्टीप्लाई करो जो पैरेलल लगे हैं, और दोनों को जोड़ दो नीचे, तो जोड़ दिया, तो ये ऊपर आ गया 1 प्लस एक्स और नीचे आ गया 2 प्लस एक्स।
तो एक और नया डायग्राम बन जाएगा। बस ये लास्ट डायग्राम बनाना था मेरे को, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके एक और बना दो। तो देखो ये वाला पॉइंट तो बी है, ये वाला पॉइंट पी है, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट सी है, यहाँ से करंट घुस रही है, यहाँ से निकल रही है, और ये 1 ओम रेजिस्टेंस है, ये भी 1 ओम रेजिस्टेंस है, ये 1 माइनस एक्स ओम रेजिस्टेंस है, और ये वाला आया 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स। ये दोनों पहले कॉम्बिनेशन करके आ गया। अब सोच के देखो ये बैलेंस बीट की कंडीशन है कि नहीं। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि बी और पी का पोटेंशियल सेम है। तो याद करो ये बैलेंस जो आपका ये बैलेंस बीट की कंडीशन होती थी, यहाँ पे एक कॉमन रेजिस्टेंस लगता था, पोटेंशियल सेम होगा तो इस वाली ब्रांच में करंट फ्लो करेगी। और देखो एक डायगोनल में बैटरी लगी हुई है और दूसरे डायगोनल के पोटेंशियल सेम है, तो ये कंडीशन बन गई आपकी। यहाँ पे गिवन है हमें कि बी का और पी का पोटेंशियल सेम है, और ये कंडीशन है कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ऐसे। और इसीलिए हम इसमें लिख सकते हैं, देखो या तो इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो। तो मैं क्या करता हूं, इसमें सबसे बड़ी तरीका होता है इन दोनों का आमने सामने का मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस का, और इन दोनों का आमने सामने का मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 1 इंटू 1 माइनस एक्स, एक ही बात होती है, वो रेशियो करके कर लो या मल्टीप्लाई करके कर लो। इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर लो इक्वल टू इसका आमने सामने का करते हैं, अब बैलेंस होता है। तो 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, इन दोनों का कर लिया, आप कैलकुलेट कर लो, इसका मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 प्लस एक्स, अब कैलकुलेशन है बस 1 माइनस एक्स, और एक्स ही निकालना हमें। क्यों एक्स निकालना है? कि हमने डीपी वायर का रेजिस्टेंस एक्स ओम माना है, और ये हमें कैलकुलेट करना है। देखो डीपी वायर का रेजिस्टेंस है ना। तो चलिए करते हैं 1 प्लस एक्स, 2 का मल्टीप्लाई करिए पहले, 2 माइनस के 2x, फिर एक्स से करिए प्लस के एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स। एक्स से तो एक्स कैंसिल हो, इस 1 से ये 1 बार कट जाएगा बेटा, तो ये 1 आएगा, माइनस के 2x माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 0। इन सबको इस साइड में ले आए, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2x भी प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर 0। इसकी कंपेयरिंग आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से कर लो, bx प्लस सी बराबर 0 से। तो a की वैल्यू आपको दिखाई देगी 1, b की वैल्यू दिख रही है आपकी 2, और c की वैल्यू दिख रही है -1। और इसमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लगा दो तो x निकाल लो, तो x धराचार प्रिंसिपल लगा दो, तो x निकालने के लिए क्या लिखें, माइनस के b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस के 4ac बटे 2a। अब b की वैल्यू तो -2 प्लस b की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 ac करेंगे तो प्लस के 4 हो जाएगा, 1 1, और c की वैल्यू -1 डिवाइड बाई 2, माइनस के 2 8 हो गया, 8 का 8 को लिख सकते हैं 2√2 करके, नहीं डिवाइड बाई 2। अब इसमें से 2 कॉमन लेके और काट दो, ये 2 कॉमन लेके काटोगे तो -1 प्लस माइनस के √2 डिवाइड बाई 1, ये आ गया x। अब अगर हम एक बार पॉजिटिव लेते हैं तो x की वैल्यू आएगी √2 -1 ओम, एक तो ये आएगा। और अगर नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो x की वैल्यू आएगी -1 एंड माइनस के √2। तो यहाँ रेजिस्टेंस नेगेटिव आएगा, तो ये नॉट पॉसिबल है ना, रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं हुआ, तो ये आंसर हो गया बेटा। ये डीपी वाले वायर का रेजिस्टेंस आ गया, ये आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।